अध्याय 34। एरमिस और पोर्थोस के साजो सामान की दास्तां। जब से चारों दोस्त अपने अपने साजो सामान की तलाश में निकले थे, उनके बीच कोई नियमित मुलाकात नहीं हुई थी। वे जहां कहीं भी होते, वहीं अपना भोजन कर लेते। साथ ही कर्तव्य और अनुशासन ने भी उस कीमती समय का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया था, जो बड़ी तेजी से गुजर रहा था। सिर्फ एक बात तय हुई थी कि वे हफ्ते में एक बार दोपहर 1 बजे एथोस के घर पर जरूर मिलेंगे। आखिर एथोस ने कसम खाई थी कि वह अपनी दहलीज के बाहर कदम नहीं रखेगा। पुनर्मिलन का यह दिन वही था जिस दिन किटी डार्टेनन से मिलने आई थी। जैसे ही किटी वहां से गई, डार्टेनन सीधे रियू फेरो की ओर निकल पड़ा। उसने एथोस और अरामिस को दार्शनिक बातें करते हुए पाया। अरामिस का मन फिर से पादरी का चोगा पहनने की ओर झुक रहा था। एथोस अपनी विचारधारा के अनुसार उसे न तो प्रोत्साहित कर रहे थे और न ही रोक रहे थे। उनका मानना था कि हर किसी को उसकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। वे सलाह तभी देते थे जब मांगी जाए, और तब भी जब उसे कम से कम 2 बार मांगा गया हो। लोग आमतौर पर सलाह इसलिए मांगते हैं ताकि उस पर अमल न करना पड़े, वे कहते। और अगर वे उस पर अमल करते भी हैं, तो सिर्फ इसलिए ताकि सलाह देने वाले को बाद में दोषी ठहरा सकें। डार्टनन के पहुंचने के 1 मिनट बाद पोर्थोस भी आ गया। चारों दोस्त फिर से साथ थे। उन चारों के चेहरों पर 4 अलग-अलग भावनाएं थीं। पोर्थोस के चेहरे पर शांति थी, डार्टेनन की आंखों में उम्मीद, एरामिस के चेहरे पर बेचैनी और आथोस के चेहरे पर बेपरवाही। बातों बातों में पोर्थोस ने इशारा किया कि एक उच्च पद की महिला ने कृपा करके उनकी मुश्किल हल कर दी है। तभी मुस्केटॉन अंदर आया। उसने बड़े ही दयनीय स्वर में अपने मालिक से तुरंत घर चलने की विनती की। क्या मेरा साजो सामान आ गया है? पोर्थोस ने पूछा। हाँ भी और नहीं भी, मॉस्केटॉन ने जवाब दिया। अरे, क्या तुम साफ साफ नहीं बोल सकते? मॉन्सियर, बस मेरे साथ आइए। पोर्थोस उठा, दोस्तों को विदा किया और मॉस्केटॉन के पीछे चल दिया। एक पल बाद बजिन दरवाजे पर दिखाई दिया। क्या बात है मेरे दोस्त? एरमिस ने उस कोमलता के साथ पूछा जो उनके व्यवहार में तब दिखाई देती थी जब उनका मन चर्च की ओर होता था। एक आदमी आपसे घर पर मिलना चाहता है, बाजिन ने जवाब दिया। एक आदमी? कौन आदमी? एक भिखारी। उसे खैरात दे दो बाजिन, और उससे कहो कि एक बेचारे पापी के लिए प्रार्थना करे। मोन्सियर, वह भिखारी आपसे मिलने की जिद कर रहा है। वह कह रहा है कि आप उसे देखकर बहुत खुश होंगे। क्या उसने मेरे लिए कोई खास संदेश भेजा है? हाँ, उसने कहा, अगर मोन्सियर आरमिस आने में हिचकिचाए तो उनसे कहना कि मैं टूर से आया हूं। टूर से? एरमिस चिल्लाए। माफ कीजिएगा सज्जनों, पर यकीनन ये आदमी वही खबर लाया है जिसका मुझे इंतजार था। और वे भी तेजी से वहां से निकल गए। अब सिर्फ आथोस और डार्टेनन बचे थे। मुझे लगता है इन लोगों ने अपना काम बना लिया है। तुम्हारा क्या ख्याल है डार्टेनन? अथोस बोले। मैं जानता हूं कि पोर्थोस का काम होने ही वाला था, डार्टेनन ने जवाब दिया। रही बात एरेमिस की, तो सच कहूं तो मुझे उनकी कभी चिंता नहीं हुई। पर आप, मेरे प्यारे अथोस, आपने उस अंग्रेज के सिक्के इतनी दरियादिली से बांट दिए, जबकि वे हमारी अपनी संपत्ति थे। अब आप क्या करेंगे? मैं उस आदमी को मारने से ही संतुष्ट हूं मेरे बच्चे। एक अंग्रेज को मारना किसी नेक काम से कम नहीं है। पर अगर मैं उसके सिक्के अपनी जेब में रखता, तो वे मुझे पछतावे की तरह भारी लगते। छोड़िए भी, मेरे प्यारे अथास, आपके विचार वाकई समझ से बाहर हैं। इसे रहने दो। मोन्सियर डी ट्रिविल ने कल मुझसे कहा था कि तुम उन संदिग्ध अंग्रेजों के साथ उठते बैठते हो जिन्हें कार्डिनल का संरक्षण प्राप्त है। तुम्हारा क्या कहना है? इसका मतलब यही है कि मैं एक अंग्रेज महिला से मिलने जाता हूँ, वही जिसका मैंने जिक्र किया था। ओह, वही, वह गोरी औरत जिसके बारे में मैंने तुम्हें सलाह दी थी और जिसे तुमने न मानने की पूरी सावधानी बरती। मैंने आपको अपनी वजहें बताई थी। हाँ, मुझे याद है। शायद तुम अपना साजो सामान वहीं ढूंढ रहे हो। बिल्कुल नहीं। मुझे पुख्ता जानकारी मिली है कि वो औरत मैडम बोनासी के अपहरण में शामिल थी। हाँ, अब मैं समझा। अथोस मुस्कुराए। एक औरत को ढूंढने के लिए तुम दूसरी के पीछे पड़े हो। यह रास्ता लंबा जरूर है, पर दिलचस्प है। डार्टेनन का मन हुआ कि वह अथोस को सब बता दे, पर वह रुक गया। अथोस मर्यादा और सम्मान के मामले में बहुत सख्त थे।
डार्टेनन ने मिलेडी के लिए जो योजना बनाई थी, उसे यकीन था कि यह प्यूरिटन दोस्त उससे कभी मंजूरी नहीं देगा, इसलिए वह खामोश रहा। चूंकि अथॉस दुनिया के सबसे कम जिज्ञासु व्यक्ति थे, इसलिए बात वहीं खत्म हो गई। अब हम अरामिस के पीछे चलते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि आदमी टूर से आया है, वे बाजिन से भी तेजी से भागे। रूफेरो से रू डी वोगिराड तक वे बिना रुके दौड़ते रहे। घर पहुंचकर उन्होंने एक छोटे कद के आदमी को देखा, जिसकी आंखें बुद्धिमान थीं, पर शरीर चित्रों से ढका था। तुमने मुझे बुलाया है? मस्कटियर ने पूछा। मैं मोन्सियर अरामिस से बात करना चाहता हूँ। क्या आपका यही नाम है? बिल्कुल। तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? हाँ, अगर आप मुझे वह खास कढ़ाई वाला रुमाल दिखाएं। ये रहा। एरमिस ने अपने गले से एक छोटी चाबी निकाली और आबनूस एबनी का एक संदूक खोला। ये देखो। ठीक है, भिखारी ने जवाब दिया। अब अपने नौकर को बाहर भेज दीजिए। बजीन जिज्ञासु होकर वहीं खड़ा था। भिखारी के इशारे पर उसके मालिक ने उसे जाने को कहा और उसे मजबूरी में हुक्म मानना पड़ा। भिखारी ने चारों ओर देखा ताकि कोई सुन न ले। उसने अपने फटे हुए कोट के अंदर से एक पत्र निकाला। अरमिस उस पत्र की मुहर देखते ही खुशी से झूम उठे। उन्होंने उस पर बड़े सम्मान से चुंबन लिया और उसे पढ़ा। मेरे मित्र, नियति यही चाहती है कि हम कुछ और समय अलग रहें, लेकिन जवानी के वो सुनहरे दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। तुम कैंप में अपना कर्तव्य निभाओ, मैं कहीं और अपना काम करूंगी। यह संदेशवाहक जो लाया है, उसे स्वीकार करो। एक सच्चे और शानदार रईस की तरह जंग लड़ो और मेरे बारे में सोचना, जो तुम्हारी इन काली आंखों को चूमती है। अलविदा, या यूं कहें, फिर मिलेंगे। भिखारी ने अपने चिथड़ों के भीतर से 150 स्पेनिश डबल पिस्तौल निकाले और मेज पर रख दिए। फिर वह बिना एक शब्द बोले झुककर बाहर चला गया। अरामिस ने पत्र को फिर से पढ़ा। नीचे एक पोस्टस्क्रिप्ट यानी पीएस था। पुनश्च संदेशवाहक के साथ तमीज से पेश आना। वह एक काउंट और स्पेन का रईस है। सुनहरे सपने, अरमिस चिल्लाए। ओह, कितनी खूबसूरत जिंदगी है। हाँ, हम अभी जवान हैं। हाँ, हमारे पास अभी कई खुशहाल दिन बाकी हैं। मेरा प्यार, मेरा खून, मेरी जिंदगी, सब कुछ तुम्हारा है, मेरी पूजनीय माशूका। उन्होंने उस पत्र को पागलों की तरह चूमा और मेज पर चमकते सोने की ओर देखा तक नहीं। तभी बजिन ने दरवाजा खटखटाया। डार्टेनन उससे मिलने आया था। अरामिस ने सोना छिपाने की कोई जरूरत नहीं समझी। लानत है मेरे प्यारे अरामिस, डार्टेनन ने कहा। अगर टूर से तुम्हें ऐसे फल भेजे जाते हैं, तो उस माली को मेरा सलाम कहना, जो इन्हें तोड़ता है। तुम गलत समझ रहे हो दोस्त, अरामिस ने अपनी सावधानी बरतते हुए कहा। यह मेरे प्रकाशक ने भेजे हैं। उसने मेरी उस कविता की कीमत दी है, जो मैंने शुरू की थी। वाह, वाकई, डार्टेनन बोला। तुम्हारा प्रकाशक तो बहुत दरिया दिल है। क्या? बजन चिल्लाया। एक कविता की इतनी कीमत, यह तो अविश्वसनीय है। ओह मॉन्सियर, आप जितना चाहें उतना लिखें। आप मॉन्सियर डी वॉइचर के बराबर पहुंच सकते हैं। एक कवि होना एक पादरी होने जितना ही अच्छा है। मॉन्सियर एरामिस, मैं विनती करता हूं, आप कवि ही बन जाइए। बाजन, मेरे दोस्त, अरामिस ने कहा, मुझे लगता है तुम हमारी बातों में दखल दे रहे हो। बजन समझ गया कि वह ज्यादा बोल गया है। वह झुककर बाहर चला गया। आह, डार्टेनन मुस्कुराया। तुम अपनी रचनाओं को सोने के भाव बेचते हो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मेरे दोस्त। पर ध्यान रखना, कहीं वह पत्र गिर न जाए जो तुम्हारे कोट से झांक रहा है। वह भी प्रकाशक ने ही भेजा होगा। अरमिस शर्म से लाल हो गया। उसने पत्र अंदर ठूंसा और कोट के बटन लगा लिए। मेरे प्यारे डार्टेनन, उसने कहा, चलो दोस्तों के पास चलते हैं। आज मैं अमीर हूं, इसलिए आज हम साथ खाना खाएंगे। कसम से, डार्टेनन खुश होकर बोला। एक अच्छा खाना खाए बहुत वक्त हो गया है। और सच कहूं तो आज शाम मुझे एक खतरनाक मिशन पर जाना है, इसलिए कुछ गिलास अच्छी पुरानी बरगुंडी शराब पीकर खुद को मजबूत करना बुरा नहीं होगा। दोनों दोस्त आथोस के घर पहुंचे। अथोस ने खाना मंगवाने का इंतजाम किया। चूंकि वे पाक कला के उस्ताद थे, इसलिए किसी ने ऐतराज नहीं किया। वे पोर्थोस को ढूंढने निकले और रास्ते में उन्हें मॉस्केटॉन मिला। वह बड़ी दयनीय हालत में एक खच्चर और एक घोड़े को हाँक रहा था। डार्टेनन हैरानी से चिल्लाया, अरे, मेरा पीला घोड़ा! एरामिस, देखो उस घोड़े को। ओह, कितना खौफनाक जानवर है, अरामिस ने कहा।
अरे मेरे दोस्त, डार्टेनन ने जवाब दिया, इसी घोड़े पर सवार होकर मैं पेरिस आया था। क्या? मोंसियर इस घोड़े को जानते हैं? मौसकेटॉन ने पूछा। इसका रंग बड़ा अजीब है, अरामिस बोला। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चमड़ा नहीं देखा। मैं समझ सकता हूँ, डार्टेनन ने कहा। तभी तो मुझे इसके सिर्फ 3 सिक्के मिले थे। शायद इसके चमड़े की ही कीमत थी, क्योंकि इसका शरीर तो 18 लीवर के लायक भी नहीं है। पर यह तुम्हारे पास कैसे आया, मॉस्केटॉन? मॉन्सियर, इस बारे में कुछ मत पूछिए, नौकर बोला। यह हमारी डचेस के पति की एक घटिया चाल है। कैसे? मॉन्सियर, हमें एक रईस महिला, डचेस डी, माफ कीजिएगा, मेरे मालिक ने मुझे खामोश रहने को कहा है। उन्होंने हमें एक शानदार स्पेनिश घोड़ा और एक अंडालूसी खच्चर उपहार में भेजा था। उनके पति को खबर लग गई। रास्ते में उसने उन शानदार जानवरों को जब्त कर लिया और उनकी जगह ये मरे हुए जानवर भेज दिए। और तुम ये उन्हें वापस करने जा रहे हो? बिल्कुल, मॉस्किटॉन ने जवाब दिया। हम ऐसे जानवरों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सच है, पर काश मैं पोर्थोस को मेरे पीले घोड़े पर बैठा देख पाता। मुझे अंदाजा होता कि जब मैं पेरिस आया था तो कैसा दिखता था। खैर, तुम अपना काम करो, मॉस्किटॉन। क्या मालिक घर पर हैं? हाँ मॉन्सियर, मॉस्किटॉन बोला, पर उनका मूड बहुत खराब है। चलो। मॉस्केटॉन रू ओजोर्स पहुंचा। अपने मालिक के हुक्म के अनुसार उसने उस घोड़े और खच्चर को वकील के दरवाजे की कुंडी से बांध दिया। फिर वह बिना उनकी फिक्र किए वापस चला गया। जल्द ही उन जानवरों ने, जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, कुंडी को हिला हिलाकर इतना शोर मचाया कि वकील ने अपने लड़के को बाहर देखने भेजा कि ये किसके जानवर हैं। मैम कोकनार्ड ने अपने उपहार पहचान लिए। वह समझ नहीं पा रही थी कि इन्हें वापस क्यों भेजा गया, पर पोटॉस के आने पर सब साफ हो गया। मस्कटियर की आंखों का गुस्सा देखकर वह कांपने लगी। दरअसल मॉस्केटॉन ने अपने मालिक को सब बता दिया था कि डार्टनन ने उस पीले घोड़े को पहचान लिया है जिसे उसने 3 सिक्कों में बेचा था। पोर्टोस वहां से चला गया। उसने वकील की पत्नी को सेंट मैग्लोयर के मठ में मिलने को कहा। मादाम कोकेनाड कांपते हुए वहां पहुंचे। उसे पता था कि उसे डांट पड़ने वाली है। अफसोस, वह बोली, मैंने तो सब अच्छे के लिए किया था। हमारे मुवक्किलों में से एक घोड़ों का व्यापारी है। उसे दफ्तर के पैसे देने थे। मैंने उसके कर्ज के बदले ये घोड़ा और खच्चर ले लिए। उसने कसम खाई थी कि ये शानदार जानवर हैं। खैर मादाम, पोर्थोस ने कहा, अगर उसने आपसे 5 सिक्कों से ज्यादा ली हैं तो वह व्यापारी चोर है। सस्ते में चीजें खरीदने में कोई बुराई नहीं है, मॉन्सियर पोर्थोस, वकील की पत्नी ने अपनी सफाई दी। नहीं मादाम, पर जो लोग सस्ते के पीछे भागते हैं उन्हें दूसरों को बेहतर दोस्त ढूंढने की इजाजत भी देनी चाहिए। और पोर्थोस मुड़कर जाने लगा। मोन्सियर पोर्थोस, मोन्सियर पोर्थोस, वह चिल्लाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे आप जैसे घुड़सवार के लिए सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। पोर्थोस बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। वकील की पत्नी को लगा कि वह उसके हाथ से निकल रहा है। उसे पोर्थोस के चारों ओर डचेस और काउंटेस नजर आने लगी, जो उस पर सोने की थैलियां लुटा रही थीं। रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए, वह चिल्लाई। आइए बात करते हैं। आपसे बात करना ही मेरी बदकिस्मती है, पोर्थोस ने कहा। पर बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, क्योंकि आपसे कुछ मांगने का कोई मतलब नहीं है। वकील की पत्नी ने पोर्थोस का हाथ पकड़ लिया। मॉन्सियर, मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे क्या पता कि घोड़ा कैसा होता है या साजो सामान कैसा होता है। तो आपको ये मुझ पर छोड़ देना चाहिए था मादाम, पर आप तो कंजूसी करना चाहती थी। ये गलत था, पर मैं अपनी गलती सुधार दूंगी। मैं अपनी इज्जत की कसम खाती हूँ। कैसे? मस्कडियर ने पूछा। सुनिए, आज शाम मोन्सियर कोकेना ड्यूक डी चॉलनेस के घर जा रहे हैं। वे वहां कम से कम 3 घंटे रहेंगे। तब आइए, हम अकेले होंगे और हम सब हिसाब बराबर कर लेंगे। अब तुम सही बात कर रही हो मेरी जान। तो आपने मुझे माफ कर दिया? वो हम देखेंगे, पोर्थोस ने शान से कहा, और वे दोनों अलग हो गए। लानत है, पोर्थोस ने जाते हुए सोचा। लगता है आखिर मैं मोन्सियर कोकेनाड की तिजोरी के करीब पहुंच ही गया हूं। अध्याय 35। प्यार के देवता पर गैस्कन, भारी, पोरथोस और डार्टेनन जिस शाम का बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार आ ही गई। अपनी आदत के अनुसार
डार्टेनन रात करीब 9 बजे मिलेडी के घर पहुंचा। उसने पाया कि वह बड़े ही खुशनुमा मिजाज में थी। उसका इतना शानदार स्वागत पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे चतुर गैस्कन ने एक ही नज़र में ताड़ लिया कि उसकी चिट्ठी पहुंचा दी गई है और उस चिट्ठी ने अपना काम कर दिया है। किटी शरबत लेकर कमरे में आई। उसकी मालकिन ने बड़े प्यार से उसे देखा और मुस्कुराई, पर अफसोस, वह बेचारी लड़की इतनी उदास थी कि उसने मिलेडी की इस मेहरबानी पर गौर तक नहीं किया। डार्टेनन ने बारी बारी से दोनों औरतों को देखा। उसे यह मानना पड़ा कि कुदरत ने शायद इन्हें बनाने में कोई बड़ी गलती की थी। उस रईस मालकिन को उसने एक नीच और बिकाऊ दिल दिया था, जबकि उस साधारण दासी को एक डचेस जैसा नेक दिल बख्शा था। रात के 10 बजते ही मिलेडी बेचैन होने लगी। डार्टेनन समझ गया कि वह क्या चाहती है। वह बार बार घड़ी की ओर देखती, उठती, फिर बैठ जाती। वह डार्टेनन की ओर देखकर ऐसे मुस्कुराती मानो कह रही हो, आप बहुत प्यारे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर अगर आप अभी यहाँ से चले जाएं तो आप और भी अच्छे लगेंगे। डार्टेनन उठा और अपना हैट लिया। मिलेडी ने उसे अपना हाथ चूमने के लिए दिया। उस नौजवान ने महसूस किया कि उसने उसका हाथ हल्के से दबाया है। वह समझ गया कि यह कोई प्रेम का इशारा नहीं, बल्कि उसके जाने के लिए एक तरह का शुक्रिया था। वह उससे पागलों की तरह प्यार करती है। उसने मन ही मन बुदबुदाया और बाहर निकल गया। इस बार किटी कहीं भी उसका इंतजार नहीं कर रही थी, न तो बाहरी कमरे में, न गलियारे में, और न ही मुख्य दरवाजे पर। डार्टनन को अकेले ही सीढ़ियां चढ़कर उस छोटे कमरे तक पहुंचना पड़ा। किटी ने उसके आने की आहट सुनी, पर अपना सिर नहीं उठाया। नौजवान उसके पास गया और उसके हाथ थाम लिए। तभी वह फूट फूट कर रोने लगी, जैसा कि डार्टेनन ने अंदाजा लगाया था। खत मिलते ही खुशी से पागल होकर मिलेडी ने अपनी दासी को सब बता दिया था। इस काम को बखूबी निभाने के इनाम के तौर पर उसने किटी को सोने के सिक्कों से भरा एक बटुआ दिया था। अपने कमरे में लौटकर किटी ने वह बटुआ कोने में फेंक दिया था, जहां से 3-4 सिक्के फर्श पर बिखर गए थे। डार्टेनन की सहानुभूति पाकर उस लड़की ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा दुख से इतना बदल गया था कि डार्टेनन खुद डर गया। उसने विनती करते हुए अपने हाथ जोड़े, पर एक शब्द भी नहीं बोली। डार्टेनन का दिल भले ही सख्त था, पर इस मूक विलाप ने उसे पिघला दिया। लेकिन वह अपनी योजना पर अड़ा रहा। उसने उसे कोई उम्मीद नहीं दी कि वह पीछे हटेगा। उसने बस इतना जताया कि यह सब महज एक इंतकाम है। वैसे ये बदला लेना काफ़ी आसान था। यकीनन अपने प्रेमी के सामने अपनी शर्म को छिपाने के लिए मिलेडी ने किटी को आदेश दिया था कि अपार्टमेंट और यहाँ तक कि उस छोटे कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी जाए। सुबह होने से पहले एम्ड वार्ड्स को अंधेरे में ही वहां से विदा होना था। तभी उन्होंने मिलेडी के अपने कमरे में जाने की आवाज़ सुनी। डार्टेनन अलमारी में छिप गया। उसके छिपते ही छोटी घंटी गूंजी। किटी अपनी मालकिन के पास गई। उसने दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ा, पर दीवार इतनी पतली थी कि दोनों औरतों के बीच की लगभग हर बात सुनी जा सकती थी। मिलेडी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने किटी से उस फर्जी मुलाकात का एक एक विवरण पूछा। जब किटी ने डी वॉर्ड्स को वह खत दिया था, उसने क्या जवाब दिया? उसके चेहरे के भाव कैसे थे? क्या वह वाकई प्यार में पागल लग रहा था? इन सभी सवालों के जवाब में बेचारी किटी को झूठी मुस्कान ओढ़कर दबी आवाज में बात करनी पड़ी। उसकी आवाज का दर्द उसकी मालकिन को महसूस नहीं हुआ, क्योंकि खुशी अक्सर इंसान को खुदगर्ज बना देती है। आखिरकार काउंट से मुलाकात का वक्त करीब आया। मिलेडी ने हर तरफ अंधेरा करवा दिया। उसने किटी को अपने कमरे में जाने और डिवॉर्ड्स के आते ही उसे अंदर भेजने का हुक्म दिया। डार्टेनन ने अलमारी की दरार से देखा कि पूरे अपार्टमेंट में अंधेरा छा गया है। जैसे ही किटी ने बीच का दरवाजा बंद किया, वह अपनी लुका छिपी से बाहर निकल आया। वह शोर कैसा था? मिलेडी ने पूछा। ये मैं हूं, डार्टेनन ने धीमी आवाज में कहा। मैं कॉम्टे डी वॉर्डेस। हे भगवान, हे भगवान! किटी फुसफुसाकर रोई। उसने तो अपने तय किए हुए वक्त का इंतजार भी नहीं किया। खैर, मिलेडी ने कांपती आवाज में कहा, तुम अंदर क्यों नहीं आते? काउंट, काउंट, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इस बुलावे पर डार्टेनन ने किटी को एक तरफ हटाया और चुपके से शयन कक्ष में दाखिल हो गया। अगर कभी दिल पर सबसे गहरा जख्म लगता है, तो वह तब होता है जब एक प्रेमी किसी दूसरे के नाम का नकाब ओढ़कर
अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए कहे गए प्रेम के शब्दों को सुनता है। डार्टेनन एक ऐसी दर्दनाक स्थिति में था जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। जलन उसके दिल को कुरेद रही थी। वह उतना ही तड़प रहा था जितनी बेचारी किटी, जो बगल के कमरे में रो रही थी। हाँ काउंट, मिलेडी ने अपनी सबसे कोमल आवाज में कहा और उसका हाथ थाम लिया। मैं उस प्यार से बहुत खुश हूं जो तुम्हारी आंखों और शब्दों ने हर मुलाकात में जाहिर किया है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ओह, कल मुझे तुमसे कोई ऐसी निशानी चाहिए जो यह साबित करे कि तुम मेरे बारे में सोचते हो और तुम मुझे भूल ना जाओ, इसलिए यह लो। और उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर डार्टेनन की उंगली में पहना दी। डार्टेनन को याद आया कि उसने यह अंगूठी मिलेडी की उंगली पर देखी थी। यह एक शानदार नीलम यानी सैफायर था, जिसके चारों ओर हीरे जड़े थे। डार्टेनन का पहला इरादा उसे लौटाने का था, पर मिलेडी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे प्यार की खातिर इसे अपने पास रखो। इसे स्वीकार करके उसने भावुक होकर कहा, तुम मुझ पर उससे कहीं बड़ा एहसान कर रहे हो जितना तुम सोच सकते हो। यह औरत रहस्यों से भरी है, डार्टेनन ने मन ही मन कहा। उस पल उसे लगा कि वह सब कुछ सच बता दे। उसका मुंह खुलने ही वाला था कि वह खुद कौन है, पर तभी मिलेडी ने कहा, मेरा बेचारा फरिश्ता, जिसे वह गैस्कन राक्षस बस मारने ही वाला था। वह राक्षस वह खुद ही था। ओह, मिलेडी ने आगे कहा, क्या तुम्हारे जख्म अभी दर्द देते हैं? हाँ बहुत, डार्टेनन बोला, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। शांत हो जाओ, मिलेडी बुदबुदाई, मैं तुम्हारा बदला लूंगी, और वह भी बड़ी बेरहमी से। लानत है, डार्टेनन ने सोचा, अभी सच बताने का वक्त नहीं आया है। उस औरत का उस पर ऐसा जादुई असर था कि वह उससे नफरत भी कर रहा था और उसे चाह भी रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही दिल में ये दो विरोधी भावनाएं कैसे रह सकती हैं। आधी रात का 1 बजा। विदा होने का वक्त आ गया था। डार्टेनन को अलग होते समय सिर्फ अफसोस महसूस हो रहा था। उन्होंने अगले हफ्ते फिर मिलने का वादा किया। अगली सुबह डार्टेनन दौड़कर अथोस के पास गया। यह मामला इतना अजीब था कि उसे सलाह की जरूरत थी। उसने उसे सब कुछ बता दिया। तुम्हारी मिलेडी, एथोस बोले, एक नीच औरत लगती है, पर फिर भी तुमने उसे धोखा देकर गलत किया है। अब तुमने अपने लिए एक खौफनाक दुश्मन पैदा कर लिया है। यह कहते हुए एथॉस ने उस नीलम की अंगूठी को बड़े गौर से देखा, जो डार्टेनन की उंगली पर चमक रही थी। आप मेरी अंगूठी देख रहे हैं? गैस्कन ने बड़े गर्व से कहा। हाँ, ऑथोस ने कहा, यह मुझे हमारे परिवार के एक जेवर की याद दिला रही है। यह खूबसूरत है ना? हाँ, शानदार। मुझे नहीं लगा था कि इतने बढ़िया नीलम दुनिया में मौजूद होंगे। क्या तुमने इसे अपने हीरे के बदले बदला है? नहीं, यह मेरी उस सुंदर अंग्रेज महिला का तोहफा है, या शायद फ्रांसीसी महिला, क्योंकि मुझे यकीन है कि वह फ्रांस में ही पैदा हुई है। वह अंगूठी मिलेडी ने दी है। आथोस की आवाज में एक गहरा सदमा और भावुकता थी। हाँ, उसने कल रात ही मुझे दी है। यह देखिए। डार्टेनन ने उंगली से अंगूठी निकाल कर दी। अथोस ने उसे देखा और उनका चेहरा लाश की तरह सफेद पड़ गया। उन्होंने उसे अपने बाएं हाथ में पहनकर देखा। वह उनकी उंगली में ऐसे फिट बैठी मानो उन्हीं के लिए बनी हो। उनके शांत माथे पर गुस्से और इंतकाम की एक लहर दौड़ गई। यह नामुमकिन है कि वह वही हो, वे बुदबुदाए। ये अंगूठी मिलेडी क्लरिक के हाथों में कैसे आई? पर दो गहनों में इतनी समानता होना भी नामुमकिन है। क्या आप इस अंगूठी को जानते हैं? डार्टेनन ने पूछा। मुझे लगा था कि मैं जानता हूं, अथोस ने जवाब दिया, पर यकीनन मुझे कोई गलत फहमी हुई है। और उन्होंने वह अंगूठी लौटा दी, पर उनकी नजरें अब भी उसी पर टिकी थीं। देखो डार्टेनन, अथोस 1 मिनट बाद बोले, या तो इस अंगूठी को उतार दो या इसका नगीना अंदर की तरफ मोड़ लो। इसकी यादें इतनी कड़वी हैं कि मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगा। मुझसे सलाह मत मांगो, पर रुको, मुझे वह नीलम फिर से देखने दो। जिस अंगूठी की बात मैं कर रहा हूं, उसके एक कोने पर एक हल्का सा खरोंच का निशान था। डार्टनन ने फिर से अंगूठी उन्हें दी। अथोस चौंक गए। देखो, उन्होंने कहा, क्या यह अजीब नहीं है? और उन्होंने डार्टनन को वही खरोंच दिखाई जो उन्हें याद थी। पर एथोस, ये अंगूठी आपके पास कहाँ से आई थी?
मेरी माँ से। उन्हें ये अपनी माँ से विरासत में मिली थी। ये हमारे परिवार का पुराना ज़ेवर है। और आपने इसे बेच दिया था? डार्टनन ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, आथोस एक अजीब मुस्कान के साथ बोले। मैंने इसे प्यार की एक रात में किसी को दे दिया था, जैसे ये तुम्हें दी गई है। डार्टनन भी सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो मिलेडी की रूह में कोई गहरा और अंधेरा कुआं छिपा हो। उसने अंगूठी ली और उंगली में पहनने के बजाय जेब में रख ली। डार्टनन, अथोस ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं उसे इससे ज्यादा प्यार नहीं करता। मेरी सलाह मानो, उस औरत को छोड़ दो। मैं उसे नहीं जानता, पर मेरा अंतर्मन कहता है कि वह एक बर्बाद औरत है और उसके साथ कुछ बहुत मनहूस जुड़ा है। आप सही कह रहे हैं, डार्टनन बोला। मैं उससे नाता तोड़ लूंगा। सच कहूं तो वह औरत मुझे डराती है। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत होगी? हाँ, और अभी इसी वक्त। तुम सही कर रहे हो मेरे युवा मित्र, आथोस ने उसका हाथ पिता की तरह दबाते हुए कहा। ईश्वर करे कि यह औरत जो तुम्हारी जिंदगी में अभी दाखिल हुई है कोई खौफनाक छाप न छोड़ जाए। इसके बाद आथोस ने विदा ली, मानो वे अकेले रहना चाहते हो। घर पहुंचकर डार्टेनन ने देखा कि किटी उसका इंतजार कर रही थी। एक रात की बेताबी और दुख ने उसे इतना बदल दिया था जितना 1 महीने का बुखार भी नहीं बदल पाता। उसकी मालकिन ने उसे उस फर्जी डी वार्ड्स के पास भेजा था। मालकिन प्यार में पागल थी, खुशी से मदहोश। वह जानना चाहती थी कि उसका प्रेमी दूसरी बार उससे कब मिलेगा। बेचारी किटी पीली और कांपती हुई डार्टेनन के जवाब का इंतजार कर रही थी। अपने दोस्त की सलाह और अपने दिल की पुकार सुनकर उसने तय किया कि वह मिलेडी से दोबारा नहीं मिलेगा। उसने जवाब में यह पत्र लिखा। महोदया, अगली मुलाकात के लिए मुझ पर भरोसा न रखें। बीमारी से ठीक होने के बाद मेरे पास ऐसे बहुत से मामले हैं कि मुझे उन्हें थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ रहा है। जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपको खबर करने का सम्मान पाऊंगा। आपके हाथों को चूमता हूँ। काउंट डी वार्ड्स। नीलम के बारे में एक शब्द भी नहीं। क्या वह गैस्कन उसे मिलेडी के खिलाफ हथियार के तौर पर रखना चाहता था? या सच कहें तो क्या वह उसे अपने साजो सामान के लिए आखिरी उम्मीद की तरह बचा रहा था? उस दौर में ये बातें आम थीं। डार्टेनन ने वह खुला खत किटी को दे दिया। पहले तो वह समझ नहीं पाई, पर दोबारा पढ़ते ही वह खुशी से पागल हो गई। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मिलेडी के गुस्से को जानते हुए भी वह खुशी खुशी वह खत लेकर प्लेस रॉयल की ओर दौड़ी। एक औरत का दिल अपनी प्रतिद्वंद्वी के दुख के प्रति बड़ा बेरहम होता है। मिलेडी ने बड़ी बेताबी से खत खोला, पर पहले शब्द पढ़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कागज को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और चमकती आंखों से किटी की ओर मुड़ी। ये कैसा खत है? वह चिल्लाई। मॉन्सियर काउंट का जवाब मादाम, किटी कांपते हुए बोली। नामुमकिन! मिलेडी चिल्लाई। एक रईस आदमी किसी औरत को ऐसा खत कभी नहीं लिख सकता। फिर अचानक वह चौंकी। हे भगवान! क्या उसने? और वह रुक गई। उसने अपने दांत पीसे, उसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया था। वह हवा के लिए खिड़की की ओर बढ़ी, पर उसके पैर लड़खड़ा गए और वह कुर्सी पर गिर पड़ी। किटी उससे संभालने के लिए आगे बढ़ी, पर मिलेडी ने उसे धकेल दिया। तुम क्या चाहती हो? और तुम मुझ पर हाथ क्यों रख रही हो? मुझे लगा मादाम बीमार हैं। मैं मदद करना चाहती थी, दासी डरते हुए बोली। मैं बेहोश हूं? मैं क्या तुम मुझे कोई कमजोर औरत समझती हो जब मेरा अपमान होता है? तो मैं बेहोश नहीं होती, मैं इंतकाम लेती हूं। और उसने किटी को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया। अध्याय 36। इंतकाम का सपना। उस शाम मिलेडी ने आदेश दिया कि जब मॉन्सियर डार्टेनन हमेशा की तरह आई तो उन्हें तुरंत अंदर ले आया जाए, लेकिन वह नहीं आए। अगले दिन किटी फिर से उस नौजवान से मिलने गई और उसे पिछली शाम का सारा हाल सुनाया। डार्टेनन मुस्कुराया। मिलैडी का यह ईर्ष्या भरा गुस्सा ही उसका बदला था। उस शाम मिलैडी पिछली शाम से भी ज्यादा बेचैन थी। उसने गैस्कन के लिए फिर वही आदेश दोहराया, लेकिन पहले की तरह उसने उसका इंतजार व्यर्थ किया। अगले दिन सुबह जब किटी डार्टेनन के घर पहुंची तो वह पिछले 2 दिनों की तरह खुश और चुस्त नहीं थी, बल्कि मौत जैसी उदास थी। डार्टेनन ने उस बेचारी लड़की से पूछा कि उसे क्या हुआ है।
पर उसने जवाब में सिर्फ अपनी जेब से एक खत निकाला और उसे दे दिया। यह खत मिलेडी की लिखावट में था। बस इस बार ये मोंसियर डार्टेनन के नाम था, मोंसियर डी वॉर्ड्स के नाम नहीं। उसने खत खोला और पढ़ा। प्रिय मोंसियर डार्टेनन, अपने दोस्तों को इस तरह नज़रअंदाज करना गलत है, खासकर उस वक्त जब आप उन्हें इतने लंबे समय के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। मेरे देवर और मैं कल और परसों आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सब बेकार गया। क्या आज शाम भी ऐसा ही होगा? आपकी बहुत शुक्रगुजार, मिलेडी क्लारिक। यह सब बहुत आसान है, डार्टेनन ने कहा। मुझे इस खत की उम्मीद थी। काउंट डी वॉर्ड्स की साख गिरने से मेरी साख बढ़ रही है। और क्या आप जाएंगे? किटी ने पूछा। मेरी बात सुनो, मेरी प्यारी बच्ची, उस गैस्कन ने कहा, जो एथोस से कि अपने वादे को तोड़ने के लिए खुद को ही बहाना दे रहा था। तुम्हें समझना चाहिए कि इतने स्पष्ट निमंत्रण को स्वीकार न करना बेवकूफ़ी होगी। मिलेडी, मुझे ना था देख, ये समझ नहीं पाएगी कि मेरी मुलाकातों में ये रुकावट क्यों आई, और उसे शक हो सकता है। ऐसी औरत का इंतकाम कहाँ तक जाएगा, कौन कह सकता है? ओह मेरे भगवान, किटी बोली। आप चीज़ों को इस तरह पेश करना जानते हैं कि आप हमेशा सही साबित होते हैं। आप अब फिर से उन्हें रिझाने जा रहे हैं। और अगर इस बार आप अपने खुद के नाम और चेहरे से उन्हें खुश करने में कामयाब हो गए, तो यह पहले से भी बदतर होगा। उस बेचारी किटी के अंतर्मन ने वह सब पहले ही भांप लिया था जो होने वाला था। डार्टेनन ने उसे जितना हो सके तसल्ली दी और वादा किया कि वह मिलेडी के जादू में नहीं फंसेगा। उसने किटी से कहा कि वह अपनी मालकिन को बता दे कि वह उनकी इस इनायत के लिए बहुत शुक्रगुजार है और वह उनके आदेशों का पालन करेगा। उसने खुद खत लिखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि मिलेडी जैसी अनुभवी आंखें उसकी लिखावट पहचान लेंगी। जैसे ही रात के 9 बजे डार्टेनन प्लेस रॉयल पहुंच चुका था। यह साफ था कि बाहरी कमरे में तैनात नौकरों को पहले ही आगाह कर दिया गया था, क्योंकि जैसे ही डार्टेनन वहां पहुंचा, इससे पहले कि वह पूछता कि क्या मिलेडी मिल सकती हैं, एक नौकर उसे अंदर ले जाने के लिए दौड़ा। उन्हें अंदर ले आओ, मिलेडी ने तेजी से कहा, पर उसकी आवाज इतनी पैनी थी कि डार्टेनन ने उसे बाहर ही सुन लिया। उसे अंदर ले जाया गया। मैं किसी के लिए घर पर नहीं हूं, मिलेडी ने नौकर से कहा। ध्यान रहे, किसी के लिए भी नहीं। नौकर बाहर चला गया। डार्टेनन ने मिलेडी की ओर एक खोजी नजर डाली। वह पीली पड़ गई थी और बहुत थकी हुई लग रही थी, शायद आंसुओं या नींद की कमी के कारण। कमरे की रोशनी जानबूझकर कम रखी गई थी, लेकिन वह 2 दिनों से उसे खाए जा रही उस बेचैनी के निशानों को छिपा नहीं सकी। डार्टेनन अपनी आदतन शालीनता के साथ उसके पास पहुंचा। उसने उसका स्वागत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके दबे हुए चेहरे और उसकी बनावटी मुस्कान के बीच का फर्क साफ झलक रहा था। जब डार्टेनन ने उसकी सेहत के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया, बुरा, बहुत बुरा। तो उसने जवाब दिया, मेरा आना गलत वक्त पर हुआ। यकीनन आपको आराम की जरूरत है और मैं विदा लेता हूं। नहीं नहीं, मिलेडी ने कहा। इसके उलट, रुकिए मोंसियर डार्टेनन, आपका साथ मेरा मन बहलाएगा। ओह, ओह, डार्टेनन ने सोचा, वह पहले कभी इतनी मेहरबान नहीं रही, होशियार। मिलेडी ने जितना हो सके उतना मधुर अंदाज अपनाया और अपनी आम बातचीत से कहीं ज्यादा चमक के साथ बात करने लगी। उसी पल वह बुखार जो उसे छोड़ चुका था वापस लौट आया, और उसकी आंखों को चमक, गालों को रंग और होंठों को लाली दे दी। डार्टेनन फिर से उस जादुई मोहिनी के सामने था जिसने पहले उसे अपने तिलिस्म से घेर लिया था। उसका प्यार, जिसे वह बुझा हुआ मान रहा था, उसके दिल में फिर से जाग उठा। मिलेडी मुस्कुराई और डार्टेनन को लगा कि वह उस मुस्कान के लिए खुद को तबाह कर सकता है। एक पल के लिए उसे पछतावा भी महसूस हुआ। धीरे धीरे मिलेडी और भी घुलने मिलने लगी। उसने डार्टेनन से पूछा कि क्या उसकी कोई प्रेमिका है। अफसोस, डार्टेनन ने बड़े ही भावुक अंदाज में कहा। क्या आप मुझसे ऐसा सवाल पूछने की बेरहमी कर सकती हैं, मुझसे जो जब से आपको देखा है सिर्फ आपके लिए और आपकी वजह से ही सांस ले रहा हूं। मिलेडी एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, उसने पूछा। क्या मुझे यह बताने की जरूरत है? क्या आपने इसे महसूस नहीं किया? हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं, जो दिल जीतने लायक होते हैं उन्हें जीतना उतना ही मुश्किल होता है। ओह, मुश्किलें मुझे नहीं डराती, डार्टेनन बोला। मैं सिर्फ नामुमकिन चीजों के सामने झुकता हूं। सच्चे प्यार के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
मिलेडी ने जवाब दिया। कुछ भी नहीं महोदया, कुछ भी नहीं, उसने कहा। लानत है, डार्टनन ने सोचा। सुर बदल गए हैं। क्या यह चंचल सुंदरी मुझसे प्यार करने लगी है? और क्या यह मुझे वैसा ही नीलम देने वाली है जैसा उसने डी वॉर्ड्स को दिया था? डार्टनन तेजी से अपनी कुर्सी मिलेडी के करीब ले आया। खैर, उसने कहा, देखते हैं कि आप अपने इस प्यार को साबित करने के लिए क्या कर सकते हैं। वह सब जो आप चाहें। आदेश दीजिए, मैं तैयार हूं। हर चीज के लिए? हर चीज के लिए, डार्टनन चिल्लाया, जो जानता था कि इस वादे में उसे खोने के लिए कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब जरा गंभीरता से बात करते हैं। मिलैडी ने अपनी कुर्सी और भी करीब लाते हुए कहा। मैं सुन रहा हूं, महोदया, उसने कहा। मिलैडी एक पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर मानो कोई फैसला कर लिया हो, वह बोली, मेरा एक दुश्मन है। आपका? महोदया, डार्टनन ने हैरानी का नाटक किया। हे भगवान, क्या यह मुमकिन है? आप जैसी नेक और सुंदर महिला का एक जानी दुश्मन? वाकई, एक ऐसा दुश्मन जिसने मेरा इतना बेरहमी से अपमान किया है कि मेरे और उसके बीच अब आर पार की जंग है। क्या मैं आपकी मदद की उम्मीद कर सकता हूं? डार्टनन तुरंत समझ गया कि यह इंतकाम लेने वाली औरत कहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, महोदया, उसने जोर देकर कहा। मेरी बाँह और मेरी जान आपकी है, वैसे ही जैसे मेरा प्यार। तो, मिलेडी ने कहा, चूंकि आप जितने प्रेमी हैं उतने ही दरिया दिल भी। वह रुकी। तो? डार्टेनन ने पूछा। तो? मिलेडी ने एक पल की खामोशी के बाद कहा, आज से नामुमकिन शब्द कहना छोड़ दीजिए। मुझे इतनी खुशी से मत मारिए, डार्टेनन चिल्लाया और उसके घुटनों पर गिरकर उसके हाथों को चूमने लगा। उस नीच डी वॉर्ड से मेरा बदला लो, मिलेडी ने अपने दांतों के बीच से बुदबुदाया। और फिर मैं जान जाऊंगी कि तुमसे कैसे पीछा छुड़ाना है। तुम महामूर्ख, तुम चलती फिरती तलवार की धार। खुद चलकर मेरी बाहों में आ जाओ, मक्कार औरत, डार्टेनन ने भी मन ही मन कहा। मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस पर हंसूंगा जिसे तुम मुझसे मरवाना चाहती हो। डार्टेनन ने अपना सिर उठाया। मैं तैयार हूं, उसने कहा। तो आप मुझे समझ गए, प्यारे मोंसियर डार्टेनन, मिलेडी ने कहा। मैं आपकी एक नज़र को भी समझ सकता हूं। तो क्या आप मेरे लिए अपनी उस तलवार का इस्तेमाल करेंगे जिसकी शोहरत हर तरफ है? अभी इसी वक्त? लेकिन मेरी ओर से, मिलेडी बोली, मैं इस सेवा का बदला कैसे चुकाऊंगी? मैं इन प्रेमियों को जानती हूँ। ये वो मर्द होते हैं जो बिना फायदे के कुछ नहीं करते। आप जानती हैं कि मुझे क्या जवाब चाहिए? डार्टनन बोला। वही जवाब जो आपके और मेरे लिए गरिमापूर्ण हो। और वह उसके और करीब आ गया। उसने बहुत कम विरोध किया। लालची इंसान! वह मुस्कुराते हुए चिल्लाई। आह! डार्टनन बोला, उस जुनून में बहते हुए जो वह औरत उसके दिल में जगा सकती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी खुशी मुझे नामुमकिन लगती है और मुझे डर है कि कहीं यह किसी सपने की तरह उड़ न जाए। मैं इसे हकीकत बनाना चाहता हूँ। तो फिर इस खुशी के काबिल बनिए। मैं आपके आदेश के लिए हाजिर हूँ, डार्टनर ने कहा। पक्का? मिलेडी ने एक आखिरी शक के साथ पूछा। बस मुझे उस नीच इंसान का नाम बताइए जिसने आपकी इन खूबसूरत आंखों में आंसू लाए हैं। किसने कहा कि मैं रो रही थी? उसने पूछा। मुझे ऐसा लगा। मुझ जैसी औरतें कभी नहीं रोती, मिलेडी ने सख्ती से कहा। बहुत अच्छे, तो फिर उसका नाम बताइए। याद रहे, उसका नाम ही मेरा सबसे बड़ा राज है। फिर भी मुझे जानना होगा। हाँ, आपको जानना होगा। देखिए, मुझे आप पर कितना भरोसा है। आपने मुझे खुशी से भर दिया। उसका नाम क्या है? आप उसे जानते हैं? वाकई? हाँ। यकीनन मेरा कोई दोस्त तो नहीं है? डार्टेनन ने अनजान बनने का नाटक किया। अगर वह आपका दोस्त होता तो क्या आप हिचकिचाते? मिलेडी की आंखों से एक धमकी भरी चमक निकली। अगर वह मेरा सगा भाई भी होता तब भी नहीं, डार्टेनन जोश में चिल्लाया। हमारे गैस्कन ने बिना किसी जोखिम के यह वादा कर दिया क्योंकि वह सब जानता था। मुझे आपकी यह वफादारी पसंद आई, मिलेडी ने कहा। अफसोस, क्या आपको मुझ में और कुछ पसंद नहीं? डार्टेनन ने पूछा। मैं आपसे भी प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उस गर्मजोशी भरे दबाव ने डार्टेनन को कंपा दिया, मानो मिलेडी का वह बुखार अब उसे भी चढ़ रहा हो। आप मुझसे प्यार करती हैं,
वह चिल्लाया, "ओह! अगर ऐसा है तो मैं अपना होश खो दूँगा।" और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपने होंठों को उसके चुंबन से हटाने की कोई कोशिश नहीं की। बस उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ ठंडे थे। डार्टेनन को लगा जैसे उसने किसी पत्थर की मूरत को गले लगा लिया हो। फिर भी वह खुशी से मदहोश था। उसे लगभग मिलेडी की कोमलता पर यकीन हो गया था। उसे लगभग डी वॉर्ड्स के गुनाह पर यकीन हो गया था। अगर डी वॉर्ड्स उस वक्त वहां होता तो वह उसे मार डालता। मिलेडी ने मौके का फायदा उठाया। उसका नाम है डी वॉर्ड्स, मैं जानता हूं, डार्टेनन चिल्लाया। और आपको यह कैसे पता? मिलेडी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपनी आंखों से उसके दिल की गहराई को पढ़ने की कोशिश की। डार्टेनन को एहसास हुआ कि वह भावनाओं में बह गया और उसने गलती कर दी। बताइए, बताइए, मुझे बताइए, मिलेडी ने दोहराया। आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? डार्टेनन ने वक्त लेने की कोशिश की। हाँ, मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि कल मोंसियर डी वॉर्ड्स ने एक महफिल में जहां मैं मौजूद था, एक अंगूठी दिखाई थी और कहा था कि उसे यह आपसे मिली है। नीच! मिलेडी चिल्लाई। यह गाली डार्टेनन के दिल की गहराई तक गूंज गई। तो? उसने आगे पूछा। तो मैं आपसे उस नीच का बदला लूंगा, डार्टेनन ने जोश में कहा। शुक्रिया, मेरे बहादुर दोस्त, मिलेडी चिल्लाई। और मेरा इंतकाम कब लिया जाएगा? कल, अभी, जब आप चाहें। मिलेडी अभी चिल्लाने ही वाली थी, पर उसने सोचा कि इतनी जल्दबाजी डार्टेनन के प्रति शालीन नहीं होगी। उसे अपने रक्षक को कई सलाह भी देनी थी ताकि वह गवाहों के सामने काउंट से उलझने से बच सके। कल, डार्टेनन ने कहा, आपका इंतकाम पूरा होगा या मैं मर चुका हूंगा। नहीं, उसने कहा, आप मेरा बदला लेंगे, पर आप नहीं मरेंगे। वह डरपोक है। औरतों के साथ शायद, पर मर्दों के साथ नहीं। मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके साथ आपके पिछले मुकाबले में किस्मत ने आपका साथ दिया था। किस्मत एक वेश्या की तरह है। कल मेहरबान थी तो कल पीठ भी फिर सकती है। इसका मतलब आप हिचकिचा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हिचकिचाता, भगवान न करे। लेकिन क्या यह सही होगा कि आप मुझे एक संभावित मौत की ओर भेज दें, बिना कम से कम उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा कुछ दिए? मिलेडी ने उसे एक ऐसी नज़र से देखा जिसका मतलब था, क्या बस इतना ही? तो कहो। यह बिल्कुल जायज़ है, उसने बड़े प्यार से कहा। ओह! आप एक फरिश्ता हैं, नौजवान ने कहा। तो सब तय रहा? उसने पूछा। सिवाय उसके जो मैं आपसे माँग रहा हूँ, मेरी जान। पर जब मैं कह रही हूँ कि आप मेरे प्यार पर भरोसा कर सकते हैं, मैं कल तक इंतज़ार नहीं कर सकता। खामोश! मुझे मेरे भाई के आने की आहट मिल रही है। उसका आपको यहाँ देखना ठीक नहीं होगा। उसने घंटी बजाई और किटी हाज़िर हुई। इस रास्ते से बाहर जाइए, उसने एक छोटा निजी दरवाज़ा खोलते हुए कहा, और रात 11 बजे वापस आइए। तब हम इस बातचीत को अंजाम देंगे। किटी आपको मेरे कमरे तक ले आएगी। ये शब्द सुनकर उस बेचारी लड़की किटी के होश उड़ गए। खैर मैडमोज़ेल, आप वहाँ मूरत की तरह खड़ी होकर क्या सोच रही हैं? जैसा मैंने कहा वैसा कीजिए। शवलियर को बाहर तक छोड़िए, और आज रात 11 बजे। आपने सुना ना मैंने क्या कहा? लगता है ये सारी मुलाकातें रात 11 बजे के लिए ही तय होती हैं, डार्टेनन ने सोचा। यह एक पक्का दस्तूर बन गया है। मिलेडी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे उसने प्यार से चूमा। लेकिन उसने सोचा, जैसे ही वह किटी की नज़रों से बचकर तेजी से बाहर निकला, मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। यह औरत यकीनन बहुत बड़ी झूठी है। मुझे सावधान रहना होगा। अध्याय 37। मिलेडी का राज। डार्टेनन फौरन किटी के कमरे में जाने के बजाय होटल से बाहर निकल गया। किटी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर उसके पास न जाने की दो वजहें थीं। पहली यह कि वह किटी की शिकायतों, उलाहनों और मिन्नतों से बचना चाहता था, और दूसरी यह कि वह अकेले में अपने विचारों को टटोलना चाहता था और उस औरत के मन की गहराई को समझना चाहता था। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ थी कि डार्टेनन पागलों की तरह मिलेडी के प्यार में था, और वह उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। एक पल के लिए उसे लगा कि सबसे सही रास्ता ये होगा कि वह घर जाकर मिलेडी को एक लंबा खत लिखे, जिसमें वह कबूल कर ले कि वह और काउंट डी वॉर्ड्स एक ही इंसान है,
और इसलिए वह खुद को ही जान से मारने का काम नहीं कर सकता। लेकिन उसके भीतर इंतकाम की एक वहशी इच्छा भी धधक रही थी। वह उस औरत को अपने असली नाम से जीतना चाहता था। उसे इस बदले में एक अजीब सी मिठास महसूस हो रही थी और वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने प्लेस रॉयल के 6 से 7 चक्कर लगाए। हर 10 कदम पर वह मुड़कर मिलैडी के कमरे की खिड़की की ओर देखता, जहां पर्दों के पीछे से रोशनी छनकर आ रही थी। साफ था कि इस बार वह रईस महिला सोने की उतनी जल्दी में नहीं थी। आखिरकार रोशनी बुझ गई और उस रोशनी के साथ ही डार्टनन के दिल की आखिरी हिचकिचाहट भी खत्म हो गई। उसे पहली रात की यादें घेरने लगीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में एक आग सी लगी थी। वह वापस होटल में दाखिल हुआ और तेजी से किटी के कमरे की ओर बढ़ा। वह बेचारी लड़की डर से पीली पड़ी हुई और कांपती हुई अपने प्रेमी को रोकना चाहती थी, लेकिन मिलैडी, जिसके कान आहटों पर लगे थे, उसने डार्टेनन का शोर सुन लिया था। उसने दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर आ जाओ। ये सब इतनी राक्षसी निर्लज्जता और इतनी भयानक ढिठाई के साथ हुआ कि डार्टेनन को अपनी ही आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा मानो वह किसी ऐसे तिलिस्मी जाल में फंस गया है, जैसा सपनों में होता है। फिर भी वह चुंबकीय आकर्षण में खिंचा हुआ तेजी से मिलैडी की ओर बढ़ गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, किटी उसकी ओर लपकी। ईर्ष्या, गुस्सा और अपमानित गर्व, एक चोट खाई हुई प्रेमिका के दिल में जितने भी जज्बात होते हैं, वे उसे सब कुछ सच बताने के लिए उकसा रहे थे। पर उसे लगा कि अगर उसने इस साजिश में शामिल होने की बात कबूल की, तो वह खुद तो बर्बाद होगी ही, डार्टेनन भी उसके लिए हमेशा के लिए खो जाएगा। प्यार के इसी आखिरी विचार ने उसे यह आखिरी कुर्बानी देने पर मजबूर कर दिया। इधर डार्टेनन को वह सब मिल गया था जिसकी उसने तमन्ना की थी। अब वह किसी प्रतिद्वंद्वी के नकाब में नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह खुद ही चाहा जा रहा है। उसके दिल की गहराई से एक धीमी आवाज़ आई कि वह महज इंतकाम का एक औजार है। उसे सिर्फ तब तक दुलारा जा रहा है जब तक वह मौत का पैगाम न दे दे। लेकिन उसके घमंड, उसकी सनक और उसके पागलपन ने उस आवाज़ को कुचल दिया। हमारे उस अहंकारी गैस्कन ने खुद की तुलना डीवॉर्ड्स से की और खुद से पूछा कि आखिर क्यों उसे उसके अपने वजूद के लिए प्यार नहीं किया जा सकता। वह उस पल के एहसासों में पूरी तरह डूब गया। मिलैडी अब उसके लिए वह खतरनाक इरादों वाली औरत नहीं थी जिससे वह डरा था। वह तो एक भावुक प्रेमिका थी जो खुद को उस प्यार के हवाले कर रही थी जो उसे भी महसूस हो रहा था। 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए। जब दोनों प्रेमियों का जोश थोड़ा शांत हुआ, तो मिलैडी ने असलियत की ओर लौटते हुए पूछा कि क्या उसने डी वॉर्ड्स के साथ होने वाले कल के मुकाबले की कोई योजना बना ली है। पर डार्टेनन, जिसके विचार किसी और ही दिशा में बह रहे थे, वह बेवकूफ़ों की तरह खुद को भूल गया। उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, अभी द्वंद्व और तलवारबाजी के बारे में सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसकी यह बेरुखी देखकर मिलैडी डर गई। उसके सवाल और भी तीखे हो गए। तब डार्टेनन ने, जिसने इस नामुमकिन द्वंद्व के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा था, बात बदलने की कोशिश की, पर वह नाकाम रहा। मिलैडी ने अपनी फौलादी इच्छा शक्ति से उसे उसी दायरे में खींच लिया जो उसने पहले से तय कर रखा था। डार्टेनन को लगा कि वह बड़ी चालाकी कर रहा है जब उसने मिलैडी को सलाह दी कि वह डी वॉर्ड्स को माफ कर दे और अपने इन खौफनाक इरादों को छोड़ दे। लेकिन पहले ही शब्द पर वह औरत चौंक गई और एक तीखे, मजाकिया अंदाज में बोली जो उस अंधेरे में बड़ा डरावना लग रहा था, क्या आप डर रहे हैं, प्यारे मोंसियर डार्टेनन? आप ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं मेरी जान, उसने जवाब दिया। पर सोचिए, अगर वह बेचारा काउंट डी वार्ड्स उतना गुनहगार ना हो जितना आप उसे समझ रही हैं। जो भी हो, मिलैडी ने गंभीरता से कहा, उसने मुझे धोखा दिया है और जिस पल उसने मुझे धोखा दिया, वह मौत के काबिल हो गया। तो वह मरेगा, चूंकि आपने उसे सजा सुनाई है। डार्टेनन ने इतने दृढ़ स्वर में कहा कि मिलैडी को उसकी वफादारी पर पूरा यकीन हो गया। वह शांत हो गई। रात बीतती गई। डार्टेनन को लगा कि अभी 2 घंटे ही हुए होंगे कि खिड़की के पर्दों से सुबह की रोशनी छनकर आने लगी। जैसे ही वह जाने लगा, मिलैडी ने उसे काउंट डी वार्ड्स से बदला लेने का उसका वादा याद दिलाया। मैं तैयार हूं, डार्टेनन बोला, पर सबसे पहले मैं एक बात का इत्मीनान चाहता हूं।
क्या? यही कि क्या आप वाक़ई मुझसे प्यार करती हैं? मुझे लगता है कि मैंने इसका सबूत दे दिया है और मैं तन-मन से आपका हूँ। शुक्रिया मेरे बहादुर प्रेमी, पर अब आपको भी अपना प्यार साबित करना होगा, है ना? बेशक, पर अगर आप मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना आप कह रही हैं, डार्टेनन ने पूछा, तो क्या आपको मेरी फ़िक्र नहीं होती? मुझे किस बात का डर होगा? यही कि मैं बुरी तरह ज़ख्मी हो सकता हूँ, यहाँ तक कि मारा भी जा सकता हूँ। नामुमकिन! मिलेडी चिल्लाई। आप इतने बहादुर इंसान हैं और तलवार चलाने में उस्ताद हैं, तो क्या आप ऐसा रास्ता पसंद नहीं करेंगी? उसने फिर कहा, जिससे आपका बदला भी पूरा हो जाए और ये लड़ाई भी बेकार हो जाए। मिलेडी खामोशी से अपने प्रेमी को देखती रही। सुबह की उन पहली किरणों ने उसकी आंखों को एक अजीब-सा, डरावना भाव दे दिया था। सच में, वह बोली, मुझे लग रहा है कि अब आप हिचकिचा रहे हैं। नहीं, मैं हिचकिचा नहीं रहा, पर मुझे वाक़ई उस बेचारे काउंट पर तरस आ रहा है। चूँकि अब आप उसे प्यार नहीं करतीं, मेरा मानना है कि आपके प्यार को खो देना ही एक मर्द के लिए इतनी बड़ी सज़ा है कि उसे किसी और सज़ा की ज़रूरत नहीं है। किसने कहा कि मैं उससे प्यार करती थी? मिलेडी ने सख्ती से पूछा। खैर, अब मैं ये मानने के लिए आज़ाद हूँ कि आप किसी और को चाहती हैं, नौजवान ने बड़े प्यार से कहा। और मैं फिर कहता हूँ कि मुझे वाक़ई काउंट की फ़िक्र है। आपको? और क्यों? क्योंकि सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ। क्या? कि वह आपके प्रति उतना गुनहगार नहीं है, जितना वह नज़र आता है। वाक़ई, मिलेडी की आवाज़ में बेचैनी थी। साफ-साफ कहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके कहने का मतलब क्या है? उसने डार्टेनन की ओर देखा। उसकी आँखें आग की तरह जल रही थीं। हाँ, मैं एक इज़्ज़तदार इंसान हूँ। डार्टेनन ने अब सब कुछ ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। और चूँकि आपका प्यार मेरा है और मुझे यकीन है कि वह मेरे पास है ना? पूरी तरह। आगे कहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मन बदल गया है। एक राज मेरे दिल पर बोझ बना हुआ है। एक राज! अगर मुझे आपके प्यार पर ज़रा भी शक होता तो मैं ये कभी नहीं बताता। पर आप मुझसे प्यार करती हैं, है ना मेरी सुंदर मालकिन? बेशक। तो अगर प्यार की अधिकता में मैंने आपके साथ कोई गुनाह किया हो, तो क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? शायद। डार्टेनन ने मुस्कुराते हुए उसके होंठों को चूमना चाहा, पर वह पीछे हट गई। ये राज, उसने पीले पड़ते हुए कहा, ये राज क्या है? आपने पिछले गुरुवार को इसी कमरे में डी वॉर्ड्स को मिलने बुलाया था, है ना? नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। मिलेडी ने इतने दृढ़ स्वर में कहा कि अगर डार्टेनन को हकीकत पता ना होती, तो वह शक करने लगता। झूठ मत बोलिए मेरे फरिश्ते, डार्टेनन मुस्कुराया। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मतलब? बोलिए, आप मुझे मार रहे हैं। शांत रहिए, आप मेरी नज़रों में गुनहगार नहीं हैं और मैंने आपको पहले ही माफ़ कर दिया है। फिर? आगे क्या? डी वॉर्ड्स किसी बात का दावा नहीं कर सकता। कैसे? आपने खुद कहा था कि फि वह अंगूठी मेरे पास है। गुरुवार वाला काउंट डी वॉर्ड्स और आज वाला डार्टेनन, एक ही इंसान है। उस नासमझ नौजवान को लगा था कि उसे एक सुखद हैरानी होगी, थोड़ी शर्मिंदगी होगी और फिर सब कुछ आँसुओं में बह जाएगा। पर वह बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। पीली पड़ी हुई और काँपती हुई मिलेडी ने बिस्तर से बाहर कूदते हुए डार्टेनन के सीने पर एक जोरदार प्रहार किया। अब लगभग पूरी तरह सुबह हो चुकी थी। डार्टेनन ने माफी मांगने के लिए उसके नाइट ड्रेस को पकड़कर उसे रोकना चाहा, पर उसने भागने के लिए एक जोरदार झटका दिया। तभी उसके खूबसूरत कंधों से वह महीन कपड़ा फट गया और उन सुंदर गोरे और सुडौल कंधों में से एक पर डार्टेनन ने बेइंतहा हैरानी के साथ वह निशान देखा, लिली का फूल, वह अमिट निशान जो एक जल्लाद के हाथ ने उस पर दागा था। हे भगवान! डार्टेनन चिल्लाया और उसके कपड़े छोड़कर वहीं सुन्न खड़ा रह गया। लेकिन मिलेडी समझ गई कि उसकी पोल खुल चुकी है। उसने यकीनन सब देख लिया था। अब वह नौजवान उसका वह राज जान चुका था। वह खौफनाक राज, जिसे उसने अपनी दासी तक से छिपा कर रखा था। वह राज जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। वह उसकी ओर मुड़ी। अब वह कोई गुस्से में भरी औरत नहीं थी, बल्कि
एक घायल पैंथर की तरह लग रही थी। आह! नीच! वह चिल्लाई। तूने मुझे धोखा दिया है और अब तेरे पास मेरा राज है। अब तू मरेगा। वह दौड़कर उस छोटे संदूक के पास गई जो मेज पर रखा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और एक छोटी सी कटार निकाली जिसका हत्था सुनहरा था और धार बहुत पैनी। वह एक छलांग लगाकर डार्टेनन पर झपटी। हालांकि वह नौजवान बहादुर था, पर उस वहशी चेहरे, उन फैली हुई पुतलियों, पीले गालों और खून से सने होठों को देखकर वह डर गया। वह कमरे के दूसरे कोने की ओर पीछे हटा, जैसे किसी सांप को देखकर हटते हैं। उसका हाथ अपनी तलवार पर पड़ा और उसने न चाहते हुए भी उसे म्यान से बाहर निकाल लिया। पर तलवार की परवाह किए बिना मिलैडी उसे छुरा घोंपने के लिए उसके पास आने की कोशिश करती रही। वह तब तक नहीं रुकी जब तक उसे अपनी गर्दन पर तलवार की नोक महसूस नहीं हुई। फिर उसने तलवार को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की, पर डार्टेनन ने उसे बचा लिया। वह अपनी तलवार की नोक कभी उसकी आंखों की ओर करता तो कभी उसके सीने की ओर, और उसे बिस्तर के पीछे धकेलते हुए खुद किटी के कमरे वाले दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान मिलैडी पागलों की तरह उस पर वार करने की कोशिश करती रही और भयानक तरीके से चीखती रही। चूंकि यह सब अब एक द्वंद्व जैसा लग रहा था, डार्टेनन धीरे धीरे खुद को संभालने लगा। बहुत अच्छे सुंदर महोदया, बहुत अच्छे, उसने कहा। पर कसम से, अगर आप शांत नहीं हुई तो मैं आपके इन सुंदर गालों में से एक पर दूसरा लिली का फूल बना दूंगा। नीच बदजात! मिलेडी चिल्लाई। पर डार्टेनन खुद को बचाते हुए किटी के दरवाजे के पास पहुंच गया। उनके शोर को सुनकर किटी ने दरवाजा खोल दिया। डार्टेनन सिर्फ 3 कदम दूर था। एक ही छलांग में वह मिलेडी के कमरे से बाहर निकलकर दासी के कमरे में पहुंच गया। बिजली की रफ्तार से उसने दरवाजा बंद किया और अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया, जबकि किटी ने कुंडी चढ़ा दी। तब मिलेडी ने उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, एक ऐसी ताकत के साथ जो किसी औरत में होना मुमकिन नहीं था। पर जब वह सफल नहीं हुई, तो उसने गुस्से में उस दरवाजे पर अपनी कटार से वार किए, जिसकी नोक बार बार लकड़ी के पार दिखाई दे रही थी। हर वार के साथ वह खौफनाक गालियां दे रही थी। जल्दी किटी, जल्दी! डार्टेनन धीमी आवाज में बोला। मुझे यहां से बाहर निकालो, क्योंकि अगर उसे संभलने का वक्त मिल गया तो वह अपने नौकरों से मुझे मरवा देगी। पर आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते, किटी बोली। आपने कपड़े नहीं पहने। यह सच है। डार्टेनन ने पहली बार अपनी हालत पर गौर किया। जल्दी से मुझे कुछ भी पहना दो, मेरी जान का सवाल है। किटी सब समझती थी। पलक झपकते ही उसने उसे एक फूलों वाला लबादा और एक बड़ी हुड वाली चादर ओढ़ा दी। उसने उसे कुछ चप्पलें दी और उसे सीढ़ियों से नीचे ले गई। वक्त बहुत कम था। मिलैडी पहले ही घंटी बजा चुकी थी और पूरा होटल जाग चुका था। जैसे ही दरबान दरवाजा खोलने लगा, मिलैडी खिड़की से चिल्लाई, दरवाजा मत खोलना! पर वह नौजवान वहां से भाग निकला, जबकि वह खिड़की से उसे धमकियां देती रही। जैसे ही वह उसकी नजरों से ओझल हुआ, मिलैडी अपने कमरे में बेहोश होकर गिर पड़ी। अध्याय 38। एथॉस ने बिना किसी परेशानी के अपना साजो सामान कैसे जुटाया। डार्टेनन इतना घबराया हुआ था कि किटी का क्या होगा इसकी परवाह किए बिना वह तेजी से आधा पेरिस पार कर गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक अथोस के दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। उसके मन की उलझन, वो खौफ जो उसे भगा रहा था, और पहरेदारों की आवाजें जो उसका पीछा कर रहे थे, इन सब ने उसकी रफ्तार और बढ़ा दी। उसने आंगन पार किया, अथोस के अपार्टमेंट की 2 मंजिलें तेजी से चढ़ा और दरवाजे को इतनी जोर से खटखटाया कि वह लगभग टूट ही जाता। ग्रिमाउड अपनी आधी खुली आंखों को मलता हुआ दरवाजा खोलने आया। डार्टेनन इतनी जोर से कमरे के अंदर झपटा कि वह हैरान नौकर लगभग गिर ही गया। ग्रिमाउड, जो हमेशा चुप रहता था, इस बार अपनी जुबान खोल बैठा। ओह, तुम यहां क्या कर रही हो बदजात औरत! वह चिल्लाया। यहां तुम्हारा क्या काम है, ओ कलंकिनी! डार्टेनन ने अपना हुड उतार फेंका और लबादे से अपने हाथ बाहर निकाले। जब ग्रिमाउड ने मूंछें और नंगी तलवार देखी, तो उसे एहसास हुआ कि उसका पाला किसी औरत से नहीं, बल्कि एक मर्द से पड़ा है। उसे लगा कि वह कोई कातिल है। बचाओ, खून बचाओ! वह चिल्लाने लगा। चुप रहो मूर्ख! नौजवान बोला। मैं डार्टेनन हूं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम्हारा मालिक कहाँ है? आप!
मॉन्सियर डार्टेनन, ग्रिमाउड चिल्लाया। नामुमकिन! तभी अथोस अपने कमरे से ड्रेसिंग गाउन पहने बाहर आए। ग्रिमाउड, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बात करते सुना। आह, मॉन्सियर, ये तो। खामोश। ग्रिमाउड ने सिर्फ अपनी उंगली से डार्टेनन की ओर इशारा किया। अथोस ने अपने साथी को पहचान लिया। वे चाहे कितने ही गंभीर स्वभाव के क्यों ना हों, उन्हें जोरदार हंसी आ गई। डार्टनन का वह वेश वाकई अजीब था। जूतों तक झूलती स्कर्ट, मुड़ी हुई आस्तीनें और घबराहट से तनी हुई मूंछें। हंसिए मत, मेरे दोस्त, डार्टनन चिल्लाया। खुदा के वास्ते मत हंसिए, क्योंकि कसम से यह हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है। उसने यह बात इतनी गंभीरता और खौफ के साथ कही कि एथॉस ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम जख्मी हो मेरे दोस्त? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? नहीं, पर मेरे साथ अभी एक खौफनाक हादसा हुआ है। एथोस, क्या आप अकेले हैं? बेशक, भला इस वक्त मेरे पास और कौन होगा? बहुत अच्छे। और डार्टनन तेजी से अथोस के शयनकक्ष में घुस गया। अथोस ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। अब बताओ, क्या राजा की मौत हो गई है? क्या तुमने कार्डिनल को मार डाला है? तुम पूरी तरह हिले हुए हो। जल्दी बताओ, मैं चिंता और जिज्ञासा से मरा जा रहा हूं। डार्टेनन ने उन औरतों वाले कपड़ों को उतार फेंका। एथोस, उसने धीमी आवाज में कहा, एक ऐसी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए जो अविश्वसनीय है। पहले ये ड्रेसिंग गाउन पहन लो, मस्कटियर ने अपने दोस्त से कहा। डार्टेनन ने घबराहट में उसे जल्दी से पहन लिया। तो? आतुस ने पूछा। तो ये है। डार्टेनन ने आतुस के कान के पास झुककर अपनी आवाज धीमी की कि मिलेडी के कंधे पर लिली के फूल का निशान है। आह! मस्कटियर के मुंह से एक चीख निकल गई, मानो उसके दिल में कोई गोली लगी हो। सोचिए, डार्टेनन ने आगे कहा, क्या आपको पक्का यकीन है कि वह मर चुकी है? वह? आथोस की आवाज इतनी दबी हुई थी कि डार्टेनन को मुश्किल से सुनाई दी। हाँ, वही जिसके बारे में आपने मुझे एक दिन एमियंस में बताया था। अथोस ने एक गहरी आह भरी और अपना सिर अपने हाथों में झुका लिया। ये औरत करीब 26 या 28 साल की है। डार्टेनन ने विवरण देना शुरू किया। गोरी है ना? अथोस ने पूछा। बहुत गोरी, नीली और साफ आंखें, एक अजीब सी चमक के साथ, काली पलकें और भौहें। हाँ, लंबी और सुडौल। उसका एक दांत टूटा हुआ है, बाईं ओर। हाँ, वह निशान छोटा और गुलाबी रंग का है। ऐसा लगता है मानो उसे मिटाने की कोशिश की गई हो। जी हाँ, लेकिन तुमने कहा कि वह अंग्रेज है। उसे मिलैडी कहा जाता है, पर वह फ्रांसीसी हो सकती है। लॉर्ड डी विंटर तो सिर्फ उसका देवर है। मैं उसे देखूंगा, डार्टेनन, आथोस ने दृढ़ता से कहा। सावधान रहिए एथोस, आपने उसे मारने की कोशिश की थी। वह ऐसी औरत है जो बदला जरूर लेगी, और वह चूकेगी नहीं। वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि वह खुद को बेनकाब करना होगा। वह कुछ भी कर सकती है। क्या आपने उसे कभी गुस्से में देखा है? नहीं, अथोस बोले। वह एक शेरनी है, एक पैंथर। मेरे प्यारे अथोस, मुझे डर है कि मैंने हम दोनों के लिए एक खौफनाक दुश्मन पैदा कर लिया है। डार्टेनन ने उसे सब कुछ बता दिया। मिलेडी का पागलपन भरा जुनून और उसकी जान लेने की धमकियां। तुम सही कह रहे हो, अथोस ने कहा। खुशकिस्मती से परसों हम पेरिस छोड़ रहे हैं। हम ला रोशेल जा रहे हैं, और एक बार वहां पहुंच गए तो वह दुनिया के किसी भी कोने तक आपका पीछा करेगी अथोस। अगर उसने आपको पहचान लिया, बेहतर होगा कि वह अपना सारा गुस्सा सिर्फ मुझ पर निकाले। मेरे दोस्त, अगर वह मुझे मार भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? आथोस ने बेपरवाही से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी जान की बहुत परवाह है? इसमें कोई गहरा रहस्य है अथोस। मुझे यकीन है कि यह औरत कार्डिनल की जासूस है। अगर ऐसा है तो सावधान रहो। कार्डिनल तुम्हें नापसंद करता है। वह बदला जरूर लेगा। जब भी बाहर निकलो, अकेले मत निकलना। खाने पीने में सावधानी बरतना। हर चीज पर शक करना, अपनी परछाई पर भी। खैर, डार्टेनन बोला, यह सब परसों शाम तक ही करना होगा। सेना के साथ होने पर हमें सिर्फ मर्दों से डरना होगा। तब तक, ऑथोस ने कहा, मैं अब घर में बंद नहीं रहूंगा।
तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। पर मैं इस हाल में अपने घर नहीं जा सकता। डार्टेनन ने अपने कपड़ों की ओर इशारा किया। आथोस ने घंटी बजाई। ग्रिमो अंदर आया। आथोस ने उसे इशारा किया कि वह डार्टेनन के घर से कुछ कपड़े ले आए। इन सब बातों से तुम्हारे साजो सामान का काम आगे नहीं बढ़ेगा, अथोस बोले। तुम्हारा सारा कीमती सामान तो मिलेडी के पास रह गया है। खुशकिस्मती से तुम्हारे पास वह नीलम की अंगूठी है। वह अंगूठी आपकी है, मेरे प्यारे अथास। आपने कहा था कि यह आपके परिवार की निशानी है। हाँ, मेरे दादाजी ने इसके लिए 2000 सिक्के दिए थे। ये उन्होंने अपनी पत्नी को तोहफे में दी थी। मेरी माँ ने ये मुझे दी थी। और मैं मूर्ख था जो उसे सहेजने के बजाय उस नीच औरत को दे बैठा। तो इसे वापस ले लीजिए। आथोस, मैं उस औरत के हाथों से गुजरी हुई चीज को वापस लूं? कभी नहीं। वह अंगूठी अब गंदी हो चुकी है, डार्टेनन। तो इसे बेच दीजिए। अपनी माँ की निशानी बेचना, ये तो पाप होगा। तो इसे गिरवी रख दीजिए। आपको कम से कम 1000 सिक्के मिल जाएंगे। जब आपके पास पैसे आ जाएं वहां, तो इसे छुड़ा लीजिएगा। तब तक यह साहूकारों के हाथों से गुजरकर अपनी पुरानी गंदगी धो चुकी होगी। अथोस मुस्कुराए। तुम एक बेहतरीन साथी हो, डार्टेनन। तुम्हारी बातों से मायूस दिल में भी जान आ जाती है। ठीक है, हम अंगूठी गिरवी रखेंगे, पर एक शर्त पर। क्या? 500 सिक्के तुम्हारे लिए होंगे और 500 मेरे लिए? नहीं अथोस, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो अभी सिर्फ गार्ड्स में हूं। मुझे बस प्लनशे के लिए एक घोड़ा चाहिए। वैसे भी मेरे पास एक और अंगूठी है। वही हीरा जिसे तुम अपनी जान से ज्यादा कीमती समझते हो। शायद वो कोई जादुई ताबीज है। हाँ, वह मुसीबत में हमारे बड़े काम आ सकता है। खैर, अब आपकी अंगूठी की बात करते हैं। आप आधी रकम लेंगे, वरना मैं इसे समंदर में फेंक दूंगा। ठीक है, मैं मान गया, अथोस बोले। तभी ग्रिमाउड और प्लैंचेट कपड़े लेकर आ गए। डार्टेनन और अथास तैयार हुए। बाहर निकलते समय अथास ने ग्रिमाउड को निशाना साधने का इशारा किया और नौकर ने तुरंत अपनी बंदूक संभाल ली। वे रूडेस फोसोयर्स पहुंचे। बोनासियो दरवाजे पर खड़ा था और डार्टेनन को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। जल्दी कीजिए किराएदार साहब, वह तंज कसते हुए बोला। ऊपर एक बड़ी प्यारी लड़की आपका इंतजार कर रही है। यह यकीनन किटी होगी, डार्टेनन ने सोचा। ऊपर सीढ़ियों के पास वह बेचारी लड़की कांपती हुई खड़ी थी। उसने डार्टेनन को देखते ही कहा, आपने मेरी हिफाजत का वादा किया था। आपकी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूं। शांत हो जाओ किटी, डार्टेनन बोला। मेरे जाने के बाद क्या हुआ? सब कुछ खौफनाक था, किटी बोली। वह गुस्से में पागल थी। वह आपको गालियां दे रही थी। मुझे लगा कि उसे पता चल जाएगा कि वह मेरे ही कमरे से आप अंदर आए थे। इसलिए मैं अपनी जमा पूंजी लेकर वहां से भाग निकली। बेचारी किटी, पर मैं परसों यहां से जा रहा हूं। मैं तुम्हें अपने साथ युद्ध पर तो नहीं ले जा सकता। नहीं, पर आप मुझे पेरिस से बाहर कहीं सुरक्षित जगह भेज सकते हैं। अपने गांव में ही सही। मेरे गांव में लेडीज को दासी की जरूरत नहीं पड़ती, डार्टेनन मुस्कुराया। पर रुको, मेरे पास एक रास्ता है। प्लैंचेट, जाओ और अरामिस को बुला लाओ। अथोस बोले। पोर्थोस क्यों नहीं? उसकी डचेस। ओह, पोर्थोस की डचेस को तो उसके पति के क्लर्क ही कपड़े पहना देते हैं, डार्टेनन हंसते हुए बोला। इसके अलावा किटी को वहां रहना पसंद नहीं आएगा। मुझे कहीं भी रहने से फर्क नहीं पड़ता, किटी बोली। बस मैं सुरक्षित रहूं। तभी अरामिस अंदर आया। दोस्तों ने उसे पूरी बात समझाई। एरामिस एक पल के लिए सोच में पड़ा, फिर बोला, क्या वाकई यह तुम्हारी मदद होगी, डार्टेनन? मैं उम्र भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ठीक है, मौदाम डी बोइस ट्रेसी ने मुझसे अपनी एक सहेली के लिए, जो गांव में रहती है, एक भरोसेमंद दासी के बारे में पूछा था। अगर तुम इस लड़की की गारंटी दे सको। मोन्सियर, मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी वफादारी से काम करूंगी, किटी भावुक होकर बोली। एरामिस ने एक पत्र लिखा और किटी को दे दिया। अब किटी, डार्टेनन बोला, हमारा यहाँ से निकलना ही बेहतर है। हम फिर मिलेंगे। मोन्सियर शवलियर, मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी, किटी बोली। पता नहीं ये वफादारी कहाँ कहाँ जाकर अपना घर बनाती है, एथोस बुदबुदाए। किटी को विदा करने के बाद डार्टेनन और आथोस अंगूठी गिरवी रखने गए। उन्हें आसानी से 300 पिस्टोल्स मिल गए। यहूदी साहूकार ने कहा कि अगर वे इसे बेच दें तो वह 500 पिस्तौल देगा।
सिर्फ 3 घंटों में उन्होंने अथोस का पूरा साजो सामान खरीद लिया। अथोस एक सच्चे रईस थे। उन्हें जो पसंद आता वे बिना मोल भाव किए उसकी कीमत चुका देते। टार्टिनन रोकना चाहता था, पर अथोस ने मुस्कुराते हुए उसे समझा दिया कि एक राजकुमार जैसी शख्सियत मोल भाव नहीं करती। उन्होंने एक शानदार काले रंग का अंडालूसी घोड़ा खरीदा, जिसकी कीमत 1000 लीवर थी। ग्रिमाउड के लिए 300 लीवर में एक घोड़ा लिया गया। जब सारा सामान खरीदा जा चुका था, तो आथोस के पास एक भी सिक्का नहीं बचा। साहूकार ने अंगूठी खरीदने के लिए कितने कहे थे? अथोस ने पूछा। 500 पिस्तौल, यानी 200 और 100 तुम्हारे 100 मेरे। यह तो हमारे लिए बड़ी दौलत होगी। जाओ डार्टेनन, उसे अंगूठी बेच दो। वह अंगूठी सिर्फ कड़वी यादें ही दिलाएगी। सोच लीजिए एथोस, वक्त की जरूरत पैसे हैं और हमें बलिदान देना सीखना होगा। जाओ। आधे घंटे बाद डार्टेनन 2000 लीवर लेकर वापस आया। इस तरह अथोस ने बिना खुद को तकलीफ दी अपने साजो सामान का इंतजार खत्म किया। अध्याय 39। एक स्वप्न समान दृश्य। शाम के 4 बजे चारों मित्र आथोस के घर पर इकट्ठा हुए। साजो सामान की उनकी सारी चिंता अब मिट चुकी थी और हर चेहरे पर सिर्फ अपनी अपनी गुप्त परेशानियों की झलक थी। आखिर वर्तमान की हर खुशी के पीछे भविष्य का एक अनजाना डर छिपा ही होता है। तभी अचानक प्लेंचेट अंदर आया। उसके हाथ में डार्टेनन के लिए 2 पत्र थे। एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिसे बड़ी नज़ाकत से मोड़ा गया था। उस पर हरे रंग की मोम वाली एक सुंदर मुहर लगी थी, जिस पर जैतून की शाखा लिए हुए एक कबूतर की आकृति बनी थी। दूसरा एक बड़ा और चौकोर लिफाफा था, जिस पर हिज एमिनेंस कार्डिनल ड्यूक के खौफनाक राजसी निशान चमक रहे थे। उस छोटी चिट्ठी को देखते ही डार्टेनन का दिल उछल पड़ा। उसे लगा कि वह यह लिखावट पहचानता है। हालांकि उसने यह लिखावट पहले सिर्फ एक बार देखी थी, लेकिन उसकी याद उसके दिल की गहराइयों में अब भी ताज़ा थी। उसने बड़ी बेताबी से उस छोटी चिट्ठी को खोला। पत्र में लिखा था, आने वाले गुरुवार को शाम 6 से 7 बजे के बीच चालियों की सड़क पर रहना। वहां से गुजरने वाली बग्घियों को ध्यान से देखना। लेकिन अगर तुम्हें अपनी या अपने चाहने वालों की जान की फिक्र है, तो एक शब्द भी मत बोलना। कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे किसी को लगे कि तुमने उसे पहचान लिया है, जो सिर्फ एक पल के लिए तुम्हें देखने की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं थे। ये एक जाल है, एथोस ने शांत स्वर में कहा। डार्टेनन, आप वहां मत जाइए। लेकिन डार्टेनन ने जोश में जवाब दिया, मुझे यकीन है कि मैं यह लिखावट पहचानता हूं। यह नकल भी हो सकती है, अथोस बोले। शाम 6 से 7 के बीच चयो की सड़क बिल्कुल सुनसान होती है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पर अगर हम सब साथ चलें तो? डार्टेनन ने तर्क दिया। लानत है, हम 4 यार, हमारे 4 नौकर, घोड़े और हथियार, भला कोई हमें कैसे निगल जाएगा? और फिर ये हमारे नए साजो सामान को दिखाने का भी तो एक बेहतरीन मौका है, पोर्थोस ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। लेकिन अगर ये पत्र किसी महिला का है, एरामिस ने अपनी कोमल आवाज में कहा, और वह महिला नहीं चाहती कि उसे कोई देखे, तो याद रखिए डार्टेनन, आप उसे जोखिम में डाल रहे हैं। ये एक सज्जन का व्यवहार नहीं है। हम थोड़े फासले पर रहेंगे, पोर्थोस बोला, और वह अकेला आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन सरपट दौड़ती बग्घी से पिस्तौल की गोली चलाना बहुत आसान है, अथोस ने चेतावनी दी। छोड़िए भी, डार्टेनन ने कहा, वे चूक जाएंगे, और अगर उन्होंने गोली चलाई तो हम बग्घी का पीछा करेंगे और जो भी अंदर होगा उसे खत्म कर देंगे। वे यकीनन दुश्मन ही होंगे। वह सही कह रहा है, पोर्थोस गरजा। लड़ाई, वैसे भी हमें अपने नए हथियारों को आजमाना ही चाहिए। चलो इस रोमांच का आनंद लेते हैं, एरामिस ने अपनी चिरपरिचित बेपरवाही से कहा। जैसा आप चाहें, अथास ने सहमति दी। सज्जनों, डार्टेनन ने घड़ी देखते हुए कहा, 4:30 बज चुके हैं। हमारे पास 6 बजे तक चालियों पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त है, और अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो कोई हमें देख नहीं पाएगा, पोर्थोस बोला, और यह बड़े अफसोस की बात होगी। आइए दोस्तों, तैयार हो जाइए। लेकिन यह दूसरा पत्र, अथोस ने टोकते हुए कहा, आप इसे भूल रहे हैं। इसकी मुहर बताती है कि इसे खोला जाना चाहिए। मेरे ख्याल से डार्टेनन, यह उस कागज के टुकड़े से कहीं ज्यादा जरूरी है, जिसे आपने बड़ी चतुराई से अपने सीने में छिपा लिया है। डार्टेनन शर्म से लाल हो गया।
ठीक है, उसने कहा। देखते हैं कि हिज एमिनेंस का क्या हुक्म है। डार्टेनन ने मुहर तोड़ी और पढ़ा, मॉन्सियर डार्टेनन, किंग्स गार्ड्स, डेस्सेसार्ट कंपनी, आज शाम 8 बजे पले कार्डिनल में आपकी प्रतीक्षा है। एल.ए. होदिनियर, कैप्टन ऑफ द गार्ड्स। लानत है, अथोस बोले। ये मुलाकात तो पहले वाली से कहीं ज्यादा गंभीर है। मैं पहली मुलाकात के बाद दूसरी में चला जाऊंगा, डार्टेनन ने कहा। एक 7 बजे है, दूसरी 8 बजे, दोनों के लिए वक्त मिल जाएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं जाता, एरमिस ने राय दी। एक बहादुर शूरवीर किसी महिला का बुलावा नहीं ठुकरा सकता, लेकिन एक समझदार सज्जन हिज एमिनेंस के पास जाने से मना कर सकता है, खासकर तब जब उसे पता हो कि उसे वहां तारीफें सुनने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैं एरमिस की बात से सहमत हूँ, पोर्थोस ने साथ दिया। सज्जनों, डार्टेनन ने दृढ़ता से कहा, मुझे पहले भी मॉन्सियर डी का वॉइस के जरिए ऐसा ही न्योता मिला था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अगले ही दिन मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ। कॉन्स्टेंस गायब हो गई। नतीजा जो भी हो, मैं जाऊंगा। अगर आपने फैसला कर लिया है, अथोस बोले, तो जरूर जाइए। लेकिन अगर उन्होंने आपको बेस्टिल की जेल में डाल दिया तो? आरामिस ने पूछा। तो आप लोग मुझे वहां से निकाल लेंगे, डार्टेनन ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, हम ऐसा ही करेंगे, एरमिस और पोर्थोस ने बड़ी तेजी से जवाब दिया, मानो जेल तोड़ना दुनिया का सबसे आसान काम हो। हम आपको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि हमें परसों निकलना है, तो बेहतर होगा कि आप बस्तिल का जोखिम न उठाएं। एक काम करते हैं, अथोस ने योजना बनाई। हम उसे पूरी शाम अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम तीनों महल के अलग अलग दरवाजों पर तैनात रहेंगे और हमारे पीछे 3-3 मस्कटियर्स छिपे होंगे। अगर हमने कोई संदिग्ध बंद बग्घी बाहर निकलते देखी तो हम उस पर टूट पड़ेंगे। कार्डिनल के गार्ड्स के साथ भिड़े हुए बहुत वक्त हो गया है। मॉन्सियर डे त्रेविल को लगता होगा कि हम मर चुके हैं। यकीनन, आथोस, एरामिस मुस्कुराया। आपको तो सेना का जनरल होना चाहिए था। दोस्तों, इस योजना के बारे में क्या ख्याल है? शानदार, सब एक साथ चिल्लाए। ठीक है, पोर्थोस बोला, मैं होटल की ओर दौड़ता हूं और अपने साथियों को 8 बजे तक तैयार रहने के लिए कहता हूं। मुलाकात की जगह, प्लेस डू पले कार्दिनाल। तब तक तुम लोग नौकरों से कहो कि घोड़ों पर जीन कसें। मेरे पास घोड़ा नहीं है, डार्टेनन ने याद दिलाया, पर कोई बात नहीं, मैं मोन्सियर डी ट्रिविल के अस्तबल से एक ले लूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, एरमिस ने कहा। आप मेरा एक घोड़ा ले सकते हैं। आपका एक घोड़ा? आपके पास भला कितने घोड़े हैं? डार्टेनन ने हैरानी से पूछा। 3, एरमिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कसम से, अथोस बोले, आप पूरे फ्रांस के सबसे बेहतरीन सवारी वाले कवि हैं। लेकिन मेरे प्यारे अरमेस, आपको 3 घोड़ों की क्या जरूरत? मुझे समझ नहीं आता कि आपने 3 क्यों खरीदे। मैंने सिर्फ 2 खरीदे थे, एरमिस ने सफाई दी। तो क्या तीसरा आसमान से टपका? नहीं, तीसरा घोड़ा आज सुबह ही एक सादे लिबास वाले अस्तबल सेवक ने पहुंचाया है। उसने यह नहीं बताया कि वह किसकी सेवा में है, बस इतना कहा कि उसे अपने मालिक से हुक्म मिला है, या शायद अपनी मालकिन से। डार्टनन ने बात काटी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरामिस शर्माते हुए बोला। उसने बस इतना कहा कि उसे अपने मालिक या मालकिन से आदेश मिला है कि वह इस घोड़े को मेरे अस्तबल में खड़ा कर दे, बिना यह बताए कि यह आया कहाँ से है। ऐसी बातें सिर्फ कवियों के साथ ही होती हैं, अथॉस ने बड़ी गंभीरता से कहा। खैर, यह तो बहुत अच्छी बात है, डार्टेनन ने कहा। आप कौन सा घोड़ा चलाएंगे, जो आपने खरीदा है या जो आपको तोहफे में मिला है? बेशक वही जो मुझे तोहफे में मिला है, डार्टेनन। आप ये सोच भी नहीं सकते कि मैं उस अनामदाता का ऐसा अपमान करूंगा। अनामदाता या रहस्यमयी परोपकारी महिला, एथोस ने चुटकी ली। तो जो घोड़ा आपने खरीदा है वह आपके लिए बेकार हो जाएगा? लगभग वैसा ही समझो। और उससे आपने खुद चुना था? बड़ी बारीकी से। आप तो जानते हैं, सवार की सुरक्षा घोड़े की नस्ल पर टिकी होती है। तो फिर वह घोड़ा मुझे दे दीजिए, उसी कीमत पर जो आपको पड़ी थी। मैं खुद आपसे यही कहने वाला था मेरे प्यारे डार्टेनन। आप आराम से मुझे पैसे चुका देना। कितने का था? 800 लीवर। ये रहे 40 डबल पिस्तौल। मेरे दोस्त, डार्टेनन ने अपनी जेब से रकम निकालते हुए कहा। मैं जानता हूं आपको आपकी कविताओं के लिए इसी मुद्रा में भुगतान मिला था। तो आप अमीर हो गए हैं? अरामिस ने पूछा। अमीर? मेरे दोस्त, मैं सबसे अमीर हूं। और डार्टेनन ने अपनी जेब में बचे हुए सिक्कों को खनखनाया। 15 मिनट बाद पोर्थोस रूफेरो के सिरे पर,
अपनी शानदार घोड़ी पर नजर आया। मॉस्कटॉन उसके पीछे एक छोटे पर सुंदर घोड़े पर था। पोर्थोस गर्व और खुशी से चमक रहा था। उसी समय सड़क के दूसरे सिरे से अरामिस एक आलीशान अंग्रेजी नस्ल के घोड़े पर आता दिखा। बजिन उसके पीछे था, जो लगाम थामे हुए एक मजबूत घोड़ा साथ ला रहा था। यही डार्टेनन की सवारी थी। चारों घुड़सवार आगे बढ़े। अथोस उस घोड़े पर थे जो उन्हें एक स्त्री की बदौलत मिला था। एरमिस अपनी माशूका के दी घोड़े पर, पोर्थोस वकील की पत्नी के दी घोड़े पर, और डार्टेनन अपनी अच्छी किस्मत के घोड़े पर, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन माशूका है। नौकर उनके पीछे पीछे थे। जैसा कि पोर्थोस ने सोचा था, उनकी सवारी ने लोगों पर गहरा असर डाला। लूव्र के पास उनकी मुलाकात मोन्सियर दे त्रेविल से हुई, जो सेंट जर्मैन से लौट रहे थे। उन्होंने मस्कटियर्स की तारीफ की, जिससे वहां तमाशबीनों की भीड़ लग गई। डार्टेनन ने मौके का फायदा उठाकर ट्रेविल को कार्डिनल के राजसी निशान वाले उस पत्र के बारे में बताया। जाहिर है, उसने दूसरे पत्र का जिक्र तक नहीं किया। ट्रेविल ने उसके जाने के फैसले का समर्थन किया और वादा किया कि अगर कल तक वह वापस नहीं आया तो वे खुद उसे ढूंढने निकलेंगे। तभी घड़ी ने 6 बजाए। चारों दोस्तों ने इजाजत ली और तेजी से चालियों की सड़क की ओर निकल पड़े। दिन ढल रहा था और बग्घियां आ जा रही थीं। डार्टेनन अपने दोस्तों से थोड़ा फासला बनाकर हर गुजरती बग्घी को गौर से देख रहा था। 15 मिनट बाद, जब शाम का धुंधलका गहराने ही वाला था, सेवरे की ओर से तेज रफ्तार में एक बग्घी आती दिखी। डार्टेनन को अचानक एहसास हुआ कि यह वही बग्घी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक स्त्री का सिर खिड़की से बाहर निकला। उसने अपने होंठों पर 2 उंगलियां रखी थीं, मानो खामोश रहने के लिए कह रही हो या कोई चुंबन भेज रही हो। डार्टेनन के मुंह से खुशी की एक दबी हुई चीख निकल गई। ये औरत, या यूं कहें कि ये माया, क्योंकि बग्घी किसी दृश्य की तरह ओझल हो गई, मादाम बोनासिए थीं। न चाहते हुए भी डार्टेनन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और बग्घी के करीब पहुंच गया, लेकिन खिड़की पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वह चेहरा गायब हो चुका था। उसे पत्र की चेतावनी याद आई। अगर अपनी जान की फिक्र है तो स्थिर रहना, जैसे कुछ देखा ही ना हो। वह वहीं रुक गया, कांपता हुआ। वह अपने लिए नहीं, बल्कि उस बेचारी महिला के लिए डर रहा था, जिसने सिर्फ एक झलक के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। बग्घी पेरिस की ओर बढ़ी और ओझल हो गई। डार्टेनन वहीं सुनना खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह कॉन्स्टेंस थी और पेरिस लौट रही थी, तो यह भागती हुई मुलाकात क्यों? यह सिर्फ नजरों का इशारा क्यों? और अगर वह नहीं थी, तो क्या यह उसके खिलाफ कोई नई साजिश थी? 7:30 बज चुके थे। बग्घी तय समय से 20 मिनट देरी से आई थी। दोस्तों ने उसे याद दिलाया कि उसे पले कार्दनाल जाना है। वे पले कार्दनाल के पास पहुंचे, जहां 12 मस्कटियर्स पहले से इंतजार कर रहे थे। डार्टेनन मस्कटियर्स के बीच काफी लोकप्रिय था। सब उसे अपना आने वाला साथी मानते थे, इसलिए हर कोई उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। अथोस ने उन्हें 3 समूहों में बांट दिया। एरमिस, पोर्थोस और अथोस खुद अलग अलग दरवाजों पर पहरा देने लगे। डार्टेनन अकेले मुख्य फाटक से अंदर दाखिल हुआ। हालांकि उसे पता था कि उसके दोस्त बाहर खड़े हैं, फिर भी सीढ़ियां चढ़ते हुए वह थोड़ा घबराया हुआ था। मिलेडी के साथ उसने जो किया था, वह एक तरह का धोखा था, और वह जानता था कि उस औरत और कार्डिनल के बीच गहरे राजसी संबंध हैं। इसके अलावा डी वॉर्ड्स, जिसका उसने बुरा हाल किया था, वह भी हिज एमिनेंस का खास आदमी था। अगर डी वॉर्डेस ने सब कुछ बता दिया होगा, और अगर उसने मुझे पहचान लिया होगा दोस्त, तो समझो मैं गया काम से। डार्टेनन ने मन ही मन सोचा। पर कार्डिनल ने अब तक इंतजार क्यों किया? साफ है, मिलेडी ने उस मासूमियत भरे चेहरे के साथ मेरी शिकायत की होगी, जिससे वह सबका दिल जीत लेती है। वह वेटिंग रूम में पहुंचा, जहां कार्डिनल के 5-6 गार्ड्स बैठे थे। उन्होंने डार्टेनन को पहचान लिया, वही जिसने जुसैक को घायल किया था। वे उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगे। यह मुस्कान डार्टेनन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। तभी एक सेवक आया और उसे अंदर आने का इशारा किया। डार्टेनन ने देखा कि गार्ड्स आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे। वह एक लंबे गलियारे से गुजरा, एक भव्य हॉल पार किया और एक लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। वहां उसने एक व्यक्ति को देखा, जो डेस्क पर बैठा कुछ लिख रहा था। सेवक उसे छोड़कर चला गया। डार्टेनन वहीं खड़ा होकर उस व्यक्ति को गौर से देखने लगा। पहले उसे लगा कि वह कोई जज है
जो कागज़ात देख रहा है। लेकिन फिर उसने गौर किया कि वह व्यक्ति कुछ पंक्तियाँ लिख रहा था और उँगलियों पर शब्दों को गिन रहा था। डार्टेनन समझ गया कि वह एक कवि के सामने खड़ा है। कुछ पलों बाद कवि ने अपनी पांडुलिपि बंद की, जिसके कवर पर लिखा था, मीरा में 5 अंकों वाली एक त्रासदी, और अपना सिर उठाया। डार्टेनन ने कार्डिनल को पहचान लिया। अध्याय 40। एक खौफनाक नजारा। कार्डिनल ने अपनी पांडुलिपि पर कोहनी टिकाई, अपना गाल हथेली पर रखा और एक पल के लिए उस नौजवान को बड़ी गौर से देखा। कार्डिनल डी रिचेलियो जैसी भेदी नजर शायद ही किसी और की रही हो। डार्टेनन को लगा जैसे वह नजर किसी बुखार की तरह उसकी रगों में दौड़ रही है। फिर भी उसने खुद को संभाले रखा। उसने अपना हैट हाथ में लिया और हिज एमिनेंस की इच्छा का इंतजार करने लगा। न तो वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में था और न ही बहुत ज्यादा डरा हुआ। मॉन्सियर, कार्डिनल बोले, क्या आप बर्न के डार्टेनन परिवार से हैं? जी हाँ, मॉन्सियर, नौजवान ने जवाब दिया। तरबेस और उसके आसपास डार्टेनन परिवार की कई शाखाएं हैं। कार्डिनल ने कहा, आप किस शाखा से ताल्लुक रखते हैं? मैं उनका बेटा हूं, जिन्होंने महान राजा हेनरी के शासनकाल में धार्मिक युद्धों में सेवा की थी, जो हमारे वर्तमान राजा के पिता थे। यह अच्छी बात है। तो आप ही हैं जो 7-8 महीने पहले अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने देश से राजधानी आए थे? जी हाँ, मॉन्सियर। आप मॉन्सियर के रास्ते आए थे, जहां आपके साथ कुछ घटा था। मुझे ठीक से तो नहीं पता कि क्या, पर कुछ तो हुआ था। मॉन्सियर, डार्टेनन बोला, मेरे साथ ये हुआ था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कार्डिनल ने मुस्कुराते हुए बात काटी। उनकी मुस्कान बता रही थी कि वे वह कहानी उतनी ही अच्छी तरह जानते हैं, जितनी वह इंसान जो सुनाना चाहता था। आपको मॉन्सियर डी ट्रिविल के पास जाने की सलाह दी गई थी, है ना? जी हाँ, मॉन्सियर, पर मोंग के उस बदकिस्मत हादसे में वह पत्र खो गया था, हिज एमिनेंस ने जवाब दिया। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मॉन्सियर द त्रेविल चेहरों को पहचानने के उस्ताद हैं। वे इंसान को पहली नज़र में जान लेते हैं। उन्होंने आपको अपने साले मॉन्सियर डेसेसार्ट की कंपनी में रखवा दिया और आपको यह उम्मीद दी कि एक न एक दिन आप मस्कटियर्स में ज़रूर शामिल होंगे। मॉन्सियर को बिल्कुल सही जानकारी मिली है, डार्टेनन ने कहा। उसके बाद से आपके साथ बहुत कुछ हुआ है। आप एक दिन शटरियों के पीछे टहल रहे थे, जबकि आपके लिए कहीं और होना बेहतर होता। फिर आप अपने दोस्तों के साथ फोर्ज के झरनों की यात्रा पर निकले। वे रास्ते में रुक गए, पर आपने अपनी यात्रा जारी रखी। यह सब बहुत साफ है, आपका इंग्लैंड में कुछ काम था। मॉन्सियर, डार्टन बुरी तरह घबराते हुए बोला, मैं वहां गया था। विंडसर विंडसर में शिकार करने या कहीं और, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मुझे यह सब पता है, क्योंकि हर चीज़ की खबर रखना मेरा काम है। आपकी वापसी पर एक महान हस्ती ने आपका स्वागत किया और मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आपने उनकी दी हुई निशानी को संभाल कर रखा है। डार्टनन का हाथ तुरंत रानी के उस हीरे पर गया जो उसने पहन रखा था। उसने तेजी से पत्थर को हथेली की ओर घुमा लिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके अगले दिन कौवा आपसे मिलने आया था, कार्डिनल ने जारी रखा। वह आपको महल बुलाने आया था। आपने उस बुलावे का मान नहीं रखा और आपने गलत किया। मॉन्सियर, मुझे लगा कि मैं आपकी नज़रों में गिर चुका हूं। ऐसा कैसे हो सकता है मॉन्सियर? आप अपनी नज़रों में तब कैसे गिर सकते हैं जब आपने अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा समझदारी और बहादुरी से किया है। मैं उन लोगों को सजा देता हूं जो आज्ञा नहीं मानते, उन लोगों को नहीं जो आपकी तरह आज्ञा का पालन करते हैं, बल्कि जरूरत से ज्यादा अच्छे से। सबूत के तौर पर उस तारीख को याद कीजिए जिस दिन मैंने आपको बुलाया था और अपने दिमाग पर जोर डालिए कि उसी रात आपके साथ क्या हुआ था। वही शाम थी जब मैडम बोनासियो का अपहरण हुआ था। डार्टेनन कांप उठा। उसे याद आया कि पिछले आधे घंटे के भीतर ही वह बेचारी महिला उसके पास से गुजरी थी, यकीनन उसी ताकत के हाथों जिसने उसे पहले गायब किया था। खैर, कार्डिनल ने आगे कहा, चूंकि पिछले कुछ समय से मुझे आपकी कोई खबर नहीं मिली थी, तो मैं जानना चाहता था कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे भी आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए। आपने खुद गौर किया होगा कि हर मुश्किल घड़ी में आपका कितना ख्याल रखा गया है। डार्टेनन ने सम्मान से सिर झुकाया। वह, कार्डिनल बोले,
सिर्फ़ न्याय की भावना से नहीं था, बल्कि उस योजना की वजह से था जो मैंने आपके लिए बनाई है। डार्टेनन की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। मैं आपको यह योजना उसी दिन समझाना चाहता था जब मैंने पहली बार बुलाया था, पर आप नहीं आए। खुशकिस्मती से इस देरी से कुछ बिगड़ा नहीं है और अब आप इसे सुनेंगे। यहाँ मेरे सामने बैठ जाइए डार्टेनन। आप इतने बड़े सज्जन तो हैं ही कि खड़े होकर ना सुने। और कार्डिनल ने उँगली से कुर्सी की ओर इशारा किया। नौजवान इतना हैरान था कि उसने बैठने से पहले उनके दूसरे इशारे का इंतज़ार किया। आप बहादुर हैं, मोंसियर डार्टिनन, हिज एमिनेंस ने कहा। आप समझदार भी हैं, जो कि और भी अच्छी बात है। मुझे दिमाग और दिल वाले लोग पसंद हैं। डरिए मत। वे मुस्कुराए। दिल वाले लोगों से मेरा मतलब बहादुर लोगों से है, लेकिन आप अभी बहुत जवान हैं। आपने अभी इस दुनिया में कदम ही रखा है और आपके कई ताकतवर दुश्मन हैं। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, तो वे आपको तबाह कर देंगे। अफ़सोस मोंसियर, नौजवान ने जवाब दिया। वे मुझे बहुत आसानी से तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत मज़बूत हैं और उन्हें बड़ा समर्थन हासिल है, जबकि मैं अकेला हूँ। हाँ, ये सच है, पर अकेले होने के बावजूद आपने बहुत कुछ कर दिखाया है और मुझे यकीन है कि आप और भी बहुत कुछ करेंगे। फिर भी मेरा मानना है कि आपको इस जोखिम भरे सफ़र में एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप पेरिस अपनी किस्मत बनाने का बड़ा सपना लेकर आए थे। मैं उस उम्र में हूँ जहाँ सपने बड़े और बेहिसाब होते हैं, मोंसियर, डार्टनन ने कहा। बड़े सपने सिर्फ बेवकूफ़ों के लिए होते हैं, मोंसियर, और आप एक समझदार इंसान हैं। अब बताइए, अगर मैं आपको अपने गार्ड्स में एक एनसिन का पद दूँ और इस युद्ध अभियान के बाद एक पूरी कंपनी सौंप दूँ, तो आप क्या कहेंगे? आह! मोंसियर, आप इसे स्वीकार करते हैं, है ना? मोंसियर, डार्टनन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। क्या? आप इनकार कर रहे हैं? कार्डिनल ने हैरानी से पूछा। मोंसियर, मैं राजा के गार्ड्स में हूँ और मुझे वहाँ कोई शिकायत नहीं है। पर मुझे तो लगता है कि मेरे अपने गार्ड्स भी राजा के ही गार्ड्स हैं और जो कोई भी फ्रांसीसी सेना में सेवा करता है, वह राजा की ही सेवा करता है। मोंसियर, आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। आपको एक बहाना चाहिए, है ना? मैं समझता हूँ। खैर, आपके पास ये बहाना है, तरक्की, शुरू होने वाला युद्ध अभियान। वह मौका जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये तो दुनिया को बताने के लिए है। और जहाँ तक आपकी बात है, तो आपको संरक्षण की ज़रूरत है। मोंसियर डार्टेनन, आपको पता होना चाहिए कि मुझे आपके खिलाफ बहुत गंभीर शिकायतें मिली हैं। आप अपना दिन और रात पूरी तरह राजा की सेवा में नहीं लगाते। डार्टेनन शर्म से लाल हो गया। हकीकत में, कार्डिनल ने कागजों के एक ढेर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे पास यहाँ आपके बारे में पूरी फाइल मौजूद है। मैं जानता हूँ कि आप एक दृढ़ इरादों वाले इंसान हैं और अगर आपकी सेवाओं को सही दिशा दी जाए, तो वे आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आइए, सोचिए और फैसला कीजिए। आपकी उदारता ने मुझे निरुत्तर कर दिया है, मोंसियर, डार्टनन ने जवाब दिया, और मुझे आपकी महानता के सामने खुद का वजूद मिट्टी के कीड़े जैसा महसूस हो रहा है। पर चूंकि मोंसियर मुझे खुलकर बोलने की इजाज़त दे रहे हैं। डार्टन रुका। हाँ, बोलिए। तो मैं ये कहने की हिम्मत करूंगा कि मेरे सभी दोस्त राजा के मस्कटियर्स और गार्ड्स में हैं और एक अजीब सी बदकिस्मती की वजह से मेरे दुश्मन आपकी सेवा में हैं। इसलिए अगर मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, तो मुझे यहाँ भी नफरत मिलेगी और वहाँ भी। क्या आपके मन में यह अहंकार भरा विचार है कि मैंने आपको आपकी काबिलियत के बराबर प्रस्ताव नहीं दिया? कार्डिनल ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पूछा। मॉन्सियर, आप मेरे प्रति ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मेहरबान हैं और इसके उलट मुझे लगता है कि मैंने खुद को आपकी इस उदारता के काबिल साबित नहीं किया है। ला रोशेल का घेराव फिर से शुरू होने वाला है, मॉन्सियर। मैं आपकी आंखों के सामने अपनी सेवा दूंगा और अगर मैं उस घेराव में कोई ऐसा काम कर सका जो आपका ध्यान खींच सके, तो कम से कम मेरे पास आपके संरक्षण को सही ठहराने के लिए कोई बहादुरी का कारनामा तो होगा। हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है, मॉन्सियर। भविष्य में शायद मुझे खुद को सौंपने का हक होगा। अभी तो ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद को बेच रहा हूँ। यानी आप मेरी सेवा करने से इनकार करते हैं, मोंसियर? कार्डिनल ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, जिसमें एक तरह का सम्मान भी छिपा था। तो ठीक है, आज़ाद रहिए और अपनी नफ़रत और अपनी सहानुभूति को सँभाल कर रखिए। मोंसियर? खैर, खैर, कार्डिनल बोले, मैं आपका बुरा नहीं चाहता,
पर आपको पता होना चाहिए कि अपनों की रक्षा करना और उन्हें इनाम देना ही काफ़ी मुश्किल काम है। हम अपने दुश्मनों के कर्ज़दार नहीं हैं और मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा। मोंसियर डार्टेनन, क्योंकि जिस पल मैंने अपना हाथ आपके पीछे से हटाया, मैं आपकी जान के लिए एक फूटी कौड़ी भी दाँव पर नहीं लगाऊँगा। मैं अपनी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूँगा मोंसियर, गैस्कन ने गरिमापूर्ण आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। याद रखिएगा, भविष्य में किसी खास मोड़ पर अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, रिशेल्यू ने एक गहरे अर्थ के साथ कहा, कि यह मैं ही था जो आपको ढूंढने आया था और मैंने वह सब कुछ किया जो इस हादसे को रोकने के लिए मेरे बस में था। नतीजा जो भी हो, डार्टेनन ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए सिर झुकाया। मेरे मन में आपके प्रति हमेशा गहरा आभार रहेगा, जो आपने आज मेरे लिए किया है। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही हो मॉन्सियर डार्टेनन। हम इस युद्ध अभियान के बाद फिर मिलेंगे। मेरी नज़र आप पर रहेगी, क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा। कार्डिनल ने अपनी उस शानदार आर्मर की ओर इशारा किया, जो उन्हें पहननी थी, और हमारी वापसी पर खैर हम अपना हिसाब बराबर करेंगे। आह! मोंसियर, डार्टेन ने चिल्लाया, मुझ पर अपनी नाराज़गी का बोझ मत डालिए। अगर आप देखें कि मैं एक बहादुर इंसान की तरह काम कर रहा हूँ, तो मोंसियर बस तटस्थ रहिएगा। नौजवान, रिशेल्यू बोले, अगर भविष्य में मैं आपसे वह कह सका, जो मैंने आज कहा है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं वैसा ज़रूर करूँगा। रिशेल्यू के इन आखिरी शब्दों में एक खौफनाक संशय छिपा था। इसने डार्टेनन को किसी धमकी से भी ज़्यादा डरा दिया, क्योंकि यह एक चेतावनी थी। कार्डिनल उसे किसी ऐसे खतरे से बचाना चाह रहे थे जो उस पर मंडरा रहा था। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, पर कार्डिनल ने उसे जाने का इशारा कर दिया। डार्टेनन बाहर निकला, पर दरवाजे पर पहुंचते ही उसका हौसला जवाब देने लगा। उसका मन हुआ कि वह वापस लौट जाए। तभी उसके दिमाग में अथोस का वह गंभीर और शालीन चेहरा कौंधा। अगर उसने कार्डिनल के साथ वह समझौता कर लिया होता, तो आथोस उससे कभी हाथ नहीं मिलाते। आथोस उसे त्याग देते। यही वह डर था जिसने उसे रोक लिया। एक महान व्यक्तित्व का अपने आसपास के लोगों पर कितना गहरा असर होता है, ये इसका प्रमाण था। डार्टेनन सीढ़ियों से नीचे उतरा, जहां अथोस और बाकी तीनों मस्केटियर्स बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। डार्टेनन ने एक शब्द में उन्हें शांत किया, और प्लेंशे बाकी पहरेदारों को यह बताने दौड़ा कि अब पहरा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मालिक पले कार्डिनल से सही सलामत बाहर आ गया है। घर पहुंचकर अथोस, एरामिस और पोर्थोस ने इस अजीब मुलाकात की वजह पूछी, पर डार्टेनन ने सिर्फ इतना बताया कि मोंसियर दे रिशलियो ने उसे अपने गार्ड्स में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था और उसने उसे ठुकरा दिया। और आपने बिल्कुल सही किया, एरामिस और पोर्थोस एक साथ चिल्लाए। अथोस गहरी सोच में पड़ गए और कुछ नहीं बोले। पर जब वे अकेले हुए, तो वे बोले, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था डार्टेनन, पर शायद तुमने गलत किया। डार्टेनन ने एक ठंडी आह भरी, क्योंकि यह आवाज उसके अपने दिल की आवाज थी, जो कह रही थी कि भविष्य में उस पर बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। अगला पूरा दिन प्रस्थान की तैयारी में बीता। डार्टेनन मॉन्सियर डी ट्रिविल से विदा लेने गया। उसी रात मॉन्सियर डेसार्ट और मॉन्सियर डी ट्रिविल की कंपनियों के वे सभी साथी इकट्ठा हुए, जो आपस में गहरे दोस्त थे। वे इस उम्मीद में बिछड़ रहे थे कि अगर खुदा ने चाहा तो वे फिर मिलेंगे। वह रात काफी हंगामेदार रही। ऐसी स्थितियों में आने वाली चिंताओं से सिर्फ बेपरवाही से ही लड़ा जा सकता है। सुबह के बिगुल की पहली आवाज के साथ ही दोस्त अलग हो गए। मस्केटियर्स मॉन्सियर डी ट्रिविल के होटल की ओर लपके, और गार्ड्स मॉन्सियर डेसार्ट के होटल की ओर। इसके बाद कप्तान अपनी कंपनियों को लेकर लवरे पहुंचे, जहां राजा ने सेना का मुआयना किया। राजा उदास थे और बीमार लग रहे थे। हकीकत में पिछली शाम उन्हें बुखार चढ़ गया था। फिर भी उन्होंने मुआयने पर जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद इस अनुशासन से वे उस बीमारी को हरा सकें जो उन्हें जकड़ रही थी। मुआयना खत्म होने के बाद गार्ड्स ने अपना मार्च शुरू किया। मस्कटियर्स राजा का इंतजार कर रहे थे, जिससे पोर्थोस को अपनी शानदार वर्दी में रू ओजॉर्स का एक चक्कर लगाने का वक्त मिल गया। वकील की पत्नी ने उसे अपनी नई वर्दी और सुंदर घोड़े पर गुजरते देखा।
वह पोर्थोस को इतना प्यार करती थी कि उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती थी। उसने उसे घोड़े से उतरकर पास आने का इशारा किया। पोर्थोस बेमिसाल लग रहा था। उसके स्पर्श खनक रहे थे, उसका जरबख्तर चमक रहा था और उसकी तलवार उसकी मजबूत टांगों से टकराकर शान से गूंज रही थी। इस बार क्लर्कों की हंसने की हिम्मत नहीं हुई। मस्कटियर मोंसियर कोकनाड से मिला। बूढ़े वकील की छोटी आंखें अपने इस चचेरे भाई की चमक धमक देखकर गुस्से से जल रही थीं। फिर भी उसे मन ही मन एक तसल्ली थी। सबको लग रहा था कि यह युद्ध अभियान बहुत खौफनाक होगा। उसने मन ही मन दुआ की कि शायद यह प्यारा रिश्तेदार मैदान ए जंग में मारा जाए। पोर्टोस ने उसे विदा कहा। मादाम कॉकनार्ड अपने आंसू नहीं रोक पाई। असली विदाई मादाम कॉकविनार्ड के कमरे में हुई। वह दिल तोड़ देने वाली थी। जब तक वह उसे अपनी आंखों से देख सकी, वह खिड़की से अपना रुमाल हिलाती रही, यहाँ तक कि वह खिड़की से इतना बाहर झुक गई कि लोगों को लगा वह खुद को नीचे गिरा देगी। पोर्थोस ने इन सब भावनाओं को एक ऐसे इंसान की तरह स्वीकार किया जो इनका आदी था। बस गली के मोड़ पर पहुंचकर उसने शान से अपना हैट उठाया और विदा का इशारा किया। दूसरी तरफ अरमिस ने एक लंबा खत लिखा। किसके नाम? किसी को नहीं पता। किटी, जो उसी शाम टूर के लिए निकलने वाली थी, बगल के कमरे में इंतजार कर रही थी। अतुस ने अपनी स्पेनिश शराब की आखिरी बोतल खाली की। इधर डार्टेनन अपनी कंपनी के साथ आगे बढ़ रहा था। फूबर्ग सेंट एंटोनी पहुंचकर उसने मुड़कर बेस्टिल की जेल की ओर देखा, पर उसका ध्यान सिर्फ जेल पर था। उसने मिलेडी को नहीं देखा। मिलेडी, एक सुनहरे भूरे रंग के घोड़े पर सवार, अपनी उंगली से दो खूंखार दिखने वाले आदमियों को डार्टेनन की ओर इशारा कर रही थी। उन आदमियों ने सवालिया नजरों से देखा तो मिलेडी ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि वही वह आदमी है। फिर ये यकीन होने पर कि उसके आदेश के पालन में अब कोई गलती नहीं होगी, उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और ओझल हो गई। वे दोनों आदमी कंपनी के पीछे पीछे चलने लगे और फाउबोर्ग सेंट एंटोनी छोड़ते ही वे दो तैयार घोड़ों पर सवार हो गए, जिन्हें एक सादे लिबास वाले नौकर ने उनके लिए इंतजार में खड़ा कर रखा था। अध्याय 41। लारोशेल का घेराव। ला रोशेल का घेराव लुई 13वें के शासनकाल की महान राजनीतिक घटनाओं में से एक था और कार्डिनल रिशेल्यू के महान सैन्य उद्यमों में से भी एक। इसलिए यह दिलचस्प और यहाँ तक कि आवश्यक भी है कि हम इसके बारे में कुछ शब्द कहें, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इस घेराबंदी के कई विवरण उस कहानी से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े हैं जिसे हमने सुनाने का बीड़ा उठाया है और हम इसे खामोशी से गुजरने नहीं दे सकते। जब कार्डिनल ने इस घेराबंदी का जिम्मा उठाया तो उनकी राजनीतिक योजनाएं बहुत व्यापक थीं। आइए पहले उन्हें समझें और फिर उन व्यक्तिगत योजनाओं की ओर बढ़ें जिनका प्रभाव हिज एमिनेंस पर शायद राजनीति से कम नहीं था। हेनरी चतुर्थ ने ह्यूगेनॉट्स को सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण शहर सौंपे थे, उनमें से अब केवल ला रोशेल ही बचा था। इसलिए कैल्विनवाद यानी कैल्विनिज्म के इस आखिरी गढ़ को नष्ट करना अनिवार्य हो गया था। यह एक ऐसा खतरनाक तत्व था जिसके साथ नागरिक विद्रोह और विदेशी युद्धों के बीज लगातार मिल रहे थे। स्पेनिश, अंग्रेज और इतालवी असंतुष्ट सभी देशों के साहसी यात्री और हर संप्रदाय के सैनिक प्रोटेस्टेंटों के झंडे तले पहले बुलावे पर ही उमड़ पड़े थे। उन्होंने खुद को एक विशाल संघ की तरह संगठित कर लिया था जिसकी शाखाएं पूरे यूरोप में फैली हुई थीं। ला रोशेल, जिसे अन्य कैल्विनवादी शहरों की बर्बादी से एक नया महत्व मिला था, वह मतभेदों और महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बन गया था। इसके अलावा इसका बंदरगाह फ्रांस के साम्राज्य का वह आखिरी द्वार था जो अंग्रेजों के लिए खुला था। इसे इंग्लैंड के लिए बंद करके, जो हमारा शाश्वत शत्रु है, कार्डिनल ने जोआन ऑन फार्क और ड्यूक डी गाइस के अधूरे काम को पूरा कर दिया। यही कारण था कि बासोम्पियर, जो एक साथ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों थे, जो जन्म से जर्मन थे पर दिल से फ्रांसीसी, उन्होंने ला रोशेल के घेराव में एक विशिष्ट कमान संभालते हुए कहा था, आप देखेंगे सज्जनों कि हम ला रोशेल को जीतने के लिए काफी बेवकूफ साबित होंगे। और बासोम्पियर सही थे। इले डी रे की तोपों की गूंज ने उन्हें भविष्य की बर्बादी का संकेत दे दिया था। ला रोशेल का पतन
नैनाटेस के फरमान के रद्द होने की भूमिका मात्र थी। हमने संकेत दिया है कि इतिहास से जुड़ी इन बड़ी योजनाओं के साथ-साथ एक लेखक को उस प्रेमी और ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी के छोटे इरादों को भी पहचानना पड़ता है। रिशेल्यू, जैसा कि हर कोई जानता है, रानी से प्रेम करता था। क्या यह प्रेम सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी या फिर उन गहरे जुनूनों में से एक, जो ऐन ऑफ ऑस्ट्रिया ने अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के मन में जगाया था? ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जो भी हो, हमने इस कहानी के पिछले हिस्सों में देखा है कि बकिंघम ने उन पर बढ़त बना ली थी और 2-3 मौकों पर, विशेष रूप से हीरे के स्टड्स वाली घटना में, तीनों मस्कटियर्स की निष्ठा और डार्टेनन की बहादुरी की बदौलत बकिंघम ने कार्डिनल को बुरी तरह अपमानित किया था। इसलिए रिशेल्यू का लक्ष्य सिर्फ फ्रांस के एक दुश्मन से छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी से बदला लेना भी था। और यह बदला इतना भव्य और प्रभावशाली होना चाहिए था, जो उस आदमी के लायक हो जिसके हाथ में एक पूरे साम्राज्य की सेना हथियार के रूप में थी। रिशेल्यू जानते थे कि इंग्लैंड से लड़ने का मतलब बकिंघम से लड़ना है। इंग्लैंड पर जीत हासिल करने का मतलब बकिंघम पर जीत हासिल करना है। संक्षेप में कहें तो यूरोप की नज़रों में इंग्लैंड को नीचा दिखाना, रानी की नज़रों में बकिंघम को नीचा दिखाना था। दूसरी ओर बकिंघम, जो इंग्लैंड के सम्मान की रक्षा करने का दिखावा कर रहा था, वह भी उन्हीं स्वार्थों से प्रेरित था जिनसे कार्डिनल बकिंघम भी अपना व्यक्तिगत इंतकाम ले रहा था। बकिंघम को किसी भी बहाने राजदूत के रूप में फ्रांस में घुसने की अनुमति नहीं थी। वह एक विजेता के रूप में वहां प्रवेश करना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि इस खेल में असली दांव, जिसे दो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य दो प्रेमियों की खुशी के लिए खेल रहे थे, वह सिर्फ एन ऑफ ऑस्ट्रिया की एक प्यार भरी नज़र थी। पहला लाभ बकिंघम को मिला। 90 जहाज़ों और करीब 20,000 पुरुषों के साथ अचानक इले डीरे के सामने पहुंचकर उसने काउंट डी टोयरास को चौंका दिया, जो राजा की ओर से वहां कमान संभाल रहे थे। एक खूनी संघर्ष के बाद बकिंघम ने सफलतापूर्वक अपनी सेना वहां उतार दी। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि इसी लड़ाई में बैरन डी चांताल मारे गए। बैरन अपने पीछे 18 महीने की एक छोटी अनाथ बच्ची छोड़ गए और वही नन्ही बच्ची बाद में मैडम डी सेविनी बनी। काउंट डी टोयरास अपनी सेना के साथ सेंट मार्टिन के किले में पीछे हट गए और 100 आदमियों को लाप्री नामक एक छोटे किले में तैनात कर दिया। इस घटना ने कार्डिनल के फैसलों को और तेज कर दिया। जब तक राजा और वे खुद घेराबंदी की कमान संभालने नहीं पहुंच जाते, उन्होंने मॉन्सियर को शुरुआती अभियानों का निर्देशन करने के लिए भेज दिया और हुक्म दिया कि जितनी भी सेना मुमकिन हो, वह युद्ध के मैदान की ओर कूच करे। हमारे मित्र डार्टेनन भी उसी टुकड़ी का हिस्सा थे, जिसे हरावल दस्ते के रूप में भेजा गया था। राजा को, जैसा कि हमने कहा था, मुआयना करने के बाद पीछे से आना था। लेकिन 28 जून को जैसे ही वे अपनी बैठक से उठे, उन्हें बुखार ने पकड़ लिया। इसके बावजूद वे निकलने के लिए बेचैन थे, पर बीमारी गंभीर होती गई और उन्हें विलेरो में रुकने पर मजबूर होना पड़ा। अब दस्तूर यह था कि जहां राजा रुकता, मस्कटियर्स भी वहीं रुकते। नतीजा ये हुआ कि डार्टेनन, जो अभी सिर्फ गार्ड्स में थे, वह अपने अजीज दोस्तों एथोस, पोर्थोस और अरामिस से अलग हो गए। यह अलगाव एक अप्रिय घटना तो थी ही, लेकिन यह गहरी चिंता का विषय बन जाता। अगर डार्टेनन अंदाजा लगा पाते कि वे किन अज्ञात खतरों से घिरे हुए हैं, वे बिना किसी दुर्घटना के 10 सितंबर 1627 को ला रोशेल के सामने स्थापित शिविर में पहुंच गए। सब कुछ वैसा ही था। ड्यूक ऑफ बकिंघम और उसके अंग्रेज सैनिक इले डी रे के मालिक बने हुए थे। वे सेंट मार्टिन के किले का घेराव कर रहे थे, पर बिना किसी सफलता के। ला रोशेल के साथ युद्ध 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ था, एक किले को लेकर जिसे ड्यूक डी एंगोलेम ने शहर के पास बनवाया था। मॉन्सियर डेसासार्ट की कमान में गार्ड्स ने अपनी चौकियां बना ली थीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, डार्टेनन मस्कटियर्स में शामिल होने की महत्वाकांक्षा में डूबे थे। इसलिए उन्होंने अपने साथियों के बीच बहुत कम दोस्त बनाए थे। वह खुद को अकेला महसूस कर रहे थे और अपने विचारों में डूबे रहते थे। उनके विचार बहुत सुखद नहीं थे। पेरिस आने के बाद से वे सार्वजनिक मामलों में तो उलझे रहे,
पर उनके निजी मामलों में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई थी। न प्यार में, न किस्मत में। प्यार की बात करें, तो इकलौती महिला जिसे वे प्यार कर सकते थे, यानी मादाम बोनासेक्स, वह गायब हो चुकी थी और वे अब तक यह पता नहीं लगा पाए थे कि उसका क्या हुआ। किस्मत की बात करें, तो उन्होंने अपनी छोटी-सी हैसियत के बावजूद कार्डिनल को अपना दुश्मन बना लिया था। यानी एक ऐसा आदमी जिसके सामने साम्राज्य के बड़े-बड़े सूरमा काँपते थे। यहाँ तक कि खुद राजा भी। उस आदमी के पास ताकत थी कि वह उन्हें कुचल दे, पर फिर भी उसने ऐसा नहीं किया था। डार्टेनन जैसे तेज दिमाग वाले इंसान के लिए कार्डिनल की यह नरमी एक ऐसी रोशनी थी जिसमें उन्हें एक बेहतर भविष्य की झलक दिख रही थी। फिर उन्होंने अपना एक और दुश्मन बना लिया था, जो उनके हिसाब से कम डरावना था, पर फिर भी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह दुश्मन थी मिलेडी। इन सब के बदले उन्हें सिर्फ रानी का संरक्षण और सद्भावना मिली थी, पर रानी की कृपा इस समय उत्पीड़न का एक और कारण थी, और उनका संरक्षण, जैसा कि सब जानते थे, बहुत कम काम आता था। इसका गवाह चार्लाइस और मादाम बोनासिक्स का अंजाम था। इस सब में उन्होंने सिर्फ एक चीज़ हासिल की थी, वह हीरा, जिसकी कीमत 5-6 हज़ार लीवर थी और जिसे वे अपनी उँगली में पहनते थे। और यह हीरा भी, अगर वे इसे भविष्य में रानी के प्रति अपनी कृतज्ञता की निशानी के रूप में सहेज कर रखना चाहते थे, तो इस समय इसकी हैसियत उस मिट्टी से ज़्यादा नहीं थी जिस पर वे चल रहे थे। हम उसे मिट्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डार्टेनन ये सब बातें तब सोच रहे थे जब वे शिविर से एंगोटिन गांव की ओर जाने वाली एक सुंदर सड़क पर अकेले टहल रहे थे। ये विचार उन्हें उनकी मंजिल से कुछ ज्यादा ही दूर ले आए थे। दिन ढल रहा था जब डूबते सूरज की आखिरी किरण के साथ उन्हें एक झाड़ी के पीछे से बंदूक की नली चमकती हुई दिखी। डार्टेनन की आंखें बहुत तेज थीं। वे तुरंत समझ गए कि वह बंदूक वहां खुद ब खुद नहीं आई है, और जो उसे थामे हुए है वह झाड़ी के पीछे किसी नेक इरादे से नहीं छिपा है। उन्होंने अपना रास्ता बदलने का फैसला किया ही था कि सड़क की दूसरी तरफ एक चट्टान के पीछे से उन्हें एक और बंदूक की नली का सिरा दिखाई दिया। यह साफ तौर पर एक घात था। नौजवान ने पहली बंदूक की ओर नजर डाली और घबराहट के साथ देखा कि उसका निशाना उन्हीं की तरफ था। जैसे ही उन्हें लगा कि बंदूक की नली स्थिर हो गई है, वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उसी पल गोली चली और उन्होंने अपने सिर के ऊपर से एक सनसनाती हुई गोली गुजरने की आवाज सुनी। गंवाने के लिए एक पल भी नहीं था। डार्टेनन एक छलांग लगाकर खड़े हुए और उसी समय दूसरी बंदूक से चली गोली ने सड़क की उस मिट्टी को उड़ा दिया जहां वे मुंह के बल गिरे हुए थे। डार्टेनन उन बेवकूफों में से नहीं थे जो सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मौत के मुंह में चले जाते हैं। यहाँ बहादुरी का सवाल ही नहीं था। वे एक जाल में फंस चुके थे। अगर तीसरी गोली चली, उन्होंने मन ही मन कहा, तो मैं गया काम से। वे तुरंत अपनी पूरी ताकत से शिविर की ओर भागे। उनके देश के नौजवान अपनी फुर्ती के लिए मशहूर थे। वे जितनी भी तेज भाग सकते थे, भाग रहे थे। पहले शिकारी ने, जिसे बंदूक दोबारा भरने का वक्त मिल गया था, एक और गोली चलाई। इस बार निशाना इतना सटीक था कि गोली उनके हैट को चीरती हुई उसे 10 कदम दूर ले गई। चूंकि उनके पास दूसरा हैट नहीं था, उन्होंने भागते भागते उसे उठाया और हाँफते हुए पीली पड़ी सूरत के साथ अपने ठिकाने पर पहुंचे। वे बिना किसी से एक शब्द बोले चुपचाप बैठ गए और सोचने लगे। इस घटना की 3 वजहें हो सकती थीं। पहली और सबसे स्वाभाविक वजह कि यह ला रोशेल के सैनिकों का एक जाल हो सकता था जो राजा के एक गार्ड को मारकर खुश होते। डार्टेनन ने अपना हैट उठाया, गोली से हुए छेद को देखा और अपना सिर हिलाया। वह गोली किसी साधारण बंदूक की नहीं, बल्कि एक आर्कबूस की थी। निशाने की सटीकता ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यह कोई साधारण हथियार नहीं है। यह सेना का कोई आम हमला नहीं हो सकता था, क्योंकि गोली का कैलिबर अलग था। दूसरी वजह, यह मॉन्सियर कार्डिनल की ओर से एक प्यार भरी निशानी हो सकती थी। गौर करने वाली बात यह है कि जिस पल सूरज की किरण ने बंदूक की नली को चमकाया था, उस पल वे कार्डिनल की नरमी पर ही सोच रहे थे। पर डार्टेनन ने फिर अपना सिर हिलाया। कार्डिनल के लिए वे सिर्फ एक उंगली के इशारे का खेल थे। वे ऐसे रास्ते कभी नहीं अपनाते। तीसरी वजह,
या मिलेडी का इंतकाम हो सकता था, और यही सबसे ज्यादा मुमकिन था। उन्होंने उन हमलावरों के चेहरे या लिबास याद करने की कोशिश की, पर वे इतनी तेजी से भागे थे कि कुछ देख नहीं पाए। आह मेरे प्यारे दोस्तों, डार्टेनन बुदबुदाए, आप इस वक्त कहाँ हैं और आपकी कमी मुझे कितनी खल रही है। डार्टेनन की वह रात बहुत बुरी गुजरी। 3-4 बार वे चौंक कर उठ बैठे। उन्हें लगा कि कोई उनके बिस्तर के पास उन्हें खंजर घोंपने आ रहा है। फिर भी सुबह हो गई और अंधेरे ने कोई और मुसीबत नहीं खड़ी की। पर वे जानते थे कि जो टल गया है वह खत्म नहीं हुआ है। अगले पूरे दिन वे अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। 9 बजे सुबह नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। ड्यूक डी ऑर्लियंस चौकियों का मुआयना करने आए थे। गार्ड्स हथियारों के साथ तैयार थे और डार्टेनन भी अपने साथियों के बीच खड़े थे। मॉन्सियर कतार के सामने से गुजरे। सभी उच्च अधिकारियों ने उन्हें सलाम किया। 1-2 मिनट बाद डार्टेनन को लगा कि कप्तान डेससार्ट ने उन्हें पास आने का इशारा किया है। वे आश्वस्त होने के लिए रुके, और जब इशारा दोबारा हुआ तो वे कतार से बाहर आए और आदेश लेने के लिए आगे बढ़े। मॉन्सियर, एक खतरनाक मिशन के लिए कुछ जांबाज वॉलंटियर्स मांगने वाले हैं। ऐसा मिशन जो इसे पूरा करने वालों के लिए सम्मान की बात होगा। मैंने तुम्हें इशारा किया ताकि तुम खुद को तैयार रखो। शुक्रिया मेरे कप्तान, डार्टेनन ने जवाब दिया। वे भी लेफ्टिनेंट जनरल की आंखों के सामने खुद को साबित करने का मौका ढूंढ रहे थे। दरअसल ला रोशेल के सैनिकों ने रात में हमला करके उस बुर्ज को वापस छीन लिया था, जिसे शाही सेना ने 2 दिन पहले जीता था। अब यह पता लगाना था कि दुश्मन ने उस बुर्ज पर कितना पहरा लगा रखा है। कुछ पलों बाद मोन्सियर ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे इस मिशन के लिए 3-4 जांबाज चाहिए, जिनका नेतृत्व एक भरोसेमंद आदमी करे। मोन्सियर, वह भरोसेमंद आदमी मेरे पास है, कप्तान डेससार्ट ने डार्टेनन की ओर इशारा करते हुए कहा। 4 ऐसे जांबाज जो मेरे साथ अपनी जान हथेली पर रखने को तैयार हों, डार्टेनन ने अपनी तलवार ऊंची करते हुए कहा। उनके 2 साथी तुरंत आगे आए और 2 और सैनिक उनके साथ जुड़ गए। संख्या काफी थी। यह नहीं पता था कि दुश्मन ने बुर्ज को खाली कर दिया है या वहां अपनी सेना तैनात की है। डार्टेनन अपने 4 साथियों के साथ ट्रेंच के रास्ते आगे बढ़े। 2 गार्ड्स उनके साथ चल रहे थे और 2 सैनिक पीछे। जब वे खंदक के सहारे बुर्ज से 100 कदम दूर पहुंचे तो डार्टेनन ने पीछे मुड़कर देखा कि वे 2 सैनिक गायब हो चुके हैं। उन्हें लगा कि शायद वे डर गए हैं, इसलिए वे आगे बढ़ते रहे। जब वे बुर्ज से 60 कदम दूर पहुंचे तो वहां कोई नजर नहीं आया। ऐसा लगा मानो बुर्ज खाली पड़ा है। वे तीनों सोच ही रहे थे कि आगे बढ़ें या नहीं, कि अचानक पत्थरों के उस विशाल ढांचे से धुएं का एक गुबार उठा और दर्जनों गोलियां उनके पास से सनसनाती हुई निकली। उन्हें जो जानना था वह पता चल गया। बुर्ज पर पहरा था, वहां और रुकना बेवकूफी होती। डार्टेनन और उनके दोनों साथी पीछे की ओर भागे। जैसे ही वे खंदक के मोड़ पर पहुंचे, एक गार्ड गिर पड़ा। एक गोली उसके सीने के पार हो गई थी। दूसरा गार्ड सुरक्षित था और वह शिविर की ओर भागता रहा। डार्टेनन अपने साथी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहते थे। वे उसे उठाने के लिए झुके, पर उसी पल 2 और गोलियां चलीं। एक गोली उस घायल गार्ड के सिर पर लगी और दूसरी डार्टेनन के ठीक 2 इंच पास से गुजरकर एक चट्टान से टकरा गई। नौजवान तेजी से मुड़ा, क्योंकि यह हमला बुर्ज से नहीं हो सकता था। वह खंदक के मोड़ के पीछे छिपा था। उन्हें उन 2 सैनिकों का ख्याल आया जो गायब हो गए थे, और उनके साथ ही 2 रात पहले वाले हमलावरों की याद भी ताज़ा हो गई। उन्होंने इस बार सच जानने का फैसला किया और अपने साथी की लाश पर ऐसे गिर पड़े मानो वे मर चुके हों। उन्होंने देखा कि 30 कदम की दूरी पर एक पुरानी मेड़ के पीछे से 2 सिर ऊपर उठे। वे वहीं 2 सैनिक थे। डार्टेनन का शक सही था। वे दोनों सिर्फ उनकी हत्या करने के लिए साथ आए थे, इस उम्मीद में कि उनकी मौत का इल्जाम दुश्मन पर मढ़ दिया जाएगा। चूंकि वे सिर्फ जख्मी हो सकते थे और उनकी पोल खोल सकते थे, इसलिए वे दोनों यह पक्का करने के लिए पास आने लगे। खुशकिस्मती से डार्टेनन की चाल में फंसकर उन्होंने अपनी बंदूकें दोबारा नहीं भरी थीं। जब वे 10 कदम की दूरी पर थे, डार्टेनन, जिन्होंने गिरते समय अपनी तलवार नहीं छोड़ी थी, अचानक उनके पास उछलकर खड़े हो गए। उन हथियारों को समझ आ गया कि अगर वे उन्हें मारे बिना शिविर की ओर भागे तो पकड़े जाएंगे। इसलिए उनका पहला विचार दुश्मन से मिलने का था। एक ने अपनी बंदूक को गदा की तरह इस्तेमाल किया और डार्टेनन पर वार करना चाहा, पर डार्टेनन एक तरफ हट गए।
इससे उस लुटेरे को बुर्ज की ओर भागने का रास्ता मिल गया। ला रोशेल के सैनिकों ने, जो उसके इरादों से अनजान थे, उस पर गोली चला दी और वह जख्मी होकर गिर पड़ा। इधर डार्टेनन दूसरे सैनिक पर टूट पड़े। मुकाबला लंबा नहीं चला। उस नीच के पास बचाव के लिए सिर्फ अपनी खाली बंदूक थी। डार्टेनन की तलवार बंदूक की नली से फिसलती हुई उस हत्यारे की जांघ के पार हो गई और वह गिर पड़ा। डार्टेनन ने तुरंत अपनी तलवार की नोक उसके गले पर टिका दी। ओह! मुझे मत मारिए! वह चिल्लाया। माफ कर दीजिए मोंसियर, मैं सब बता दूंगा। क्या तेरा राज मेरी तलवार को रोकने के लिए काफी कीमती है? हाँ, अगर आप अपनी 20 साल की जवानी को कीमती समझते हैं और उस भविष्य को जो आप जैसा बहादुर और सुंदर इंसान देख सकता है। नीच! डार्टेनन चिल्लाया। जल्दी बोल! तुझे मेरी हत्या करने के लिए किसने भेजा? एक औरत जिसे मैं नहीं जानता, पर जिसे मिलेडी कहा जाता है। अगर तू उसे नहीं जानता, तो उसका नाम कैसे जानता है? मेरा साथी उसे जानता है। उसने उसी के साथ सौदा किया था। उसकी जेब में उस औरत का खत भी है, जो आपको बहुत ज़रूरी समझती है। और तू इस घिनौने काम में कैसे शामिल हुआ? उसने मुझे साथ देने को कहा और मैं मान गया। उसने इस महान काम के लिए तुम्हें क्या दिया? 100 लुईस। वाह! नौजवान मुस्कुराया। उसे लगता है कि मैं इतना कीमती हूँ। 100 लुई? तुम जैसों के लिए ये एक बड़ा लालच था। मैं समझता हूँ कि तुमने ये क्यों स्वीकार किया, और मैं तुझे माफ करता हूँ, पर एक शर्त पर। क्या शर्त है? कि तू जाकर अपने साथी की जेब से वह खत लेकर आएगा। पर यह तो मुझे मारने का एक और तरीका है। बुर्ज की गोलियों के बीच मैं वह खत कैसे लाऊं? तुझे वह लाना ही होगा, वरना मैं कसम खाता हूं कि तू मेरे हाथों मरेगा। रहम मॉन्सियर, उस जवान लड़की के नाम पर जिसे आप प्यार करते हैं और जिसे आप मरा हुआ समझ रहे हैं, पर वह मरी नहीं है। वह अपने घुटनों पर गिर गया। तुझे कैसे पता कि मैं किसी को प्यार करता हूं और मैं उसे मरा हुआ मानता हूं? उस खत से, जो मेरे साथी की जेब में है। तो फिर तुझे वह खत लाना ही होगा। कोई देरी नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, वरना कसम है एक ईमानदार इंसान की। डार्टेनन ने इतना डरावना इशारा किया कि वह जख्मी आदमी खड़ा हो गया। रुकिए, रुकिए, मैं जाऊंगा। डर ने उसे ताकत दे दी। डार्टेनन ने उसकी बंदूक ले ली और उसे अपनी तलवार की नोक से आगे की ओर धकेला। वह दृश्य खौफनाक था। वह आदमी जमीन पर खून की एक लंबी लकीर छोड़ता हुआ, मौत के साये में, अपने साथी की लाश की ओर रेंग रहा था। उसका चेहरा ठंडे पसीने से भीगा था। डार्टेनन को उस पर तरस आ गया। रुक, उन्होंने हिकारत से कहा। मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक बहादुर मर्द और तेरे जैसे डरपोक में क्या फर्क होता है। तू यहीं रुक, मैं खुद जाऊंगा। और डार्टेनन दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हुए जमीन की ऊबड़ खाबड़ ढाल का फायदा उठाकर उस दूसरी लाश तक पहुंच गए। वहां दो रास्ते थे। या तो वहीं उसकी तलाशी ली जाए, या उसकी लाश को ढाल बनाकर खंदक तक ले आया जाए। डार्टेनन ने दूसरा रास्ता चुना। जैसे ही उन्होंने उस लाश को अपने कंधों पर उठाया, दुश्मन ने गोलियां चलाईं। 3 गोलियां उस लाश के मांस में धंस गईं, जिससे एक आखिरी आवाज आई। उस मरे हुए हत्यारे ने डार्टेनन की जान बचा ली थी। डार्टेनन खंदक में लौटे और लाश को उस जख्मी आदमी के पास फेंक दिया। उन्होंने तलाशी शुरू की। एक बटुआ जिसमें उस इनाम की कुछ रकम थी और एक पासे का डिब्बा निकला। उन्होंने पासे वहीं छोड़ दिए और बड़ी बेताबी से बटुआ खोला। वहां उन्हें वह खत मिल गया, जिसे ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। चूंकि तुमने उस औरत कॉन्स्टेंस को अपनी नजरों से ओझल होने दिया, और वह अब उस कन्वेंट में सुरक्षित है जहां उसे कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए था, तो अब कम से कम उस डार्टेनन को मत चूकना। अगर तुम चूके, तो याद रखना कि मेरा हाथ बहुत दूर तक जाता है और उन 100 लुई की कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। खत पर कोई दस्तखत नहीं थे, पर यह साफ था कि यह मिलेडी का है। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर रख लिया। फिर उन्होंने उस जख्मी आदमी से पूछताछ की। उसने कबूल किया कि उन्होंने पेरिस के बाहर से एक जवान लड़की का अपहरण करना था, पर शराब पीने के चक्कर में वे बग्घी से 10 मिनट लेट हो गए। तुम उस औरत का क्या करने वाले थे? डार्टेनन ने तड़प कर पूछा। हमें उसे प्लेस रॉयल के एक होटल में पहुंचाना था। हाँ, वही जगह, मिलेडी का अपना घर। डार्टेनन बुदबुदाए। अब वे समझ चुके थे कि वह औरत उन्हें
और उनके चाहने वालों को तबाह करने के लिए कितनी वहशी हो चुकी है। उसे दरबार की हर खबर थी और यकीनन ये सब उसे कार्डिनल से पता चला था। पर इस सब के बीच उन्हें एक सच्ची खुशी महसूस हुई कि रानी ने उस जेल का पता लगा लिया था जहां बेचारी कॉन्स्टेंस बोनासेक्स कैद थी और उसे आज़ाद करा दिया था। वह रहस्यमयी चिट्ठी और चालियों की सड़क पर उसका एक साये की तरह गुजरना, अब सब साफ हो गया था। जैसा एथोस ने कहा था, अब कॉन्स्टेंस को ढूंढना मुमकिन था। यह सोचकर उनका दिल नरम पड़ गया। उन्होंने उस जख्मी आदमी की ओर हाथ बढ़ाया। आओ, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरा सहारा लो और शिविर की ओर चलो। पर क्या आप मुझे फांसी नहीं देंगे? मैंने तुझे अपनी जुबान दी है, मैं तुझे दूसरी बार जीवन दान दे रहा हूं। वह आदमी उनके पैरों में गिर पड़ा। जब वे वापस पहुंचे तो पूरा रेजिमेंट हैरान और खुश था। सबको लगा था कि मिशन पर गए पांचों साथी मारे गए हैं। डार्टेनन ने बहाना बनाया कि उन पर अचानक हमला हुआ था। इस बहादुरी के किस्से पूरी सेना में फैल गए और मोन्सियर ने खुद उनकी तारीफ की। इस कारनामे ने डार्टेनन के मन की अशांति को शांत कर दिया। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, क्योंकि एक दुश्मन मर चुका है और दूसरा उनका वफादार बन गया है। लेकिन यह शांति सिर्फ एक बात साबित करती थी कि डार्टेनन अभी तक मिलेडी को नहीं जानते थे। अध्याय 42। ऑंजू की शराब। राजा की सेहत के बारे में सबसे निराशाजनक खबरों के बाद कैंप में उनके धीरे धीरे ठीक होने की खबरें फैलने लगीं। चूंकि वे खुद घेराबंदी के मैदान में मौजूद रहने के लिए बहुत बेचैन थे, तो यह कहा जाने लगा कि जैसे ही वे घोड़े पर बैठने लायक होंगे वे तुरंत आगे बढ़ेंगे। इस बीच मोन्सियर, जो जानते थे कि किसी भी दिन ड्यू डी अंगोलेम, बासोम्पियर या शॉमबर्ग उनकी जगह ले सकते हैं, उन्होंने बहुत कम काम किया। वे अपने दिन सिर्फ झिझक और सोच विचार में गुजार रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अंग्रेज़ों को आइल ऑफ रे से खदेड़ने के लिए कोई बड़ा अभियान चला सकें, जहां अंग्रेज़ अब भी सेंट मार्टिन के किले और लाप्री के किले को घेरे हुए थे। ठीक वैसे ही जैसे फ्रांसीसी सेना ला रोशेल का घेराव कर रही थी। टार्टेनन, जैसा कि हमने कहा है, अब पहले से ज़्यादा शांत हो गए थे। अक्सर ऐसा ही होता है जब कोई बड़ा खतरा गुजर जाता है, खासकर तब जब वह खतरा पूरी तरह गायब होता हुआ लगे। उन्हें सिर्फ एक ही बेचैनी थी कि उन्हें अपने दोस्तों के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन नवंबर की शुरुआत में एक सुबह विलेरॉय से आए इस पत्र ने उनके सामने सब कुछ साफ कर दिया। मस्योर डार्टेनन, एम अथोस, पोर्थोस और एरामिस ने मेरे घर पर एक दावत का आनंद लिया और काफ़ी मौज मस्ती की। पर उसके बाद उन्होंने इतना हंगामा किया कि किले के प्रोवस्ट ने, जो कि एक बहुत सख्त मिजाज आदमी है, उन्हें कुछ दिनों के लिए कैद करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन मैं उनके दिए हुए आदेश को पूरा कर रहा हूँ और आपको मेरी अंजू शराब की 12 बोतलें भेज रहा हूँ, जिससे वे बहुत खुश थे। उनकी इच्छा है कि आप उनकी सेहत के नाम पर उनकी इस पसंदीदा शराब का जाम पिएं। मैंने यह काम कर दिया है और मैं हूँ मस्योर, बड़े सम्मान के साथ, आपका बहुत ही विनम्र और आज्ञाकारी सेवक, गोडो, मस्केटियर्स का रसद आपूर्तिदाता। ये हुई ना बात, डार्टनन चिल्लाया। वे अपनी खुशियों में भी मुझे याद रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपनी मुसीबतों में उन्हें याद किया था। खैर, मैं यकीनन पूरे दिल से उनकी सेहत के लिए जाम पीऊंगा, पर मैं अकेला नहीं पीऊंगा। और डार्टेनन उन गार्ड्स के पास गए जिनसे उनकी दोस्ती दूसरों के मुकाबले ज्यादा गहरी थी। उन्होंने उन्हें विलरॉय से आई इस लजीज ऑंजू शराब का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। उनमें से एक गार्ड उस शाम व्यस्त था और दूसरा अगली शाम, इसलिए दावत उसके अगले दिन के लिए तय की गई। वापस लौटकर डार्टेनन ने शराब की 12 बोतलें गार्ड्स के रिफ्रेशमेंट रूम में भेज दी और सख्त हिदायत दी कि इनका बहुत ख्याल रखा जाए। फिर तय किए गए दिन, चूंकि दोपहर के भोजन का समय मुकर्रर था, डार्टेनन ने सुबह 9 बजे ही प्लांशे को भेज दिया ताकि वह दावत की सारी तैयारियां करवा सके। प्लांचेत, जिसे मेजबान की गरिमा मिली थी, उसने एक समझदार इंसान की तरह सब कुछ तैयार करने का सोचा। इस काम के लिए उसने एक मेहमान के नौकर फोर्रे और उस नकली सिपाही ब्रिस्मोंट की मदद ली जिसने डार्टेनन को मारने की कोशिश की थी। पर जीवनदान मिलने के बाद अब वह डार्टेनन, या यूं कहें कि प्लांचेत, की सेवा में लग गया था। दावत का समय हुआ। दोनों गार्ड्स आए और अपनी जगहों पर बैठ गए।
मेज पर पकवान सजा दिए गए थे। प्लांशे कंधे पर तौलिया लटकाए सेवा के लिए तैयार था। फोरो बोतलों के ढक्कन खोल रहा था और ब्रिस्मॉन्ट बोतलों को बड़ी सावधानी से जग में उड़ेल रहा था। चूंकि पहली बोतल के तल में थोड़ी गंदगी थी, ब्रिस्मॉन्ट ने वह हिस्सा एक गिलास में निकाला। डार्टेनन ने उसे वह पीने के लिए कहा, क्योंकि उस बेचारे की ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। मेहमानों ने अभी सूप पिया ही था और शराब का पहला गिलास अपने होंठों तक ले जाने ही वाले थे कि अचानक फोर्ट लुई और फोर्ट नफ से तोपों की गूंज सुनाई दी। गार्ड्स को लगा कि शायद घेराबंदी करने वालों या अंग्रेजों ने कोई अचानक हमला कर दिया है। वे तुरंत अपनी तलवारों की ओर लपके। डार्टेनन भी उनसे पीछे नहीं थे और वे सब अपनी चौकियों की ओर भाग खड़े हुए। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, उन्हें शोर की असली वजह पता चली। हर तरफ से आवाजें गूंज रही थीं। राजा अमर रहें, कार्डिनल अमर रहें, और हर तरफ नगाड़े बज रहे थे। संक्षेप में, राजा, जो कि बहुत बेचैन थे, वे तेज रफ्तार कूच करते हुए अपनी पूरी सेना और 10,000 अतिरिक्त सैनिकों के साथ उसी पल वहां पहुंचे थे। उनके मस्केटियर्स उनके आगे पीछे चल रहे थे। डार्टेनन, जो अपनी कंपनी के साथ कतार में खड़े थे, उन्होंने अपने तीनों दोस्तों की ओर हाथ से इशारा किया। उन तीनों की आंखों ने भी उन्हें तुरंत ढूंढ लिया था और मॉन्सियर डी ट्रिविल ने भी उन्हें एक ही नज़र में पहचान लिया। स्वागत की रस्म खत्म होते ही चारों दोस्त एक दूसरे के गले मिले। पार्डे! डार्टेनन चिल्लाया। आप लोग इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकते थे। खाना अभी ठंडा भी नहीं हुआ होगा। क्यों सज्जनों, मैं सही कह रहा हूं ना? डार्टेनन ने उन दो गार्ड्स की ओर मुड़कर कहा, जिन्हें उन्होंने अपने दोस्तों से मिलवाया था। वाह! पोर्थोस बोले, लगता है यहां दावत चल रही है। मुझे उम्मीद है, अरामिस ने कहा, कि तुम्हारी दावत में कोई औरतें नहीं होंगी। क्या तुम्हारी इस सराय में कोई पीने लायक शराब है? अथोस ने बड़े गंभीर लहजे में पूछा। अरे पढ़िए, वही है जो आप लोगों ने भेजी है, मेरे प्यारे दोस्त, डार्टेनन ने जवाब दिया। हमारी शराब? अथोस हैरान होकर बोले। हाँ, वही जो आपने मेरे लिए भेजी। हमने तुम्हें शराब भेजी, आप अच्छी तरह जानते हैं। वही ऑन्जू की पहाड़ियों वाली शराब। हाँ, मैं जानता हूं तुम किस ब्रांड की बात कर रहे हो, अथोस ने कहा। वही जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, डार्टेनन ने जोड़ा। खैर, अगर शैंपेन और शाम्बटा न हो तो तुम्हें उसी से संतोष करना होगा, अथोस बोले। तो शराब के इतने बड़े पारखी होने के बावजूद हमने तुम्हें ऑन्जू की शराब भेजी? पोर्थोस ने चुटकी ली। बिल्कुल नहीं, ये वही शराब है जो आपके हुक्म से भेजी गई थी। हमारी तरफ से? तीनों मस्केटियर्स ने एक साथ पूछा। एरमिस, क्या आपने यह शराब भेजी थी? अथोस ने पूछा। नहीं। और आपने, पोर्थोस? नहीं। और आपने, अथोस? नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं भेजी तो यकीनन आपके रसद आपूर्तिदाता ने भेजी होगी, डार्टेनन ने कहा। हमारे रसद आपूर्तिदाता ने? हाँ, आपके रसद आपूर्तिदाता घोड़ों ने, जो मस्किटियर्स का सप्लायर है। मेरी मानो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह कहाँ से आई है, पोर्थोस ने कहा। चलो इसे चखते हैं, और अगर यह अच्छी है तो इसे पी लेते हैं। नहीं, अथोस ने सख्ती से कहा। हमें ऐसी शराब नहीं पीनी चाहिए जो किसी अनजान स्रोत से आई हो। आप सही कह रहे हैं, अथोस, डार्टेनन बोले। क्या आप में से किसी ने भी गोडो को मुझे शराब भेजने के लिए नहीं कहा था? नहीं। और फिर भी तुम कह रहे हो कि उसने ये हमारी तरफ से भेजी है? यह रहा उसका खत। डार्टेनन ने वह पर्चा अपने साथियों के सामने रख दिया। यह उसकी लिखावट नहीं है, अथोस ने उसे देखते ही कहा। मैं उसकी लिखाई अच्छी तरह जानता हूँ। विलरॉय छोड़ने से पहले मैंने ही रेजिमेंट के सारे हिसाब किताब तय किए थे। यह पूरी तरह से एक फर्जी खत है, पोर्थोस बोले। हमें कभी कैद नहीं किया गया था। डार्टानियन, एरामिस ने उलाहना देते हुए कहा, तुमने यह कैसे मान लिया कि हमने कोई हंगामा किया होगा? डार्टानियन का चेहरा सफेद पड़ गया और उनके शरीर में एक अजीब सी थरथराहट दौड़ गई। तुम मुझे डरा रहे हो, अथोस ने कहा। उन्होंने तुम शब्द का इस्तेमाल किया जो वे सिर्फ बेहद खास मौकों पर ही करते थे। आखिर हुआ क्या है? सुनिए मेरे दोस्तों, डी आर्टागनन चिल्लाया। मेरे मन में एक खौफनाक शक पैदा हो रहा है। क्या यह उस औरत का कोई नया इंतकाम तो नहीं? अब अथोस का चेहरा पीला पड़ गया।
डार्टेनन तुरंत रिफ्रेशमेंट रूम की ओर भागे। तीनों मस्किटियर्स और दोनों गार्ड्स उनके पीछे थे। कमरे में घुसते ही डार्टेनन ने जो देखा वह भयानक था। ब्रिस्मॉन्ट जमीन पर पड़ा हुआ था और दर्दनाक मरोड़ों के साथ तड़प रहा था। प्लॉन्शे और फोरो चेहरे पर मौत सी सफेदी लिए उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर यह साफ था कि अब कोई भी मदद बेकार थी। उस मरते हुए आदमी का पूरा चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। आह! डार्टन को देखते ही वह चीखा, आह! ये तो भयानक है। आप मुझे माफ करने का नाटक करते हैं और मुझे जहर दे देते हैं। मैंने, डार्टन चिल्लाया। मैंने? ओ नीच! तू यह क्या कह रहा है? मैं कहता हूं कि वह आप ही थे जिसने मुझे यह शराब दी। आप ही थे जिसने मुझसे यह पीने को कहा। मैं कहता हूं कि आप मुझसे बदला लेना चाहते थे और यह खौफनाक है। ऐसा मत सोचो ब्रिस्मॉन्ट, डार्टेनन बोले। ऐसा मत सोचो। मैं खुदा की कसम खाता हूं। मैं वादा करता हूं। ओह! पर खुदा ऊपर बैठा है। खुदा आपको सज़ा देगा। मेरे मौला, इसे भी एक दिन वहीं तड़प देना जो मैं सह रहा हूं। इंजील की कसम, डार्टेनन ने उस मरते हुए आदमी के पास गिरते हुए कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि यह शराब जहरीली थी और मैं भी इसे वैसे ही पीने वाला था जैसे आपने पी। मुझे आप पर यकीन नहीं है, वह सिपाही चिल्लाया और खौफनाक तड़प के बीच उसने दम तोड़ दिया। भयानक, अत्यंत भयानक। अथोस बुदबुदाए। पोर्थोस ने गुस्से में बोतलें तोड़ दी और अरामिस ने, थोड़ी देर से ही सही, एक पादरी को बुलाने का हुक्म दिया। ओह मेरे दोस्तों, डार्टन बोले, आप लोग एक बार फिर मेरी जान बचा ली। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि इन सज्जनों की भी। सज्जनों, उन्होंने गार्ड्स की ओर मुड़कर कहा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस वाक्य के बारे में खामोश रहें। जो आपने देखा उसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ हो सकता है और अगर यह बात फैली तो इसका अंजाम हमें ही भुगतना होगा। आ मसियो, प्लांशे हकलाते हुए बोला। वह डर के मारे आधा मरा हुआ लग रहा था। हाँ मसियो, मैं तो बाल बाल बच गया। क्या? ओ दुष्ट! क्या तू मेरी शराब पीने वाला था? सिर्फ राजा की सेहत के नाम पर मसियो, मैं एक छोटा गिलास पीने ही वाला था। अगर फोरो ने मुझे यह न कहा होता कि मुझे बुलाया जा रहा है। अफसोस, फोर्रू बोला, जिसके दांत डर से किटकिटा रहे थे। मैं तो सिर्फ उसे वहां से हटाना चाहता था ताकि मैं खुद पी सकूं। सज्जनों, डार्टेनन ने गार्ड से कहा, आप समझ सकते हैं कि जो कुछ हुआ उसके बाद यह दावत बहुत ही फीकी और मनहूस होगी। इसलिए मेरी माफी कबूल कीजिए और इस महफिल को किसी और दिन के लिए टाल दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। दोनों गार्ड्स ने बड़ी शालीनता से डार्टेनन की बात मान ली और यह समझकर कि चारों दोस्त अकेले में बात करना चाहते हैं, वे वहां से चले गए। जब वे चारों अकेले रह गए तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। हर चेहरा यह कह रहा था कि वे जानते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। सबसे पहले आथोस बोले, हमें इस कमरे से बाहर निकलना चाहिए। मरे हुए लोग अच्छी संगत नहीं होते, खासकर तब जब उनकी मौत इतनी हिंसक हुई हो। प्लांशे, डार्टेनन ने कहा, मैं इस बेचारे की लाश तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। इसे किसी पवित्र जमीन पर दफना देना। इसने गुनाह किया था, यह सच है, पर इसे उसका पछतावा भी था। और चारों मित्र उस कमरे से बाहर निकल गए, प्लैंचेट और फोर्रू को ब्रिस्मॉन्ट के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सौंपकर। मेजबान ने उन्हें दूसरा कमरा दिया और उन्हें ताज़ा अंडे और पानी परोसा, जिसे ऑथोस खुद झरने से भरने गए थे। चंद शब्दों में पोर्थोस और आरामिस को पूरी स्थिति समझा दी गई। खैर, डार्टन ने अथोस से कहा, आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त कि यह अब आर पार की जंग है। अथोस ने अपना सिर हिलाया। हाँ हाँ, उन्होंने जवाब दिया, मैं ये साफ देख रहा हूँ। पर क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि यह वह औरत है? मुझे पूरा यकीन है। फिर भी मैं कबूल करता हूँ कि मुझे अब भी शक है। पर उसके कंधे पर बना वह लिली का फूल, फ्लोडेलिस, हो सकता है वह कोई अंग्रेज महिला हो जिसने फ्रांस में कोई जुर्म किया हो और उसे यह निशान दिया गया हो। एथोस, वह आपकी पत्नी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, डार्टनन ने अपनी बात दोहराई। जरा सोचिए कि दोनों के विवरण एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। हाँ, पर मुझे लगा था कि वह मर चुकी होगी। मैंने उसे बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से फांसी पर लटकाया था। अब डार्टेनन ने अपना सिर हिलाया।
पर जो भी हो, अब किया क्या जाए? नौजवान ने पूछा। हकीकत तो ये है कि कोई भी इस तरह नहीं रह सकता, जैसे सिर पर हमेशा एक नंगी तलवार लटकी हो। एथोस बोले, हमें इस स्थिति से खुद को बाहर निकालना ही होगा। पर कैसे? सुनिए, आपको उससे मिलने की कोशिश करनी होगी और उसके साथ आमने-सामने बात करनी होगी। उससे कहिए, सुलह या जंग। एक सज्जन के नाते मेरा वादा कि मैं आपके बारे में कभी कुछ नहीं कहूँगा, आपके खिलाफ कुछ नहीं करूँगा और आपकी तरफ से एक पवित्र कसम कि आप मेरे प्रति तटस्थ रहेंगी। अगर नहीं, तो मैं चांसलर के पास जाऊँगा, मैं राजा के पास जाऊँगा, मैं जल्लाद के पास जाऊँगा, मैं अदालतों को आपके खिलाफ खड़ा कर दूँगा। मैं आपको एक अपराधी के रूप में बेनकाब कर दूँगा। मैं आप पर मुकदमा चलवाऊँगा और अगर आप बरी भी हो गईं तो एक सज्जन के ईमान पर, मैं आपको किसी दीवार के कोने में वैसे ही मार डालूँगा जैसे किसी पागल कुत्ते को मार दिया जाता है। मुझे यह तरीका पसंद आया, डार्टेनन बोले, पर मैं उससे कहाँ और कैसे मिलूँ? वक़्त, मेरे प्यारे दोस्त, वक़्त ही मौका लाता है। मौका ही इंसान की सबसे बड़ी चाल है। हमने जितना दाँव पर लगाया है, हम उतना ही जीतेंगे, अगर हमें इंतज़ार करना आता हो। हाँ, पर हथियारों और ज़हर देने वालों के बीच इंतज़ार करना, छोड़िए भी, आथोस बोले। खुदा ने अब तक हमें बचाया है, खुदा आगे भी हमें बचाएगा। हाँ, हमें तो बचाएगा, वैसे भी हम मर्द हैं और अपनी जान जोखिम में डालना हमारी किस्मत है। पर वह, डार्टेनन ने धीमी आवाज़ में पूछा। कौन वह? आथोस ने पूछा। कॉन्स्टेंस। मैडम बोनासियो, वह तो सच है, आथोस ने कहा। मेरे बेचारे दोस्त, मैं तो भूल ही गया था कि तुम प्यार में हो। खैर, एरामिस ने कहा, क्या आपको उस खत से यह पता नहीं चला जो उस लाश की जेब में मिला था, कि वह किसी कन्वेंट में है? एक कन्वेंट में इंसान काफी सुरक्षित रह सकता है और जैसे ही ला रोशेल का यह घेराव खत्म होगा, मैं अपनी तरफ से वादा करता हूँ। बहुत अच्छे, एथोस चिल्लाए। बहुत अच्छे। हाँ, मेरे प्यारे एरामिस, हम सब जानते हैं कि तुम्हारी नजरों का झुकाव धर्म की ओर है। मैं तो सिर्फ कुछ समय के लिए मस्केटियर हूँ, अरामिस ने बड़ी विनम्रता से कहा। काफी समय हो गया है जब से उसकी माशूका की कोई खबर आई है, आथोस ने धीमी आवाज में कहा। पर ध्यान मत दो, हम सब जानते हैं। खैर, पोर्थोस बोले, मुझे तो लगता है कि रास्ता बहुत आसान है। क्या? डार्टन ने पूछा। आप कह रहे हैं वह किसी कन्वेंट में है? पोर्थोस ने पूछा। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे ही ये घेराबंदी खत्म होगी, हम उसे उस कन्वेंट से उठा लाएंगे। पर हमें पहले यह तो पता चले कि वह किस कन्वेंट में है। ये बात तो सच है, पोर्थोस ने कहा। पर मुझे लगता है मेरे पास इसका जवाब है, अथोस बोले। डार्टेनन, क्या आपने ये नहीं कहा था कि रानी ने ही उसके लिए कन्वेंट चुना है? मेरा तो यही मानना है। उस सूरत में पोर्थोस हमारी मदद करेगा। और वह कैसे भला? पोर्थोस ने पूछा। वही, आपकी उस मार्चियोनेस के जरिए, आपकी उस डचेस, आपकी राजकुमारी के जरिए। उसकी पहुंच तो बहुत दूर तक होगी। खामोश, पोर्थोस ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। मुझे लगता है वह कार्डिनल की तरफदार है, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर, अरामिस बोले, उसकी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। आप? अरामिस? तीनों दोस्त एक साथ चिल्लाए। आप? और कैसे? रानी के अल्मोनर के जरिए, जिससे मेरे बहुत ही करीबी ताल्लुक हैं, अरामिस ने शर्माते हुए जवाब दिया। और इस भरोसे के साथ चारों मित्रों ने अपना वह मामूली सा भोजन खत्म किया और शाम को दोबारा मिलने के वादे के साथ अलग हो गए। डार्टेनन अपने कम महत्वपूर्ण कामों की ओर लौटे और तीनों मस्केटियर्स राजा के शिविर की ओर चले गए, जहां उन्हें अपने ठहरने का इंतजार करना था। अध्याय 43। रेड डर्वकोट की निशानी। इस बीच राजा, जिसने कार्डिनल से भी अधिक कारणों से बकिंघम के प्रति अपनी नफरत को साफ दिखाया था, मुश्किल से पहुंचने के बावजूद वह दुश्मन से मिलने की ऐसी जल्दी में था कि उसने अंग्रेजों को आयल ऑफ रे से खदेड़ने और उसके बाद ला रोशेल की घेराबंदी को तेज करने के लिए हर प्रकार के आदेश दे दिए। लेकिन उसकी तीव्र इच्छा के बावजूद बसोम्पियर
और शॉम्बर्ग का ड्यूक d'Angoulême के विरुद्ध जो विवाद छिड़ गया था, उसकी वजह से देरी हो गई। बेसोम्पेर और शॉम्बर्ग फ्रांस के मार्शल थे और वे राजा के आदेशों के तहत सेना की कमान संभालने के अपने अधिकार का दावा कर रहे थे। लेकिन कार्डिनल, जिसे डर था कि बासोम्पेर, जो दिल से एक ह्यूगनोट था, वह अंग्रेज़ों और ला रोशेल के निवासियों पर, जो उसके अपने धर्म के भाई थे, शायद ही पूरी ताकत से हमला करे, इसलिए उसने ड्यू d'Angoulême का समर्थन किया, जिसे राजा ने कार्डिनल के उकसाने पर लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया था। परिणाम ये हुआ कि बासोम्पियर और शॉम्बर्ग को सेना छोड़ने से रोकने के लिए प्रत्येक को एक अलग कमान देनी पड़ी। बासोम्पियर ने शहर के उत्तर में ल्यू और डोम्पियर के बीच अपना मोर्चा संभाला। ड्यूक डी एंगोलेम ने पूर्व में डोम्पियर से पेरिग्नी तक और मोन्सियर डी शॉम्बर्ग ने दक्षिण में पेरिग्नी से एंगुटीन तक। मोन्सियर के ठिकाने डोम्पियर में थे, राजा के ठिकाने कभी एस्ट्रे में तो कभी जरी में होते थे, और कार्डिनल के ठिकाने पहाड़ियों पर लापियर के पुल के पास एक साधारण से घर में थे, जिसमें कोई सुरक्षा घेरा तक नहीं था। इस प्रकार मोन्सियर बासोम्पियर पर नज़र रख रहे थे, राजा ड्यूक d'Angoulême पर और कार्डिनल मोन्सियर डी शॉम्बर्ग पर। जैसे ही यह व्यवस्था स्थापित हुई, वे अंग्रेज़ों को द्वीप से खदेड़ने में जुट गए। समय अनुकूल था। अंग्रेज़ों को, जो अच्छे सैनिक बनने के लिए सबसे बढ़कर अच्छे खान-पान की आवश्यकता रखते हैं, उन्हें सिर्फ नमक लगा मांस और घटिया बिस्कुट खाने को मिल रहे थे। इस कारण उनके कैंप में बहुत से सैनिक बीमार थे। इसके अलावा समुद्र, जो साल के इस समय पूरी तटरेखा पर बहुत उग्र रहता है, वह हर दिन उनकी किसी न किसी छोटी नाव को नष्ट कर रहा था। आलम यह था कि हर लहर के साथ पूरा किनारा छोटी नावों और जहाज़ों के मलबे से भर जाता था। नतीजा ये था कि भले ही राजा की सेना चुपचाप अपने कैंप में बैठी रहती, फिर भी यह साफ था कि किसी न किसी दिन बकिंघम को, जो सिर्फ अपनी जिद के कारण द्वीप पर रुका हुआ था, घेराबंदी खत्म करनी ही पड़ती। लेकिन जैसे ही एमडी टोरैस ने सूचना दी कि दुश्मन के कैंप में एक नए हमले की तैयारी हो रही है, राजा ने फैसला किया कि इस मामले को खत्म करना ही बेहतर होगा और एक निर्णायक कार्रवाई के लिए जरूरी आदेश दे दिए। चूंकि हमारा इरादा घेराबंदी का दैनिक ब्यौरा देना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन घटनाओं का वर्णन करना है जो हमारी कहानी से जुड़ी हैं, तो हम संक्षेप में सिर्फ इतना कहेंगे कि यह अभियान सफल रहा। यह राजा के लिए महान विस्मय और कार्डिनल के लिए महान गौरव की बात थी। अंग्रेजों को इंच दर इंच पीछे धकेल दिया गया। वे हर मुठभेड़ में हारे और अंततः उन्हें द्वीप छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने युद्ध के मैदान में 2000 आदमी छोड़ दिए, जिनमें 5 कर्नल, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल, 250 कप्तान और 20 रईस शामिल थे। उनके 4 तोप और 60 झंडे भी छीन लिए गए, जिन्हें क्लाउड डी सेंट सिमोन पेरिस ले गए और बड़े ठाट बाट के साथ नोट्रे डेम की मेहराबों में लटका दिया गया। पूरे कैंप में और उसके बाद पूरे फ्रांस में प्रार्थनाएं और जश्न मनाए गए। कार्डिनल अब घेराबंदी को जारी रखने के लिए स्वतंत्र थे और कम से कम अभी के लिए उन्हें अंग्रेजों का कोई डर नहीं था। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि यह राहत सिर्फ पल भर की थी। बकिंघम के एक दूत, जिसका नाम मॉन्टेग्यू था, उसे पकड़ लिया गया। उससे यह सबूत मिला कि जर्मन साम्राज्य स्पेन, इंग्लैंड और लोरेन के बीच एक गुप्त संघ बन चुका है। यह संघ फ्रांस के विरुद्ध था। यही नहीं, बकिंघम के उस कमरे में, जिसे उसे अचानक छोड़ना पड़ा था, ऐसे कागजात मिले जिनसे इस गठबंधन की पुष्टि होती थी, जैसा कि कार्डिनल ने अपने संस्मरणों में लिखा है। इन कागजों ने मैडम डी चेवरेस और परिणाम स्वरूप रानी को भी बड़े संकट में डाल दिया था। सारा उत्तरदायित्व कार्डिनल के कंधों पर था, क्योंकि कोई भी निरंकुश मंत्री बिना जिम्मेदारी के नहीं होता। इसलिए उनकी प्रतिभा के सभी साधन दिन रात काम पर लगे थे और वे यूरोप के बड़े साम्राज्यों में होने वाली छोटी सी हलचल पर भी कान लगाए हुए थे। कार्डिनल बकिंघम की सक्रियता और विशेष रूप से उसकी नफरत से भली भांति परिचित थे। यदि फ्रांस को धमकाने वाला यह संघ जीत जाता, तो कार्डिनल का सारा प्रभाव खत्म हो जाता। लूव्र के कैबिनेट में स्पेनिश और ऑस्ट्रियाई राजनीति के प्रतिनिधि आ बैठते, जहां अब भी उनके सिर्फ समर्थक थे, और वे रिशेल्यू, जो फ्रांस के राष्ट्रीय मंत्री थे, पूरी तरह बर्बाद हो जाते। राजा भले ही एक बच्चे की तरह उनकी बात मानते थे, पर वह एक बच्चे की तरह ही अपने मास्टर से नफरत भी करते थे। राजा उन्हें मोन्सियर और रानी के व्यक्तिगत इंतकाम के लिए बेसहारा छोड़ देते। तब वे तबाह हो जाते
और शायद फ्रांस भी उनके साथ। इस सब के लिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी था। दरबारी, जिनकी संख्या हर पल बढ़ रही थी, वे दिन-रात ला पियरे के पुल के पास उस छोटे से घर में आते-जाते रहते, जहाँ कार्डिनल ने अपना निवास बनाया था। वहाँ ऐसे भिक्षु आते, जिन्होंने चोगा इतने बेढंगे तरीके से पहना होता था कि साफ पता चलता था कि वे चर्च के नहीं बल्कि युद्ध के आदमी हैं। ऐसी महिलाएं आतीं, जो पेजों की वेशभूषा में थोड़ी असहज लगती थीं, और उनके ढीले पाजामे भी उनके शारीरिक उभारों को पूरी तरह नहीं छिपा पाते थे। और ऐसे किसान आते, जिनके हाथ तो काले थे, पर उनके सुडौल अंग एक कोस दूर से ही उनके रईस होने की गवाही देते थे। वहाँ कुछ कम सुखद मुलाकातें भी होती थीं, क्योंकि 2-3 बार ये अफ़वाह फैली कि कार्डिनल की हत्या की कोशिश की गई है। ये सच है कि कार्डिनल के दुश्मन कहते थे कि ये सब उन्होंने खुद करवाया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे दूसरों से बदला लेने का अधिकार पा सकें। लेकिन हमें मंत्रियों की हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, और न ही उनके दुश्मनों की बात पर। इन हमलों ने कार्डिनल को नहीं रोका, जिनके घोर आलोचकों ने भी उनकी व्यक्तिगत बहादुरी पर कभी शक नहीं किया। वे रात के समय बाहर निकलते थे, कभी ड्यूक डी एंगोलेम को ज़रूरी आदेश देने के लिए, कभी राजा से चर्चा करने के लिए, और कभी किसी ऐसे दूत से मिलने के लिए, जिसे वे अपने घर पर देखना नहीं चाहते थे। इधर मस्कटियर्स, जिनका घेराबंदी में कोई बड़ा काम नहीं था, वे किसी सख्त अनुशासन में नहीं थे और मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे थे। हमारे 3 साथियों के लिए यह और भी आसान था, क्योंकि मॉन्सियर डी ट्रेविल के मित्र होने के नाते उन्हें कैंप बंद होने के बाद भी बाहर रहने की विशेष अनुमति मिल जाती थी। अब एक शाम जब डार्टेनन, जो खंदकों में ड्यूटी पर थे, उनके साथ नहीं जा सके, एथोस, पोर्थोस और अरामिस अपने जंगी घोड़ों पर सवार होकर, अपने युद्ध लबादों में लिपटे हुए और पिस्तौल के बटों पर हाथ रखे, लाल कबूतर खाना यानी रेड डव कोट नामक एक मधुशाला से लौट रहे थे। यह जगह एथोस ने 2 दिन पहले जेरी के रास्ते में ढूंढी थी। वे कैंप की ओर जाने वाली सड़क पर पूरी तरह सतर्क होकर चल रहे थे। जैसा कि हमने कहा है, उन्हें घात लगाकर किए जाने वाले हमले का डर था। तभी बोजनो गांव से करीब एक चौथाई मील दूर उन्हें लगा कि घोड़ों के आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वे तीनों तुरंत रुक गए, एक दूसरे के करीब आए और सड़क के बीचों बीच खड़े होकर इंतजार करने लगे। एक ही पल में, जैसे ही चांद बादलों के पीछे से निकला, उन्होंने सड़क के मोड़ पर 2 घुड़सवारों को देखा। वे घुड़सवार भी उन्हें देखकर रुक गए और शायद इस बात पर विचार करने लगे कि आगे बढ़ें या वापस लौट जाएं। उनकी इस हिचकिचाहट ने तीनों मित्रों के मन में संदेह पैदा कर दिया। एथोस दूसरों से कुछ कदम आगे बढ़े और एक दृढ़ आवाज में चिल्लाए, "वहां कौन है? वहां तुम लोग कौन हो?" दूसरे घुड़सवार ने पलटकर जवाब दिया। "यह कोई जवाब नहीं है," एथोस बोले। "कौन है वहां? जवाब दो, वरना हम हमला कर देंगे।" "तुम जो कर रहे हो, उसके बारे में सावधान रहो सज्जनों," एक साफ और स्पष्ट आवाज आई, जो आदेश देने की आदी लग रही थी। "यह कोई उच्च अधिकारी है, जो रात के गश्त पर निकला है," एथोस ने धीमी आवाज में कहा। "आप क्या चाहते हैं सज्जनों? तुम कौन हो?" उसी आवाज ने दोबारा, उसी आदेशात्मक लहजे में पूछा। "जवाब दो, वरना अपनी अवज्ञा के लिए पछताओगे।" "किंग्स मस्कटियर्स," एथोस ने कहा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि पूछताछ करने वाले के पास ऐसा करने का अधिकार है। "कौन सी कंपनी?" "ट्रेवल की कंपनी। आगे बढ़ो और बताओ कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो?" तीनों साथी थोड़े विनम्र होकर आगे बढ़े, क्योंकि अब सभी को यकीन था कि उनका पाला किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति से पड़ा है। उन्होंने एथोस को बात करने के लिए आगे रखा। उन 2 घुड़सवारों में से एक, जिसने दूसरी बार बात की थी, वह अपने साथी से 10 कदम आगे था। एथोस ने पोर्थोस और अरामिस को पीछे रहने का इशारा किया और अकेले आगे बढ़े। "क्षमा करें मेरे अधिकारी," एथोस बोले, "लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारा पाला किससे पड़ा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कड़ी चौकसी रख रहे थे।" "तुम्हारा नाम?" उस अधिकारी ने पूछा, जिसने अपने चेहरे का आधा हिस्सा अपने लबादे से ढका हुआ था। "लेकिन आप खुद, मोंसियर," एथोस ने कहा, जो इस पूछताछ से अब थोड़ा चिढ़ने लगे थे, "कृपया मुझे यह प्रमाण दें
कि आपके पास मुझसे सवाल करने का अधिकार है। तुम्हारा नाम? घुड़सवार ने दूसरी बार वही सवाल दोहराया और अपना लबादा हटाकर अपना चेहरा सामने कर दिया। मॉन्सियर कार्डिनल! मस्कटियर सन्न होकर चिल्लाया। तुम्हारा नाम? हिज एमिनेंस तीसरी बार चिल्लाए। एथोस! मस्कटियर ने कहा। कार्डिनल ने अपने सेवक को इशारा किया, जो पास आया। ये तीनों मस्केटियर्स हमारे पीछे चलेंगे, कार्डिनल ने धीमी आवाज में कहा। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैंने कैंप छोड़ा है, और यदि ये हमारे साथ रहेंगे तो मुझे यकीन रहेगा कि ये किसी को नहीं बताएंगे। हम जेंटलमैन हैं, मॉन्सियर, एथोस बोले। हम पर भरोसा कीजिए और निश्चिंत रहिए। खुदा का शुक्र है, हम राज रखना जानते हैं। कार्डिनल ने अपनी पैनी नजरें साहसी वक्ता पर टिका दी। मॉन्सियर एथोस, आपके कान बहुत तेज हैं, कार्डिनल ने कहा। लेकिन अब इसे गौर से सुनिए। यह अविश्वास के कारण नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा के लिए है कि मैं आपसे मेरे पीछे चलने का अनुरोध कर रहा हूं। तुम्हारे साथी यकीनन मॉन्सियर पोर्थोस और अरामिस ही होंगे। जी हाँ, हिज एमिनेंस, एथोस बोले, जबकि पीछे खड़े दोनों मस्कटियर्स अपना हैट हाथ में लेकर आगे आए। मैं आपको जानता हूं सज्जनों, कार्डिनल बोले। मैं आपको जानता हूं। मैं जानता हूं कि आप पूरी तरह मेरे मित्र नहीं हैं, और मुझे इसका अफसोस है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप बहादुर और निष्ठावान सज्जन हैं, और आप पर भरोसा किया जा सकता है। मोन्सियर एथोस, मुझे सम्मानित करें और मेरे साथ चलें। आप और आपके दो मित्र, और तब मेरे पास एक ऐसा अंगरक्षक दल होगा जिसे देखकर राजा को भी जलन होगी अगर हम उनसे मिलें। तीनों मस्कटियर्स ने अपने घोड़ों की गर्दन तक सिर झुकाकर सलाम किया। खैर, मेरे ईमान पर, एथोस बोले, मोन्सियर कार्डिनल, हमें अपने साथ ले जाना आपका सही फैसला है। हमने सड़क पर कई संदिग्ध चेहरे देखे हैं, और रेड डव कोर्ट में तो हमारा 4 ऐसे चेहरों के साथ झगड़ा भी हो गया। झगड़ा? और किस लिए सज्जनों? कार्डिनल ने पूछा। आप जानते हैं कि मुझे झगड़ालू लोग पसंद नहीं हैं, और यही कारण है कि मैं मोन्सियर कार्डिनल को स्वयं जानकारी दे रहा हूं, ताकि आप इसे दूसरों से न सुने और किसी गलत सूचना के आधार पर हमें दोषी न मान लें। तुम्हारे झगड़े का नतीजा क्या रहा? कार्डिनल ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मेरे मित्र अरामिस के हाथ में तलवार का एक हल्का जख्म आया है, लेकिन इतना नहीं कि वह कल हमले के लिए ना चढ़ सके, यदि मोन्सियर कार्डिनल घेराबंदी का आदेश दें। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं हैं जो खुद पर तलवार का जख्म यूं ही लगने दें, कार्डिनल बोले। आइए सच बताइए सज्जनों, आपने किसी का हिसाब तो बराबर किया होगा। कबूल कीजिए, आप जानते हैं कि मेरे पास माफी देने का अधिकार है। मैं, मोन्सियर, एथोस बोले, मैंने तो अपनी तलवार म्यान से निकाली तक नहीं। मैंने बस उस आदमी को जिसने मेरा अपमान किया था, उसे कमर से पकड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा लगता है कि गिरने से, एथोस थोड़ा हिचकिचाए, उसकी जांग की हड्डी टूट गई। आह! आह! कार्डिनल बोले। और आपने, मोन्सियर पोर्थोस? मैंने, मोन्सियर, चूंकि मैं जानता हूं कि द्वंद्व मना है, इसलिए मैंने एक बेंच उठाई और उन बदमाशों में से एक को ऐसा प्रहार दिया कि मुझे यकीन है कि उसका कंधा टूट गया होगा। बहुत अच्छे, कार्डिनल बोले। और आपने, मोन्सियर अरामिस? मोन्सियर, चूंकि मैं स्वभाव से बहुत कोमल हूं, और जैसा कि शायद मोन्सियर को पता ना हो, मैं पादरी बनने की तैयारी कर रहा हूं। मैंने अपने साथियों को शांत करने की कोशिश की, तभी उन नीच लोगों में से एक ने धोखे से मेरी बाईं बांह पर तलवार से वार कर दिया। तब मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैंने भी अपनी तलवार निकाली, और जैसे ही वह दोबारा मुझ पर झपटा, मुझे लगा कि मेरी तलवार उसके शरीर के आर पार हो गई। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह गिर पड़ा और उसके दो साथी उसे उठाकर ले गए। लानत है सज्जनों, कार्डिनल बोले। एक शराब खाने के मामूली झगड़े में 3 आदमियों को युद्ध के अयोग्य, यानी कि हॉर्स द कॉम्बैट, कर दिया। आप लोग अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते। और यह झगड़ा किस बात पर था? वे लोग नशे में थे, एथोस बोले। और यह जानकर कि आज शाम एक महिला उस मधुशाला में आई है, वे उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा तोड़ रहे थे? कार्डिनल ने कुछ बेचैनी के साथ पूछा। और किस उद्देश्य से? यकीनन उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए, एथोस ने कहा। मैंने मोन्सियर कार्डिनल को पहले ही बताया कि वे लोग नशे में धुत थे। और क्या वह महिला युवा और सुंदर थी? कार्डिनल ने पूछा। हमने उसे नहीं देखा, मोन्सियर, एथोस ने जवाब दिया। आपने उसे नहीं देखा? आह! बहुत अच्छा।
कार्डिनल ने तेजी से जवाब दिया। आपने एक स्त्री के सम्मान की रक्षा करके अच्छा किया, और चूंकि मैं खुद रेड डवकोट जा रहा हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सच कहा है या नहीं। मॉन्सियर, एथोस ने शान से कहा, हम जेंटलमैन हैं, और अपनी गर्दन बचाने के लिए भी हम झूठ का सहारा नहीं लेते। इसलिए मुझे आपकी बात पर शक नहीं है मॉन्सियर एथोस, एक पल के लिए भी नहीं। लेकिन उन्होंने बात बदलते हुए पूछा, क्या वह महिला अकेली थी? उस महिला के साथ एक घुड़सवार भी कमरे में बंद था, एथोस बोले, लेकिन इतना शोर होने के बावजूद वह बाहर नहीं आया। तो यही माना जा सकता है कि वह डरपोक है। गॉस्पेल कहती है, जल्दबाजी में निर्णय मत लो, कार्डिनल ने जवाब दिया। एथोस ने सिर झुकाया। और अब सज्जनों, ठीक है, कार्डिनल ने जारी रखा, मुझे जो जानना था मैं जान गया। मेरे पीछे आइए। तीनों मस्कटियर्स कार्डिनल के पीछे हो ली, जिन्होंने दोबारा अपना चेहरा लबादे में छिपा लिया था। उन्होंने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और अपने चारों साथियों से 8-10 कदम आगे रहे। वे जल्द ही उस सुनसान और शांत सराय में पहुंच गए। इसमें कोई शक नहीं कि मेजबान जानता था कि कौन सा महान अतिथि आने वाला है, इसलिए उसने बाकी सभी लोगों को वहां से हटा दिया था। दरवाजे से 10 कदम दूर कार्डिनल ने अपने सेवक और तीनों मस्कटियर्स को रोकने का इशारा किया। खिड़की के पल्ले से एक जीन कसा हुआ घोड़ा बंधा था। कार्डिनल ने एक विशेष तरीके से 3 बार दरवाजा खटखटाया। एक व्यक्ति, जो लबादे में लिपटा हुआ था, तुरंत बाहर आया और कार्डिनल से कुछ तेज आवाज में बात की। उसके बाद वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और सर्जर्स की दिशा में चला गया, जो पेरिस जाने का भी रास्ता था। आगे बढ़िए सज्जनों, कार्डिनल ने कहा, आपने मुझे सच बताया था मेरे नौजवानों। उन्होंने मस्केटियर्स की ओर मुड़कर कहा, और आज शाम की हमारी यह मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तब तक मेरे पीछे आइए। कार्डिनल घोड़े से उतरे। तीनों मस्कटियर्स ने भी वैसा ही किया। कार्डिनल ने अपने घोड़े की लगाम अपने सेवक को थमा दी। मस्कटियर्स ने अपने घोड़ों को खिड़की के पल्लों से बांध दिया। मेजबान दरवाजे पर खड़ा था। उसके लिए कार्डिनल सिर्फ एक अधिकारी थे जो एक महिला से मिलने आए थे। क्या आपके पास ग्राउंड फ्लोर पर कोई ऐसा कमरा है जहां ये सज्जन आग के पास बैठकर इंतजार कर सकें? कार्डिनल ने पूछा। मेजबान ने एक बड़े कमरे का दरवाजा खोला, जहां एक पुरानी अंगीठी की जगह अभी अभी एक शानदार बड़ी चिमनी लगाई गई थी। मेरे पास ये कमरा है, उसने कहा। यह ठीक रहेगा, कार्डिनल ने जवाब दिया। अंदर आइए सज्जनों, और कृपया मेरा इंतजार कीजिए। मुझे आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जब तीनों मस्कटियर्स भूतल के उस कमरे में दाखिल हुए, कार्डिनल बिना कुछ पूछे सीढ़ियों की ओर ऐसे बढ़े मानो वे उस रास्ते को पहले से अच्छी तरह जानते हों। अध्याय 44। स्टोव पाइप की उपयोगिता। ये स्पष्ट था कि बिना किसी संदेह के और केवल अपने साहसी और साहसिक स्वभाव से प्रेरित होकर हमारे तीनों मित्रों ने अभी अभी किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा की थी जिसे कार्डिनल अपने विशेष संरक्षण से सम्मानित करते थे। अब वह व्यक्ति कौन था? यही वह सवाल था जो तीनों मस्कटियर्स एक दूसरे से पूछ रहे थे। फिर ये देखते हुए कि उनके किसी भी जवाब से इस विषय पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही है। पोर्थोस ने मेजबान को बुलाया और पासे यानी डाइस मांगे। पोर्थोस और एरामिस मेज पर बैठ गए और खेलने लगे। अथोस चिंतनशील मुद्रा में कमरे में टहलने लगा। टहलते और सोचते हुए एथोस बार बार स्टोव के उस पाइप के पास से गुजरा जो बीच से टूटा हुआ था और जिसका दूसरा सिरा ऊपर के कमरे में जा रहा था। हर बार जब वह वहां से गुजरता, उसे शब्दों की गूंज सुनाई देती जिसने अंततः उसका ध्यान खींच लिया। एथोस उसके करीब गया और उसे कुछ शब्द सुनाई दिए जो इतने महत्वपूर्ण लगे कि उसने अपने दोस्तों को खामोश रहने का इशारा किया। वह खुद झुक गया और अपना कान उस पाइप के निचले छेद पर टिका दिया। सुनिए मिलेडी, कार्डिनल ने कहा, मामला बहुत महत्वपूर्ण है। बैठ जाइए और आइए इस पर बात करते हैं। मेलेडी, एथोस बुदबुदाया, मैं हिज एमिनेंस की बात बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, एक स्त्री की आवाज ने जवाब दिया, जिसे सुनकर मस्कटियर चौंक गया। एक छोटा जहाज जिसमें अंग्रेज चालक दल है और जिसका कप्तान मेरी तरफ है, चरेंटे के मुहाने पर फोर्ट ला पोंटे पर आपका इंतजार कर रहा है। वह कल सुबह रवाना होगा। मुझे आज रात ही वहां जाना होगा, अभी इसी वक्त।
यानी जब आप मेरे निर्देश प्राप्त कर लें। बाहर निकलते समय आपको दरवाजे पर 2 आदमी मिलेंगे, जो आपके अंगरक्षक के रूप में काम करेंगे। आप मुझे पहले निकलने देंगी। फिर आधे घंटे बाद आप अपनी बारी में जा सकती हैं। जी, मोंसियर। अब आइए उस मिशन पर लौटते हैं जिसका कार्यभार आप मुझे सौंपना चाहते हैं। और चूँकि मैं हिज़ एमिनेंस के विश्वास के योग्य बनी रहना चाहती हूँ, तो कृपा करके मुझे इसे स्पष्ट और सटीक शब्दों में समझाएँ, ताकि मैं कोई गलती ना करूँ। दोनों के बीच एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। ये स्पष्ट था कि कार्डिनल बोलने से पहले अपने शब्दों को तौल रहे थे और मिलेडी उन बातों को समझने और अपनी याददाश्त में अंकित करने के लिए अपनी पूरी मानसिक शक्ति जुटा रही थी। अथॉस ने इस पल का फायदा उठाया और अपने दोनों साथियों से दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहा और उन्हें इशारा किया कि वे भी आकर उसके साथ सुने। दोनों मस्कटियर्स, जिन्हें आराम पसंद था, अपने लिए एक-एक कुर्सी ले आए और एक अथॉस के लिए भी। फिर तीनों अपने सिर जोड़कर और कान खड़े करके बैठ गए। आप लंदन जाएंगी? कार्डिनल ने जारी रखा। लंदन पहुंचकर आप बकिंघम को ढूंढेंगी। मुझे हिज एमिनेंस का ध्यान इस ओर दिलाना होगा, मिलेडी ने कहा, कि हीरे के स्टड्स वाले मामले के बाद से ड्यूक मुझ पर संदेह करते हैं। खैर, इस बार, कार्डिनल ने कहा, उनका विश्वास चुराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक मध्यस्थ के रूप में उनके सामने ईमानदारी और निष्ठा से पेश होना है। ईमानदारी और निष्ठा से, मिलेडी ने उन शब्दों को दोहराया जिसमें मक्कारी का एक अकठनीय भाव था। हाँ, ईमानदारी और निष्ठा से, कार्डिनल ने उसी लहजे में जवाब दिया। यह पूरी बातचीत खुले तौर पर की जानी चाहिए। मैं हिज एमिनेंस के निर्देशों का अक्षरशः पालन करूंगी। मैं बस आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रही हूं। आप मेरी ओर से बकिंघम के पास जाएंगी और आप उनसे कहेंगी कि मैं उन सभी तैयारियों से वाकिफ हूं जो उन्होंने की हैं, लेकिन वे मुझे जरा भी परेशान नहीं करती, क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए पहले ही कदम पर मैं रानी को बर्बाद कर दूंगा। क्या उन्हें इस बात पर यकीन होगा कि हिज एमिनेंस अपनी इस धमकी को पूरा करने की स्थिति में है? हाँ, क्योंकि मेरे पास सबूत हैं। मुझे इन सबूतों को उनके सामने पेश करने के लायक होना चाहिए। बेशक। और आप उन्हें बताएंगी कि मैं रानी और ड्यूक की उस मुलाकात की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दूंगा, जो मादाम कांस्टेबल के घर पर उस शाम हुई थी जब उन्होंने मास्करेड दी थी। आप उन्हें यह भी बताएंगी, ताकि उन्हें कोई संदेह न रहे, कि वे वहां ग्रेट मुगल के लिबास में आए थे, जिसे शवलियर डी गाइज पहनने वाले थे, और उन्होंने यह अदला बदली 3,000 पिस्तौल की रकम देकर की थी। ठीक है मोन्सियर। उस रात उनके महल में आने जाने के सभी विवरण, जब उन्होंने एक इतालवी भविष्यवक्ता का रूप धारण किया था, आप उन्हें बताएंगी, ताकि वे मेरी जानकारी की सटीकता पर शक न करें, कि उनके लबादे के नीचे एक सफ़ेद चोगा था, जिस पर काले आंसू, खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बनी हुई थीं, क्योंकि पकड़े जाने की स्थिति में उन्हें फाइट लेडी का साया बनकर निकलना था, जो जैसा कि सब जानते हैं, लूव्र में तब दिखाई देती है जब कोई बड़ी घटना होने वाली होती है। क्या बस इतना ही है मोन्सियर? उन्हें यह भी बताएं कि मैं एमियंस के उस वाक्य के हर विवरण से परिचित हूँ, कि मैं उस पर एक छोटा सा मज़ेदार उपन्यास लिखवाऊंगा, जिसमें उस बगीचे का नक्शा और उस रात के नाटक के मुख्य पात्रों की तस्वीरें होंगी। मैं उन्हें यह बता दूंगी। उन्हें आगे यह भी बताएं कि मोंटेग्यू मेरी गिरफ्त में है, मोंटेग्यू बस्टील की जेल में है। ये सच है कि उसके पास कोई पत्र नहीं मिला, पर टॉर्चर उसे वह सब बता देने पर मजबूर कर देगी जो वह जानता है, और वह भी जो वह नहीं जानता। बिल्कुल सही। फिर यह भी जोड़ें कि इले डी रे को छोड़ते समय उन्होंने जल्दबाजी में अपने कमरे में मादाम डी चेवरेज का एक पत्र छोड़ दिया है, जो रानी को बड़े संकट में डालता है, क्योंकि यह न केवल यह साबित करता है कि महारानी राजा के दुश्मनों से प्रेम कर सकती है, बल्कि यह भी कि वे फ्रांस के दुश्मनों के साथ साजिश रच सकती हैं। मैंने आपको जो बताया वह सब आपको याद है ना? हिज एमिनेंस खुद न्याय करेंगे। मादाम कांस्टेबल की दावत, लूव्र की वह रात, एमियंस की वह शाम, मोंटेग्यू की गिरफ्तारी और मादाम डी चेवरेज का वह पत्र। यही है, कार्डिनल ने कहा, यही है। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है मिलेडी। लेकिन उस महिला ने दोबारा पूछा, जिसे कार्डिनल ने अभी प्रशंसा दी थी, अगर इन सभी कारणों के बावजूद ड्यूक पीछे नहीं हटते और फ्रांस को धमकाना जारी रखते हैं, तो ड्यूक प्यार में पागल है
या यूं कहें कि मूर्ख है, रिशेल्यू ने बड़ी कड़वाहट के साथ जवाब दिया। प्राचीन शूरवीरों की तरह उसने यह युद्ध सिर्फ अपनी प्रियतमा की एक झलक पाने के लिए शुरू किया है। अगर उसे यह यकीन हो जाए कि यह युद्ध उसकी प्रियतमा के सम्मान और शायद आज़ादी की कीमत पर होगा, तो मैं कसम खाता हूं कि वह 2 बार सोचेगा। फिर भी मिलेडी ने दृढ़ता के साथ कहा, जिससे साबित होता था कि वह इस मिशन के अंत को साफ देखना चाहती थी। अगर वह अड़ा रहा तो? अगर वह अड़ा रहा, कार्डिनल ने कहा, इसकी संभावना नहीं है। यह मुमकिन तो है, मिलेडी बोली। अगर वह अड़ा रहा, हिज एमिनेंस एक पल के लिए रुके और फिर बोले, अगर वह अड़ा रहा, तो फिर मैं उन घटनाओं में से एक की उम्मीद करूंगा जो राज्यों की किस्मत बदल देती हैं। अगर हिज एमिनेंस मुझे इतिहास की ऐसी किसी घटना का उदाहरण दे सकें, मिलेडी ने कहा, तो शायद भविष्य के प्रति मेरा विश्वास भी आपके जैसा ही हो जाए। खैर, यहां देखो, उदाहरण के लिए, रिशेल्यू बोले, जब 1610 में ड्यूक को प्रेरित करने वाले कारणों जैसे ही कारणों से राजा हेनरी चतुर्थ फ्लेमर्स और इटली पर आक्रमण करने वाले थे ताकि ऑस्ट्रिया पर दोनों तरफ से हमला किया जा सके, तो क्या तब कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसने ऑस्ट्रिया को बचा लिया? फ्रांस के राजा को भी वही मौका क्यों नहीं मिल सकता जो सम्राट को मिला था? हिज एमिनेंस का मतलब शायद रूडीला फेरोनेरी में खंजर के उस प्रहार से है। बिल्कुल सही, कार्डिनल ने कहा। क्या हिज एमिनेंस को यह डर नहीं है कि रवैयाक को दी गई सजा किसी भी ऐसे व्यक्ति को रोक देगी जो उसकी नकल करने का विचार रखता हो? हर समय और हर देश में, विशेष रूप से अगर उन देशों में धार्मिक मतभेद मौजूद हों, ऐसे कट्टरपंथी हमेशा रहेंगे जो शहीद होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और देखो, अभी मुझे ख्याल आया कि प्यूरिटन्स बकिंघम के खिलाफ बहुत गुस्से में हैं और उनके धर्मगुरु उसे ईसा मसीह का शत्रु, यानी कि एंटी क्राइस्ट, करार देते हैं। तो? मिलेडी ने पूछा। तो? कार्डिनल ने एक बेपरवाह लहजे में जारी रखा, अभी सिर्फ एक ही चीज तलाशने की जरूरत है। कोई ऐसी महिला जो सुंदर हो, जवान हो और चालाक हो, जिसकी ड्यूक के साथ कोई दुश्मनी हो। ड्यूक के कई प्रेम संबंध रहे हैं, और अगर उसने शाश्वत वफादारी के वादों के साथ अपने प्रेम को सींचा है, तो उसने अपनी बेवफाई के बीजों से नफरत की फसल भी उगाई होगी। बेशक, मिलेडी ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसी महिला मिल सकती है। खैर, ऐसी महिला जो किसी कट्टरपंथी के हाथ में जैक्स क्लेमेंट या रवैयाक का खंजर थमा दे, वह फ्रांस को बचा लेगी। हाँ, लेकिन तब वह एक हत्या की साजिशकर्ता कहलाएगी। क्या रवैयाक या जैक्स क्लेमेंट के साजिशकर्ताओं का कभी पता चला? नहीं, क्योंकि शायद वे इतने ऊंचे पदों पर थे कि किसी ने उन्हें ढूंढने की हिम्मत ही नहीं की। मॉन्सिन्योर, पैलेस ऑफ जस्टिस हर किसी के लिए नहीं जलाया जाता। तो आपको लगता है कि पैलेस ऑफ जस्टिस की वह आग महज एक इत्तेफाक नहीं थी? रिशेल्यू ने उसी लहजे में पूछा जैसे कोई मामूली सवाल पूछ रहे हों। मैं, मोंसियर, मिलेडी ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं सोचती, मैं सिर्फ एक तथ्य बता रही हूँ। मैं बस इतना कहती हूँ कि अगर मेरा नाम मादाम डी मॉन्टपेंसियर या रानी मैरी डी मेडिसिस होता, तो मैं उससे कम सावधानी यहाँ बरतती जितनी मैं मिलेडी क्लारिक होने के नाते बरत रही हूँ। ये बात तो सही है, रिशेल्यू ने कहा। तो फिर आपको क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा आदेश चाहिए जो भविष्य में उन सभी कामों को पहले से ही जायज ठहरा दे, जो मैं फ्रांस के सर्वोत्तम हित के लिए उचित समझूं। लेकिन सबसे पहले वह महिला मिलनी चाहिए जिसका मैंने जिक्र किया, जो ड्यूक से बदला लेना चाहती हो। वह मिल गई है, मिलेडी ने कहा। फिर वह बेवकूफ कट्टरपंथी मिलना चाहिए जो ईश्वर के न्याय के औजार के रूप में काम करे। वह भी मिल जाएगा। ठीक है, कार्डिनल ने कहा, तब उस आदेश की मांग करने का समय आएगा जो आपने अभी मांगा है। हिज एमिनेंस सही कह रहे हैं, मिलेडी ने जवाब दिया, और मैं गलत थी। मुझे इस मिशन को सिर्फ वैसा ही देखना चाहिए जैसा ये है, यानी आपकी ओर से ड्यूक को यह बताना कि आप उन विभिन्न वेशभूषाओं से वाकिफ हैं जिनसे वे मादाम कांस्टेबल की दावत के दौरान रानी तक पहुंचने में सफल रहे थे, कि आपके पास लूव्र में रानी और एक इतालवी ज्योतिषी के बीच मुलाकात के सबूत हैं, जो और कोई नहीं बल्कि बकिंघम के ड्यूक थे, कि आपने एमियंस के वाक़े पर एक व्यंग्यात्मक उपन्यास लिखने का आदेश दिया है।
जिसमें उन उद्यानों का नक्शा और पात्रों की तस्वीरें होंगी कि मोंटेग्यू बास्टिल में है, और यंत्रणा उसे वह सब याद दिला देगी जो वह भूल चुका है। कि आपके पास मादाम डी चेवरेज का वह पत्र है जो ड्यूक के कमरे में मिला था, जो न केवल लिखने वाले को बल्कि जिसके नाम पर लिखा गया था उसे भी संकट में डालता है। फिर अगर वह इन सब के बावजूद अड़ा रहता है, तो जैसा कि मैंने कहा है, मेरे मिशन की सीमा यहीं खत्म हो जाती है। तब मेरे पास फ्रांस की रक्षा के लिए ईश्वर से चमत्कार की प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। यही है ना, मॉन्सियर? और मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं करना होगा। यही है, कार्डिनल ने रूखेपन से जवाब दिया। और अब मिलेडी ने ड्यूक के लहजे में आए बदलाव को अनसुना करते हुए कहा, अब जब मैंने आपके दुश्मनों के बारे में हिज एमिनेंस के निर्देश प्राप्त कर लिए हैं, तो मॉन्सियर, मुझे मेरे दुश्मनों के बारे में कुछ शब्द कहने की अनुमति देंगे? क्या आपके भी दुश्मन हैं? रिशेल्यू ने पूछा। हाँ मॉन्सियर, ऐसे दुश्मन जिनके खिलाफ मुझे आपके पूरे समर्थन की जरूरत है, क्योंकि मैंने उन्हें हिज एमिनेंस की सेवा करते हुए ही बनाया है। वे कौन हैं? ड्यूक ने पूछा। सबसे पहले बोनासियो नाम की एक छोटी साजिशकर्ता औरत है। वह नान्ते की जेल में है। यानी वह वहां थी, मिलेडी ने जवाब दिया। लेकिन रानी ने राजा से एक आदेश प्राप्त कर लिया है, जिसके जरिए उसे एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया है। एक कॉन्वेंट में? ड्यूक ने पूछा। हाँ, एक कॉन्वेंट में। और किस कॉन्वेंट में? मैं नहीं जानती। ये राज बहुत अच्छी तरह छिपाया गया है। पर मैं जान जाऊंगा। और क्या हिज एमिनेंस मुझे बताएंगे कि वह औरत किस कॉन्वेंट में है? मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, कार्डिनल ने कहा। खैर, अब मेरा एक और दुश्मन है, जो इस छोटी मादाम बोनासियक्स से कहीं ज्यादा डरावना है। वह कौन है? उसका प्रेमी। उसका नाम क्या है? ओह, हिज एमिनेंस उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मिलेडी गुस्से में भरकर चिल्लाई। वह हम दोनों के लिए मनहूस है। वह वही है जिसने हिज एमिनेंस के गार्ड्स के साथ मुठभेड़ में राजा के मस्कटियर्स को जीत दिलाई थी। वह वही है जिसने आपके दूत डी वॉर्ड्स को 3 गहरे जख्म दिए, और जिसने हीरे के स्टड्स वाले मामले को नाकाम कर दिया। वही है जिसने यह जानते हुए कि मादाम बोनासिक्स का अपहरण मैंने कराया था, मेरी मौत की कसम खाई है। आ आ कार्डिनल बोले, मैं समझ गया। तुम किसकी बात कर रही हो? मेरा मतलब उस नीच डार्टेनन से है। वह एक साहसी लड़का है, कार्डिनल ने कहा। और वह साहसी है, इसीलिए वह और भी खतरनाक है। मुझे, ड्यूक ने कहा, उसके बकिंघम के साथ संबंधों का एक सबूत चाहिए। सबूत? मिलेडी चिल्लाई। मैं आपको 10 सबूत दूंगी। ठीक है, तब तो यह दुनिया का सबसे आसान काम है। मुझे वह सबूत ला दो, और मैं उसे बेस्टिल भेज दूंगा। यहाँ तक तो ठीक है मॉन्सियर, पर उसके बाद, एक बार बेस्टिल पहुंचने के बाद, उसके बाद जैसा कुछ नहीं होता, कार्डिनल ने धीमी आवाज में कहा। आह, कसम से, उन्होंने आगे कहा, अगर मेरे लिए अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाना उतना ही आसान होता जितना तुम्हारे लिए अपने दुश्मन से, और अगर तुम्हें ऐसे ही लोगों के खिलाफ छूट चाहिए थी। मोन्सियर, मिलेडी ने जवाब दिया, एक निष्पक्ष सौदा, जान के बदले जान, मर्द के बदले मर्द। आप मुझे एक दीजिए, मैं आपको दूसरा दूंगी। मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या मतलब है, और न ही मैं जानना चाहता हूं, कार्डिनल ने जवाब दिया। पर मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूं, और ऐसी नीच हस्ती के मामले में तुम्हें वह देने में मुझे कोई बुराई नहीं दिखती जो तुम मांग रही हो। खासकर तब जब तुम कह रही हो कि यह डार्टेनन एक बदचलन, एक झगड़ालू और एक गद्दार है। एक नीच बदमाश, मॉन्सियर, एक बदमाश। तो मुझे कागज, कलम और स्याही लाकर दो, कार्डिनल ने कहा। यह रहे, मॉन्सियर। वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जिससे साबित होता था कि कार्डिनल या तो उन शब्दों को ढूंढ रहे थे जो उन्हें खत में लिखने थे, या फिर वे उसे लिख रहे थे। अथास, जिसने बातचीत का एक एक शब्द सुना था, अपने दोनों साथियों का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे के दूसरे कोने में ले गया। खैर, पोर्थोस ने पूछा, आप क्या चाहते हैं, और आपने हमें पूरी बातचीत सुनने क्यों नहीं दी? खामोश, आथोस ने धीमी आवाज में कहा। हमने वह सब सुन लिया है जो सुनना जरूरी था। इसके अलावा मैं तुम्हें सुनने से नहीं रोक रहा, पर मुझे जाना होगा। आपको जाना होगा, पोर्थोस ने कहा। और अगर कार्डिनल ने आपके बारे में पूछा,
तो हम क्या जवाब देंगे? आप उनके पूछने का इंतज़ार नहीं करेंगे। आप खुद पहले बोलेंगे और उनसे कहेंगे कि मैं रास्ते की टोह लेने गया हूँ, क्योंकि मेज़बान की कुछ बातों से मुझे लगा कि रास्ता सुरक्षित नहीं है। मैं कार्डिनल के सेवक को भी इस बारे में 2 शब्द कह दूँगा। बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, चिंता ना करें। सावधान रहना, आथोस, एरामिस ने कहा। उस बात की फ़िक्र न करो, आथोस ने जवाब दिया। तुम जानते हो कि मैं काफ़ी शांत मिज़ाज का हूँ। पोर्थोस और अरामिस स्टोवपाइप के पास अपनी जगह पर लौट गए। रही बात अथोस की, वह बिना किसी शोर शराबे के बाहर निकला, अपना घोड़ा लिया, जो उसके दोस्तों के घोड़ों के साथ बंधा था। उसने सेवक को वापसी के लिए हरावल दस्ते की ज़रूरत के बारे में 4 शब्दों में यकीन दिलाया। अपनी पिस्तौल की जांच की, तलवार निकाली और एक जांबाज सिपाही की तरह शिविर की ओर जाने वाली सड़क पर निकल पड़ा। अध्याय 45। एक वैवाहिक दृश्य। जैसा कि एथोस ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, जल्द ही कार्डिनल नीचे आ गए। उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला जिसमें मस्कटियर्स थे। उन्होंने देखा कि पोर्थोस अरामिस के साथ पासे का एक गंभीर खेल खेल रहे थे। कार्डिनल ने कमरे के चारों ओर एक सरसरी नज़र डाली और महसूस किया कि उनका एक आदमी वहां मौजूद नहीं है। मॉन्सियर एथोस कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। मॉन्सियर, पोर्थोस ने जवाब दिया, वे एक टोह लेने वाले दल के रूप में आगे निकल गए हैं। मेज़बान की कुछ बातों से उन्हें लगा कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। और आपने क्या किया मॉन्सियर पोर्थोस? मैंने अरामिस से 5 पिस्तौल जीत लिए हैं। खैर, क्या अब आप मेरे साथ वापस चलेंगे? हम हिज एमिनेंस के आदेशों के अधीन हैं। तो घोड़ों पर सवार हो जाइए सज्जनों, क्योंकि काफी देर हो रही है। सेवक दरवाजे पर था। उसने कार्डिनल के घोड़े की लगाम थाम रखी थी। कुछ दूरी पर साये में 2 आदमियों और 3 घोड़ों का एक समूह दिखाई दिया। ये वही 2 आदमी थे जिन्हें मिलैडी को सपैफ फोर्ट ला पोंटे तक पहुंचाना था और उनके जहाज पर चढ़ने की निगरानी करनी थी। सेवक ने कार्डिनल को वही बात दोहराई जो दोनों मस्कटियर्स ने एथोस के बारे में कही थी। कार्डिनल ने अपनी सहमति का इशारा किया और उन्हीं सावधानियों के साथ अपने रास्ते पर लौट चले जो उन्होंने आते समय बरती थीं। आइए, हम उन्हें उनके अंगरक्षक और दोनों मस्कटियर्स के साथ कैंप की ओर जाने वाली सड़क पर छोड़ दें और एथोस के पास वापस लौटें। 100 कदमों तक उन्होंने वही तेज रफ्तार बनाए रखी जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही वे नजरों से ओझल हुए, उन्होंने अपने घोड़े को दाईं ओर मोड़ दिया। उन्होंने एक चक्कर काटा और उस छोटे दल के गुजरने का इंतजार करने के लिए एक ऊंची झाड़ी के पीछे करीब 20 कदम की दूरी पर आकर छिप गए। अपने साथियों के झालरदार हैट और कार्डिनल के लबादे के सुनहरे किनारों को पहचानने के बाद उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि घुड़सवार सड़क के मोड़ पर मुड़ नहीं गए। उन्हें नजरों से ओझल होते ही वे सरपट दौड़ते हुए सराय में वापस लौट आए। दरवाजा उनके लिए बिना किसी हिचकिचाहट के खोल दिया गया। मेजबान ने उन्हें पहचान लिया। मेरे अधिकारी, एथोस ने कहा, लेडी को एक बहुत ज़रूरी जानकारी देना भूल गए हैं और उन्होंने मुझे उनकी इस भूल को सुधारने के लिए वापस भेजा है। ऊपर चले जाइए, मेजबान बोला। वे अब भी अपने कमरे में ही हैं। एथोस ने उस अनुमति का लाभ उठाया। वे बड़ी ही खामोशी से सीढ़ियां चढ़े, सीढ़ियों के अंत में पहुंचे और खुले दरवाजे के पार से देखा कि मिलेडी अपना हैट पहन रही थी। वे कमरे में दाखिल हुए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे की कुंडी चढ़ाने की आवाज़ सुनकर मिलेडी पीछे मुड़ी। एथोस दरवाजे के सामने खड़े थे, अपने लबादे में पूरी तरह लिपटे हुए, और उनका हैट उनकी आंखों तक नीचे झुका हुआ था। एक पत्थर की मूरत की तरह चुपचाप और स्थिर खड़ी इस आकृति को देखकर मिलेडी डर गईं। आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं? वे चिल्लाईं। हम्म, एथोस बुदबुदाए, यकीनन ये वही है। और उन्होंने अपना लबादा गिरने दिया और अपना हैट उठाया। वे मिलेडी की ओर बढ़े। क्या आप मुझे पहचानती हैं ना महोदया? उन्होंने पूछा। मिलेडी एक कदम आगे बढ़ी और फिर ऐसे पीछे हट गईं जैसे उन्होंने कोई जहरीला सांप देख लिया हो। यहां तक तो ठीक है, एथोस ने कहा। मैं देख रहा हूं कि आप मुझे जानती हैं। कॉम्टे डी ला फेरे, मिलेडी फुसफुसाकर बोली। उनका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था और वे तब तक पीछे हटती रहीं जब तक कि दीवार ने उन्हें और पीछे जाने से नहीं रोक दिया। हाँ मिलेडी, एथोस ने जवाब दिया।
कॉम्टे डीला फेरे साक्षात, जो खास तौर पर दूसरी दुनिया से आपको अपनी इस मुलाकात का सम्मान देने आए हैं। बैठ जाइए महोदया, और आइए हम बात करते हैं, जैसा कि कार्डिनल ने कहा था। मिलेडी एक अकथनीय खौफ के प्रभाव में बिना एक शब्द बोले बैठ गई। आप यकीनन धरती पर भेजा गया कोई दरिंदा है, एथोस ने कहा। मैं जानता हूं कि आपकी शक्ति महान है, लेकिन आप यह भी जानती हैं कि खुदा की मदद से इंसानों ने अक्सर सबसे भयानक दरिंदों पर विजय प्राप्त की है। आप एक बार पहले भी मेरे रास्ते में आई थी। मुझे लगा था कि मैंने आपको कुचल दिया है, महोदया, लेकिन या तो मुझे धोखा हुआ या फिर नर्क ने आपको दोबारा जिंदा कर दिया है। इन शब्दों ने खौफनाक यादों को ताज़ा कर दिया। मिलेडी ने एक दबी हुई आह के साथ अपना सिर झुका लिया। हाँ, नर्क ने आपको दोबारा जिंदा कर दिया है, एथोस ने अपनी बात जारी रखी। नर्क ने आपको अमीर बना दिया है। नर्क ने आपको एक नया नाम दे दिया है। नर्क ने आपको लगभग एक नया चेहरा भी दे दिया है। लेकिन इसने न तो आपकी रूह के दागों को मिटाया है और न ही आपके शरीर पर लगे उस निशान को। मिलेडी ऐसे उठ खड़ी हुई मानो किसी मजबूत स्प्रिंग ने उन्हें धकेला हो, और उनकी आंखों से बिजली सी कौंधी। एथोस बैठे रहे। आपको लगा था कि मैं मर चुका हूं, है ना? ठीक वैसे ही जैसे मुझे लगा था कि आप मर चुकी हैं। और एथोस के नाम ने कॉम्टे डीला फेरे को उतनी ही अच्छी तरह छिपाया जितना मिलेडी क्लारिक के नाम ने एन डे ब्रोइल को छिपाया था। क्या आपको इसी नाम से पुकारा जाता था जब आपके सम्मानित भाई ने हमारी शादी करवाई थी? हमारी स्थिति वाकई बहुत अजीब है, एथोस ने हंसते हुए कहा। हम अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा रहे क्योंकि हम एक दूसरे को मृत मानते थे, और इसलिए भी क्योंकि एक जीवित प्राणी के मुकाबले एक याद कम भारी होती है, भले ही कभी कभी यादें इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हों। लेकिन मिलेडी ने एक दबी हुई और धीमी आवाज में पूछा, आप मेरे पास वापस क्यों आए हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपकी आंखों से ओझल रहने के बावजूद मेरी नज़रें आप पर से कभी नहीं हटीं। आप जानते हैं मैंने क्या किया है? मैं आपको दिन दर दिन आपके हर काम का ब्यौरा दे सकता हूँ। जब से आपने कार्डिनल की सेवा शुरू की है, तब से लेकर आज शाम तक। मिलेडी के पीले होंठों पर एक अविश्वास भरी मुस्कान आई। सुनिए, वह आप ही थीं जिसने बकिंघम के ड्यूक के कंधे से 2 हीरे के स्टड्स काटे थे। वह आप ही थीं जिसने मादाम कॉन्स्टेंस का अपहरण करवाया था। वह आप ही थीं जो डी वॉर्ड्स के प्यार में अंधी होकर और उसके साथ रात बिताने के ख्याल में मॉन्सियर डार्टेनन के लिए दरवाज़ा खोल बैठी थीं। वह आप ही थीं जिसने यह सोचकर कि डी वॉर्ड्स ने आपको धोखा दिया है, उसे उसके प्रतिद्वंद्वी के हाथों मरवाना चाहा। वह आप ही थीं जिसने जब देखा कि इस प्रतिद्वंद्वी ने आपका घिनौना राज जान लिया है, तो आपने उसे 2 हथियारों के ज़रिए मरवाना चाहा, जिन्हें आपने उसके पीछे भेजा था। वह आप ही थीं जिसने यह जानकर कि वे गोलियां निशाने से चूक गई हैं, एक फर्जी खत के साथ जहरीली शराब भेजी, ताकि आपके शिकार को यह लगे कि वह शराब उसके दोस्तों ने भेजी है। और अंत में वो आप ही थीं जिसने अभी-अभी इसी कमरे में, इसी कुर्सी पर बैठकर, जहां मैं अब बैठा हूं, कार्डिनल रिशेल्यू के साथ बकिंघम के ड्यूक की हत्या करने का सौदा किया है, जिसके बदले उन्होंने आपसे डार्टेनन की हत्या करने का वादा किया है। मिलेडी का चेहरा राख जैसा हो गया था। आप जरूर शैतान होंगे, वे चिल्लाईं। शायद, एथोस ने कहा, लेकिन जो भी हो, इसे गौर से सुनिए। बकिंघम के ड्यूक की हत्या कीजिए या करवाइए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे नहीं जानता। वैसे भी वह एक अंग्रेज है, लेकिन डार्टेनन के सिर का एक बाल भी मत छूना, जो कि एक वफादार दोस्त है जिसे मैं प्यार करता हूँ और जिसकी रक्षा करता हूँ। वरना मैं अपने पिता के सिर की कसम खाकर कहता हूँ कि वह अपराध जिसे करने की आप कोशिश करेंगी या कर चुकी होंगी, वह आपका आखिरी अपराध होगा। मोन्सियर डियारट गनन ने मेरा बेरहमी से अपमान किया है, मिलेडी ने एक भारी आवाज में कहा। मोन्सियर डार्टेनन को मरना ही होगा। वाकई, क्या आपका अपमान करना मुमकिन भी है महोदया? एथोस हंसते हुए बोले। उन्होंने आपका अपमान किया है और वे मरेंगे। वे मरेंगे, मिलेडी ने जवाब दिया। पहले वह औरत और उसके बाद वो। एथोस के मन में एक प्रकार की सनक सी छा गई। इस प्राणी को देखकर,
जिसमें औरत जैसा कुछ भी नहीं बचा था। उनके मन में भयानक यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने सोचा कि कैसे एक दिन आज के मुकाबले कम खतरनाक स्थिति में उन्होंने पहले भी उसे अपने सम्मान की खातिर कुर्बान करने की कोशिश की थी। उनके भीतर खून की प्यास वापस लौट आई, जो उनके दिमाग को जला रही थी और उनके शरीर में एक पागल कर देने वाले बुखार की तरह फैल रही थी। वे भी अपनी बारी में खड़े हुए, अपना हाथ अपनी कमर के बेल्ट तक ले गए, एक पिस्तौल निकाली और उसका घोड़ा चढ़ा दिया। मिलेडी, जो एक लाश की तरह पीली पड़ गई थी, उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सूजी हुई जुबान से सिर्फ एक फटी हुई आवाज निकली, जिसमें इंसानी जैसा कुछ भी नहीं था और जो किसी जंगली दरिंदे की घराहट जैसी लग रही थी। उस गहरे रंग के पर्दे के सामने बेजान खड़ी, अपने बिखरे हुए बालों के साथ, वे खौफ की एक डरावनी मूरत जैसी लग रही थी। एथॉज ने धीरे से अपनी पिस्तौल उठाई, अपनी बाह इस तरह फैलाई कि हथियार लगभग मिलेडी के माथे को छू रहा था, और फिर एक ऐसी आवाज में जो एक अटल फैसले की चरम शांति के कारण और भी भयानक लग रही थी, उन्होंने कहा, महोदया, आप इसी पल मुझे वह कागज सौंप देंगी जिस पर कार्डिनल ने दस्तखत किए हैं, वरना अपनी रूह की कसम मैं आपका दिमाग उड़ा दूंगा। किसी और मर्द के साथ मिलैडी शायद थोड़ी हिचकिचाती, लेकिन वे एथोस को जानती थीं। फिर भी वे स्थिर खड़ी रहीं। फैसला करने के लिए आपके पास 1 सेकंड का समय है, उन्होंने कहा। मिलैडी ने उनके चेहरे की सिकुड़न से देख लिया कि वे घोड़ा दबाने ही वाले हैं। उन्होंने तेजी से अपना हाथ अपने सीने की ओर बढ़ाया, एक कागज निकाला और उसे एथोस की ओर बढ़ा दिया। इसे ले लो, उन्होंने कहा, और तुम पर लानत हो। एथोस ने वह कागज लिया, पिस्तौल वापस अपनी बेल्ट में रख ली। वे लैंप के पास गए ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि यह वही कागज है। उन्होंने उसे खोला और पढ़ा। 3 दिसंबर 1627। यह मेरे आदेश पर और राज्य की भलाई के लिए है कि इस पत्र के वाहक ने वह सब किया है जो उसने किया है। रिशेल्यू। और अब, एथोस ने अपना लबादा दोबारा ओढ़ते हुए और अपना हैट पहनते हुए कहा, अब जब मैंने तुम्हारे जहरीले दांत निकाल लिए हैं, ओ नागिन, तो अब काट कर दिखाओ, अगर तुम काट सकती हो। और वे कमरे से बाहर निकल गए, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजे पर उन्हें वे 2 आदमी और वह अतिरिक्त घोड़ा मिला जिसे उन्होंने थाम रखा था। सज्जनों, उन्होंने कहा, मोन्सियर का आदेश है, जैसा कि आप जानते हैं, कि बिना वक्त गंवाए इस महिला को या फोर्ट ला पोंटे तक पहुंचाया जाए और जब तक वे जहाज पर सवार न हो जाएं, उन्हें अकेला न छोड़ा जाए। चूंकि ये शब्द पूरी तरह उन आदेशों से मेल खाते थे जो उन्हें मिले थे, उन्होंने सहमति में अपने सिर झुका दिए। रही बात एथॉस की, वे फुर्ती से जीन पर चढ़े और सरपट दौड़ पड़े। केवल सड़क पर चलने के बजाय वे खेतों के बीच से गए, अपने घोड़े को उसकी पूरी ताकत से दौड़ाते हुए। वे समय समय पर रुककर आहटें सुनते रहे। ऐसी ही एक रुकने के दौरान उन्होंने सड़क पर कई घोड़ों के कदमों की आवाज सुनी। उन्हें कोई शक नहीं था कि यह कार्डिनल और उनका अंगरक्षक दल है। वे तुरंत कुछ और आगे बढ़ गए, अपने घोड़े को कुछ घास और पेड़ों के पत्तों से पोंछकर साफ किया और कैंप से करीब 200 कदम की दूरी पर सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए। कौन है वहां? वे चिल्लाए, जैसे ही उन्होंने घुड़सवारों को देखा। मुझे लगता है लग यह हमारा बहादुर मस्कटियर है, कार्डिनल ने कहा। जी हाँ, मॉन्सियर, पोर्थोस बोला, ये वही है। मॉन्सियर एथोस, रिशेल्यू ने कहा, इतनी अच्छी चौकसी रखने के लिए मेरा शुक्रिया स्वीकार करें। सज्जनों, हम पहुंच गए हैं। बाईं ओर वाला फाटक लीजिए। आज की रात का पासवर्ड है किंग एंड रे। ये शब्द कहते हुए कार्डिनल ने अपने सिर के झुकाव से तीनों मित्रों का अभिवादन किया और दाईं ओर मुड़ गए। उनके पीछे उनका सेवक था, क्योंकि उस रात वे खुद कैंप में ही सोने वाले थे। खैर, पोर्थोस और अरामिस ने एक साथ पूछा, जैसे ही कार्डिनल की आवाज आनी बंद हुई। खैर, क्या उन्होंने उस कागज पर दस्तखत कर दिए जो उसे चाहिए था? मैं जानता हूं, एथोस ने बड़ी शांति से कहा, चूंकि वह कागज यहां मेरे पास है। और इसके बाद तीनों मित्रों ने अपने ठहरने की जगह तक पहुंचने तक एक शब्द भी नहीं बोला, सिवाय संतरियों को पासवर्ड बताने के। उन्होंने सिर्फ मस्केटोन को प्लेंचेट के पास यह बताने के लिए भेजा कि जैसे ही उसका मालिक खंदकों से वापस आए, उसे तुरंत मस्केटियर्स के कमरे में बुलाया जाए। मिलैडी ने, जैसा कि एथोस ने अंदाजा लगाया था,
उन 2 आदमियों को अपने इंतज़ार में पाकर उनके पीछे चलने में कोई आपत्ति नहीं की। एक पल के लिए उनके मन में आया था कि वे वापस कार्डिनल के पास जाएँ और उन्हें सब कुछ बता दें। लेकिन उनकी ओर से किया गया कोई भी खुलासा एथोस की ओर से भी एक खुलासे को दावत देता। वे कह सकती थीं कि एथोस ने उन्हें फांसी पर लटकाया था, लेकिन तब एथोस भी बता देते कि उनके शरीर पर अपराधी का निशान लगा है। उन्होंने सोचा कि खामोश रहना ही बेहतर है और चतुराई के साथ अपने इस कठिन मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाना चाहिए। और फिर जब सब कुछ कार्डिनल की संतुष्टि के अनुसार पूरा हो जाए, तब वे उनके पास आएंगी और अपने इंतकाम का दावा करेंगी। परिणाम स्वरूप पूरी रात यात्रा करने के बाद सुबह 7 बजे वे फोर्ट ला पोंटे पर थीं। 8 बजे वे जहाज पर सवार हो चुकी थीं और 9 बजे वह जहाज जो कार्डिनल के विशेष पत्रों के साथ बायोन के लिए रवाना माना जा रहा था, उसने अपना लंगर उठाया और इंग्लैंड की ओर अपनी दिशा मोड़ ली। अध्याय 46। सेंट जर्विस का बुर्ज। जब डार्टेनन अपने तीनों दोस्तों के ठहरने की जगह पर पहुंचा तो उसने उन सबको एक ही कमरे में इकट्ठा पाया। अथोस गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। पोर्थोस अपनी मूंछों को ताव दे रहा था और एरामिस नीले मखमली जिल्द वाली अपनी छोटी सी प्रार्थना पुस्तिका में मग्न होकर इबादत कर रहा था। पढ़िए सज्जनों, डार्टेनन ने प्रवेश करते ही कहा, मुझे उम्मीद है कि जो बात आप मुझे बताने वाले हैं वह इस मशक्कत के लायक होगी, वरना मैं चेतावनी देता हूं कि रात भर एक बुर्ज को जीतने और उसे ध्वस्त करने के बाद आराम छोड़कर यहां आने के लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आह, आप लोग वहां क्यों नहीं थे सज्जनों? बड़ा ही गर्मा गर्म मुकाबला था। हम भी एक ऐसी जगह थे जहां ज्यादा ठंड नहीं थी। पोर्थोस ने अपनी मूंछों को एक विशेष अंदाज में मरोड़ते हुए जवाब दिया। खामोश, एथोस ने टोकते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। डार्टेनन ने मस्कटियर के माथे पर उभरी हल्की शिकन को भांपते हुए कहा। ऐसा लगता है कि कुछ नया और गंभीर होने वाला है। अरमिस, एथोस ने पूछा, मेरा ख्याल है कि परसों तुम परपैयो की सराय में नाश्ता करने गए थे। हाँ। वहां का खाना कैसा था? मेरे लिए तो कुछ खास नहीं था। परसों मछली का दिन था और उनके पास मांस के सिवा कुछ नहीं था। क्या? एथोस हैरानी से बोला। एक बंदरगाह वाले शहर में मछली नहीं थी? वे कहते हैं। एरमिस ने अपनी धार्मिक किताब पढ़ते हुए कहा, कार्डिनल जो बांध बनवा रहे हैं, उसकी वजह से सारी मछलियां गहरे समुद्र की ओर भाग गई हैं। लेकिन एरमिस, मैं ये नहीं पूछना चाहता था। एथोस ने बात को मोड़ते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम वहां अकेले थे? क्या किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहां ज्यादा लोग थे। हाँ एथोस, मैं समझ गया आपका क्या मतलब है। बातचीत के लिए परपाइयों की जगह हमारे लिए ठीक रहेगी। तो फिर चलिए परपाइयों ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ की दीवारें कागज की तरह पतली हैं। डार्टेनन अपने दोस्त के काम करने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ था। वह एथोस के एक शब्द या इशारे से समझ जाता था कि मामला गंभीर है। उसने बिना कुछ पूछे एथोस का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। पोर्थोस भी एरेमिस से गप्पे लड़ाते हुए उनके पीछे हो लिया। रास्ते में उन्हें ग्रिमॉड मिला। एथोस ने उसे साथ चलने का इशारा किया। ग्रिमॉड ने अपनी आदत के अनुसार खामोशी से बात मान ली। उस बेचारे लड़के की हालत ऐसी हो गई थी कि वह लगभग बोलना ही भूल गया था। वे परपैयों के मैखाने में पहुंचे। सुबह के 7 बजे थे और हल्का उजाला होने लगा था। तीनों मित्रों ने नाश्ते का ऑर्डर दिया और एक ऐसे कमरे में चले गए जहां मेजबान के अनुसार उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। बदकिस्मती से एक गुप्त चर्चा के लिए वह समय बहुत गलत था। सुबह का नगाड़ा अभी अभी बजा था। हर कोई नींद झटक कर उठ खड़ा हुआ था। सुबह की नमी और ठंड भगाने के लिए लोग सराय में एक घूंट पीने चले आए थे। ड्रैगून, स्विस सैनिक, गार्ड्स, मस्कटियर्स और घुड़सवार एक के बाद एक इतनी तेजी से आ रहे थे कि मेजबान का धंधा तो चमक रहा था, पर उन चारों मित्रों की योजना बिगड़ रही थी। वे अपने साथियों के अभिवादनों और चुटकुलों का जवाब बहुत रूखेपन से दे रहे थे। मैं देख रहा हूं कि क्या होगा, एथोस ने कहा। हम किसी न किसी फसाद में फंस जाएंगे और हमें इस वक्त उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। डार्टेनन, पहले तुम बताओ कि तुम्हारी रात कैसी रही, फिर हम अपनी दास्तान सुनाएंगे। हाँ,
एक घुड़सवार ने हाथ में ब्रांडी का गिलास लिए हुए कहा, जिसे वह धीरे धीरे पी रहा था। मैंने सुना है कि आप गार्ड्स के लोग रात भर खंदकों में थे और लारोशेल वालों ने आपका बुरा हाल कर दिया। डार्टिनन ने एथोस की ओर देखा, यह जानने के लिए कि क्या उसे इस घुसपैठिए को जवाब देना चाहिए जो बिना बुलाए उनकी बातचीत में कूद पड़ा था। खैर, एथोस बोले, क्या तुम सुन नहीं रहे? मसियो द बूजिनी तुम्हें सवाल पूछने का सम्मान दे रहे हैं। जो कुछ रात में हुआ वह इन्हें सुनाओ, क्योंकि ये सज्जन जानना चाहते हैं। क्या आपने कोई बुर्ज नहीं जीता है? एक स्विस सैनिक ने पूछा, जो बियर के गिलास में रम पी रहा था। जी हाँ, मसियो, डार्टनन ने सिर झुकाकर कहा, हमें वह सम्मान प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपने सुना होगा, हमने बुर्ज के कोने के नीचे बारूद का पीपा लगा दिया था, जिसके फटने से एक शानदार दरार पड़ गई। और वैसे भी वह बुर्ज कोई कल का बना हुआ तो था नहीं, तो पूरा ढांचा बुरी तरह हिल गया। और वह कौन सा बुर्ज है? एक ड्रैगून ने पूछा, जिसने अपनी तलवार को एक हंस यानी गूस के आर पार कर रखा था, जिसे वह पकाने ले जा रहा था। सेंट जर्विस का बुर्ज, डार्टनन ने जवाब दिया, जहां से लारोशेल के लोग हमारे मजदूरों को परेशान कर रहे थे। क्या मुकाबला कड़ा था? हाँ, ठीक ठाक था। हमने अपने 5 आदमी खोए और ला रोशेल के 8 या 10 मारे गए। बल्जेम्प्ले, स्विस सैनिक चिल्लाया, जिसने जर्मन भाषा की अपशब्दों की खान होने के बावजूद फ्रांसीसी में कसम खाने की आदत पाल ली थी। लेकिन यह मुमकिन है, घुड़सवार ने कहा, कि वे आज सुबह उस बुर्ज की मरम्मत के लिए मजदूर भेजें। हाँ, मुमकिन तो है, डार्टनन ने जवाब दिया। सज्जनों, एथोस ने अचानक कहा, एक शर्त लगाई जाए। आह हाँ, एक शर्त! स्विस सैनिक खुशी से चिल्लाया। कैसी शर्त? घुड़सवार ने पूछा। जरा रुकिए, ड्रैगून ने अपनी तलवार को चिमनी के पास एक सीख की तरह टिकाते हुए कहा। जरा रुकिए, मैं भी इसमें शामिल हूं। ओ बदतमीज मेजबान, जल्दी से एक कड़ाही ला, ताकि इस शानदार परिंदे की चर्बी की एक बूंद भी जाया न जाए। तुम सही कहते हो, स्विस बोला, बत्तख की चर्बी का स्वाद निराला होता है। हाँ, ड्रैगून ने कहा, अब शर्त की बात हो जाए। हम सुन रहे हैं, मॉन्सियर एथोस। हाँ, शर्त सुनाइए, घुड़सवार ने भी जोर दिया। खैर, मसियो द बुजीनी, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, आथोस ने कहा, कि मेरे ये 3 साथी, पोर्थोस, एरमिस और डार्टेनन और मैं, हम चारों सेंट जर्विस के बुर्ज में नाश्ता करने जाएंगे और हम वहां घड़ी देखकर पूरे 1 घंटे तक रहेंगे, चाहे दुश्मन हमें वहां से निकालने के लिए कुछ भी क्यों ना कर ले। पोर्थोस और अरामिस ने एक दूसरे की ओर देखा। वे धीरे धीरे बात समझ रहे थे, लेकिन डार्टेनन ने एथोस के कान में धीरे से कहा, आप हम सबको बिना किसी रहम के मरवाने वाले हैं। अगर हम वहां नहीं गए, एथोस ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तो हमारे मारे जाने की संभावना कहीं ज्यादा है। मेरे ईमान पर सज्जनों, पोर्थोस ने अपनी कुर्सी पर घूमते हुए और मूंछों को मरोड़ते हुए कहा, यह एक शानदार शर्त है। मुझे मंजूर है, एमडी बुसनी ने कहा। तो फिर इनाम तय किया जाए। आप 4 सज्जन हैं, एथोस ने कहा, और हम भी 4 हैं। हारने वाला 8 लोगों को एक आलीशान दावत देगा। क्या यह ठीक है? बेहतरीन, एमडी भूसनी ने जवाब दिया। बिल्कुल सही, ड्रैगून बोला, मुझे यह पसंद आया। स्विस ने भी हामी भरी। चौथा व्यक्ति, जो इस पूरी बातचीत के दौरान खामोश रहा था, उसने भी सिर हिलाकर प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। इन सज्जनों का नाश्ता तैयार है, मेजबान ने आकर कहा। तो फिर ले आओ, एथोस ने आदेश दिया। मेजबान ने बात मान ली। एथोस ने ग्रिमाउड को बुलाया और कोने में रखी एक बड़ी टोकरी की ओर इशारा करते हुए उसे खाना नैपकिन में लपेटने का संकेत दिया। ग्रिमाउड समझ गया कि यह खुले मैदान में नाश्ता होने वाला है। उसने टोकरी ली, खाना पैक किया, शराब की बोतलें रखीं और टोकरी को अपनी बाह पर लटका लिया। पर आप मेरा बनाया नाश्ता खाने कहाँ जा रहे हैं? मेजबान ने पूछा। तुम्हें इससे क्या मतलब, जब तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, अथोस ने कहा और शान से मेज पर 2 पिस्तौल फेंक दिए। मॉन्सियर, क्या मैं आपको बाकी के पैसे वापस दूं? मेजबान ने पूछा। नहीं, बस 2 बोतलें शैंपेन और रख दो, बाकी पैसे नैपकिन के लिए समझ लेना। मेजबान को उतना मुनाफा नहीं हुआ जितना उसने सोचा था।
पर उसने इसकी कसर 2 शैंपेन की जगह 2 बोतल ऑनजू वाइन चुपके से रखकर पूरी कर ली। मस्यियो द बुज़िनी, एथोस ने कहा, क्या आप अपनी घड़ी मेरे साथ मिलाना चाहेंगे? या फिर मुझे अपनी घड़ी आपकी घड़ी के हिसाब से सेट करने की अनुमति देंगे? जैसा आप चाहें मस्यियो। घुड़सवार ने अपनी जेब से हीरों से जड़ी एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी निकालते हुए कहा, 7:30 बजे हैं। 7:35। एथोस ने अपनी घड़ी देखकर कहा, इसका मतलब मैं आपसे 5 मिनट आगे हूँ। वहां मौजूद सभी हैरान लोगों को सलाम करते हुए वे नौजवान सेंट जर्विस के बुर्ज की ओर चल दिए। उनके पीछे ग्रिमाउड टोकरी लिए चल रहा था। वह नहीं जानता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एथोस ने उसे ऐसी आज्ञाकारिता सिखाई थी कि उसने पूछने के बारे में सोचा तक नहीं। जब तक वे कैंप के दायरे में थे, चारों दोस्तों ने एक शब्द भी नहीं बोला। उनके पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चल रही थी, जो शर्त के बारे में सुनकर यह देखना चाहते थे कि वे इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वे सुरक्षा घेरे के बाहर निकले और खुले मैदान में पहुंचे, डार्टिनन, जिसे अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे लगा कि अब सफाई मांगने का वक्त आ गया है। और अब मेरे प्यारे अथास, उसने कहा, मुझ पर कृपा करें और बताएं कि हम जा कहाँ रहे हैं। क्यों, तुम्हें साफ नहीं दिख रहा? हम बुर्ज की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम वहां करने क्या वाले हैं? तुम्हें अच्छी तरह पता है, हम वहां नाश्ता करने जा रहे हैं। पर हमने परपैयों में नाश्ता क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें एक दूसरे को बहुत जरूरी बातें बतानी है, और उस सराय में 5 मिनट भी बात करना नामुमकिन था। वहां हर कोई बिन बुलाए अधमकता है और सलाम दुआ शुरू कर देता है। यहाँ कम से कम, एथोस ने बुर्ज की ओर इशारा करते हुए कहा, कोई हमें परेशान करने नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है, डार्टेनन अपनी सहज चतुराई और बहादुरी के साथ कहा, कि हमें समुद्र के किनारे या पहाड़ियों पर कोई शांत जगह मिल सकती थी, जहां हम चारों को गुप्त सलाह मशविरा करते हुए कोई भी देख सकता था, और 15 मिनट के भीतर कार्डिनल के जासूसों को खबर मिल जाती कि हम कोई गुप्त सभा कर रहे हैं। हाँ, एरमिस ने समर्थन किया, एथोस सही कह रहे हैं। रेगिस्तान में भी निगरानी की जाती है। रेगिस्तान भी बुरा नहीं होता, पोर्थोस बोला, पर उसे ढूंढना भी तो पड़ता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई परिंदा आपके सिर के ऊपर से ना उड़े, कोई मछली पानी से बाहर ना उछले, या कोई खरगोश अपने बिल से बाहर ना आए। और मेरा मानना है कि वे परिंदे, मछलियां और खरगोश सब कार्डिनल के जासूस हैं। इसलिए अपनी योजना पर आगे बढ़ना ही बेहतर है। वैसे भी अब पीछे हटने का मतलब शर्मिंदगी होगी। हमने शर्त लगाई है, ऐसी शर्त जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हम वहां 1 घंटा रुकेंगे। या तो हम पर हमला होगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास बात करने के लिए पूरा समय होगा और कोई हमें सुन नहीं पाएगा। और अगर हमला हुआ तो भी हम अपनी बात जारी रखेंगे। इसके अलावा अपना बचाव करते हुए हम शोहरत भी कमाएंगे। तुम देख रहे हो, हर तरह से फायदा हमारा ही है। हाँ, डार्टेनन ने कहा, लेकिन हम पर गोलियां जरूर चलेंगी। खैर, मेरे दोस्त, एथोस ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि जिन गोलियों से सबसे ज्यादा डरना चाहिए वे दुश्मन की तरफ से नहीं आती। लेकिन इस अभियान के लिए हमें अपनी मस्कट साथ लानी चाहिए थी। तुम बेवकूफ हो दोस्त पोर्थोस। हम फालतू का बोझ क्यों उठाएं? एक अच्छी बंदूक, 12 कारतूस और बारूद की कुप्पी दुश्मन के सामने फालतू का बोझ नहीं होती। खैर, एथोस ने पूछा, क्या तुमने सुना नहीं डार्टेनन ने क्या कहा था? उसने क्या कहा था? पोर्थोस ने पूछा। डार्टेनन ने कहा था कि कल रात के हमले में 8-10 फ्रांसीसी मारे गए, और उतने ही लारोशेल वाले। तो उससे क्या, उन लाशों को लूटा नहीं गया था, है ना? ऐसा लगता है कि जीतने वालों के पास और भी काम थे। तो तो हमें वहां उनकी बंदूकें, उनके कारतूस और बारूद मिल जाएंगे, और हमारे पास 4 बंदूकों के बजाय 15 बंदूकें और सैकड़ों कारतूस होंगे। ओह, एथोस! एरामिस खुशी से बोला, सचमुच तुम एक महान व्यक्ति हो। पोर्थोस ने भी सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ डार्टेनन अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं लग रहा था। ग्रिमाउड को भी शायद नौजवान की तरह ही शक हो रहा था। उसने देखा कि वे बुर्ज की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी बात जिस पर उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने मालिक के कोट का कोना खींचा। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने इशारे से पूछा। एथोस ने बुर्ज की ओर इशारा किया।
लेकिन ग्रिमाओ ने अपनी खामोश भाषा में फिर पूछा, हमारी जान जोखिम में है। एथोस ने अपनी आंखें और अपनी उंगली आसमान की ओर उठा दी। ग्रिमाओ ने टोकरी जमीन पर रख दी और सिर हिलाते हुए बैठ गया। एथोस ने अपनी बेल्ट से पिस्तौल निकाली, देखा कि वह ठीक से भरी है या नहीं। उसका घोड़ा चढ़ाया और उसकी नली ग्रिमाउड के कान के पास ले गए। ग्रिमाउड झटके से उठ खड़ा हुआ। एथोस ने उसे टोकरी उठाने और सबसे आगे चलने का इशारा किया। ग्रिमाउड ने बात मान ली। इस पूरे मूक नाटक से ग्रिमाउड को बस इतना फायदा हुआ कि वह सबसे पीछे से हटकर सबसे आगे हो गया। बुर्ज पर पहुंचने के बाद चारों दोस्तों ने मुड़कर पीछे देखा। कैंप के गेट पर 300 से भी ज्यादा सैनिक इकट्ठा थे। एक अलग समूह में एमडी बुसनी, ड्रैगून, स्विस सैनिक और चौथा शर्त लगाने वाला व्यक्ति साफ दिखाई दे रहे थे। एथोस ने अपना हैट उतारा, उसे अपनी तलवार की नोक पर रखा और हवा में लहराया। वहां मौजूद सभी लोगों ने जवाब में अपना हैट हिलाया। उन्होंने जोर से जयकारा लगाया, जिसकी आवाज उन चारों तक साफ पहुंच रही थी। इसके बाद चारों बुर्ज के भीतर ओझल हो गए, जहां ग्रिमॉड उनसे पहले ही पहुंच चुका था। अध्याय 47। मस्कटियर्स की गुप्त सभा। जैसा कि एथोस ने पहले ही देख लिया था, उस बुर्ज में सिर्फ 1 दर्जन लाशें पड़ी थीं, जिनमें कुछ फ्रांसीसी थे और कुछ रोशेलाइज। सज्जनों, एथोस ने कहा, जिन्होंने इस अभियान की कमान संभाल ली थी, जब तक ग्रिमाओ मेज सजाता है, तब तक आइए हम इन बंदूकों और कारतूसों को इकट्ठा करना शुरू करें। इस जरूरी काम को करते हुए हम अपनी बात भी कर सकते हैं। ये सज्जन, उन्होंने लाशों की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें सुन नहीं सकते, लेकिन हम इनकी जेबों की तलाशी लेने के बाद इन्हें खाई में फेंक सकते हैं। पोर्थोस ने सुझाव दिया। हाँ, एथोस ने कहा, वह ग्रिमाउड का काम है। तो फिर, डार्टेनन चिल्लाए, खुदा के लिए ग्रिमाउड को इनकी तलाशी लेने दो और इन्हें दीवारों के बाहर फेंकने दो। ईश्वर न करे, एथोस बोले, ये हमारे काम आ सकते हैं। ये लाशें हमारे काम आएंगी? पोर्थोस ने हैरानी से कहा। तुम पागल हो गए हो मेरे प्यारे दोस्त। बिना सोचे समझे निर्णय न लें, जैसा कि इंजील और कार्डिनल कहते हैं। एथोस ने जवाब दिया। कितनी बंदूकें हैं सज्जनों? 12, एरामिस ने उत्तर दिया। और गोलियां? 100। यह हमारी जरूरत के लिए काफी है। आइए, बंदूकों को भर लें। चारों मस्केटियर्स काम पर लग गए। जैसे ही वे आखिरी मस्केट भर रहे थे, ग्रिमॉड ने संकेत दिया कि नाश्ता तैयार है। एथोस ने हमेशा की तरह इशारों में जवाब दिया कि यह ठीक है। उन्होंने काली मिर्चदानी की तरह दिखने वाले एक छोटे मीनार की ओर इशारा करते हुए ग्रिमाउड को वहां संतरी बनकर खड़े होने का आदेश दिया। ड्यूटी की थकान और बोरियत कम करने के लिए एथोस ने उसे एक रोटी, 2 कटलेट और शराब की एक बोतल साथ ले जाने की इजाजत दी। और अब मेज पर चलते हैं, एथोस ने कहा। चारों दोस्त जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए, जैसे तुर्क बैठते हैं या फिर दर्जी। और अब, डार्टेनन बोले, चूंकि अब किसी के सुनने का डर नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने राज के बारे में बताएंगे। सज्जनों, मुझे आशा है कि मैं आपको मनोरंजन और गौरव दोनों प्रदान करूंगा, एथोस ने कहा। मैं आपको एक शानदार सैर पर ले आया हूं। यहाँ एक लजीज नाश्ता है, और वहां सामने, जैसा कि आप इन झरोखों से देख सकते हैं, करीब 500 लोग हमें देख रहे हैं। वे हमें या तो नायक समझ रहे हैं या पागल। और ये दोनों ही श्रेणियां काफी हद तक एक जैसी होती हैं। लेकिन वह राज, डार्टनन ने टोकते हुए कहा। राज ये है, एथोस बोले, कि कल रात मैंने मिलेडी को देखा था। डार्टनन एक गिलास अपने होंठों तक ले जा रहे थे, लेकिन मिलेडी का नाम सुनते ही उनका हाथ इतना कांपा कि उन्हें गिलास वापस जमीन पर रखना पड़ा ताकि शराब छलक न जाए। आपने अपनी पत खामोश, एथोस ने बीच में ही रोक दिया। तुम भूल रहे हो मेरे दोस्त, तुम भूल रहे हो कि ये सज्जन तुम्हारी तरह मेरे पारिवारिक मामलों से वाकिफ नहीं है। हाँ, मैंने मिलेडी को देखा है। कहाँ? डार्टेनन ने पूछा। यहां से 2 लीग की दूरी पर रेड डवकोट की सराय में। तब तो मैं गया काम से, डार्टेनन ने मायूसी से कहा। अभी बात इतनी बिगड़ी नहीं है, एथोस ने जवाब दिया, क्योंकि अब तक वे फ्रांस के तट को छोड़ चुकी होंगी। डार्टेनन ने चैन की सांस ली। पर आखिरकार? पोर्थोस ने पूछा।
यह मिलेडी है कौन? एक अत्यंत आकर्षक स्त्री, एथोस ने चमकती शराब का घूंट लेते हुए कहा। नीच मेजबान! उसने हमें शैंपेन के बदले ऑंजू की शराब दे दी और उसे लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा। हाँ, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। एक आकर्षक महिला जो हमारे दोस्त डार्टेनन के प्रति कुछ खास दयालु विचार रखती थी, जिसके बदले में डार्टेनन ने उसे कुछ ऐसा अपमान पहुंचाया जिसका बदला लेने के लिए उसने 1 महीने पहले 2 बंदूकों से उन्हें मरवाने की कोशिश की। 1 हफ्ते पहले उन्हें जहर देने की कोशिश की और कल कार्डिनल से उनका सिर मांग लिया। क्या? कार्डिनल से मेरा सिर मांगा? डार्टेनन डर के मारे पीले पड़ गए। हाँ, ये उतना ही सच है जितना कि धर्म ग्रंथ, पोर्थोस बोले। मैंने अपने कानों से उसे सुना। मैंने भी, एरामिस ने कहा। तब तो डार्टेनन ने हताशा में अपने हाथ गिरा दिए। अब और संघर्ष करना बेकार है। इससे अच्छा है कि मैं अपना दिमाग उड़ा लूं और सब कुछ खत्म कर दूं। यह सबसे आखिरी मूर्खता होगी, एथोस ने कहा, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी गलती है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं कभी बच नहीं पाऊंगा, डार्टेनन बोले। ऐसे दुश्मनों के रहते, पहले वह म्योंग का अजनबी, फिर डिवॉर्डिस जिसे मैंने तलवार के 3 जख्म दिए, फिर मिलेडी जिसका राज मैंने जान लिया, और अंत में कार्डिनल जिसकी प्रतिशोध की योजना को मैंने नाकाम कर दिया। खैर, एथोस ने कहा, ये तो सिर्फ 4 हुए और हम भी 4 हैं, एक के लिए एक। पार्डियू, अगर हम ग्रिमाउड के इशारों पर यकीन करें तो हमारा सामना कहीं ज्यादा लोगों से होने वाला है। क्या बात है ग्रिमाउड? मौके की गंभीरता को देखते हुए, मैं तुम्हें बोलने की अनुमति देता हूं मेरे दोस्त, लेकिन संक्षेप में बोलना। तुम क्या देख रहे हो? एक सैनिक दल। कितने लोग हैं? 20 आदमी। किस तरह के आदमी? 16 मजदूर, 4 सिपाही। कितनी दूर हैं? 500 कदम। बहुत अच्छे। हमारे पास इस मुर्गे को खत्म करने और तुम्हारी सेहत के लिए एक गिलास शराब पीने का पूरा वक्त है, डार्टेनन। तुम्हारी सेहत के लिए, पोर्थोस और एरामिस ने दोहराया। ठीक है, मेरी सेहत के लिए, हालांकि मुझे बहुत डर है कि आपकी शुभकामनाएं मेरे ज्यादा काम नहीं आएंगी। छोड़िए भी, एथोस ने कहा। ईश्वर महान है और भविष्य उसके हाथ में है। फिर अपने गिलास की शराब को गटक कर एथोस लापरवाही से उठे, अपने पास वाली मस्केट उठाई और एक झरोखे के करीब गए। पोर्थोस, एरामिस और डार्टेनन ने भी उनका अनुसरण किया। रही बात ग्रिमो की, तो उसे अपने चारों दोस्तों के पीछे खड़े होकर उनकी बंदूकें दोबारा भरने का आदेश मिला। पाडियो, एथोस बोले, कुदाल और फावड़े लिए हुए इन 20 लोगों के लिए हमें अलग अलग मोर्चा लेने की जरूरत नहीं थी। ग्रिमौद सिर्फ उन्हें चले जाने का इशारा कर देता और मुझे यकीन है कि वे हमें शांति से छोड़ देते। मुझे इसमें शक है, डार्टेनन ने जवाब दिया, क्योंकि वे बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मजदूरों के साथ 4 सैनिक और एक ब्रिगेडियर भी हैं, जिनके पास बंदूकें हैं। वह इसलिए क्योंकि वे हमें देख नहीं पा रहे हैं, एथोस ने कहा। मेरे ईमान पर, अरामिस बोले, मुझे इन गरीब आम लोगों पर गोली चलाने में बड़ा संकोच महसूस हो रहा है। वह एक बुरा पादरी है, पोर्थोस ने कहा, जो धर्मद्रोहियों पर दया करता है। सच तो ये है, एथोस ने कहा, कि एरामिस सही कह रहा है। मैं उन्हें चेतावनी दूंगा। अरे, आप यह क्या करने जा रहे हैं? डार्टेनन चिल्लाए। आप पर गोली चल जाएगी। लेकिन एथोस ने उनकी सलाह नहीं मानी। बुर्ज की दरार पर चढ़ते हुए, एक हाथ में मस्केट और दूसरे में अपना हैट लिए, उन्होंने बड़े शिष्टाचार से झुककर उन सैनिकों और मजदूरों को संबोधित किया जो इस अचानक प्रकट हुई आकृति को देखकर बुर्ज से 50 कदम की दूरी पर ही रुक गए थे। सज्जनों, मैं और मेरे कुछ मित्र इस बुर्ज में नाश्ता कर रहे हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि नाश्ता करते समय किसी का खलल डालना कितना नागवार गुजरता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यहाँ वाकई कुछ काम है तो तब तक इंतजार करें जब तक हम अपना भोजन समाप्त न कर लें, या फिर कुछ देर बाद आए, या फिर जो कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि आप विद्रोहियों का साथ छोड़ने का नेक फैसला करें और हमारे साथ आकर फ्रांस के राजा की सेहत के नाम पर जाम पिए। सावधान, एथोस! डार्टेनन चिल्लाए। क्या आप देख नहीं रहे वे निशाना साध रहे हैं? हाँ हाँ, एथोस ने कहा, लेकिन वे सिर्फ आम मजदूर हैं, बहुत ही बुरे निशानेबाज। वे मुझे कभी नहीं मार पाएंगे। वास्तव में
उसी पल 4 गोलियां चलीं और एथोस के चारों ओर की दीवार से टकराकर चपटी हो गईं, लेकिन उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। जवाब में लगभग उसी पल 4 गोलियां चलीं, लेकिन हमलावरों के मुकाबले उनका निशाना कहीं ज्यादा सटीक था। 3 सैनिक ढेर हो गए और एक मजदूर घायल हो गया। ग्रिमाउड! एथोस ने बुर्ज पर खड़े-खड़े ही कहा, दूसरी मस्केट! ग्रिमाऊ ने तुरंत आदेश का पालन किया। दूसरी ओर तीनों मित्रों ने अपनी बंदूकें फिर से भर ली थीं। पहली बौछार के बाद दूसरी बौछार हुई। ब्रिगेडियर और 2 मजदूर मारे गए और बाकी का दल जान बचाकर भाग निकला। अब सज्जनों, हमला! एथोस चिल्लाए और चारों दोस्त किले से बाहर निकल आए। युद्ध के मैदान तक पहुंचे। सिपाहियों की 4 मस्केट और ब्रिगेडियर का भाला उठाया। उन्हें यकीन था कि भागने वाले शहर पहुंचने से पहले नहीं रुकेंगे। वे अपनी जीत की निशानियां लिए वापस बुर्ज की ओर मुड़े। बंदूकें दोबारा भर लो, ग्रिमाओ, एथोस ने कहा, और हम सज्जनों अपना नाश्ता जारी रखेंगे और अपनी बात पूरी करेंगे। हम कहाँ थे? मुझे याद है आप कह रहे थे, ढार्टेनन बोले, कि कार्डिनल से मेरा सिर मांगने के बाद मिलेडी फ्रांस के तट से जा चुकी हैं। वे कहाँ जा रही हैं? उन्होंने मिलेडी के रास्ते में गहरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा। वे इंग्लैंड जा रही हैं, एथोस ने कहा। किस इरादे से? बकिंघम के ड्यूक की हत्या करने या करवाने के इरादे से। डार्टेनन के मुंह से आश्चर्य और नफरत की एक चीख निकली। लेकिन यह तो घिनौना है, वे चिल्लाए। रही बात इसकी, एथोस बोले, तो कृपया यकीन करें कि मुझे इससे बहुत कम फर्क पड़ता है। अब ग्रिमाउड, तुम ब्रिगेडियर का वह भाला लो, उस पर एक नैपकिन बांधो और इसे हमारे बुर्ज के सबसे ऊपर गाड़ दो, ताकि ला रोशेल के विद्रोहियों को पता चले कि उनका पाला राजा के बहादुर और वफादार सैनिकों से पड़ा है। ग्रिमाओ ने बिना बोले आदेश का पालन किया। कुछ ही क्षणों बाद उन चारों दोस्तों के सिर के ऊपर सफेद झंडा लहरा रहा था। पूरे कैंप से तालियों की गूंज उठी। आधा कैंप सीमा पर खड़ा यह नजारा देख रहा था। कैसे? डार्टेनन ने जवाब दिया। आपको फर्क नहीं पड़ता कि वह बकिंघम को मार डाले, लेकिन ड्यूक हमारे दोस्त हैं। ड्यूक अंग्रेज हैं, ड्यूक हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। वह ड्यूक के साथ जो चाहे करें। मुझे उनकी उतनी ही परवाह है जितनी इस खाली बोतल की। और एथोस ने 15 कदम दूर वह खाली बोतल फेंक दी, जिससे उन्होंने अपनी शराब की आखिरी बूंद गिलास में उड़ेली थी। 1 मिनट, डार्टनन ने कहा, मैं बकिंघम को इस तरह नहीं छोड़ सकता। उन्होंने हमें बहुत बढ़िया घोड़े दिए थे, और उससे भी बढ़िया जीने, सैडल्स, पोर्थोस ने जोड़ा। इसके अलावा, अरामिस बोले, ईश्वर पापी की मृत्यु नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन चाहता है। आमीन, अथोस ने कहा। हम उस विषय पर बाद में बात करेंगे, अगर आपकी इच्छा हो, लेकिन अभी जिस बात ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है, और डार्टन्यन, मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगे, वो है उस औरत से वह कागज, कार्ड ब्लांच हासिल करना, जो उसने कार्डिनल से धोखे से लिखवाया था, जिसके जरिए वह बिना किसी सज्जा के तुम्हें और शायद हमें भी रास्ते से हटा सकती थी। लेकिन यह औरत तो कोई दरिंदा है, पोर्थोस ने अपनी प्लेट एरामिस की ओर बढ़ाते हुए कहा, जो मुर्गे के टुकड़े कर रहे थे। और वह कागज? डार्टेनन ने पूछा। वह कागज, क्या वो अब भी उसी के पास है? नहीं, वह मेरे पास है। मैं यह नहीं कहूंगा कि इसे पाना आसान था, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूं तो यह झूठ होगा। मेरे प्यारे एथोस, अब मैं उन एहसानों को गिनना छोड़ दूंगा जिनके लिए मैं अपनी जान का कर्जदार हूं। तो आप हमसे अलग होकर उसी के पास गए थे? एरमिस ने पूछा। बिल्कुल। और आपके पास कार्डिनल का वह पत्र है? डार्टन ने पूछा। यह रहा। एथोस ने अपनी वर्दी की जेब से वह कीमती कागज निकाला। डार्टेनन ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला और पढ़ा। 3 दिसंबर 1627। यह मेरे आदेश पर और राज्य के हित के लिए है कि इस पत्र के वाहक ने जो कुछ भी किया है, वह किया है। रिचेलियो। वाकई, एरमिस बोले, यह तो कायदे के अनुसार पूरी माफी है। इस कागज के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, डार्टेनन बोले, जिन्हें इसमें अपनी मौत का फरमान दिखाई दे रहा था। इसके विपरीत, एथोस ने कहा, इसे बहुत सावधानी से सहेज कर रखना चाहिए। अगर इस कागज को सोने की मोहरों से ढक दिया जाए, तब भी मैं इसे नहीं दूंगा। और अब वह क्या करेगी? नौजवान ने पूछा। खैर,
एथॉस ने लापरवाही से जवाब दिया। वह शायद कार्डिनल को लिखेगी कि एथॉस नाम के एक मस्कटियर ने उससे वह पत्र छीन लिया है। वह उसी पत्र में उसे सलाह देगी कि एरमिस और पोर्थोस से भी पीछा छुड़ा लिया जाए। कार्डिनल को याद आएगा कि ये वही लोग हैं जो अक्सर उनके रास्ते में आए हैं। और फिर किसी सुबह वे डार्टेनन को गिरफ्तार कर लेंगे और डार्टेनन को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए वे हमें भी बस्टील में उनके साथ रहने के लिए भेज देंगे। अरे छोड़िए भी, मुझे लगता है आप बड़ा ही नीरस मजाक कर रहे हैं मेरे दोस्त, पोर्थोस बोले। मैं मजाक नहीं कर रहा, एथोस ने कहा। क्या आप जानते हैं, पोर्थोस ने आगे कहा, कि उस मिलेडी की गर्दन मरोड़ना उन बेचारे ह्यूगेनॉट्स को मारने से कहीं कम पाप होगा, जिनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वे फ्रांसीसी भाषा में वही भजन गाते हैं जो हम लैटिन में गाते हैं। हमारे एबे का क्या कहना है? एथोस ने शांति से पूछा। मैं कहता हूं कि मैं पूरी तरह से पोर्थोस की राय से सहमत हूं, एरमिस ने उत्तर दिया। और मैं भी, डार्टेनन ने कहा। खुशकिस्मती से वह बहुत दूर है, पोर्थोस बोले, क्योंकि मैं सच कहूं, अगर वह यहाँ होती तो वह मुझे बड़ी फिक्र में डाल देती। वह मुझे इंग्लैंड में भी उतनी ही फिक्र दे रही है जितनी फ्रांस में, एथोस ने कहा। वह मुझे हर जगह फिक्र देती है, डार्टेनन ने जोड़ा। लेकिन जब वो आपकी पकड़ में थी, तब आपने उसे डुबो क्यों नहीं दिया? उसका गला क्यों नहीं घोंटा? उसे फांसी पर क्यों नहीं लटकाया? पोर्थोस ने पूछा। सिर्फ मरे हुए लोग ही वापस नहीं लौटते। तुम्हें ऐसा लगता है, पोर्थोस? मस्कटियर ने एक उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिसे सिर्फ डार्टेनन ही समझ पाए। मेरे पास एक विचार है, डार्टेनन बोले। क्या विचार है? मस्कटियर्स ने पूछा। हथियार उठाओ, ग्रिमाउट चिल्लाया। नौजवान झपट कर उठे और अपनी बंदूकें संभाल लीं। इस बार एक छोटी टुकड़ी आगे बढ़ रही थी, जिसमें 20 से 25 आदमी थे, लेकिन वे मजदूर नहीं थे। वे किले के असली सिपाही थे। क्या हमें कैंप वापस लौट जाना चाहिए? पोर्थोस ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि मुकाबला बराबरी का है। 3 कारणों से यह नामुमकिन है, एथोस ने जवाब दिया। पहला, कि हमने नाश्ता खत्म नहीं किया है। दूसरा, कि हमें अभी कुछ बहुत जरूरी बातें कहनी है। और तीसरा, कि 1 घंटा पूरा होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। ठीक है तो, एरमिस बोले, हमें युद्ध की योजना बनानी होगी। यह बहुत सरल है, एथोस ने उत्तर दिया। जैसे ही दुश्मन हमारी पहुंच में आए, उन पर गोलियां चला दो। अगर वे बढ़ते रहें तो फिर चलाओ। जब तक बंदूकें भरी हैं, गोलियां चलाते रहो। अगर वे फिर भी हमले की हिम्मत करें तो हम उन्हें खाई तक आने देंगे, और फिर हम दीवार का वह हिस्सा उन पर गिरा देंगे जो किसी चमत्कार के सहारे ही सीधा खड़ा है। शाबाश, पोर्थोस चिल्लाए। एथोस, तुम यकीनन एक जनरल बनने के लिए पैदा हुए हो। वह कार्डिनल, जो खुद को बड़ा सिपाही समझता है, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। सज्जनों, एथोस ने कहा, ध्यान न भटकने दें। हर कोई अपना एक आदमी चुन ले। मेरा निशाना तय है, डार्टेनन ने कहा। और मेरा भी, पोर्थोस बोले। और मेरा भी वही, एरमिस ने कहा। तो फिर दागो, एथोस ने आदेश दिया। चारों बंदूकों से एक ही आवाज निकली और 4 आदमी ढेर हो गए। नगाड़ा बजा और छोटी टुकड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। फिर गोलियां बिना किसी क्रम के चलीं, लेकिन हमेशा सटीक निशाने पर। फिर भी विद्रोहियों को लगा कि ये लोग गिनती में कम हैं, और वे तेजी से बढ़ते रहे। हर 3 गोलियों में कम से कम 2 आदमी गिर रहे थे, लेकिन बाकी लोगों की चाल धीमी नहीं हुई। बुर्ज के नीचे पहुंचने तक दुश्मन के 1 दर्जन से ज्यादा लोग बाकी थे। आखिरी बौछार ने उनका स्वागत किया, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। वे खाई में कूद गए और दीवार पर चढ़ने की तैयारी करने लगे। अब मेरे दोस्तों, एथोस ने कहा, इन्हें एक ही वार में खत्म कर दो। दीवार की तरफ, दीवार की तरफ। और चारों दोस्तों ने ग्रिमाउथ की मदद से अपनी बंदूकों की नालों से दीवार का एक विशाल हिस्सा धकेला। वह दीवार हवा के थपेड़े की तरह झुकी और अपनी जगह से उखड़कर एक भयानक आवाज के साथ खाई में गिर पड़ी। धूल का एक गुब्बारा आसमान की ओर उठा और सब कुछ खत्म हो गया। क्या हमने उन सबको खत्म कर दिया है? एथोस ने पूछा। मेरे ईमान पर ऐसा ही लगता है, डार्टेनन बोले। नहीं, पोर्थोस चिल्लाए। देखो, वह 3-4 लोग लंगड़ाते हुए भाग रहे हैं। वास्तव में 3-4 अभागे लोग, धूल और खून से लथपथ।
किसी तरह भागकर शहर की ओर निकल गए। उस छोटी टुकड़ी में से सिर्फ वे ही बचे थे। एथॉस ने अपनी घड़ी देखी। सज्जनों, उन्होंने कहा, हमें यहाँ 1 घंटा हो चुका है और हमारी शर्त पूरी हुई, लेकिन हम ईमानदार खिलाड़ी बनेंगे। इसके अलावा डार्टनन ने हमें अपना विचार अभी तक नहीं बताया है। और वह मस्कटियर अपनी चिरपरिचित शांति के साथ बचे हुए नाश्ते के पास फिर से बैठ गया। मेरा विचार? डार्टनन बोले। हाँ, आपने कहा था आपके पास एक विचार है, एथॉस ने याद दिलाया। ओह, मुझे याद आया, डार्टनन ने कहा। खैर, मैं दूसरी बार इंग्लैंड जाऊंगा। मैं बकिंघम को ढूंढ लूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे डार्टनन? एथॉस ने शांति से कहा। और क्यों नहीं? क्या मैं एक बार वहां नहीं जा चुका हूं? हाँ, लेकिन उस समय हमारे बीच युद्ध नहीं था। उस समय बकिंघम एक साथी थे, दुश्मन नहीं। अब तुम जो करोगे वह गद्दारी कहलाएगी। डार्टनन इस तर्क की गहराई समझ गए और खामोश हो गए। लेकिन पोर्थोस बोले, मुझे लगता है कि अब मेरे पास एक विचार है। मॉन्सियर पोर्थोस के विचार के लिए शांति। एरामिस ने चुटकी ली। मैं मॉन्सियर डी ट्रेवल से छुट्टी मांगूंगा, किसी भी बहाने से। मिलेडी मुझे नहीं जानती। मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, और जब वह हंसी मेरे काबू में होगी तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। खैर, एथॉस ने जवाब दिया, मैं मॉन्सियर पोर्थोस के विचार से काफी हद तक सहमत हूं। लानत है, एरामिस बोले, एक औरत को मारना? नहीं, मेरी बात सुनिए। असली विचार मेरे पास है। अपना विचार बताओ, अरामिस, एथॉस ने कहा। हमें रानी को सूचित करना चाहिए। आह, कसम से हाँ, पोर्थोस और डार्टेनन ने एक साथ कहा। अब हम सही दिशा में जा रहे हैं। रानी को सूचित करना? एथोस ने कहा। पर कैसे? क्या दरबार में हमारे संबंध है? क्या हम किसी को पेरिस भेज सकते हैं और कैंप में पता न चले? यहाँ से पेरिस 140 लीग दूर है। हमारा पत्र पहुंचने से पहले ही हम कालकोठरी में होंगे। महारानी तक सुरक्षित पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी, एरमिस ने शर्माते हुए कहा, मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैं टूर्स में एक बहुत ही चतुर व्यक्ति को जानता हूं। एथॉस को मुस्कुराते देख एरामिस रुक गए। तो क्या आप इस रास्ते को नहीं अपनाएंगे, एथोस? डार्टेनन ने पूछा। मैं इसे पूरी तरह नकार नहीं रहा, एथोस बोले, लेकिन मैं एरामिस को याद दिलाना चाहता हूं कि वह कैंप नहीं छोड़ सकते और हमारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संदेशवाहक के निकलने के 2 घंटे बाद ही कार्डिनल की पूरी पुलिस और जासूस आपके पत्र को जुबानी याद कर लेंगे, और आप और आपका वह चतुर व्यक्ति गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके अलावा, पोर्थोस ने आपत्ति जताई, रानी बकिंघम को तो बचा लेंगी, पर हमारी परवाह नहीं करेंगी। सज्जनों, डार्टन ने कहा, पोर्थोस जो कह रहे हैं वह समझदारी की बात है। आ आ लेकिन वहां शहर में क्या हो रहा है? एथोस ने पूछा। वे खतरे का बिगुल बजा रहे हैं। नगाड़ों की आवाज उन तक साफ पहुंच रही थी। आप देख रहे हैं, वे हमारे खिलाफ पूरी रेजिमेंट भेजने वाले हैं, एथोस ने कहा। आप पूरी रेजिमेंट के खिलाफ लड़ने की तो नहीं सोच रहे? पोर्थोस ने पूछा। क्यों नहीं? मस्कटियर बोले। मैं पूरी तरह से इसके मूड में हूं, और मैं एक पूरी सेना के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं, बशर्ते हमने शराब की 1 दर्जन बोतलें और लाने की सावधानी बरती होती। कसम से, नगाड़ों की आवाज पास आ रही है, डार्टनन बोले। आने दो, एथॉस ने कहा। यहां से शहर 15 मिनट का रास्ता है, यानी शहर से यहां तक आने में भी 15 मिनट लगेंगे। योजना बनाने के लिए यह काफी समय है। अगर हम यहां से गए तो हमें इससे बेहतर जगह कभी नहीं मिलेगी। आह, रुकिए, मुझे मिल गया। सज्जनों, मेरे पास एक बेहतरीन विचार है। बताइए। पहले मुझे ग्रीमाओं को कुछ जरूरी आदेश देने दीजिए। एथॉस ने अपने नौकर को पास बुलाया। ग्रीमाउड? एथॉस ने बुर्ज की दीवार के नीचे पड़ी लाशों की ओर इशारा करते हुए कहा। इन सज्जनों को उठाओ, इन्हें दीवार के सहारे खड़ा कर दो, इनके सिर पर इनके हैट लगा दो, और इनके हाथों में इनकी बंदूकें थमा दो। ओह, महान व्यक्ति! डार्टनन चिल्लाए। मैं अब समझ गया। तुम समझ गए? पोर्थोस ने पूछा। और क्या तुम समझे, ग्रीमाउद? अरामिस ने पूछा। ग्रीमाउड ने हाँ में सिर हिलाया। बस इतना ही काफी है, एथोस ने कहा। अब मेरा विचार सुनो। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, पोर्थोस बोले।
उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ, एथोस का विचार, एरामिस और डार्टेनन के एक साथ कहा। ये मिलेडी, ये औरत, ये दरिंदा, इसका एक देवर भी है ना, जैसा तुमने मुझे बताया था डार्टेनन? हाँ, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मेरा यह भी मानना है कि वे अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वे उससे नफ़रत करते हैं, तो यह और भी अच्छा है, एथोस ने जवाब दिया। उस सूरत में तो हमारा काम बन गया। फिर भी, पोर्थोस बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि ग्रिमोद आखिर कर क्या रहा है? खामोश, पोर्थोस, एरामिस ने टोका। उसके देवर का नाम क्या है? लॉर्ड डी विंटर। वे अब भी कहाँ हैं? युद्ध की पहली खबर सुनते ही वे लंदन लौट गए थे। खैर, वही वह आदमी है जिसकी हमें ज़रूरत है, एथोस बोले। हमें उन्हें ही चेतावनी देनी होगी। हम उन्हें खबर भिजवाएंगे कि उनकी भाभी किसी की हत्या करने वाली है और उनसे विनती करेंगे कि वे उन पर नज़र रखें। लंदन में भी बिगड़ी हुई लड़कियों को सुधारने के लिए कोई ना कोई संस्थान ज़रूर होगा। वे उन्हें वहाँ डाल देंगे और हम शांति से रह पाएंगे। हाँ, डार्टेनन बोले, जब तक वे बाहर ना आ जाएं। आह! कसम से डार्टेनन, तुम बहुत ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हो। मेरे पास जो कुछ था मैंने दे दिया। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा मानना है, एरामिस ने कहा, कि रानी और लॉर्ड डे विंटर दोनों को एक साथ सूचित करना बेहतर होगा। हाँ, पर पत्र लेकर टूअर्स कौन जाएगा? और लंदन कौन? मैं बज़न की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, एरामिस ने कहा। और मैं प्लैंचेट की, डार्टेनन बोले। हाँ, पोर्थोस ने जोड़ा, अगर हम कैंप नहीं छोड़ सकते, तो हमारे नौकर तो जा ही सकते हैं। बिल्कुल, और आज ही हम पत्र लिखेंगे, एरामिस बोले। नौकरों को पैसे दीजिए और वे निकल पड़ेंगे। हम उन्हें पैसे देंगे? एथोस ने पूछा। क्या आपके पास पैसे हैं? चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन चेहरों पर फिक्र की लकीरें आ गईं, जो अभी कुछ देर पहले चमक रहे थे। सावधान, डार्टेनन चिल्लाए। मुझे वहां काली और लाल रंग की आकृतियां हिलती हुई दिख रही हैं। आपने रेजिमेंट की बात की थी, एथोस। ये तो पूरी सेना है। हाँ, कसम से, एथोस बोले। वे आ गए। देखो, नीच लोग बिना नगाड़े या बिगुल के आ रहे हैं। आह! ग्रिमाउड, क्या तुम्हारा काम खत्म हुआ? ग्रिमार्ड ने हाँ में इशारा किया और एक दर्जन लाशों की ओर संकेत किया, जिन्हें उसने बड़े ही कलात्मक ढंग से खड़ा किया था। कुछ बंदूकें ताने हुए थे, कुछ निशाना साध रहे थे और कुछ तलवार हाथ में लिए खड़े थे। शाबाश, एथोस ने कहा। तुम्हारी कल्पना की दाद देनी पड़ेगी। सब ठीक है, पोर्थोस बोले, पर मैं अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पहले यहां से निकलते हैं, तुम बाद में समझ जाओगे। एक पल, सज्जनों, ग्रिमाउड को नाश्ता समेटने का वक्त दीजिए। आह! वे काली और लाल आकृतियां अब बड़ी होती जा रही हैं, एरामिस ने कहा। मैं डार्टेनन से सहमत हूं। हमें कैंप वापस जाने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। खैर, एथोस बोले, पीछे हटने में मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। हमने 1 घंटे की शर्त लगाई थी और हम यहाँ 1.5 घंटा रुके। अब हमें निकलना चाहिए। सज्जनों, चलिए। ग्रिमाउड टोकरी लिए पहले ही आगे बढ़ चुका था। चारों दोस्त उसके 10 कदम पीछे चले। अरे, अब क्या करेंगे? एथोस अचानक चिल्लाए। क्या आप कुछ भूल गए? एरामिस ने पूछा। सफेद झंडा, कसम से। हम दुश्मन के हाथ में अपना झंडा नहीं छोड़ सकते, भले ही वह झंडा सिर्फ एक नैपकिन ही क्यों ना हो। और एथोस दौड़कर वापस बुर्ज पर गए, चबूतरे पर चढ़े और झंडा उतार लिया। लेकिन चूंकि रोशेलिस अब बंदूकों की रेंज में आ चुके थे, उन्होंने उस व्यक्ति पर गोलियों की बौछार कर दी, जो मानो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। पर एथोस की जान मानो खुदा के हाथ में थी। गोलियां उनके चारों ओर से सनसनाती हुई गुजर गईं, पर एक भी उन्हें नहीं छुई। एथोस ने अपना झंडा लहराया, शहर के गार्ड्स की ओर पीठ की और कैंप की ओर अभिवादन किया। दोनों तरफ से चीखें उठीं, एक तरफ गुस्से की, दूसरी तरफ उत्साह की। एक और बौछार हुई और 3 गोलियां उस नैपकिन के पार निकल गईं, जिससे वह वाकई एक झंडा बन गया। कैंप से आवाजें आईं, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। एथोस नीचे उतरे। उनके दोस्त, जो बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, उन्हें सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। जल्दी आओ, एथोस, जल्दी, डार्टेनन चिल्लाए।
अब जब हमने पैसे के अलावा सब कुछ ढूंढ लिया है, तो मरना बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन एथॉस अपनी शान से चलते रहे। उनके साथियों ने जब देखा कि कहना बेकार है, तो उन्होंने भी अपनी चाल एथोस के हिसाब से धीमी कर ली। ग्रिमाउड और उसकी टोकरी गोलियों की रेंज से काफ़ी दूर जा चुके थे। तभी उन्हें गोलियों के चलने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। "वह क्या है?" पोर्थोस ने पूछा। "वे अब किस पर गोलियां चला रहे हैं? मुझे तो कोई गोली नहीं सुनाई दे रही, और न ही कोई और दिख रहा है।" "वे उन लाशों पर गोलियां चला रहे हैं," एथॉस ने जवाब दिया। "लेकिन मरे हुए लोग तो जवाब नहीं दे सकते।" "बिल्कुल नहीं, इसीलिए उन्हें लगेगा कि यह कोई जाल है। वे सोच विचार करेंगे, और जब तक उन्हें इस मजाक का पता चलेगा, हम गोलियों की पहुंच से बहुत दूर होंगे। इसलिए फालतू की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।" "ओह, मैं अब समझा," पोर्थोस ने हैरान होकर कहा। "शुक्र है," एथॉस ने कंधे उचकाते हुए कहा। दूसरी ओर फ्रांसीसी सैनिकों ने जब उन चारों दोस्तों को इस तरह शान से वापस आते देखा, तो उन्होंने उत्साह के साथ नारे लगाए। अंत में गोलियों की एक और बौछार हुई, और इस बार पत्थर उन चारों के आसपास गिरने लगे। रोशेलिस ने अंततः बुर्ज पर कब्जा कर लिया था। "ये रोशेलिस बड़े ही अनाड़ी लोग हैं," अथास बोले। "हमने उनके कितने आदमी मारे? दर्जन भर, या शायद 15। कितनों को हमने दीवार के नीचे कुचल दिया, 8 या 10। और उसके बदले में हमें एक खरोंच तक नहीं आई। आह, डार्टेनन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? खून निकल रहा है।" "ओह, ये कुछ नहीं है," डार्टेनन ने कहा। "क्या कोई गोली छूकर निकली?" "वह भी नहीं। फिर क्या है?" एथोस डार्टेनन को एक बच्चे की तरह प्यार करते थे, और उन्हें उस नौजवान की एक पिता जैसी फिक्र रहती थी। "बस थोड़ी खरोंच है," डार्टेनन ने जवाब दिया। "दीवार के पत्थर और मेरी अंगूठी के बीच उंगलियां दब गई थीं। बस खाल छिल गई है। यह हीरे पहनने का नतीजा है मेरे दोस्त," एथॉस ने तिरस्कार से कहा। "आह, बिल्कुल सही," पोर्थोस चिल्लाए। "वहां एक हीरा है। फिर हम पैसों के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, जब हमारे पास हीरा है?" "जरा रुकिए," एरामिस ने कहा। "अच्छी सोच है पोर्थोस। इस बार तुम्हारे पास एक विचार आया है।" "बेशक," पोर्थोस ने एथोस की तारीफ सुनकर अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा। "चूंकि हमारे पास हीरा है, तो आइए इसे बेच देते हैं।" "लेकिन," डार्टन बोले, "यह रानी का हीरा है।" "यह तो इसे बेचने का और भी बड़ा कारण है," एथोस ने जवाब दिया। "रानी बकिंघम को बचा रही हैं, जो उनके प्रेमी हैं। ये बिल्कुल जायज़ है। रानी हमें बचा रही है, जो उनके दोस्त हैं। ये बिल्कुल नैतिक है। आइए हीरा बेच देते हैं। हमारे अबे का क्या कहना है, मैं पोर्थोस से नहीं पूछूंगा। उसने अपनी राय दे दी है। खैर, मुझे लगता है," एरामिस ने हमेशा की तरह शर्माते हुए कहा, "कि चूंकि यह अंगूठी किसी प्रेमिका की दी हुई निशानी नहीं है, तो डार्टेनन इसे बेच सकते हैं।" "मेरे प्यारे एरामिस, तुम बिल्कुल धर्मगुरु की तरह बात करते हो। तो तुम्हारी सलाह है?" "हीरा बेचने की," अरमिस ने उत्तर दिया। "ठीक है तो," डार्टेनन ने खुशी से कहा, "हीरा बेचते हैं और बात खत्म करते हैं।" पीछे से गोलियां अब भी चल रही थीं, लेकिन चारों दोस्त अब पहुंच से बाहर थे। शुक्र है ये विचार पोर्थोस के दिमाग में समय पर आ गया। "हम कैंप पहुंच गए हैं, इसलिए सज्जनों, अब इस बारे में एक शब्द भी नहीं। हमें सब देख रहे हैं। वे हमारा स्वागत करने आ रहे हैं। हमारी जीत का जश्न मनाया जाएगा।" वास्तव में जैसा कि हमने कहा है, पूरा कैंप जोश में था। 2000 से ज्यादा लोगों ने इस साहसी कारनामे को अपनी आंखों से देखा था। एक ऐसा कारनामा जिसके असली मकसद का उन्हें अंदाजा भी नहीं था। चारों ओर सिर्फ मस्कटियर्स और गार्ड्स के नारे गूंज रहे थे। एमडी बुसिनी सबसे पहले आए और एथॉस से हाथ मिलाया, और हार स्वीकार की। ड्रैगून और स्विस सैनिकों ने भी उनका पीछा किया। चारों ओर बधाइयां और गले मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कार्डिनल को लगा कि शायद कोई दंगा हो गया है। उन्होंने अपने गार्ड्स के कप्तान ला हुडिनियर को पता लगाने भेजा। जब कप्तान को पूरी बात पता चली, तो वे वापस गए। "क्या बात है?" कार्डिनल ने पूछा। "मोन्सियर," कप्तान ने जवाब दिया, "3 मस्कटियर्स और एक गार्ड ने एमडी बुसनी से शर्त लगाई थी कि वे सेंट जर्विस के बुर्ज में नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करते हुए उन्होंने 2 घंटे तक दुश्मन का सामना किया और न जाने कितने विद्रोहियों को मार गिराया। क्या तुमने उन मस्कटियर्स के नाम पूछे?" "जी हाँ, मोन्सियर।"
क्या नाम है? एथोस, पोरथोस और अरामिस। वही मेरे 3 जांबाज। कार्डिनल बुदबुदाए। और वह गार्ड, डार्टेनन, वही मेरा युवा नटखट लड़का। यकीनन इन चारों को मेरी तरफ होना चाहिए। उसी शाम कार्डिनल ने मॉन्सियर डी ट्रेविल से उस कारनामे की बात की। मॉन्सियर डी ट्रेविल ने, जिन्हें पूरी कहानी खुद उन नायकों से पता चली थी, कार्डिनल को एक एक विवरण सुनाया। बहुत अच्छे, कार्डिनल बोले। वह नैपकिन मुझे भिजवा दीजिए। मैं उस पर सोने के 3 लिली के फूल कड़वाऊंगा और इसे आपकी कंपनी के झंडे के रूप में दूंगा। मॉन्सियर, डी ट्रेविल बोले, यह गार्ड्स के साथ नाइंसाफी होगी। डार्टेनन मेरे साथ नहीं है। वे मॉन्सियर डेसेसर्ट के अधीन काम करते हैं। तो फिर उन्हें अपने पास ले लीजिए, कार्डिनल ने कहा। जब 4 लोग एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हों तो यह उचित है कि वे एक ही कंपनी में काम करें। उसी शाम डी ट्रेविल ने यह खुशखबरी उन चारों को दी और अगले दिन नाश्ते पर आमंत्रित किया। डार्टेनन की खुशी का ठिकाना नहीं था। हम जानते हैं कि उनका सपना हमेशा से एक मस्केटियर बनने का था। तीनों दोस्त भी बहुत खुश थे। कसम से एथोस, डार्टेनन ने कहा, आपका विचार वाकई महान था। हमने शोहरत भी कमाई और एक बहुत ज़रूरी बातचीत भी कर ली, जिसे हम अब बिना किसी शक के जारी रख सकते हैं, क्योंकि खुदा की मदद से अब हम सबकी नज़रों में कट्टर कार्डिनलिस्ट बन चुके हैं। उस शाम डार्टेनन मोंसियर डेसेसार्ट के पास गए और उन्हें अपनी पदोन्नति की खबर दी। उन्होंने डार्टेनन को मदद की पेशकश की, क्योंकि नई वर्दी और साजो सामान के लिए पैसों की ज़रूरत थी। डार्टेनन ने मना कर दिया, लेकिन मौका पाकर उन्होंने वह हीरा उन्हें दिखाया और उसकी कीमत लगवाने का अनुरोध किया। अगले दिन मॉन्सियर डे सेसार्ट का नौकर डार्टेनन के पास आया और उसे 7,000 लीवरेज से भरी एक थैली थमा दी। यह रानी के उस हीरे की कीमत थी। अध्याय 48। एक पारिवारिक मामला। एथोस ने एक जुमला ईजाद किया था। पारिवारिक मामला। एक पारिवारिक मामला कार्डिनल की जांच पड़ताल के दायरे में नहीं आता था। एक पारिवारिक मामला किसी और के सरोकार का नहीं होता था और एक पारिवारिक मामला दुनिया के सामने भी सुलझाया जा सकता था। इसीलिए एथोस ने यह जुमला गढ़ा था, वो पारिवारिक मामला। एरमिस ने विचार दिया। नौकर, पोर्थोस ने साधन जुटाया। हीरा। सिर्फ डार्टेनन ने कुछ नहीं ढूंढा, वह जो आमतौर पर इन चारों में सबसे ज्यादा दिमाग वाला था, लेकिन सच तो ये था कि मिलेडी का नाम ही उसे सुन्न कर देता था। आह नहीं, हमसे गलती हुई। उसने अपने हीरे के लिए एक खरीदार तो ढूंढ ही लिया था। मस्यियो दे थ्रेविल के यहाँ नाश्ता बहुत ही खुशनुमा रहा। डार्टेनन ने मस्कडियर की वर्दी पहन ली थी, चूंकि उसका कद एरमिस के बराबर था और एरमिस को उसकी कविता खरीदने वाले प्रकाशक ने इतने पैसे दे दिए थे कि वह सब कुछ 2-2 सेट खरीद सके। तो उसने अपने दोस्त को एक पूरा सेट बेच दिया। डार्टेनन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती अगर मिलेडी एक काले बादल की तरह क्षितिज पर मंडरा न रही होती। नाश्ते के बाद यह तय हुआ कि वे शाम को एथोस के कमरे पर मिलेंगे और अपनी योजना को अंतिम रूप देंगे। डार्टेनन ने अपना पूरा दिन कैंप की हर गली में अपनी मस्कटियर की वर्दी की नुमाइश करते हुए बिताया। शाम को तय समय पर चारों मित्र मिले। अब सिर्फ 3 बातें तय करना बाकी था। मिलेडी के देवर को क्या लिखना है, टूर्स के उस चतुर व्यक्ति को क्या लिखना है और इन पत्रों को ले जाने वाले नौकर कौन होंगे। सबने अपने अपने नौकरों का नाम पेश किया। एथोस ने ग्रिमाउद की समझदारी की बात की, जो तब तक एक शब्द नहीं बोलता था जब तक उसका मालिक उसके मुंह का ताला ना खोल दे। पोर्थोस ने मुस्किटन की ताकत का बखान किया, जो 4 आम आदमियों को अकेले पीटने का दम रखता था। एरमिस ने बज़िन की चतुराई पर भरोसा जताया और अपने उम्मीदवार की जमकर तारीफ की। अंत में डार्टेनन को प्लानचेत की बहादुरी पर पूरा यकीन था। उसने सबको याद दिलाया कि बूलोगन के उस पेचीदा मामले में प्लानचेत ने खुद को कैसे साबित किया था। इन चारों की खूबियों पर काफी देर तक बहस होती रही। बड़े बड़े भाषण दिए गए, जिन्हें हम यहाँ नहीं दोहराएंगे ताकि यह हिस्सा बहुत लंबा ना हो जाए। अफसोस, एथोस ने कहा, हम जिसे भेजें उसमें ये चारों गुण एक साथ होने चाहिए। लेकिन ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, एथोस चिल्लाया। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए ग्रिमाउड को ही ले लो।
नहीं, मुसकेटन को लो, बज़िन को भेजो, प्लांशे को ले लो। प्लांशे बहादुर भी है और चालाक भी। 4 में से 2 खूबियाँ तो उसमें हैं ही। सज्जनों, एरमिस ने बीच में टोकते हुए कहा, मुख्य सवाल यह नहीं है कि हमारे इन 4 नौकरों में से कौन सबसे ज़्यादा समझदार, ताकतवर, चतुर या बहादुर है। मुख्य बात यह जानना है कि इनमें से पैसे से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। एरामिस जो कह रहे हैं, वो बहुत समझदारी की बात है। एथोस ने जवाब दिया, हमें लोगों की खूबियों पर नहीं, बल्कि उनकी कमियों पर दांव खेलना चाहिए। मसियो अबे, आप वाकई एक महान नीतिशास्त्री हैं। बेशक, आरामिस बोले, क्योंकि सफल होने के लिए हमें न केवल अच्छी सेवा चाहिए, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि हम नाकाम ना हों, क्योंकि नाकाम होने की सूरत में बात सिर कटने तक पहुंच जाएगी, हमारे नौकरों के नहीं। ज़रा धीमे बोलिए अरामिस, एथॉस ने सचेत किया। सही कहा, नौकरों के नहीं, अरामिस ने बात जारी रखी, बल्कि उनके मालिकों के। हमारे सिर कटेंगे? क्या हमारे नौकर इतने समर्पित हैं कि वे हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालें? नहीं, मेरे ईमान पर, डार्टनन बोला, मैं प्लांशे की वफादारी की गारंटी ले सकता हूं। खैर मेरे प्यारे दोस्त, उसकी इस वफादारी में इनाम की एक मोटी रकम और जोड़ दो, फिर तुम एक बार नहीं, बल्कि 2 बार उसकी गारंटी ले सकोगे। आह मेरे खुदा, आप लोग फिर भी धोखा खा ही जाएंगे, एथॉस ने कहा। एथॉस चीजों के मामले में आशावादी थे, लेकिन इंसानों के मामले में घोर निराशावादी। वे पैसों के लिए सब कुछ करने का वादा करेंगे और रास्ते में डर उन्हें काम नहीं करने देगा। एक बार पकड़े गए तो उन पर दबाव डाला जाएगा और दबाव पड़ते ही वे सब उगल देंगे। लानत है, हम कोई बच्चे नहीं हैं। इंग्लैंड पहुंचने के लिए एथॉस ने अपनी आवाज और धीमी कर ली। पूरे फ्रांस को पार करना होगा, जो कार्डिनल के जासूसों और गुर्गों से भरा पड़ा है। जहाज पर चढ़ने के लिए पासपोर्ट चाहिए और लंदन का रास्ता पूछने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए। सच कहूं तो मुझे यह बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल नहीं, डार्टनन चिल्लाया। वह चाहता था कि यह काम किसी भी तरह पूरा हो जाए। इसके उलट मुझे तो यह बहुत आसान लग रहा है। बेशक, अगर हम लॉर्ड डी विंटर को कार्डिनल की साजिशों या राज्य के रहस्यों के बारे में लिखते तो मुश्किल होती। धीमे बोलिए, एथोस ने टोका। तो यकीनन हमें मौत की सजा मिलती, डार्टनन ने आवाज नीचे करते हुए कहा। लेकिन खुदा के लिए ये मत भूलिए, जैसा आपने खुद कहा था एथोस, कि हम उसे सिर्फ एक पारिवारिक मामले के बारे में लिख रहे हैं। हम उसे सिर्फ यह विनती कर रहे हैं कि जैसे ही मिलेडी लंदन पहुंचे, वह उसे हमें नुकसान पहुंचाने के लायक न छोड़े। मैं उसे लगभग इन शब्दों में लिखूंगा। दिखाइए जरा, एथॉस ने पहले ही एक आलोचक जैसी मुद्रा बनाते हुए कहा। मसियो और मेरे प्यारे दोस्त। आह वाह, एक अंग्रेज को प्यारे दोस्त, एथॉस ने बीच में काट दिया। शुरुआत तो बड़ी शानदार है, शाबाश डार्टेनन। सिर्फ इसी एक शब्द की वजह से तुम्हें फांसी के बजाय जिंदा ही 4 हिस्सों में चीर दिया जाएगा। खैर शायद, तो फिर मैं सिर्फ मस्योर कहूंगा। आप माय लॉर्ड भी कह सकते हैं, एथॉस ने शिष्टाचार की याद दिलाते हुए कहा। माय लॉर्ड, क्या आपको लग्जमबर्ग का वह छोटा सा चरागाह याद है? बेहतरीन, लग्जमबर्ग। लोगों को लगेगा कि यह रानी माँ की ओर कोई इशारा है। बहुत खूब, एथॉस ने चुटकी ली। अच्छा, तो फिर हम सीधा लिखेंगे, माय लॉर्ड, क्या आपको वह छोटा सा बाड़ा याद है जहां आपकी जान बख्श दी गई थी? मेरे प्यारे डार्टेनन, तुम कभी एक अच्छे लेखक नहीं बन पाओगे जहां आपकी जान बख्श दी गई थी। छे, ये कितना घटिया है। एक स्वाभिमानी इंसान को उसके ऊपर किए गए एहसानों की याद नहीं दिलाई जाती। किसी पर किए गए एहसान का जिक्र करना उसका अपमान करने जैसा है। लानत है, डार्टेनन चिढ़कर बोला। एथोस, आप बर्दाश्त के बाहर हैं। अगर आपके सेंसर के नीचे ही खत लिखना है, तो मेरे ईमान पर मैं इस काम से तौबा करता हूं। और तुम सही करोगे। तुम मस्केट और तलवार ही संभालो मेरे दोस्त। उन 2 कामों में तुम्हारा कोई सानी नहीं है, पर कलम मिस्यो अबे को थमा दो। वह उनका इलाका है। हाँ हाँ, पोर्थोस बोला, कलम एरमेस को दो। वह लैटिन में शोध पत्र लिखता है। ठीक है, ऐसा ही सही। डार्टनन ने हार मान ली। एरमेसस, हमारे लिए यह पैगाम लिख दो, पर हमारे पवित्र पोप की कसम, इसे छोटा ही रखना।
वरना इस बार मैं कैंची चलाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अरमिस ने उस आत्मविश्वास के साथ कहा जो हर कवि में होता है। पर मुझे विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैंने यहाँ वहाँ सुना है कि यह भाभी कोई दुष्ट औरत है। मैंने कार्डिनल के साथ उसकी बातचीत सुनकर इसका सबूत भी पा लिया है। धीमे बोलिए, कसम से, एथोस ने फिर टोका। लेकिन अरमिस ने बात आगे बढ़ाई। बाकी बारीकियां मुझे नहीं पता। और मुझे भी नहीं, पोर्थोस ने कहा। डार्टनन और एथोस ने कुछ देर खामोशी से एक दूसरे को देखा। अंत में एथोस ने गंभीर सोच विचार के बाद और चेहरे पर पहले से ज्यादा सफेदी ली, डार्टनन को बोलने की इजाजत दे दी। खैर, तो आपको यह कहना है, डार्टनन बोला, माय लॉर्ड, आपकी भाभी एक बेहद घिनौनी औरत है जो आपकी जायदाद हड़पने के लिए आपको मरवाना चाहती थी। लेकिन वह आपके भाई से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह पहले से ही फ्रांस में शादीशुदा थी। और उसे, डार्टेनन शब्द ढूंढने के लिए रुक गया और एथोस की ओर देखा। उसके पति ने उसे त्याग दिया था, एथोस ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि उसके कंधे पर अपराध का निशान लगा था। डार्टेनन ने बात पूरी की। क्या? पोर्थोस चिल्लाया। नामुमकिन! तुम क्या कह रहे हो कि वह अपने देवर को मरवाना चाहती थी? हाँ। वह शादीशुदा थी? अरेमिस ने पूछा। हाँ। और उसके पति को पता चल गया कि उसके कंधे पर लिली का फूल बना है? पोर्थोस चीखा। हाँ, ये तीनों हाँ, एथोस ने बोले थे, और हर बार उनकी आवाज पहले से ज्यादा उदास होती गई। और यह निशान किसने देखा है? अरेमिस ने सवाल किया। डार्टेनन ने और मैंने, या यूं कहें, वक्त के हिसाब से पहले मैंने और फिर डार्टेनन ने, एथोस ने जवाब दिया। और क्या उस खौफनाक औरत का पति अब भी जिंदा है? एरमिस ने पूछा। वह अब भी जिंदा है? क्या आपको पूरा यकीन है? वो पति मैं ही हूं। वहां एक पल के लिए बर्फीली खामोशी छा गई। हर कोई अपनी फितरत के हिसाब से इस सच से हिल गया था। इस बार एथोस ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, डार्टेनन ने हमें एक बेहतरीन योजना दी है और खत अभी इसी वक्त लिखा जाना चाहिए। कसम से, आप सही कह रहे हैं एथोस, एरामिस ने कहा। और ये काफी मुश्किल काम है। ऐसा खत लिखने में तो चांसलर का सिर भी चकरा जाए, जो सरकारी रिपोर्ट लिखने में माहिर होता है। खैर, कोई बात नहीं, आप सब खामोश रहिए, मैं लिखता हूं। आरमिस ने कलम उठाई, कुछ पल सोचा, फिर अपनी खूबसूरत लिखावट में 8-10 पंक्तियां लिखीं, और फिर एक धीमी और गंभीर आवाज में, जैसे हर शब्द को तराशा गया हो, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। माय लॉर्ड, जो व्यक्ति ये कुछ पंक्तियां लिख रहा है, उसे र्यू डॉम्फेयर के उस छोटे बाड़े में आपके साथ तलवारें टकराने का सम्मान मिला था। चूंकि उसके बाद आपने कई बार खुद को उस व्यक्ति का मित्र बताया है, तो वह अपनी उस दोस्ती का फर्ज निभाते हुए आपको एक जरूरी जानकारी दे रहा है। 2 बार आप अपने ही एक करीबी रिश्तेदार के हाथों मरते मरते बचे हैं, जिसे आप अपनी वारिस समझते हैं, क्योंकि आप इस सच से अनजान हैं कि इंग्लैंड में शादी करने से पहले ही वह फ्रांस में शादीशुदा थी। लेकिन तीसरी बार, यानी इस बार, आप हार सकते हैं। आपकी वह रिश्तेदार रात के अंधेरे में ला रोशेल से इंग्लैंड के लिए निकल चुकी है। उसके आने पर कड़ी नज़र रखिए, क्योंकि उसके इरादे बहुत ही भयानक हैं। अगर आप पुख्ता तौर पर जानना चाहते हैं कि वह क्या कर सकती है, तो उसके बाएं कंधे पर उसका पिछला इतिहास पढ़ लीजिएगा। बहुत खूब, ये तो कमाल का खत है, एथोस ने कहा। मेरे प्यारे अरमिस, तुम्हारी कलम किसी राज्य सचिव से कम नहीं है। अगर यह खत लॉर्ड डे विंटर तक पहुंच गया, तो वह चौकन्ना हो जाएगा, और अगर यह कार्डिनल के हाथ भी लग गया, तो हम पर कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन जो नौकर इसे लेकर जाएगा, वह हमें यह यकीन दिला सकता है कि वह लंदन गया था, और हो सकता है वह रास्ते में ही कहीं रुक जाए। इसलिए उसे आधी रकम अभी दें, और बाकी आधी रकम जवाब लाने पर। क्या तुम्हारे पास हीरा है? एथोस ने पूछा। मेरे पास उससे भी बेहतर चीज है, मेरे पास उसकी कीमत है। और डार्टेनन ने सोने के सिक्कों की थैली मेज पर पटक दी। सोने की खनक सुनते ही एरामिस ने आंखें उठाईं और पोर्थोस उछल पड़ा। रही बात एथोस की, तो वे टस से मस नहीं हुए। इस छोटी थैली में कितने पैसे हैं? 7,000 लीव्र, लुई के सोने के सिक्कों में। 7,000 लीव्र! पोर्थोस चिल्लाया। क्या उस नन्हे से हीरे की कीमत 7,000 लीव्र थी? ऐसा ही लगता है, एथोस बोले, चूंकि पैसे सामने हैं।
मुझे नहीं लगता कि हमारे दोस्त डार्टेनन ने इसमें अपनी जेब से कुछ मिलाया होगा। लेकिन सज्जनों, डार्टेनन ने याद दिलाया, इस सब में हम रानी के बारे में नहीं सोच रहे। हमें उनके प्यारे बकिंघम की सलामती का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारा इतना फर्ज तो बनता ही है। सही कहा, एथोस बोले। लेकिन वह काम एरमिस का है। एरमिस ने शर्माते हुए कहा, ठीक है, मुझे क्या कहना होगा? ओह, यह बहुत आसान है, एथोस ने जवाब दिया। टूर्स में रहने वाले उस चतुर व्यक्ति के लिए दूसरा खत लिखो। एरमिस ने फिर कलम उठाई, थोड़ा सोचा और ये पंक्तियां लिखीं जिन्हें उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों को दिखाया। मेरी प्यारी चचेरी बहन। आह वाह, एथोस बोले। तो वह चतुर व्यक्ति तुम्हारी रिश्तेदार है? सगी चचेरी बहन। ठीक है, तो अपनी बहन को ही लिखो। एरामिस ने आगे लिखा, मेरी प्यारी बहन कार्डिनल, जिन्हें खुदा फ्रांस की खुशी और दुश्मनों की तबाही के लिए सलामत रखे। वे ला रोशेल के इस विद्रोह को ख़त्म करने ही वाले हैं। यह मुमकिन है कि अंग्रेज़ी बेड़ा यहाँ पहुँच भी ना पाए। मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि मुझे यकीन है कि मॉन्सियर बकिंघम को किसी बड़ी घटना की वजह से आने से रोक दिया जाएगा। कार्डिनल इतिहास के सबसे महान राजनेता हैं और शायद भविष्य के भी। अगर सूरज उन्हें परेशान करे तो वे उसे भी बुझा दें। ये अच्छी खबर अपनी बहन को भी दे देना। मैंने सपना देखा है कि वह बदकिस्मत अंग्रेज मारा गया है। मुझे याद नहीं कि वह तलवार से मरा या जर से, पर मुझे इतना यकीन है कि मैंने उसे मरा हुआ देखा है। और तुम तो जानती हो, मेरे सपने कभी झूठे नहीं होते। यकीन रखना, मैं जल्द वापस लौटूंगा। बेमिसाल, एथॉस चिल्लाया। तुम कवियों के राजा हो मेरे प्यारे अरामिस। तुम किसी देवदूत की तरह बोलते हो और तुम्हारी बातें धर्मग्रंथ जैसी सच्ची लगती हैं। अब बस इस पर पता लिखना बाकी है। वह आसान है, एरामिस बोले। उन्होंने खत को बड़े ही कलात्मक ढंग से मोड़ा, कलम उठाई और लिखा, टू मली मिशोन सीमस्ट्रेस टॉर्स। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। वे समझ गए थे कि मामला क्या है। अब एरामिस ने कहा, आप लोग ये समझ लीजिए सज्जनों कि सिर्फ बज़न ही ये खत टूर्स ले जा सकता है। मेरी बहन सिर्फ बज़न को जानती है और सिर्फ उसी पर भरोसा करती है। कोई और गया तो काम बिगड़ जाएगा। इसके अलावा बाज़िन महत्वाकांक्षी है और पढ़ा लिखा भी। उसने इतिहास पढ़ा है। वह जानता है कि पोप सिक्सटस द फिफ्थ पहले सुअर चराते थे। चूंकि वह भी मेरी तरह चर्च में शामिल होना चाहता है, तो उसे उम्मीद है कि वह भी कभी पोप या कम से कम कार्डिनल तो बन ही जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जो इंसान ऐसे सपने देखता हो, वह कभी पकड़ा नहीं जाना चाहेगा, और अगर पकड़ा गया तो वह शहीद होना पसंद करेगा, पर मुंह नहीं खोलेगा। ठीक है, डार्टेनन बोला, मैं बज़िन के लिए राजी हूं, पर मुझे प्लांशे दे दीजिए। मिलेडी ने उसे एक बार घर से धक्के मारकर निकलवाया था और उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए डंडे भी बरसाए थे। प्लांशेट की याददाश्त बहुत तेज है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इंतकाम लेने के लिए वह मरते दम तक पीछे नहीं हटेगा। आरामिस, अगर टूर्स का मामला आपका है तो लंदन का मेरा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्लांशे को चुना जाए। वैसे भी वह मेरे साथ पहले भी लंदन जा चुका है। वह जानता है कि वहां कैसे बात करनी है। लंदन, सर, अगर आप चाहें तो। और मेरे मालिक लॉर्ड डार्टेनन, इतना काफी है। वह अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। उस सूरत में, एथॉस ने हिसाब लगाते हुए कहा, प्लंशे को जाने के लिए 700 लीव्र और आने के लिए 700 लीव्र मिलेंगे, और बजन को जाने के लिए 300 और आने के लिए 300। इस तरह हमारे पास 5,000 लीवर बचेंगे। हम सब एक 1,000 लीवर अपनी ज़रूरतों के लिए रखेंगे और 1,000 लीवर मसियो अबे के पास आपातकालीन फंड के तौर पर जमा रहेंगे। क्या यह ठीक है? मेरे प्यारे एथोस, अरमिस बोले, आप बिल्कुल नेस्टर की तरह बोलते हैं, जो यूनानियों में सबसे बुद्धिमान था। तो फिर तय रहा, एथोस ने कहा। प्लंशे और बजान जाएंगे। वैसे मुझे खुशी है कि ग्रिमोद मेरे पास ही रहेगा। उससे मेरी आदतों का पता है और मैं थोड़ा सख्त मिजाज हूँ। कल के वाक़ये ने उसे थोड़ा हिला दिया होगा। यह लंबी यात्रा उसे और परेशान कर देती। प्लांचेत को बुलाया गया और उसे निर्देश दिए गए। डार्टेनन ने उसे पहले ही समझा दिया था। पहले उसे पैसा दिखाया, फिर गौरव, और फिर खतरा। मैं खत को अपने कोट के अस्त्र में छिपा कर ले जाऊंगा, प्लांचेट ने कहा, और अगर पकड़ा गया तो मैं उसे निगल जाऊंगा। लेकिन तब तुम अपना काम कैसे पूरा करोगे? डार्टेनन ने पूछा।
आप मुझे आज शाम एक और कॉपी दे दीजिए, जिसे मैं कल तक ज़ुबानी याद कर लूँगा। डार्टेनन ने अपने दोस्तों की ओर देखा, मानो कह रहा हो, देखा? मैंने क्या कहा था? अब उसने प्लेंशे से कहा, लॉर्ड डे विंटर से मिलने के लिए तुम्हारे पास 8 दिन हैं और वापस आने के लिए 8 दिन, कुल 16 दिन। अगर तुम्हारे जाने के बाद 16वें दिन, रात के ठीक 8 बजे तुम यहाँ नहीं हुए, तो 1 पैसा नहीं मिलेगा, चाहे 8 बजकर सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हुए हों। तो फिर मोंसियर, प्लैंचेट बोला, आपको मुझे एक घड़ी खरीद कर देनी होगी। यह लो। एथोस ने अपनी बेपरवाह दरिया दिली से अपनी घड़ी उसे दे दी। और एक अच्छे बच्चे की तरह काम करना। याद रखना, अगर तुमने बक-बक की, अगर तुम नशे में धुत हुए, तो तुम अपने मालिक की जान जोखिम में डालोगे, जिसने तुम पर इतना भरोसा किया है। और यह भी याद रखना कि अगर तुम्हारी गलती से डार्टेनन को कुछ भी हुआ, तो तुम चाहे जहां हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा पेट चीर दूंगा। ओ मोन्सियर, प्लैंचेट इस शक से थोड़ा आहत हुआ और मस्कटियर के उस शांत लहजे से बुरी तरह डर गया। और मैं, पोर्थोस ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा, याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। आह मोन्सियर, और मैं, एरमिस ने अपनी कोमल और सुरीली आवाज में कहा, याद रखना, मैं तुम्हें किसी जंगली की तरह धीमी आग पर भूनूंगा। आह मोन्सियर, प्लांचित रोने लगा। हम ये नहीं कह सकते कि वह इन धमकियों के डर से रो रहा था या अपने इन 4 स्वामियों की गहरी दोस्ती को देखकर भावुक हो गया था। डार्टेनन ने उसका हाथ थामा। देखो प्लैंचेट, ये सज्जन सिर्फ मेरे प्रति अपने लगाव की वजह से ऐसा कह रहे हैं, पर असल में वे सब तुम्हें पसंद करते हैं। मोन्सियर, प्लांचेट बोला, मैं कामयाब होकर ही लौटूंगा, वरना मैं अपने टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार हूं। और अगर मेरे टुकड़े भी कर दिए गए, तो यकीन मानिए, मेरा एक भी कतरा बात नहीं करेगा। ये तय हुआ कि प्लांशे अगली सुबह 8 बजे निकलेगा, ताकि वह रात भर खत को याद कर सके। इस तरह उसे ठीक 12 घंटे का समय मिला। उसे 16वें दिन रात 8 बजे तक वापस आना था। सुबह जब वह घोड़े पर सवार हो रहा था, डार्टेनन ने, जिसके दिल में ड्यूक ऑफ बकिंघम के लिए एक खास जगह थी, प्लांचे को एक तरफ बुलाया। सुनो, उसने कहा, जब तुम लॉर्ड डे विंटर को खत दे दो और वह उसे पढ़ ले, तो उससे यह भी कहना, लॉर्ड बकिंघम का ख्याल रखिए, क्योंकि कुछ लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं। लेकिन प्लांशे, ये बात इतनी गंभीर है कि मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि मैं तुम्हें यह राज सौंप रहा हूं। एक कप्तान के पद के बदले भी मैं इसे कागज पर नहीं लिखता। बेफिक्र रहिए मोन्सियर, प्लांशे ने कहा, आप देख लेंगे कि मुझ पर कितना भरोसा किया जा सकता है। एक बेहतरीन घोड़े पर सवार होकर, जिसे उसे 20 कोस बाद छोड़कर डाक सेवा का घोड़ा लेना था, प्लांशे सरपट दौड़ पड़ा। मस्केटियर्स के उन 3 वादों की वजह से उसका मन थोड़ा भारी था, पर वैसे वह पूरी हिम्मत के साथ निकला था। बाजिन अगले दिन टॉर्स के लिए रवाना हुआ। उससे अपना काम पूरा करने के लिए 8 दिन का समय दिया गया था। इन दोनों की गैर मौजूदगी के दौरान चारों मित्रों की हालत ऐसी थी, आंखें चौकन्नी, नाक हवा के रुख पर और कान किसी भी आहट के लिए तैयार। उनके दिन कार्डिनल की हर गतिविधि पर नजर रखने और आने वाले हर संदेशवाहक को ताड़ने में गुजर रहे थे। कई बार जब उन्हें किसी अचानक ड्यूटी के लिए बुलाया जाता, तो वे अनजाने में ही कांप उठते। उन्हें अपनी सुरक्षा का भी लगातार ख्याल रखना था, क्योंकि मिलेडी एक ऐसा साया थी जो एक बार दिख जाए तो चैन से सोने नहीं देती। 8वें दिन की सुबह, बाजिन, जो हमेशा की तरह तरोताजा और मुस्कुरा रहा था, पारपालिटो की सराय में दाखिल हुआ। उस वक्त चारों दोस्त नाश्ते पर बैठे थे। उसने तय किए हुए शब्दों में कहा, मिस्टर अरामिस, आपकी बहन का जवाब आ गया है। चारों दोस्तों ने खुशी से एक दूसरे की ओर देखा। आधा काम हो चुका था, हालांकि यह सच था कि यह सबसे आसान हिस्सा था। अरामिस ने शर्माते हुए खत लिया। लिखावट काफी मोटी और खराब थी, और व्याकरण का तो बुरा हाल था। हे भगवान, वे हंसते हुए बोले, मुझे अपनी बेचारी मिशोन से कोई उम्मीद नहीं है। वह कभी मॉन्सियर डी वूतर की तरह नहीं लिख पाएगी। बेचारी मिशोन से आपका क्या मतलब है? एक स्विस सैनिक ने पूछा, जो खत आने के समय उन चारों से गप्पे लड़ा रहा था। ओह, पाडियो, कुछ खास नहीं, अरामिस बोले। एक प्यारी सी दर्जन है, जिससे मुझे बहुत लगाव है। मैंने उससे यादगारी के तौर पर 2 शब्द लिखने को कहा था।
लानत है, स्विस बोला। अगर वह औरत भी अपनी लिखावट की तरह ही बड़ी हस्ती है, तो तुम बड़े किस्मत वाले हो मेरे दोस्त। अरामिस ने खत पढ़ा और उसे एथोस की ओर बढ़ा दिया। देखो एथोस, वह क्या लिखती है। आथोस ने उस पर एक नज़र डाली और हर शक को दूर करने के लिए उसे जोर से पढ़ा। मेरे भाई, मेरी बहन और मैं सपनों का अर्थ निकालने में माहिर हैं और हमें उनसे डर भी बहुत लगता है। पर तुम्हारे सपने के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, हर सपना एक छलावा होता है। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और ऐसा कुछ करना कि समय समय पर तुम्हारा नाम सुनने को मिलता रहे। मैरी मिशोन। और वह किस सपने की बात कर रही है? एक ड्रैगून ने पूछा, जो पढ़ते समय पास आ गया था। हाँ, सपना क्या है? स्विस ने भी पूछा। अरे पार्डियू, अरामिस बोले, बस एक मामूली सी बात थी। मैंने एक सपना देखा था और उसे बता दिया था। हाँ हाँ, स्विस बोला, सपना बताना तो आसान है, पर मुझे कभी सपने नहीं आते। तुम बड़े खुशकिस्मत हो, एथोस ने उठते हुए कहा। काश मैं भी ऐसा कह पाता। कभी नहीं, स्विस ने गर्व से जवाब दिया। वह खुश था कि एथोस जैसा आदमी उससे किसी बात में जलन महसूस कर रहा है। कभी नहीं, कभी नहीं। डार्टेनन ने एथोस को उठते देखा, तो वह भी उठा, उनका हाथ थामा और बाहर निकल गया। पोर्थोस और अरामिस पीछे रह गए ताकि वे ड्रैगून और स्विस के मजाक झेल सकें। रही बात बाजिन की, तो वह घास के ढेर पर जाकर सो गया। चूंकि उसका दिमाग स्विस सैनिक से ज्यादा चलता था, तो उसने सपना देखा कि अरामिस पोप बन गए हैं और उनके सिर पर कार्डिनल की टोपी सजी है। लेकिन जैसा कि हमने कहा है, बाजिन के लौटने से उनकी चिंता का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही कम हुआ था। इंतजार के दिन बहुत लंबे होते हैं। डार्टेनन को तो ऐसा लगने लगा था कि एक दिन 44 घंटों का होता है। वह समुद्र यात्रा की धीमी रफ्तार को भूल गया था और उसने मिलेडी की शक्ति को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर मान लिया था। उसे लगता था कि वह औरत, जो उसे एक साक्षात दरिंदा लगती थी, उसके पास जादुई ताकत वाले जासूस होंगे। जरा सा शोर होते ही उसे लगता कि वह पकड़ा जाने वाला है और प्लैंचेट को जंजीरों में जकड़कर वापस लाया जा रहा है। धीरे धीरे उस प्लैंचेट पर उसका भरोसा कम होने लगा। यह बेचैनी अब अरामिस और पोर्टोस तक भी फैल गई थी। सिर्फ एथॉस शांत थे, मानो उन पर कोई खतरा ही ना हो। 16वें दिन तो हालत और भी खराब थी। डार्टेनन और उसके दो दोस्त एक जगह टिक ही नहीं पा रहे थे। वे उस सड़क पर साए की तरह भटक रहे थे जहां से प्लानचेत के आने की उम्मीद थी। सच कहूं, एथॉस ने उनसे कहा, आप लोग मर्द नहीं बच्चे हैं जो एक औरत से इतना डर रहे हैं। आखिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जेल, तो हमें जेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। मादाम बोनासियक्स को भी तो छुड़ाया गया था, या फिर सिर कलम कर दिया जाएगा। हम हर दिन खंदकों में इससे भी बड़े खतरों का सामना करते हैं। एक गोली टांग तोड़ सकती है, और मुझे यकीन है कि टांग काटने में सर्जन जितना दर्द देगा, जल्लाद सिर काटने में उतना दर्द नहीं देगा। इसलिए शांति से इंतजार कीजिए। 2 घंटे, 4 घंटे, या ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे में प्लांशे यहाँ होगा। उसने वादा किया है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर वह नहीं आया तो? डार्टनन ने पूछा। अगर वह नहीं आया, तो इसका मतलब है कि उसे देर हो गई है। बस, वह घोड़े से गिर सकता है, वह जहाज के डेक से फिसल सकता है, या तेज हवाओं की वजह से उसे भयंकर जुकाम हो सकता है। सज्जनों, हादसों को तो गिनना ही पड़ेगा। जिंदगी छोटी छोटी मुसीबतों की एक माला है, जिसे एक दार्शनिक मुस्कुराहट के साथ गिनता है। मेरी तरह दार्शनिक बनिए, मेज पर बैठिए और जाम पीजिए। भविष्य को शैम्बर्टिन के गिलास के आर पार देखने से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, डार्टेनन ने जवाब दिया। लेकिन मैं हर नई बोतल खोलते समय इस डर से थक गया हूं कि कहीं यह शराब मिलेडी के तहखाने से तो नहीं आई। तुम बड़े नखरेबाज हो, एथोस बोले। इतनी खूबसूरत औरत, एक निशान वाली औरत, पोर्थोस ने ठाका मारते हुए कहा। एथोस अचानक चौंक गए। उन्होंने अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछीं और एक झटके के साथ खड़े हो गए। उनकी घबराहट अब साफ दिख रही थी। दिन गुजर गया और शाम बहुत धीरे धीरे आई। मैखाने शराबियों से भर गए। एथोस, जिन्होंने हीरे का अपना हिस्सा जेब में रख लिया था, अब परपाइयों से कम ही निकलते थे। उन्हें एमिट्टबुजिनी के रूप में एक अच्छा साथी मिल गया था।
जिसने उन्हें शानदार दावत दी थी। वे दोनों खेल रहे थे। जब 7 बजे की घंटी बजी, गश्ती दल को चौकियां बदलते सुना गया। 7:30 बजे रिट्रीट का बिगुल बजा। हम बर्बाद हो गए, डार्टेनन ने एथोस के कान में कहा। तुम्हारा मतलब है हम हार गए? एथोस ने बड़े सुकून से अपनी जेब से 4 पिस्तौल निकालकर मेज पर फेंकते हुए कहा। आइए सज्जनों, सोने का वक्त हो गया है, बिगुल बज चुका है। एथोस मैखाने से बाहर निकले। उनके पीछे डार्टेनन था। एरमिस और पोर्थोस एक दूसरे का हाथ थामे पीछे आ रहे थे। एरमिस अपने आप में कविताएं बुदबुदा रहे थे और पोर्थोस निराशा में अपनी मूंछों के बाल नोच रहे थे। लेकिन तभी अंधेरे में एक परछाई उभरी, जिसकी कद काठी डार्टेनन को पहचानी हुई लगी। एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, मॉन्सियर, मैं आपका लवादा लाया हूं। आज शाम काफी ठंड है। प्लांशे! डार्टेनन खुशी से पागल होकर चिल्लाया। प्लांशे! एरेमिस और पोर्थोस ने भी दोहराया। खैर हाँ, प्लांचेथ ही तो है, एथॉस बोले। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? उसने 8 बजे तक आने का वादा किया था और अभी 8 बज रहे हैं। शाबाश प्लांचेथ, तुम अपनी जुबान के पक्के हो। अगर कभी तुम अपने मालिक को छोड़ो तो मेरे पास तुम्हारे लिए जगह हमेशा खाली रहेगी। ओह नहीं, कभी नहीं, प्लांचेट बोला। मैं मॉन्सियर डार्टेनन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी समय डार्टेनन ने महसूस किया कि प्लैंचेट ने उसके हाथ में एक पर्ची सरका दी है। डार्टेनन का मन हुआ कि वह प्लैंचेट को गले लगा ले, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे डर था कि बीच सड़क पर अपने नौकर के प्रति ऐसा लगाव देखकर लोग उसे अजीब समझेंगे। मेरे पास पैगाम आ गया है, उसने एथोस और अपने दोस्तों से कहा। बहुत अच्छे, एथोस बोले। चलो घर चलकर इसे पढ़ते हैं। वह कागज डार्टेनन के हाथ में आग की तरह दहक रहा था। वह तेज चलना चाहता था, पर एथोस ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसे अपने दोस्त की धीमी चाल के साथ ही चलना पड़ा। अंत में वे अपने टेंट में पहुंचे। एक लैंप जलाया गया। प्लांचे दरवाजे पर खड़ा हो गया ताकि कोई उन्हें हैरान न कर दे। डार्टेनन ने कांपते हाथों से सील तोड़ी और उस खत को खोला जिसका उन्हें इतनी बेसब्री से इंतजार था। उसमें सिर्फ आधी लाइन लिखी थी, बिल्कुल अंग्रेजी अंदाज में और बहुत ही संक्षिप्त। शुक्रिया, निश्चिंत रहें। डार्टेनन ने दूसरों के लिए इसका अनुवाद किया। अथॉस ने डार्टेनन के हाथ से वह खत लिया, उसे लैंप की लौ के पास ले गए और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह पूरी तरह राख नहीं बन गया। फिर उन्होंने प्लैंचेट को बुलाया और कहा, अब मेरे बच्चे, तुम अपने 700 लीवर ले सकते हो, लेकिन सच कहूं, इस एक लाइन के पैगाम के लिए तुमने कोई बहुत बड़ा जोखिम नहीं उठाया। मॉन्सियर, इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैंने इसे छोटा करने की हर मुमकिन कोशिश की, प्लैंचेट ने कहा। खैर, डार्टेनन चिल्लाया, अब हमें पूरी दास्तान सुनाओ। अरे मॉन्सियर, ये तो बहुत लंबा किस्सा है। तुम सही कह रहे हो प्लैंचेट, एथोस ने कहा। वैसे भी बिगुल बज चुका है। अगर हम ज्यादा देर तक रोशनी जलाए रखेंगे तो हम सबकी नजरों में आ जाएंगे। ठीक है तो, डार्टेनन ने कहा। जाओ प्लैंचेट, सो जाओ। मेरे ईमान पर मॉन्सियर, 16 दिनों में आज पहली बार मैं चैन की नींद सोऊंगा। और मैं भी, डार्टेनन बोले। और मैं भी, पोर्थोस ने जोड़ा। और मैं भी, एरमिस बोले। खैर, अगर सच कहूं तो मैं भी, एथोस ने अपनी बात खत्म की। अध्याय 49। नियति। उधर मिलेडी जुनून में अंधी डेक पर किसी कैद की गई शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। उसका मन हुआ कि वह समुद्र में कूद जाए और तैरकर वापस किनारे पर पहुंच जाए। वह इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि डार्टेनन ने उसका अपमान किया था। एथॉस ने उसे धमकी दी थी और अब वह उनसे इंतकाम लिए बिना ही फ्रांस छोड़ रही थी। ये ख्याल उसे इतना कचोटने लगा कि खुद पर आने वाले किसी भी खतरे की परवाह किए बिना उसने कप्तान से मिन्नत की कि उसे किनारे पर उतार दिया जाए। लेकिन कप्तान, जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी जहाज़ों के बीच अपनी फंसी हुई स्थिति से जल्द निकलना चाहता था, वह तेजी से इंग्लैंड पहुंचना चाहता था। उसकी हालत उस चमगादड़ की तरह थी जो चूहों और पक्षियों के बीच फंसा हो। उसने मिलेडी की बात को एक औरत की जिद समझकर मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने वादा किया कि अगर समुद्र और फ्रांसीसियों ने रास्ता दिया
तो वह उसे ब्रिटनी के किसी बंदरगाह जैसे लोरियंट या ब्रेस्ट में उतार देगा। लेकिन हवा का रुख उल्टा था और समुद्र उग्र था। 9 दिनों की थकान और रंजिश के बाद मिलेडी को क्षितिज पर फिनिस्टर का नीला तट दिखाई दिया। उसने हिसाब लगाया कि फ्रांस के इस कोने को पार कर कार्डिनल के पास वापस पहुंचने में उसे कम से कम 3 दिन लगेंगे। उतरने के लिए एक और दिन जोड़ लें तो कुल 4 दिन हुए। इन 4 दिनों को पिछले 9 दिनों में जोड़ें तो कुल 13 दिन बर्बाद हो गए। 13 दिन। इस बीच लंदन में न जाने कितनी जरूरी घटनाएं घट सकती थीं। उसे यह भी लगा कि कार्डिनल उसकी वापसी पर आग बबूला हो जाएंगे और उसकी शिकायतों को सुनने के बजाय उसके खिलाफ उठने वाली शिकायतों पर ज्यादा ध्यान देंगे। उसने जहाज को लोरियंट और ब्रेस्ट से गुजर जाने दिया और कप्तान से दोबारा कोई विनती नहीं की। कप्तान ने भी उसे याद दिलाना जरूरी नहीं समझा। इस तरह मिलेडी ने अपनी यात्रा जारी रखी और जिस दिन प्लांशे ने पोर्ट्समथ से फ्रांस के लिए जहाज पकड़ा, उसी दिन कार्डिनल की यह दूत बड़ी शान के साथ बंदरगाह में दाखिल हुई। पूरे शहर में एक अजीब सी हलचल थी। हाल ही में बने 4 बड़े जहाज़ों को समुद्र में उतारा गया था। बंदरगाह की दीवार के किनारे सोने के काम से सजे अपने कपड़ों में, हीरों और कीमती रत्नों से जगमगाते हुए बकिंघम खड़े थे। उनके हैट पर एक सफ़ेद पंख लगा था जो उनके कंधे तक झुक रहा था। उनके चारों ओर उनके अधिकारियों का एक ऐसा दल था जो खुद बकिंघम जैसा ही चमकदार लग रहा था। ये इंग्लैंड की सर्दियों के उन दुर्लभ और खूबसूरत दिनों में से एक था जब सूरज अपनी उपस्थिति याद दिलाता है। दिन का सितारा, पीला लेकिन शानदार, क्षितिज पर अस्त हो रहा था। वह आसमान और समुद्र को आग की लपटों जैसे रंगों से सराबोर कर रहा था। शहर की पुरानी इमारतों और मीनारों पर पड़ने वाली उसकी आखिरी सुनहरी किरणें खिड़कियों को इस तरह चमका रही थीं जैसे कहीं आग लगी हो। समुद्र की उस ताज़ा हवा में सांस लेते हुए और अपनी आंखों के सामने उन सैन्य तैयारियों को देखते हुए जिन्हें तबाह करने का जिम्मा उसे मिला था, मिलेडी ने मन ही मन अपनी तुलना जुडिथ से की, उस बहादुर यहूदी महिला से जिसने असीरियन कैंप में घुसकर रथों, घोड़ों और हथियारों के उस विशाल ढेर को अपने एक इशारे से धुएं के बादल की तरह उड़ा दिया था। उनका जहाज बंदरगाह में दाखिल हुआ। लंगर डालने के लिए जैसे ही वे पास पहुंचे, तटरक्षक बल जैसा दिखने वाला एक छोटा जहाज उनके पास आया। उस जहाज से एक छोटी नाव पानी में उतारी गई जो उनकी ओर बढ़ने लगी। उस नाव में एक अधिकारी, उसका सहायक और 8 मल्लाह थे। सिर्फ वह अधिकारी मुख्य जहाज पर आया, जहां वर्दी के प्रति सम्मान दिखाते हुए उसका स्वागत किया गया। अधिकारी ने कप्तान से कुछ पल बात की और उसे पढ़ने के लिए कुछ कागजात दिए। कप्तान के आदेश पर जहाज के सभी यात्रियों और मल्लाहों को डेक पर बुलाया गया। जब सब जमा हो गए तो अधिकारी ने जोर से जहाज के प्रस्थान, उसके रास्ते और उसकी मंजिल के बारे में सवाल पूछे। कप्तान ने बिना किसी झिझक के हर सवाल का जवाब दिया। फिर अधिकारी ने एक एक करके हर व्यक्ति का मुआयना करना शुरू किया। जब वह मिलेडी के पास पहुंचा तो वह रुका और उसे बहुत करीब से देखा, पर एक शब्द भी नहीं बोला। वह वापस कप्तान के पास गया, कुछ शब्द कहे और मानो उसी पल से जहाज की कमान उसके हाथ में आ गई। उसने एक पैंतरे का आदेश दिया जिसका मल्लाहों ने तुरंत पालन किया। जहाज फिर से अपनी राह पर चल पड़ा, लेकिन अब वह उस छोटे सशस्त्र जहाज की निगरानी में था जिसकी 6 तोपों के मुंह उसी की तरफ खुले थे। वह छोटी नाव भी जहाज के पीछे पीछे साये की तरह चल रही थी। जब अधिकारी मिलेडी का मुआयना कर रहा था तो मिलेडी ने भी अपनी आंखों से उसे परखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उस महिला की आंखों में आग थी। वह लोगों के दिलों के राज पढ़ने में माहिर थी, लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसे चेहरे से हुआ जिस पर कोई भाव ही नहीं था। वह अधिकारी जो उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था करीब 25-26 साल का रहा होगा। उसका रंग पीला था और उसकी गहरी नीली आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थीं। उसके पतले और तराशे हुए होंठ बिल्कुल खामोश थे। उसकी ठुड्डी से एक मजबूत इच्छा शक्ति झलक रही थी जो अंग्रेजों में अक्सर जिद्दीपन का संकेत होती है। उसका माथा, जैसा कि अक्सर कवियों, उत्साही लोगों और सैनिकों का होता है, थोड़ा पीछे की ओर ढालू था। उसके छोटे और पतले बाल गहरे भूरे रंग के थे
और वैसी ही दाढ़ी उसके चेहरे के निचले हिस्से को ढंके हुए थी। जब वे बंदरगाह पहुंचे तो रात हो चुकी थी। कोहरा अंधेरे को और गहरा कर रहा था। हवा भारी, नम और ठंडी थी। मिलेडी, वह महिला जो इतनी साहसी और अटल थी, अनजाने में ही कांप उठी। अधिकारी ने मिलेडी के सामान की ओर इशारा करने को कहा और उसे नाव में रखवा दिया। जब यह सब हो गया तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर मिलेडी को नीचे उतरने का आमंत्रण दिया। मिलेडी ने उस आदमी की ओर देखा और हिचकिचाई। उसने पूछा, आप कौन हैं मोन्सियर, जो मेरे लिए इतनी जहमत उठा रहे हैं? नौजवान ने जवाब दिया, मेरी वर्दी से आप देख सकते हैं ना मैडम कि मैं अंग्रेजी नौसेना में एक अधिकारी हूं। लेकिन क्या अंग्रेजी नौसेना में यह दस्तूर है कि जब उनकी कोई हमवतन बंदरगाह पर उतरे तो अधिकारी उनकी खिदमत में हाजिर हो जाए और उन्हें किनारे तक छोड़ने आए? जी हाँ मैडम, यह दस्तूर है, शिष्टाचार के नाते नहीं, बल्कि सुरक्षा की वजह से। युद्ध के समय में बाहर से आने वालों को खास होटलों में ले जाया जाता है ताकि सरकार की उन पर नजर रहे जब तक कि उनके बारे में पूरी जानकारी न मिल जाए। ये शब्द बड़ी ही शालीनता और शांति के साथ कहे गए थे। फिर भी वे मिलेडी को यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं थे। उसने अंग्रेजी लहजे में कहा, लेकिन मैं कोई विदेशी नहीं हूं मोन्सियर। मेरा नाम लेडी क्लैरिक है और ये कार्रवाई सबके लिए है मैडम, और आप इससे बच नहीं पाएंगी। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। उसने अधिकारी का हाथ थामा और नाव में उतर गई। अधिकारी भी उसके पीछे आया। नाव के पिछले हिस्से में एक बड़ा लबादा बिछाया गया था। अधिकारी ने उसे वहां बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके पास बैठ गया। उसने मल्लाहों को आदेश दिया, चप्पू चलाओ। 8 चप्पू एक साथ पानी में गिरे और नाव पानी की सतह पर उड़ने लगी। 5 मिनट के भीतर वे जमीन पर पहुंच गए। अधिकारी नाव से कूदा और मिलेडी की ओर हाथ बढ़ाया। वहां एक बग्घी इंतजार कर रही थी। मिलेडी ने पूछा, क्या यह बग्घी हमारे लिए है? जी हाँ मैडम। तो होटल काफी दूर है क्या? शहर के दूसरे छोर पर। बहुत अच्छे, मिलेडी ने कहा, और वह हिम्मत जुटाकर बग्घी में बैठ गई। अधिकारी ने देखा कि सामान बग्घी के पीछे अच्छी तरह बांध दिया गया है। फिर वह मिलेडी के बगल में बैठ गया और दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत ही, बिना किसी आदेश के, कोचवान ने बग्घी को तेज रफ्तार से शहर की गलियों में दौड़ा दिया। इस तरह का अजीब स्वागत मिलेडी को सोचने पर मजबूर कर रहा था। यह देखकर कि वह नौजवान बात करने के मूड में नहीं है, वह बग्घी के कोने में टिक गई और अपने दिमाग में आने वाले हर अंदेशे को तोलने लगी। 15 मिनट बाद रास्ता लंबा देखकर वह खिड़की की ओर झुकी, यह देखने के लिए कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वहां अब कोई घर नहीं थे। अंधेरे में पेड़ किसी काले साए की तरह एक दूसरे का पीछा करते हुए दिख रहे थे। मिलेडी सहम गई। उसने पूछा, लेकिन मॉन्सियर, हम अब शहर में नहीं हैं। नौजवान खामोश रहा। मैं आपसे कह रही हूं मॉन्सियर, मैं एक कदम और आगे नहीं जाऊंगी जब तक आप यह न बता दें कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। उसकी इस धमकी का कोई जवाब नहीं मिला। ओह, यह तो हद हो गई, मिलेडी चिल्लाई। बचाओ, बचाओ! उसकी आवाज का जवाब देने वाला कोई नहीं था। बग्घी तेजी से दौड़ती रही और वह अधिकारी किसी पत्थर की मूरत जैसा बना रहा। मिलेडी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। नौजवान टस से मस नहीं हुआ। मिलेडी ने दरवाजा खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की। नौजवान ने बड़ी शांति से कहा, सावधान मैडम, कूदने से आपकी जान जा सकती है। मिलेडी गुस्से में भरकर वापस बैठ गई। अधिकारी ने उसकी ओर देखा और वह यह देखकर हैरान रह गया कि जो चेहरा अभी कुछ देर पहले इतना खूबसूरत था, वह नफरत और गुस्से से कितना भयानक दिखने लगा है। उस शातिर महिला को तुरंत समझ आ गया कि अपना असली रूप दिखाकर वह अपना ही नुकसान कर रही है। उसने खुद को संभाला और एक दुखियारी आवाज में कहा, खुदा के वास्ते मोन्सियर, मुझे बताइए कि मेरे साथ की जाने वाली इस जबरदस्ती का जिम्मेदार कौन है? आप, आपकी सरकार, या मेरा कोई दुश्मन? आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी मैडम। आपके साथ जो हो रहा है वह एक साधारण प्रक्रिया है जो इंग्लैंड में उतरने वाले हर व्यक्ति के लिए अपनाई जाती है। तो क्या आप मुझे नहीं जानते मोन्सियर? यह पहली बार है जब मुझे आपसे मिलने का सम्मान मिला है, और आपके मन में मेरे लिए कोई रंजिश नहीं है। कोई नहीं।
मैं कसम खाता हूँ। उस नौजवान की आवाज़ में इतनी सच्चाई और शांति थी कि मिलेडी को थोड़ा सुकून मिला। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद बग्घी एक लोहे के गेट के सामने रुकी। वह रास्ता एक पुराने, विशाल और सुनसान किले की ओर जाता था। बग्घी के पहिए जब बजरी पर चले, तो मिलेडी को समुद्र की लहरों की दहाड़ सुनाई दी, जो किसी ऊंची चट्टान से टकरा रही थी। बग्घी 2 बड़े दरवाजों से गुजरी और एक बड़े अंधेरे चौक में रुकी। नौजवान बाहर कूदा और मिलेडी को हाथ थामकर नीचे उतारा। मिलेडी अब थोड़ी शांत थी। उसने चारों ओर देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, तो मैं एक कैदी हूं, पर मुझे यकीन है ये ज्यादा समय के लिए नहीं होगा। मेरी बेगुनाही और आपका शिष्टाचार इसका सबूत है। इस तारीफ के बावजूद अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बेल्ट से एक छोटी चांदी की सीटी निकाली और 3 अलग-अलग धुनों में सीटी बजाई। तुरंत कुछ लोग आए, जिन्होंने घोड़ों को खोला और बग्घी को अस्तबल में खड़ा कर दिया। अधिकारी ने मिलेडी को घर के अंदर आने का इशारा किया। उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और एक कम ऊंचाई वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। एक पत्थर की सीढ़ी चढ़कर वे एक भारी दरवाजे के सामने पहुंचे। नौजवान ने अपनी चाबी से ताला खोला और वह दरवाजा भारी आवाज के साथ घुमा। मिलेडी ने एक नज़र में उस कमरे का मुआयना किया। वहां का फर्नीचर किसी कैदी के लिए भी ठीक था और किसी मेहमान के लिए भी, लेकिन खिड़कियों पर लगी सलाखों और दरवाजे के बाहर लगे बोल्ट ने साफ कर दिया कि यह एक जेल ही है। अचानक मिलेडी की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वह एक बड़ी कुर्सी पर ढह गई और नीचा सिर करके इंतजार करने लगी कि कोई जज आकर उससे पूछताछ करेगा, लेकिन कोई नहीं आया। सिर्फ 2-3 मल्लाह उसका सामान रखकर चले गए। अधिकारी ने सारा काम खामोशी से करवाया। वह खुद एक शब्द नहीं बोला और सिर्फ इशारों या सीटी की आवाज से काम करवाता रहा। ऐसा लगता था कि उसके और उसके अधीनस्थों के बीच शब्दों की जरूरत ही नहीं है। आखिरकार मिलेडी का सब्र टूट गया। वह चिल्लाई, खुदा के वास्ते मोन्सियर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी शंकाओं को दूर कीजिए। मैं हर खतरे का सामना कर सकती हूँ। अगर मुझे पता हो कि वह क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर मैं आज़ाद हूँ, तो ये सलाखें क्यों? और अगर मैं कैदी हूँ, तो मेरा जुर्म क्या है? अधिकारी ने जवाब दिया, मैडम, आप यहाँ अपने लिए तय किए गए कमरे में हैं। मुझे आदेश मिला था कि मैं समुद्र से आपको अपनी कस्टडी में लूँ और इस किले तक पहुँचाऊँ। एक सैनिक के तौर पर और एक जेंटलमैन के नाते मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। मेरी जिम्मेदारी यहीं खत्म होती है। अब आगे की बात एक दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। और वह दूसरा व्यक्ति कौन है? मिलेडी ने तेजी से पूछा। क्या आप उसका नाम नहीं बता सकते? उसी समय सीढ़ियों पर किसी के जूतों के स्पर्श की खनक सुनाई दी। कुछ आवाजें आईं और चली गईं, और फिर किसी के कदमों की आवाज दरवाजे की ओर बढ़ी। वह व्यक्ति यहाँ है मैडम, अधिकारी ने सम्मान के साथ पीछे हटते हुए कहा। दरवाजा खुला। एक आदमी दहलीज पर खड़ा था। उसने हैट नहीं पहना था। उसकी कमर पर तलवार थी और वह हाथ में एक रूमाल लहरा रहा था। अंधेरे में उस परछाई को देखकर मिलेडी चौंक गई। उसने कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ा और गौर से देखने लगी। वह अजनबी धीरे धीरे रोशनी के दायरे में आया। उसे देखते ही मिलेडी अनजाने में पीछे हटी। जब उसे यकीन हो गया, तो वह स्तब्ध होकर चिल्लाई, क्या? मेरे भाई, ये आप हैं? जी हाँ मोहतरमा। लॉर्ड डी विंटर ने एक तिरछी और तंज भरी मुस्कान के साथ झुककर अभिवादन किया। ये मैं ही हूं, लेकिन ये किला मेरा है। ये कमरा आपका है। तो मैं आपकी कैदी हूं, लगभग ऐसा ही समझिए। लेकिन यह तो ताकत का गलत इस्तेमाल है। भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आइए बैठते हैं और शांति से बातें करते हैं, जैसे एक भाई और बहन को करनी चाहिए। फिर दरवाजे की ओर मुड़कर उस नौजवान अधिकारी को देखते हुए उन्होंने कहा, सब ठीक है, शुक्रिया। अब हमें अकेला छोड़ दीजिए मिस्टर फिल्टन। अध्याय 50। भाई और बहन के बीच बातचीत। जिस वक्त लॉर्ड डी विंटर दरवाजा बंद कर रहे थे, खिड़कियां बिड़ा रहे थे और अपनी भाभी की कुर्सी के पास अपनी कुर्सी लगा रहे थे, उस समय मिलेडी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उनकी नजरें हर मुमकिन खतरे को टटोल रही थीं। अब उन्हें उस पूरी साजिश का अंदाजा होने लगा था,
जिसका सिरा उन्हें तब तक नहीं मिल रहा था, जब तक वे इस बात से अनजान थीं कि वे आखिर किसके हाथों में फंसी हैं। वे जानती थीं कि उनके देवर एक नेक पुरुष हैं, एक साहसी शिकारी और बेखौफ खिलाड़ी। वे महिलाओं के मामले में तो आगे रहते थे, लेकिन साजिशों के खेल में वे बिल्कुल भी माहिर नहीं थे। फिर उन्होंने मिलेडी के आने की खबर कैसे पता की? उन्हें गिरफ्तार क्यों करवाया और उन्हें यहाँ कैद क्यों कर रखा है? एथॉस ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिससे साबित होता था कि कार्डिनल के साथ उनकी बातचीत किसी बाहरी व्यक्ति ने सुन ली थी। लेकिन मिलेडी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि एथोस इतनी जल्दी और इतनी बहादुरी से उनके खिलाफ जाल बिछा सकते हैं। उन्हें डर था कि शायद इंग्लैंड में उनके पिछले कारनामों का पता चल गया है। शायद बकिंघम ने अंदाजा लगा लिया हो कि वे ही थीं जिन्होंने हीरों के वो 2 स्टड्स काटे थे। हो सकता है वह इस छोटी सी गद्दारी का बदला ले रहा हो। लेकिन बकिंघम किसी महिला के खिलाफ इतनी सख्ती नहीं कर सकता था, खासकर तब जब उसे लगे कि उस महिला ने यह सब जलन की भावना में किया है। यही ख्याल उन्हें सबसे तर्कसंगत लगा। उन्हें लगा कि शायद पिछले गुनाहों का बदला लिया जा रहा है, न कि भविष्य की साजिशों को रोका जा रहा है। खैर, जो भी हो, उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वे अपने देवर के हाथों में पड़ी हैं, जिनसे निपटना उनके लिए आसान था। हाँ भाई, आइए बातें करते हैं, मिलेडी ने एक बनावटी खुशी के साथ कहा। उन्होंने तय कर लिया था कि वे इस बातचीत से सारा राज उगलवा लेंगी, चाहे लॉर्ड डे विंटर कितनी भी चुप्पी क्यों न साध लें। तो आपने एक बार फिर इंग्लैंड आने का फैसला कर ही लिया, लॉर्ड डी विंटर बोले, जबकि आपने पेरिस में कई बार कसम खाई थी कि आप ब्रिटिश जमीन पर दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगी। मिलेडी ने एक सवाल के बदले दूसरा सवाल किया। सबसे पहले मुझे यह बताइए, उन्होंने कहा, कि आपने मुझ पर इतनी करीबी नजर कैसे रखी? आपको न सिर्फ मेरे आने का पता था, बल्कि दिन, समय और बंदरगाह की भी सटीक जानकारी थी। लॉर्ड डी विंटर ने भी वही चाल चली। उन्हें लगा कि उनकी भाभी जिस तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं, वही सबसे बेहतर होगा। लेकिन मेरी प्यारी बहन, पहले आप मुझे बताइए, उन्होंने जवाब दिया, कि आप इंग्लैंड क्यों आई हैं? मैं आपसे मिलने आई हूँ, मिलेडी ने जवाब दिया। वे नहीं जानती थीं कि उनके इस झूठ ने देवर के मन में शक को कितना बढ़ा दिया है। वह शक जो डार्टेनन के पत्र ने पैदा किया था। वे बस एक झूठ बोलकर उनका दिल जीतना चाहती थीं। मुझसे मिलने? डी विंटर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, आपसे मिलने। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? और इंग्लैंड आने का आपका कोई और मकसद नहीं था? नहीं। तो सिर्फ मेरे लिए आपने इंग्लिश चैनल पार करने की इतनी तकलीफ उठाई? सिर्फ आपके लिए। लानत है, कितनी ममता है आपकी बातों में मेरी बहन। लेकिन क्या मैं आपकी सबसे करीबी रिश्तेदार नहीं हूं? मिलेडी ने बड़े ही मासूम अंदाज में पूछा। और मेरी इकलौती वारिस भी, है ना? लॉर्ड डी विंटर ने मिलेडी की आंखों में आंखें डालकर कहा। वे खुद पर कितना भी काबू रखतीं, लेकिन मिलेडी चौंके बिना नहीं रह सकीं। जैसे ही लॉर्ड डे विंटर ने वारिस शब्द कहा, उन्होंने अपना हाथ अपनी भाभी की बांह पर रख दिया था। उनकी यह घबराहट उनसे छिपी नहीं रही। ये हमला सीधा और गहरा था। मिलेडी के मन में पहला ख्याल आया कि शायद किटी ने उन्हें धोखा दिया है। शायद उसने बैरन को सब बता दिया है कि मिलेडी अपने देवर से कितनी नफरत करती थी। उन्हें अपनी वह बेवकूफ़ी भी याद आई जब उन्होंने डार्टेनन पर जानलेवा हमला किया था, क्योंकि उसने उनके भाई की जान बख्श दी थी। मैं समझी नहीं माय लॉर्ड, उन्होंने वक्त पाने के लिए कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके शब्दों के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? ओह! मेरे खुदा, बिल्कुल नहीं, लॉर्ड डी विंटर ने बड़ी सादगी से कहा। आप मुझसे मिलना चाहती थीं, इसलिए इंग्लैंड आ गईं। मुझे इस इच्छा का पता चला, या यूं कहें कि मुझे शक हुआ, और आपको बंदरगाह पर उतरने की थकान और रात की परेशानियों से बचाने के लिए मैंने अपने एक अधिकारी को भेजा। मैंने उसे गाड़ी दी और वह आपको सीधे यहाँ इस किले में ले आया। मैं इस किले का गवर्नर हूँ और यहाँ रोज आता हूँ, हमारी एक दूसरे को देखने की इच्छा पूरी हो सके। इसलिए मैंने आपके लिए यह कमरा तैयार करवाया। अब भला इसमें और आपकी बातों में क्या अंतर है? नहीं, मुझे हैरानी इस बात की है कि आपको मेरे आने की उम्मीद थी। यह तो दुनिया की सबसे साधारण बात है, मेरी प्यारी बहन। क्या आपने गौर नहीं किया कि आपके छोटे जहाज के कप्तान ने
बंदरगाह में घुसने की इजाज़त मांगने के लिए एक छोटी नाव भेजी थी। उस नाव में जहाज़ की लॉगबुक और यात्रियों की सूची थी। मैं उस बंदरगाह का कमांडर हूँ। वो किताब मेरे पास लाई गई और मैंने उसमें आपका नाम पहचान लिया। मेरा दिल पहले ही जान गया था, जो अब आपकी बातों ने पुख्ता कर दिया है। मिलेडी जानती थी कि लॉर्ड डी विंटर झूठ बोल रहे हैं और यही बात उन्हें और डरा रही थी। भाई, उन्होंने बात जारी रखी, क्या वो लॉर्ड बकिंघम नहीं थे जिन्हें मैंने आज शाम बंदरगाह पर उतरते समय देखा था? वही थे। आह! मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें देखकर आप दंग रह गई होंगी। लॉर्ड डी विंटर ने जवाब दिया। आप एक ऐसे देश से आ रही हैं जहाँ उनके बारे में बहुत बातें होती हैं और मैं जानता हूँ कि फ्रांस के खिलाफ उनकी तैयारियां आपके दोस्त कार्डिनल का ध्यान जरूर खींच रही होंगी। मेरे दोस्त कार्डिनल! मिलेडी चिल्लाईं। उन्हें लगा कि इस मामले में भी लॉर्ड डी विंटर को काफी जानकारी है। क्या वे आपके दोस्त नहीं हैं? बैरन ने लापरवाही से पूछा। आह, माफ कीजिएगा, मुझे लगा था कि ऐसा ही है, पर हम लॉर्ड ड्यूक की बात बाद में करेंगे। अभी अपनी भावनाओं वाली बातचीत को जारी रखते हैं। आप कह रही थी कि आप मुझसे मिलने आई हैं? हाँ। खैर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी यह इच्छा पूरी होगी। हम हर रोज एक दूसरे को देखेंगे। तो क्या मुझे हमेशा के लिए यहीं रहना होगा? मिलेडी ने डरते हुए पूछा। क्या आपको यह जगह पसंद नहीं आई? आपको जो चाहिए मांग लीजिए, मैं तुरंत हाजिर कर दूंगा। लेकिन मेरे पास न तो मेरी सेविकाएं हैं और न ही मेरे नौकर। आपको सब मिल जाएगा महोदया। बस मुझे यह बताइए कि आपके पहले पति के घर में आपके नौकरों का क्या इंतजाम था? भले ही मैं आपका सिर्फ देवर हूं, पर मैं बिल्कुल वैसा ही इंतजाम कर दूंगा। मेरे पहले पति? मिलेडी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, आपके फ्रांसीसी पति। मैं अपने भाई की बात नहीं कर रहा। अगर आप भूल गई हैं तो वे अब भी जिंदा हैं। मैं उन्हें खत लिखकर सारी जानकारी मंगवा सकता हूँ। मिलेडी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। आप मजाक कर रहे हैं, उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा। क्या मैं मजाक करता दिख रहा हूं? बैरन ने खड़े होकर एक कदम पीछे हटते हुए पूछा। या यूं कहूं कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं? मिलेडी अपनी कुर्सी के हत्थों को कसकर पकड़ते हुए बोली। अपमान? लॉर्ड डी विंटर ने नफरत से कहा। सच कहूं महोदया, क्या आपको लगता है कि आपका अपमान करना मुमकिन भी है? मोन्सियर, मिलेडी ने कहा, आप या तो नशे में हैं या पागल। इस कमरे से बाहर जाइए और मेरे पास किसी औरत को भेजिए। औरतें बहुत बातें करती हैं मेरी बहन। क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकता? इस तरह हमारे राज परिवार के भीतर ही रहेंगे। बदतमीज! मिलेडी चिल्लाई और बिजली की तेजी से बैरन की ओर झपटी। बैरन तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ बांध रखे थे, लेकिन एक हाथ तलवार की मूंठ पर था। बस, उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप लोगों की हत्या करने की आदी हैं, लेकिन मैं चेतावनी देता हूं। मैं अपना बचाव करूंगा, चाहे सामने आप ही क्यों ना हो। आप सही कह रहे हैं, मिलेडी ने तंज कसा। आप एक महिला पर हाथ उठाने जितने बुजदिल तो दिखते ही हैं। हो सकता है, और मेरे पास एक बहाना भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ जैसे किसी मर्द का हाथ आप पर पहली बार नहीं पड़ने वाला। और बैरन ने एक धीमे लेकिन चुभते हुए इशारे से मिलेडी के बाएं कंधे की ओर इशारा किया। उनकी उंगली लगभग उस कंधे को छू रही थी। मिलेडी के गले से एक गहरी चीख निकली। वे कमरे के एक कोने में सिमट गई, बिल्कुल उस तेंदुए की तरह जो हमला करने से पहले पीछे हटता है। ओह, आप जितना चाहें उतना गुर्रा सकती हैं, लॉर्ड डी विंटर चिल्लाए। लेकिन काटने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ कोई वकील नहीं है जो आपकी विरासत तय करे। यहाँ कोई शूरवीर नहीं आएगा जो आपकी आज़ादी के लिए मुझसे लड़े। लेकिन मेरे पास जज तैयार हैं, जो एक ऐसी बेशर्म औरत का फैसला तुरंत कर देंगे, जो पहले से शादीशुदा होते हुए मेरे भाई लॉर्ड डी विंटर के बिस्तर तक पहुंच गई। और वो जज, मैं आपको चेतावनी देता हूं, आपको सीधा जल्लाद के पास भेजेंगे, जो आपके दोनों कंधों को एक जैसा बना देगा। मिलेडी की आंखों से नफरत की ऐसी ज्वाला निकली कि बैरन, जो एक हथियारबंद मर्द थे, उनके शरीर में भी एक पल के लिए सिहरन दौड़ गई। फिर भी उन्होंने अपनी बात जारी रखी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे भाई की जायदाद हड़पने के बाद मेरी जायदाद की वारिस बनना आपके लिए बहुत सुखद होता, लेकिन जान लीजिए, अगर आप मुझे मारती हैं या मरवाती हैं तो मैंने सारे इंतजाम पहले ही कर लिए हैं। मेरी पाई पाई भी आपके हाथ नहीं लगेगी।
क्या आपके पास पहले ही काफ़ी दौलत नहीं है? क्या आप अपने इस खौफनाक सफ़र को रोक नहीं सकतीं? क्या आप सिर्फ़ दूसरों को तड़पाने की खुशी के लिए बुराई करती हैं? यकीन मानिए, अगर मेरे भाई की यादें मेरे लिए पवित्र न होतीं, तो आप किसी काल कोठरी में सड़ रही होतीं या टायबर्न के चौराहे पर लटका दी गई होतीं। मैं खामोश रहूँगा, लेकिन आपको शांति से कैद काटनी होगी। बैरन ने आगे कहा, 15-20 दिनों में मैं सेना के साथ ला रोशेल के लिए निकल जाऊँगा। लेकिन मेरे जाने से पहले एक जहाज़ आपको यहाँ से बहुत दूर दक्षिण की कॉलोनियों में ले जाएगा और आपके साथ एक ऐसा आदमी होगा जो आपके इंग्लैंड या यूरोप वापस लौटने की पहली कोशिश पर ही आपकी खोपड़ी उड़ा देगा। मिलेडी बड़े ध्यान से सुन रही थी। उनकी आंखें फटी की फटी थीं। हाँ, फिलहाल, लॉर्ड डी विंटर ने कहा, आप इसी किले में रहेंगी। दीवारें मोटी हैं, दरवाजे मजबूत हैं और सलाखें फौलादी। इसके अलावा आपकी खिड़की सीधे समुद्र के ऊपर खुलती है। मेरे जहाज के वो आदमी जो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, इस कमरे के बाहर पहरा देंगे। अगर आप चौक तक पहुंच भी गईं तो 3 लोहे के फाटकों को पार करना नामुमकिन है। आदेश सख्त हैं। आपकी एक भी चाल, एक भी इशारा या भागने की कोशिश और आप पर गोली चला दी जाएगी। अगर वे आपको मार देते हैं तो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था को मेरी शुक्रगुजार होना चाहिए। आह! मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर फिर से वही आत्मविश्वास लौट आया है। आप सोच रही होंगी, 15 दिन? 20 दिन? वाह! मेरा दिमाग बहुत तेज़ है। मैं किसी को अपना शिकार बना लूँगी और 15 दिन के भीतर यहाँ से बाहर होंगी। तो आज़मा कर देख लीजिए। मिलेडी ने देखा कि उनके मन की बात पकड़ ली गई है। उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव न आने देने के लिए अपने नाखून अपनी खाल में गड़ा लिए। लॉर्ड डी विंटर बोले, मेरे जाने के बाद यहाँ की कमान जिस अधिकारी के पास होगी, उससे आप मिल चुकी हैं। आपने देखा होगा कि वह आदेशों का पालन करना जानता है। आपने रास्ते में उसे बातों में फंसाने की कोशिश ज़रूर की होगी। क्या कहती हैं आप उसके बारे में? क्या कोई संगमरमर की मूर्ति उससे ज़्यादा खामोश हो सकती है? आपने अपनी खूबसूरती से कई मर्दों को जाल में फंसाया है और बदकिस्मती से हमेशा कामयाब रही हैं। पर मैं आपको खुली छूट देता हूँ। ज़रा अपना जादू इस आदमी पर चला कर देखिए। कसम खुदा की, अगर आप इसे बहका सकीं, तो मैं मान लूँगा कि आप साक्षात शैतान हैं। वे दरवाजे की ओर बढ़े और उसे झटके से खोला। मिस्टर फेल्टन को बुलाओ, उन्होंने कहा। 1 मिनट रुकिए, मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूँ। उन दोनों के बीच एक अजीब-सा सन्नाटा छा गया। गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे से एक साया उभरा, वही युवा लेफ्टिनेंट जिसे हम जानते हैं। वह दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अंदर आओ मेरे प्यारे जॉन, लॉर्ड डी विंटर ने कहा। अंदर आओ और दरवाज़ा बंद कर दो। युवा अधिकारी अंदर आया। अब, बैरन ने कहा, इस औरत को देखो, ये जवान है, खूबसूरत है, इसमें दुनिया भर को बहकाने की ताकत है। लेकिन यह एक दरिंदा है, जिसने 25 साल की उम्र में उतने गुनाह किए हैं जितने हमारी अदालतों के रिकॉर्ड में 1 साल में दर्ज होते हैं। इसकी आवाज़ लोगों को अपना मुरीद बना लेती है। इसकी खूबसूरती शिकार को फंसाने का चारा है। यह तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी। शायद तुम्हें मारने की कोशिश भी करे। फेल्टन, मैंने तुम्हें गरीबी से निकाला है, तुम्हें लेफ्टिनेंट बनवाया है, एक बार तुम्हारी जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ संरक्षक नहीं, एक दोस्त हूँ, सिर्फ उपकारी नहीं, एक पिता हूँ। यह औरत इंग्लैंड वापस आई है ताकि मेरी जान के खिलाफ साजिश रच सके। मैंने इस नागिन को पकड़ लिया है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, और दोस्त फेल्टन, जॉन, मेरे बच्चे, मेरी हिफाजत करो और उससे भी ज़्यादा अपनी हिफाजत करो। कसम खाओ कि तुम इसे इसके गुनाहों की सज़ा मिलने तक सुरक्षित रखोगे। जॉन फेल्टन, मुझे तुम्हारी ज़ुबान पर भरोसा है। माय लॉर्ड, युवा अधिकारी ने अपनी शांत आवाज़ में दृढ़ता भरते हुए कहा, माय लॉर्ड, मैं कसम खाता हूँ, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मिलेडी ने यह सब एक बेबस शिकार की तरह सुना। उनके चेहरे पर समर्पण और कोमलता का ऐसा भाव था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। लॉर्ड डी विंटर खुद भी हैरान थे कि क्या यह वही शेरनी है जो 1 मिनट पहले लड़ने को तैयार थी। यह इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गए जॉन? बैरन ने आगे कहा। ये किसी को खत नहीं लिख सकती। ये तुम्हारे सिवा किसी से बात नहीं करेगी। अगर तुम इसे बात करने लायक समझो तो इतना काफी है माय लॉर्ड। मैंने कसम खा ली है।
और अब महोदया, आप खुदा से सुलह करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसानों ने तो आपका फैसला कर दिया है। मिलेडी ने अपना सिर झुका लिया, मानो इस फैसले ने उन्हें कुचल दिया हो। लॉर्ड डी विंटर बाहर निकल गए। फेलिटन उनके पीछे गया और दरवाजा बंद कर दिया। एक पल बाद गलियारे में एक संतरी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी कमर में कुल्हाड़ी थी और कंधे पर बंदूक। मिलेडी कुछ मिनटों तक उसी मुद्रा में बैठी रहीं। उन्हें लगा शायद कोई उन्हें दरवाजे के छेद से देख रहा होगा। फिर उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया। उनके चेहरे पर फिर से वही खौफनाक और चुनौती भरा भाव लौट आया था। वे सुनने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ीं, खिड़की से बाहर देखा और वापस अपनी बड़ी कुर्सी पर आकर चिंताओं में डूब गईं। अध्याय 51। अधिकारी। इस बीच कार्डिनल बड़ी बेचैनी से इंग्लैंड की खबरों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसी खबर नहीं आई जो उन्हें परेशान न करे या उन्हें कोई खतरा महसूस न हो। हालांकि लारोशेल को चारों ओर से घेर लिया गया था और सफलता भी निश्चित लग रही थी, सावधानियों के कारण और सबसे बढ़कर उस बांध के कारण जिसने किसी भी जहाज को शहर में घुसने से रोक दिया था। फिर भी यह घेराबंदी अभी बहुत लंबी खिंच सकती थी। ये राजा की सेना के लिए एक बड़ा अपमान था और कार्डिनल के लिए एक बड़ी असुविधा। ये सच है कि अब उन्हें लुइस 13 और एन ऑफ ऑस्ट्रिया के बीच दरार डालने की ज़रूरत नहीं थी। वह मामला तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन्हें मसियो de बसोम्पियर और दुक d'Angoulême के बीच के झगड़ों को अभी सुलझाना था। रही बात मॉन्सियर की, जिन्होंने इस घेराबंदी की शुरुआत की थी, उन्होंने इसे पूरा करने का काम कार्डिनल के भरोसे छोड़ दिया था। शहर ने अपने मेयर की अविश्वसनीय दृढ़ता के बावजूद आत्मसमर्पण करने के लिए एक तरह का विद्रोह करने की कोशिश की थी। मेयर ने विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया। इस सजा ने बुरे इरादे रखने वालों को शांत कर दिया और उन्होंने अब खुद को भूख से मरने के लिए छोड़ने का फैसला किया। उन्हें लगा कि घुटन से मरने के मुकाबले भूख से मरना थोड़ा धीमा और कम पक्का रास्ता है। दूसरी ओर घेराबंदी करने वाले कभी कभी उन संदेशवाहकों को पकड़ लेते थे जिन्हें रोचेलैज ने बकनगैम के पास भेजा था, या फिर उन जासूसों को जिन्हें बकनगैम ने रोचेलैज के पास भेजा था। दोनों ही मामलों में फैसला बहुत जल्दी सुना दिया जाता था। कार्डिनल सिर्फ एक शब्द कहते थे, फांसी। राजा को फांसी देखने के लिए आमंत्रित किया जाता था। वे बड़े अनमने ढंग से आते और हर बारीक चीज को देखने के लिए एक अच्छी जगह चुनकर बैठ जाते। कभी कभी इससे उनका थोड़ा मनोरंजन हो जाता था और वे सब्र के साथ घेराबंदी सह लेते थे, लेकिन यह सब उन्हें बहुत जल्दी थका देता था और वे हर पल पेरिस लौटने की बातें करते थे। अगर जासूसों का मिलना बंद हो जाता तो हिज एमिनेंस अपनी तमाम चतुर्बुद्धि के बावजूद बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। फिर भी समय बीतता गया और रोचेलैज ने हार नहीं मानी। आखिरी जासूस जो पकड़ा गया, उसके पास एक खत था। उस खत में बकनगैम को बताया गया था कि शहर अब अपने आखिरी दम पर है, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि अगर आपकी मदद 15 दिनों में नहीं आई तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे, बल्कि उसमें सादगी से लिखा था, अगर आपकी मदद 15 दिनों में नहीं आई तो जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे हम सब भूख से मर चुके होंगे। तब रोशेलैस के पास बकिंघम के अलावा कोई उम्मीद नहीं थी। बकिंघम उनके लिए एक मसीहा की तरह थे। यह साफ था कि अगर किसी दिन उन्हें पक्के तौर पर पता चल जाता कि वे बकिंघम पर भरोसा नहीं कर सकते, तो उनकी उम्मीद के साथ साथ उनकी हिम्मत भी जवाब दे जाती। कार्डिनल बड़ी बेसब्री से इंग्लैंड की खबरों की राह देख रहे थे, जो उन्हें यह बता सकें कि बकिंघम नहीं आएगा। शहर पर हमला, असल्ट करने की बात राजा की परिषद में अक्सर होती थी, लेकिन इसे हमेशा ठुकरा दिया जाता था। पहली बात तो यह कि ला रोशेल अभेद्य लग रहा था। फिर कार्डिनल, चाहे कुछ भी कहें, अच्छी तरह जानते थे कि इस मुकाबले में खून खराबा कितना भयानक होगा, जहां फ्रांसीसी ही फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ रहे थे। यह उनकी राजनीति को 60 साल पीछे ले जाता। कार्डिनल उस समय के हिसाब से तरक्की पसंद व्यक्ति थे। वास्तव में ला रोशेल की लूटपाट और 3-4 हजार ह्यूगनोट्स की हत्या 1628 के दौर में 1572 के सेंट बार्थोलोम्यू के नरसंहार जैसी लगती, और इन सब के ऊपर ये चरम कदम जिससे राजा को कोई खास ऐतराज नहीं था, भले ही वे एक कट्टर कैथोलिक थे, हमेशा घेराबंदी करने वाले जनरलों के इस तर्क के सामने धराशायी हो जाता
कि ला रोशेल को सिर्फ भूख से ही जीता जा सकता है। कार्डिनल के मन से अपनी उस भयानक दूत मिलेडी का डर नहीं निकल रहा था। वे उस औरत की अजीब खूबियों को समझते थे। वह कभी नागिन बन जाती थी तो कभी शेरनी। क्या उसने उन्हें धोखा दिया था? क्या वह मर गई थी? वे उसे अच्छी तरह जानते थे, चाहे वह उनके पक्ष में काम करे या खिलाफ, दोस्त बनकर या दुश्मन। वह बिना किसी बड़ी रुकावट के शांत नहीं बैठ सकती थी। लेकिन वे रुकावटें क्या थीं, यही वे जान नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्हें मिलेडी पर भरोसा था, और वह जायज़ भी था। उन्होंने उस औरत के अतीत में कुछ ऐसी खौफनाक चीज़ें देखी थीं, जिन्हें सिर्फ उनका लाल लबादा ही ढंक सकता था। उन्हें महसूस हो रहा था कि वह औरत उन्हीं की है, क्योंकि अपने ऊपर मंडरा रहे खतरों से बचने के लिए वह सिर्फ कार्डिनल की ही शरण ले सकती थी। इसलिए उन्होंने अकेले ही युद्ध जारी रखने का फैसला किया, और किसी बाहरी सफलता की उम्मीद छोड़कर उसे सिर्फ किस्मत के भरोसे रहने दिया। उन्होंने उस मशहूर बांध को तेजी से बनाने का काम जारी रखा, जो ला रोशेल को भूखा मारने वाला था। इस बीच वे उस बदनसीब शहर पर अपनी नज़र रखे हुए थे, जहां इतनी गहरी मुसीबत और इतनी बहादुरी एक साथ मौजूद थी। अपने राजनीतिक पूर्वज लुई द 11वें की बात याद करते हुए वे ट्रिस्टन की उस कहावत को दोहराते, राज करने के लिए बंटवारा करो। जब हेनरी चौथा ने पेरिस को घेरा था, तो उन्होंने दीवारों के पार रोटियां और रसद फेंकवाई थी। कार्डिनल छोटे छोटे पर्चे, यानी नोट्स, फेंकवाते थे, जिनमें वे रोशेलैज को बताते थे कि उनके नेताओं का बर्ताव कितना अन्यायपूर्ण, स्वार्थी और क्रूर है। वे नेता अनाज के ढेर पर बैठे थे और आम लोगों को उसका हिस्सा नहीं देते थे। उन नेताओं का यह मानना था कि औरतें, बच्चे और बूढ़े मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते दीवारों की रक्षा करने वाले पुरुष मजबूत और स्वस्थ रहें। उस समय तक, चाहे समर्पण की वजह से हो या विरोध न कर पाने की लाचारी से, यह बात व्यवहार में चल रही थी। लेकिन उन पर्चों ने असर दिखाया। पर्चों ने पुरुषों को याद दिलाया कि जिन बच्चों, औरतों और बूढ़ों को वे मरने दे रहे हैं, वे उनके बेटे, उनकी पत्नियां और उनके पिता हैं। और यह ज़्यादा न्यायपूर्ण होगा कि हर कोई इस मुसीबत को बराबर झेले, ताकि समान परिस्थितियों से एक सामूहिक निर्णय जन्म ले सके। उन परचों ने वैसा ही असर दिखाया जैसा उन्हें लिखने वाले ने सोचा था। शहर के बहुत से निवासियों ने शाही सेना के साथ गुप्त बातचीत शुरू कर दी। लेकिन ठीक उस समय, जब कार्डिनल को लग रहा था कि उनकी योजना काम कर रही है, तभी ला रोशेल का एक निवासी शाही सेना के पहरे से बचकर, खुदा जाने कैसे, शहर में घुस गया। जबकि बसों-पियर, शोम्बेग और दुक दोंगुलेम खुद बड़ी चौकसी रख रहे थे। वह निवासी पोर्ट्समथ से आया था, और उसने बताया कि उसने 8 दिनों के भीतर रवाना होने के लिए एक शानदार बेड़ा तैयार देखा है। और तो और, बकिंघम ने मेयर को पैगाम भेजा कि आखिरकार एक बड़ा महासंघ फ्रांस के खिलाफ खड़ा हो रहा है, और इंग्लैंड साम्राज्यवादी और स्पेनिश सेनाएं एक साथ हमला करेंगी। इस खत को शहर के हर हिस्से में पढ़ा गया। इसकी कॉपियां गलियों के कोनों पर लगा दी गईं, और जिन लोगों ने बातचीत शुरू की थी, उन्होंने भी उसे रोक दिया। वे सब उस भव्य मदद का इंतजार करने लगे। इस अप्रत्याशित घटना ने रिचेलियों की पुरानी चिंता बढ़ा दी, और उन्हें एक बार फिर मजबूरी में समुद्र के पार देखना पड़ा। इस समय के दौरान अपने असली और इकलौते मुखिया की चिंताओं से दूर शाही सेना एक मौज मस्ती भरी जिंदगी जी रही थी। कैंप में न तो खाने की कमी थी और न ही पैसों की। सेना के सभी दल एक दूसरे से बहादुरी और मस्ती में मुकाबला कर रहे थे। जासूसों को पकड़ना और फांसी देना, बांध या समुद्र पर खतरनाक अभियानों पर जाना, जंगली योजनाएं बनाना और उन्हें शांति से अंजाम देना, यही उनके मनोरंजन थे। सेना के लिए ये दिन छोटे लग रहे थे, जबकि ला रोशेल के लिए, जो भूख और फिक्र का शिकार था, यही दिन पहाड़ जैसे लंबे थे। और कार्डिनल के लिए भी, जो उन पर इतनी कड़ी नज़र रखे हुए थे। कभी कभी कार्डिनल, जो खुद एक मामूली सिपाही की तरह हमेशा घोड़े पर सवार रहते थे, उन कामों पर अपनी विचारशील नज़र डालते। मजदूर और इंजीनियर उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे काम कर रहे थे। अगर उन्हें ट्रिविल की कंपनी का कोई मस्कटियर मिलता, तो वे करीब जाकर उसे एक खास अंदाज में देखते। जब वे उसमें हमारे चारों दोस्तों में से किसी को नहीं पाते, तो अपनी पैनी नज़र और गहरे विचारों को दूसरी ओर मोड़ लेते। एक दिन, जब वे दिमागी तौर पर बहुत थके हुए थे,
शहर के साथ बातचीत की कोई उम्मीद नहीं थी और न ही इंग्लैंड से कोई खबर थी। तो वे बाहर निकल आए। उनके साथ सिर्फ काउसैक और ला हुडिनियर थे। वे समुद्र के किनारे टहलने लगे, अपने विशाल सपनों को समुद्र की विशालता के साथ मिलाते हुए। वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से उन्होंने देखा कि एक झाड़ी के पीछे रेत पर लेटे हुए 7 आदमी खाली बोतलों से घिरे हुए थे। वे सूरज की उन सुनहरी किरणों का आनंद ले रहे थे, जो साल के इस समय बहुत कम दिखती थीं। उन 7 में से 4 हमारे मस्कटियर्स थे, जो एक खत सुनने की तैयारी कर रहे थे। वह खत इतना ज़रूरी था कि उन्होंने ड्रम पर रखे अपने ताश और पासे भी छोड़ दिए थे। बाकी 3 लोग, जो कॉलिक्योर शराब का एक बड़ा जग खोलने में व्यस्त थे, उन सज्जनों के खादिम, लैकीज थे। जैसा कि हमने कहा है, कार्डिनल उस समय बड़े उदास मूड में थे, और जब वे उदास होते थे, तो दूसरों की खुशियां उनकी उदासी को और बढ़ा देती थीं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि दूसरों की खुशी का कारण उनकी अपनी उदासी है। उन्होंने लाहुदिनियर और काहुसाक को रुकने का इशारा किया। वे घोड़े से उतरे और उन संदिग्ध साथियों की ओर बढ़ने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि रेत और झाड़ियों की ओट में वे उन लोगों की दिलचस्प बातचीत सुन पाएंगे। झाड़ी से 10 कदम की दूरी पर उन्होंने उस बातूनी गस्कॉन डार्टेनन को पहचान लिया, और चूंकि उन्हें पता चल गया था कि ये मस्कटियर्स हैं, तो उन्हें शक नहीं था कि बाकी 3 भी वही इंसेपरेबल्स यानी अथोस, पोर्थोस और एरामिस होंगे। इस खोज ने उनकी बातचीत सुनने की इच्छा को और बढ़ा दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, और वे किसी जंगली बिल्ली की तरह दबे पांव झाड़ी की ओर बढ़े। लेकिन वे कुछ धुंधले शब्दों के अलावा कुछ सुन नहीं पाए थे कि तभी एक तेज और छोटी सी आवाज ने उन्हें चौंका दिया और मस्कटियर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऑफिसर! ग्रिमो चिल्लाया। तुम बोल रहे हो, ओ बदमाश! आथोस अपनी कोहनी के बल उठते हुए बोले, और ग्रिमोद को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरने लगे। ग्रिमाओ ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, बस अपनी तर्जनी उंगली से झाड़ी की ओर इशारा किया, यानी कार्डिनल और उनके अंगरक्षक। एक ही झटके में चारों मस्कटियर्स उठ खड़े हुए और बड़े सम्मान के साथ सलाम किया। कार्डिनल गुस्से में लग रहे थे। लगता है कि मस्कटियर साहिबान पहरा दे रहे हैं, उन्होंने कहा। क्या इंग्लैंड वाले जमीन के रास्ते आने वाले हैं, या मस्कटियर्स खुद को बड़े ऑफिसर समझने लगे हैं? मॉन्सिन्योर, अथोस ने जवाब दिया, क्योंकि उस घबराहट में सिर्फ वही अपनी उस शिष्ट शांति और हौसले को बनाए रख सके थे। मॉन्सिन्योर, जब मस्कटियर्स ड्यूटी पर नहीं होते, या जब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, तो वे शराब पीते हैं और पासे खेलते हैं, और वे यकीनन अपने खादिमों के लिए तो बड़े अधिकारी ही हैं। खादिम? कार्डिनल बड़बड़ाए। खादिम जिन्हें अपने मालिक को चेतावनी देने का हुक्म हो, वे खादिम नहीं, पहरेदार होते हैं। हिज एमिनेंस देख सकते हैं कि अगर हमने यह सावधानी नहीं बरती होती, तो आप यहाँ से गुजर जाते और हम न तो आपको सलाम कर पाते और न ही हमें साथ मिलाने के लिए आपका शुक्रिया अदा कर पाते। डार्टेनन, अथोस ने बात जारी रखी, तुम जो मॉन्सिन्योर का आभार जताने के लिए इतने बेताब थे, मौका आ गया है, इसका फायदा उठाओ। ये शब्द उस अटल शांति के साथ कहे गए थे जो खतरे के वक्त अस्थास की पहचान थी। उनकी वह बेपनाह शालीनता उन्हें किसी राजा से भी ज्यादा प्रभावशाली बना देती थी। डार्टेनन आगे आए और हकलाते हुए शुक्रिया के कुछ शब्द बोले, जो कार्डिनल की गहरी नजरों के सामने दबकर रह गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सज्जनों, कार्डिनल ने अपनी बात जारी रखी। वे अथास की बातों से अपने मकसद से भटकने वाले नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यह पसंद नहीं कि मामूली सिपाही, सिर्फ इसलिए कि वह मस्किटियर्स का हिस्सा हैं, बड़े नवाबों की तरह बर्ताव करें। अनुशासन सबके लिए एक बराबर है। अथोस ने कार्डिनल को अपनी बात पूरी करने दी और सहमति में सिर झुकाया। फिर वे बोले, अनुशासन, मॉन्सिन्योर, मुझे उम्मीद है कि हम उसे कभी नहीं भूले। हम ड्यूटी पर नहीं हैं, और हमें लगा कि ड्यूटी पर न होने पर हम अपने समय का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें हिज एमिनेंस के लिए कोई खास काम करना है, तो हम आपके हुक्म के लिए तैयार हैं। हिज एमिनेंस देख सकते हैं, अथोस ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्योंकि अब उन्हें यह पूछताछ कर रही थी।
कि हम यहाँ बिना हथियारों के नहीं आए हैं। और उन्होंने अपनी उँगली से उन 4 मस्केट्स यानी बंदूकों की ओर इशारा किया, जो ड्रम के पास रखी थीं, जिस पर ताश और पासे पड़े थे। हिज़ एमिनेंस यकीन कर सकते हैं, डार्टेनन ने भी बात जोड़ी, कि अगर हमें अंदाज़ा भी होता कि मॉन्सिन्योर इतने कम साथियों के साथ हमारी ओर आ रहे हैं, तो हम खुद आपसे मिलने आते। कार्डिनल ने अपनी मूंछें और होंठ थोड़े दबाए। क्या तुम जानते हो तुम सब मिलकर कैसे लग रहे हो? अपने हथियारों और खादिमों के पहरे के साथ? कार्डिनल ने पूछा। तुम 4 साजिश करने वालों जैसे लग रहे हो। ओह! जहाँ तक इसकी बात है, मॉन्सिन्योर, ये सच है, एथोस ने कहा। हम साजिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने उस दिन सुबह देखा होगा। बस हम साजिश रोशेलेस के खिलाफ कर रहे हैं। आह! आप राजनीति के खिलाड़ी? कार्डिनल ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी। शायद कई अनसुनी बातों के राज तुम्हारे दिमागों में मिल जाएँ, अगर हम उन्हें वैसे ही पढ़ सकें जैसे तुम उस खत को पढ़ रहे थे, जिसे तुमने मुझे देखते ही छिपा दिया। अथोस के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी आ गई और उन्होंने हिज एमिनेंस की ओर एक कदम बढ़ाया। ऐसा लग रहा है कि आपको वाकई हम पर शक है, मॉन्सिन्योर, और ये कोई सामान्य बातचीत नहीं बल्कि असली पूछताछ है। अगर ऐसा है, तो हमें उम्मीद है कि हिज एमिनेंस खुद इस बात को साफ करेंगे, ताकि कम से कम हमें अपनी असली स्थिति का पता चल सके। और अगर यह पूछताछ ही हो तो? कार्डिनल ने जवाब दिया। मोंसियर अथास, आपसे पहले भी कई लोगों की पूछताछ हुई है और उन्होंने जवाब भी दिए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप हमसे सवाल कीजिए और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मोंसियर एरामिस, वह कौन सा खत था जिसे आप पढ़ने ही वाले थे और इतनी फुर्ती से छिपा दिया? एक औरत का खत है, मोंसिन्योर, एरामिस ने जवाब दिया। आह! हाँ, मैं समझता हूँ, कार्डिनल बोले। ऐसे खतों के मामले में सावधानी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उन्हें एक पादरी को तो दिखाया ही जा सकता है, और आप जानते हैं कि मैंने दीक्षा ऑर्डर्स ले रखी है। मॉन्सिन्योर, अथोस ने उस शांति के साथ कहा जो बड़ी भयानक थी, क्योंकि यह जवाब देकर वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। खत एक औरत का ही है, लेकिन उस पर न तो मारियन de लॉर्म के दस्तखत हैं और न ही मैडम देगियों के। कार्डिनल का चेहरा मौत जैसा सफ़ेद पड़ गया। उनकी आंखों से बिजली सी कौंधी। वे मुड़े, मानो काहूसाक और ला हुडीनियर को कोई हुक्म देने वाले हों। अथोस ने उनकी हरकत देख ली। वे उन बंदूकों की ओर एक कदम बढ़े, जिन पर बाकी तीनों दोस्तों की नज़रें टिकी थीं। वे ऐसे लग रहे थे जो खुद को इतनी आसानी से पकड़ाने वाले नहीं थे। कार्डिनल के लोग 3 थे और मस्कटियर, खादिमों को मिलाकर 7 थे। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर अथोस और उनके साथी वाकई कोई साजिश कर रहे हैं, तो मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। और अपनी उस मशहूर फुर्ती के साथ उनका सारा गुस्सा एक मुस्कुराहट में बदल गया। खैर खैर, उन्होंने कहा, तुम बहादुर नौजवान हो, दिन के उजाले में गर्व करने वाले और अंधेरे में वफादार रहने वाले। हम तुम पर बुराई का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि तुम अपनी चौकसी रखते हो, जब तुम दूसरों की भी इतनी हिफाजत करते हो। सज्जनों, मैं वह रात नहीं भूला हूँ जब आपने रेड डोव कोर्ट तक मेरे अंगरक्षक के रूप में काम किया था। अगर मेरे रास्ते में कोई खतरा होता, तो मैं आपसे साथ चलने की विनती करता। लेकिन चूंकि कोई खतरा नहीं है, तो आप यहीं रहिए, अपनी बोतलें, अपना खेल और अपना खत खत्म कीजिए। खुदा हाफिज सज्जनों। और वे अपने घोड़े पर सवार हुए, जिसे काहुसाक ने थाम रखा था। उन्होंने हाथ से अभिवादन किया और चले गए। चारों नौजवान खड़े रहे, और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए, वे चुपचाप उन्हें देखते रहे। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। सबके चेहरों पर खौफ था, क्योंकि हिज एमिनेंस के उस प्यार भरे खुदा हाफिज के बावजूद वे साफ देख सकते थे कि कार्डिनल के दिल में नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। सिर्फ एथोस मुस्कुरा रहे थे, एक आत्मविश्वासी और तिरस्कार भरी मुस्कान। जब कार्डिनल सुनाई देने और दिखाई देने की पहुंच से बाहर हो गए, तो पोर्टोस चिल्लाया, उस ग्रिमाउड ने बड़ी घटिया चौकसी की। पोर्टोस अपना गुस्सा किसी न किसी पर निकालना चाहता था। ग्रिमाउड माफी मांगने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि आथोस ने अपनी उंगली उठाई और ग्रिमाउड खामोश हो गया। एरमिस, क्या तुम वह खत उन्हें सौंप देते? डार्टेनन ने पूछा। मैं? एरमिस ने अपनी सुरीली आवाज में कहा। मैंने अपना मन बना लिया था। अगर वे खत मांगने की जिद करते,
तो मैं एक हाथ से उन्हें खत बढ़ाता और दूसरे हाथ से अपनी तलवार उनके सीने के पार कर देता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आथोस बोले। इसीलिए मैं तुम्हारे और उनके बीच खड़ा हो गया था। सचमुच इस आदमी की गलती है कि वह आदमियों से इस तरह बात करता है। ऐसा लगता है जैसे उसका पाला अब तक सिर्फ औरतों और बच्चों से पड़ा हो। मेरे प्यारे आथोस, मैं आपकी दाद देता हूँ, लेकिन फिर भी गलती तो हमारी ही थी, डार्टेनन ने कहा। गलती कैसी? अथोस बोले। ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, किसकी है? ये समुद्र जिसे हम देख रहे हैं, किसका है? ये रेत जिस पर हम लेटे थे, किसकी है? तुम्हारी माशूका का खत किसका है? क्या ये सब कार्डिनल का है? मेरे ईमान पर, इस आदमी को लगता है कि पूरी दुनिया उसकी है। तुम वहां खड़े थे, हकलाते हुए, सुन न मानो खत्म हो गए हो। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे सामने बास्टिल की जेल खड़ी हो, या मैडुसा ने तुम्हें पत्थर बना दिया हो। क्या प्यार में होना साजिश करना है? तुम एक ऐसी औरत से प्यार करते हो जिसे कार्डिनल ने कैद करवा रखा है, और तुम उसे आज़ाद करवाना चाहते हो। ये एक खेल है जो तुम हिज एमिनेंस के साथ खेल रहे हो। ये खत तुम्हारी चाल है। भला अपनी चाल दुश्मन को कौन दिखाता है? कभी नहीं। उसे खुद पता लगाने दो, अगर वह कर सकता है। हम भी उसकी चालें पता कर सकते हैं। खैर अथोस, ये बहुत समझदारी की बात है, डार्टेनन ने कहा। तो फिर अब जो बीत गया उस पर कोई बात नहीं। एरमिस, अपनी बहन के खत को वहीं से पढ़ना शुरू करो जहां कार्डिनल ने बीच में टोका था। एरमिस ने अपनी जेब से खत निकाला। तीनों दोस्त उनके चारों ओर जमा हो गए, और तीनों खादिम भी शराब के जग के पास वापस बैठ गए। तुमने सिर्फ एक दो लाइनें ही पढ़ी थी, डार्टेनन ने कहा। शुरू से फिर से पढ़ो। बिल्कुल, एरमिस बोले। मेरी प्यारी बहन, मुझे लगता है कि मैंने बेथून जाने का मन बना लिया है। मेरी सगी बहन ने हमारी छोटी कॉन्स्टेंस को वहाँ कार्मेलाइट्स के कॉन्वेंट में रखा है। वह बेचारी बच्ची अब सब्र कर चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि वह वहाँ के सिवा कहीं और रही तो उसकी रूह को खतरा हो सकता है। फिर भी अगर हमारे परिवार के मसले सुलझ गए, जैसा कि हमें उम्मीद है, तो मुझे लगता है कि वह नरक का खतरा भी मोल ले लेगी और उन लोगों के पास लौट आएगी जिन्हें वह याद करती है। खासकर यह जानकर कि वे भी उसे हमेशा याद करते हैं। इस बीच वह बहुत ज़्यादा दुखी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने मंगेतर का खत पाने की है। मैं जानती हूँ कि कॉन्वेंट की सलाखों से ऐसी चीज़ें पहुँचाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी, जैसा कि मैंने तुम्हें साबित किया है, मैं इन कामों में कच्ची नहीं हूँ। मैं यह ज़िम्मेदारी सँभाल लूँगी। मेरी सगी बहन तुम्हारी उन नेक और पुरानी यादों के लिए शुक्रिया अदा करती है। वह बहुत परेशान थी, लेकिन अब उससे थोड़ा सुकून है, क्योंकि उसने अपने सेक्रेटरी को दूर भेज दिया है, ताकि कुछ भी अचानक बुरा ना हो। खुदा हाफ़िज़, मेरी प्यारी बहन। अपनी खबर हमें अक्सर देते रहना, यानी जब तक सुरक्षित हो। मैं तुम्हें गले लगाती हूँ, मरी मिचों। ओह! एरामिस, मैं आपका कितना शुक्रगुज़ार हूँ। डार्टेनन खुशी से भर गए। प्यारी कॉन्स्टेंस, आखिरकार मुझे तुम्हारी खबर मिल ही गई। वह जिंदा है। वह एक कॉन्वेंट में सुरक्षित है। वह बेथ्यून में है। अथोस, ये बेथ्यून कहाँ है? ये आर्टोइस और फ्लैंडर्स की सरहदों पर है। एक बार घेराबंदी खत्म हो जाए, तो हम उस तरफ का दौरा कर पाएंगे। और उम्मीद है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पोर्थोस ने कहा। आज सुबह उन्होंने एक जासूस को फांसी दी, जिसने कबूल किया कि रोशले के पास अब खाने को जूतों के चमड़े के अलावा कुछ नहीं बचा। अब चमड़ा खाने के बाद अगर वे तलवे भी चबा जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे को खाने के सिवा उनके पास कुछ बचेगा। बेचारे बेवकूफ। आथोस ने बोर्डो शराब का गिलास खाली करते हुए कहा। उस समय भी वह शराब उतनी ही लाजवाब थी जितनी आज है। बेचारे बेवकूफ, मानो कैथोलिक धर्म सबसे ज्यादा फायदेमंद और सुखद धर्म न हो। फिर भी उन्होंने अपनी जुबान चटखारी और बोले, वे बहादुर लोग हैं। लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो अरमिस? अथोस ने टोका। तुम वह खत अपनी जेब में क्यों ठूंस रहे हो? हाँ, डार्टनन बोले। अथोस सही कह रहे हैं, इसे जला देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम इसे जला दें, तो क्या पता मोंसियर कार्डिनल के पास राख से राज उगलवाने का कोई हुनर हो। उनके पास जरूर होगा, अथोस ने कहा। तो फिर खत का क्या करेंगे? पोर्थोस ने पूछा। इधर आओ ग्रिमाउद, अथास ने आदेश दिया। ग्रिमाउद उठकर आया। ग्रिमाउद, बिना इजाजत बोलने की सजा के तौर पर तुम्हें यह कागज खाना होगा, और फिर हमारी मदद करने के इनाम के तौर पर
तुम्हें यह शराब का गिलास पीना होगा। ये रहा खत, खूब मज़े से खाओ। ग्रिमॉड मुस्कुराया। उसकी नज़रें उस गिलास पर टिकी थीं जो अथास के हाथ में था। उसने कागज़ को अपने दाँतों से अच्छी तरह चबाया और फिर निगल गया। शाबाश, मॉन्सियर ग्रिमाउद, अथास बोले, और अब इसे पियो। बहुत अच्छे। अब तुम्हें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिमाओं ने खामोशी से वह शराब गटक ली, लेकिन इस सुखद काम के दौरान उसकी उठी हुई आंखें आसमान की ओर कुछ कह रही थीं। वह भाषा भले ही मूक थी, पर बहुत प्रभावशाली थी। और अब आथोस ने अपनी बात खत्म की। जब तक मोंसियर कार्डिनल के दिमाग में ग्रिमोद का पेट चीरने का अनोखा विचार न आए, मुझे लगता है कि हम इस खत के मामले में बेफिक्र रह सकते हैं। उसी समय हिज एमिनेंस अपनी उदास सवारी जारी रखे हुए थे। वे अपनी मूंछों के भीतर बुदबुदा रहे थे। ये चार आदमी आखिरकार मेरे ही होने चाहिए। अध्याय 52। कैद। पहला दिन। आइए वापस मिलेडी की ओर चलते हैं, जिसे फ्रांस के तट पर एक नज़र डालने के चक्कर में हमने एक पल के लिए अपनी आंखों से ओझल कर दिया था। हम उसे उसी निराशाजनक स्थिति में पाएंगे जिसमें हमने उसे छोड़ा था। वह गहरे और उदास विचारों की खाई में डूबी हुई थी। यह एक ऐसा काला नर्क था जिसके द्वार पर उसने अपनी सारी उम्मीदें शायद पीछे छोड़ दी हैं, क्योंकि पहली बार उसके मन में संदेह जागा है और पहली बार उसे डर महसूस हुआ है। दो मौकों पर उसकी किस्मत ने उसे दगा दिया है। दो बार उसे पता चला कि उसके राज खुल चुके हैं और उसे धोखा दिया गया है, और इन दोनों ही मौकों पर वह एक घातक प्रतिभावान शख्स के सामने झुकी है, जिसे शायद ईश्वर ने ही उसका मुकाबला करने के लिए भेजा था। डार्टेनन ने उसे जीत लिया है, उसे जो बुराई की एक अजेय शक्ति थी। उसने उसके प्यार में उसे छला है, उसके अभिमान को कुचला है और उसकी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में रोड़ा अटकाया है। और अब वह उसकी दौलत को बर्बाद कर रहा है, उसे आज़ादी से वंचित कर रहा है, और यहाँ तक कि उसकी जान के लिए भी खतरा बन गया है। इतना ही नहीं, उसने उसके नकाब का वह कोना भी उठा दिया है, वह ढाल जिससे वह खुद को ढकती थी और जो उसे इतना मजबूत बनाती थी। डार्टेनियन ने बकिंघम के सिर पर मंडराते उस तूफान को मोड़ दिया है, जिससे रिशलियो रानी के माध्यम से उसे डरा रहा था। वही बकिंघम जिससे वह उतनी ही नफरत करती है जितनी उस हर इंसान से जिसे उसने कभी प्यार किया था। डार्टेनन ने उसके सामने डी वॉर्डेस होने का नाटक किया था, जिसके लिए उसके मन में एक जंगली आकर्षण पैदा हुआ था। डार्टेनन वह खौफनाक राज जानता है, जिसे उसने कसम खाई थी कि कोई भी बिना मरे नहीं जान पाएगा। संक्षेप में, जिस पल उसने रिशलियो से वह कार्ट ब्लांश हासिल किया था, जिसके जरिए वह अपने दुश्मन से इंतकाम लेने वाली थी, उसी पल वह कीमती कागज उसके हाथों से छीन लिया गया। और अब यह डार्टेनन ही है जिसने उसे कैदी बना रखा है, और वह उसे हिंद महासागर के किसी बदनाम कोने में किसी गंदी बस्ती में भेजने वाला है। यह सब निस्संदेह उसे डार्टेनन की वजह से ही झेलना पड़ रहा है। आखिर उसके सिर पर इतनी बदनामी और अपमान की ढेरी और कौन लगा सकता है? केवल वही एक शख्स था जो लॉर्ड डी विंटर तक उन सभी डरावने रहस्यों को पहुंचा सकता था, जिन्हें उसने एक के बाद एक किस्मत के खेल से जान लिया था। वह उसके देवर को जानता है। उसने ज़रूर उसे खत लिखा होगा। वह अपने भीतर कितनी नफ़रत पाल रही है। अपने एकांत कमरे में अपनी जलती हुई और स्थिर नज़रों के साथ वह बेजान बैठी है। उसके सीने की गहराई से सांसों के साथ जो आवेग निकल रहे हैं, वे उन लहरों के शोर के साथ कितना मेल खाते हैं। वे लहरें जो गरजती हैं, दहाड़ती हैं और उस चट्टान से टकराकर अपना दम तोड़ देती हैं, जिस पर यह काला और ऊंचा किला बना है। इंतकाम की आग में झुलसते उसके दिमाग में कितनी योजनाएं बन रही हैं। मैडम बोनासी के खिलाफ, बकनगैम के खिलाफ, लेकिन सबसे बढ़कर डार्टेनन के खिलाफ। हाँ, लेकिन इंतकाम लेने के लिए उसे आज़ाद होना होगा, और आज़ाद होने के लिए एक कैदी को दीवारें तोड़नी होती हैं, सलाखें उखाड़नी होती हैं, फर्श काटना होता है। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें एक धैर्यवान और मजबूत आदमी ही कर सकता है, लेकिन एक औरत की बेचैनी के सामने ये रास्ते अक्सर बंद हो जाते हैं। इसके अलावा इन सब के लिए समय चाहिए, महीने, साल, और उसके पास सिर्फ 10 या 12 दिन हैं, जैसा कि उसके रक्षक और खौफनाक जेलर लॉर्ड डी विंटर ने उसे बताया है। फिर भी अगर वह एक पुरुष होती
तो वह ये सब आजमाती और शायद सफल भी हो जाती। फिर स्वर्ग ने ऐसी पुरुष जैसी रूह को इस कोमल और नाजुक शरीर में डालने की गलती क्यों की? उसकी कैद के शुरुआती पल भयानक थे, गुस्से के कुछ दौरे जिन्हें वह रोक नहीं सकी। उन्होंने प्रकृति के प्रति उसकी महिला होने की कमजोरी का कर्ज चुका दिया। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पागलपन भरे जुनून पर काबू पा लिया। उसके शरीर को हिला देने वाली वह कपकपी अब गायब हो गई और वह अपने भीतर सिमट कर शांत हो गई, जैसे कोई थका हुआ सांप आराम कर रहा हो। छोड़ो भी, छोड़ो भी। मैं कितनी पागल थी जो खुद को इस तरह बहने दिया। वह आईने में देखते हुए खुद से कहती है। उसकी जलती हुई नजरें मानो खुद से ही सवाल कर रही हों। हिंसा नहीं, हिंसा कमजोरी का सबूत है। पहली बात तो यह कि मैंने उस रास्ते से कभी सफलता हासिल नहीं की। शायद अगर मैं औरतों के खिलाफ अपनी ताकत आजमाती तो मैं उन्हें खुद से कमजोर पाती और जीत जाती। लेकिन मेरा मुकाबला मर्दों से है और उनके लिए मैं महज एक औरत हूं। तो फिर मुझे एक औरत की तरह ही लड़ना चाहिए। मेरी असली ताकत मेरी कमजोरी में है। फिर मानो अपने चेहरे के हाव भाव बदलने की कला का मुआयना करते हुए उसने अपने चेहरे को हर तरह के भावों में ढाला। कभी तीव्र क्रोध, तो कभी सबसे मधुर, सबसे स्नेही और सबसे मोहक मुस्कान। फिर उसके कुशल हाथों ने उसके बालों को वैसा ही आकार दिया जो उसके चेहरे के आकर्षण को और बढ़ा सके। अंत में वह खुद से संतुष्ट होकर बुदबुदाई, आओ, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मैं अब भी सुंदर हूं। रात के करीब 8 बज रहे थे। मिलेडी ने बिस्तर की ओर देखा। उसने हिसाब लगाया कि कुछ घंटों का आराम न केवल उसके दिमाग और विचारों को ताज़ा करेगा, बल्कि उसके रंग रूप को भी निखारेगा। लेकिन सोने से पहले उसके मन में एक और बेहतर विचार आया। उसने रात के खाने यानी सपर के बारे में कुछ सुना था। वह इस कमरे में 1 घंटे से थी। वे ज्यादा देर तक खाना लाने में देरी नहीं करेंगे। वह कैदी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने उसी शाम यह परखने का फैसला किया कि उसकी निगरानी करने वाले पुरुषों का चरित्र कैसा है। दरवाजे के नीचे एक रोशनी दिखी। यह रोशनी उसके जेलरों के आने का संकेत थी। मिलेडी जो खड़ी थी जल्दी से कुर्सी पर गिर गई। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ, उसके सुंदर बाल खुले और बिखरे हुए थे। उसकी फटी हुई लेस के नीचे उसका सीना आधा खुला था। एक हाथ उसके दिल पर था और दूसरा नीचे लटका हुआ था। ताले खुले, दरवाजा अपनी चरचराहट के साथ घूमा। कमरे में कदमों की आहट हुई और वह पास आई। वह मेज वहां लगा दो, एक आवाज आई जिसे कैदी ने फेल्टन के रूप में पहचान लिया। हुक्म का पालन हुआ। तुम रोशनी लाओगे और संतरी की जगह लोगे, फेल्टन ने आगे कहा। नौजवान लेफ्टिनेंट ने एक ही आदमी को ये 2 आदेश दिए, जिससे मिलेडी को समझ आ गया कि उसके नौकर और उसके पहरेदार वहीं सिपाही हैं। फेल्टन के आदेशों का पालन जिस खामोश तेजी से हुआ, वह अनुशासन का एक बड़ा उदाहरण था। अंत में फेल्टन, जिसने अभी तक मिलेडी की ओर नहीं देखा था, उसकी तरफ मुड़ा। आह आह, उसने कहा, वह सो रही है। ये अच्छा है। जब वह जागेगी तो खाना खा लेगी। और वह दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन मेरे लेफ्टिनेंट, एक सिपाही ने कहा, जो अपने अफसर जितना कठोर नहीं था और जो मिलेडी के करीब गया था, यह औरत सो नहीं रही है। क्या सो नहीं रही है? फिल्टन ने कहा। तो फिर वह क्या कर रही है? वह बेहोश हो गई है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है और मैंने सुनने की कोशिश की। मुझे उसकी सांस सुनाई नहीं दे रही। तुम सही कह रहे हो, फेल्टन ने अपनी जगह से ही उसे देखते हुए कहा। वह उसकी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा। जाओ और लॉर्ड डी विंटर को बताओ कि उनकी कैदी बेहोश हो गई है। क्योंकि ये सब पहले से तय नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है। सिपाही अपने अफसर के हुक्म का पालन करने चला गया। फेल्टन दरवाजे के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया और बिना एक शब्द बोले, बिना कोई हरकत किए इंतजार करने लगा। मिलेडी के पास औरतों की वह महान कला थी कि वह अपनी लंबी पलकों के बीच से देख सकती थी, बिना यह जाहिर किए कि उसकी आंखें खुली हैं। उसने देखा कि फेल्टन उसकी तरफ पीठ करके बैठा है। वह करीब 10 मिनट तक उसे देखती रही और उन 10 मिनटों में उस अचल पहरेदार ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी उसने सोचा कि लॉर्ड डी विंटर आएंगे और उनकी मौजूदगी उसके जेलर को और मजबूत करेगी। उसकी पहली कोशिश नाकाम रही। उसने एक ऐसी औरत की तरह काम किया जो अपने संसाधनों का फिर से हिसाब लगाती है। उसने अपना सिर उठाया, आंखें खोलीं और एक गहरी आह भरी।
उस आह पर फेल्टन पीछे मुड़ा। आह, आप जाग गई हैं मैडम, उसने कहा। तो फिर मेरा यहाँ अब कोई काम नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप घंटी बजा सकती हैं। ओह मेरे ईश्वर! मेरे ईश्वर! मैंने कितना दुख सहा है, मिलेडी ने उस सुरीली आवाज में कहा, जो प्राचीन जादुई अप्सराओं की तरह उन सभी को मोहित कर लेती थी, जिन्हें वह तबाह करना चाहती थी। और वह कुर्सी पर बैठ गई। उसकी मुद्रा पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और मोहक थी। फिल्टन खड़ा हो गया। आपको इसी तरह दिन में 3 बार सेवा दी जाएगी मैडम, उसने कहा। सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8 बजे। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी पसंद के घंटे बता सकती हैं और आपकी इच्छा का पालन किया जाएगा। लेकिन क्या मुझे हमेशा इस विशाल और उदास कमरे में अकेला रहना होगा? मिलेडी ने पूछा। पड़ोस की एक औरत को बुलवाया गया है, जो कल किले में होगी, और जब भी आप चाहेंगे वह आपके पास आएगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, मोंसियर, कैदी ने विनम्रता से जवाब दिया। फिल्टन ने हल्का सा सिर झुकाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, लॉर्ड डी विंटर गलियारे में दिखाई दिए। उनके हाथ में नमक की एक शीशी थी। खैर, क्या बात है, यहाँ क्या चल रहा है? उन्होंने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। क्या यह लाश पहले ही जिंदा हो गई? फिल्टन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हें नौसिखिया समझा जा रहा है और एक नाटक का पहला अंक खेला जा रहा है, जिसके सभी विकासों को देखने का सौभाग्य हमें यकीनन मिलेगा? मुझे भी ऐसा ही लगा माय लॉर्ड, फिल्टन ने कहा। लेकिन आखिर कैदी एक औरत है, और मैं उसे वही सम्मान देना चाहता हूं जो हर खानदानी मर्द एक औरत को देता है, भले ही उसके लिए ना सही, कम से कम मेरे अपने स्वाभिमान के लिए। मिलेडी के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। फेल्टन के ये शब्द उसकी रगों में बर्फ की तरह उतर गए। तो डी विंटर हंसते हुए बोले, वे खूबसूरत बिखरे हुए बाल, वह सफेद त्वचा और वह सुस्त निगाहें अभी तक तुम्हें बहका नहीं पाई, ओ पत्थर के दिल? नहीं माय लॉर्ड, उस शांत नौजवान ने जवाब दिया। आपका विश्वास बना रहे कि मुझे भ्रष्ट करने के लिए एक औरत की चालाकी और नखरे काफी नहीं है। उस सूरत में मेरे बहादुर लेफ्टिनेंट, आइए मिलेडी को कुछ और सोचने के लिए अकेला छोड़ दें और रात का खाना खाने चलें। लेकिन निश्चिंत रहिए, इसकी कल्पना बहुत मजबूत है। नाटक का दूसरा अंक पहले के बाद ज्यादा देर नहीं लगाएगा। और इन शब्दों के साथ लॉर्ड डी विंटर ने फेल्टन की बांह पकड़ी और उसे हंसते हुए बाहर ले गए। ओह, मैं तुमसे निपट लूंगी, मिलेडी अपने दांत पीसते हुए बुदबुदाई। निश्चिंत रहो, तुम एक मामूली सिपाही, जिसने अपनी वर्दी एक साधु के चोले से काटी है। वैसे, डी विंटर ने दरवाजे की दहलीज पर रुकते हुए कहा, आपको इस हार की वजह से अपनी भूख नहीं खोनी चाहिए मिलेडी। उस मुर्गे और मछली को चखिए, मेरे ईमान पर उनमें जहर नहीं है। मेरा रसोइया बहुत अच्छा है और वह मेरा वारिस नहीं बनने वाला। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वही कीजिए जो मैं करता हूँ। अलविदा प्यारी बहन, आपके अगले बेहोश होने तक। यह मिलेडी के लिए बर्दाश्त के बाहर था। उसके हाथों ने कुर्सी को कसकर जकड़ लिया। उसने मन ही मन अपने दांत पीसे। उसकी आंखें दरवाजे के बंद होने की हरकत को देख रही थीं। जैसे ही वह अकेली हुई, निराशा के एक नए दौर ने उसे जकड़ लिया। उसकी नज़र मेज पर पड़ी। उसने एक चाकू की चमक देखी। वह उसकी तरफ लपकी और उसे पकड़ लिया, लेकिन उसकी निराशा और बढ़ गई। चाकू की धार गोल थी और वह लचीली चांदी का बना था। दरवाजे के दूसरी ओर से ठहाकों की आवाज गूंजी और दरवाजा फिर से खुला। हाँ हाँ हाँ, लॉर्ड डी विंटर चिल्लाए। हाँ हाँ, देखा मेरे बहादुर फेल्टन, देखा मैंने तुमसे क्या कहा था। वह चाकू तुम्हारे लिए था मेरे बच्चे, वह तुम्हें मार डालती। गौर करो, ये उसकी खासियतों में से एक है, उन सभी लोगों से छुटकारा पाना जो उसे परेशान करते हैं। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और चाकू नुकीला और फौलाद का होता, तो फिर फेल्टन का खेल खत्म था। वह तुम्हारा गला काट देती और उसके बाद बाकी सबका। देखो जॉन, देखो वह चाकू चलाना कितनी अच्छी तरह जानती है। वास्तव में मिलेडी ने अभी भी उस बेअसर हथियार को अपने हाथ में जकड़ रखा था, लेकिन इन आखिरी शब्दों ने, इस चरम अपमान ने उसके हाथों को, उसकी ताकत को और यहां तक कि उसकी इच्छा शक्ति को भी ढीला कर दिया। चाकू जमीन पर गिर गया। आप सही कह रहे थे माय लॉर्ड, फेल्टन ने गहरी नफरत के स्वर में कहा, जो मिलेडी के दिल की गहराई तक चुभ गया। आप सही कह रहे थे माय लॉर्ड, और मैं गलत था।
और दोनों फिर से कमरे से बाहर चले गए। लेकिन इस बार मिलेडी ने पहले से ज़्यादा ध्यान से सुना और उसे गलियारे की दूरी में उनके कदमों की आहट मरती हुई सुनाई दी। मैं बर्बाद हो गई, वह बुदबुदाई। मैं बर्बाद हो गई। मैं ऐसे पुरुषों के वश में हूँ जिन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं चल सकता। वे पत्थर या लोहे की मूर्तियों जैसे हैं। वे मुझे रटा-रटाया जानते हैं और मेरे सभी हथियारों के खिलाफ उन्होंने खुद को फौलादी बना लिया है। हालाँकि यह मुमकिन नहीं कि इसका अंत वैसा ही हो जैसा उन्होंने तय किया है। वास्तव में जैसा कि उसका यह आखिरी विचार संकेत दे रहा था, उम्मीद की ओर उसकी यह सहज वापसी, कमज़ोरी या डर की भावनाएँ उसके उत्साही मन में ज़्यादा देर तक नहीं रहीं। मिलेडी मेज़ पर बैठी, कई पकवान खाए, थोड़ी स्पेनिश शराब पी और महसूस किया कि उसका सारा संकल्प वापस आ गया है। सोने से पहले उसने अपने जेलरों के शब्दों, कदमों, इशारों और यहाँ तक कि उनकी खामोशी का भी विश्लेषण किया और इस गहरे अध्ययन का परिणाम यह निकला कि फेल्टन सब कुछ देखते हुए उसके दो सताने वालों में से सबसे कमज़ोर कड़ी था। एक वाक्य बार-बार उस कैदी के दिमाग में आ रहा था। "अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती," लॉर्ड डी विंटर ने फेल्टन से कहा था। इसका मतलब फेल्टन ने उसके पक्ष में बात की थी, क्योंकि लॉर्ड डी विंटर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। "कमज़ोर हो या मज़बूत," मिलेडी ने दोहराया, "उस आदमी की रूह में दया की एक चिंगारी तो है। उस चिंगारी से मैं ऐसी आग बनाऊंगी जो उसे भस्म कर देगी। जहां तक दूसरे की बात है, वह मुझे जानता है, वह मुझसे डरता है। उसके साथ कुछ भी आजमाना बेकार है। लेकिन फेल्टन, वह अलग बात है। वह एक जवान, भोला और मासूम आदमी है जो नेक लगता है। उसे बर्बाद करने के रास्ते मौजूद हैं।" और मिलेडी अपने बिस्तर पर गई और अपने होठों पर एक मुस्कान लिए सो गई। कोई भी उसे सोते हुए देखता तो यही कहता कि वह एक नन्ही सी लड़की है जो अगले त्योहार में पहनने वाले फूलों के मुकुट का सपना देख रही है। अध्याय 53। कैद। दूसरा दिन। मिलेडी ने सपना देखा कि आखिर डार्टेनन उसके वश में है। वह उसकी मौत के मंजर को अपनी आंखों से देख रही थी। जल्लाद की कुल्हाड़ी के नीचे उसका घिनौना खून बह रहा था और इसी नज़ारे ने उसके होंठों पर वह मोहक मुस्कान बिखेरी थी। वह एक कैदी की नींद सो रही थी, अपनी पहली उम्मीद के सहारे। सुबह जब वे उसके कमरे में दाखिल हुए तो वह अब भी बिस्तर पर थी। फेल्टन गलियारे में ही रुका रहा। वह अपने साथ उस औरत को लाया था जिसका उसने कल शाम जिक्र किया था। वह औरत अंदर आई और मिलेडी के बिस्तर के पास जाकर अपनी सेवाएं पेश की। मिलेडी का रंग अक्सर पीला ही रहता था, इसलिए उसकी रंगत पहली बार देखने वाले को धोखा दे सकती थी। "मुझे बुखार है," उसने कहा। "इस लंबी रात में मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाई। मुझे बहुत तकलीफ है। क्या तुम मुझ पर थोड़ी दया दिखाओगी, जैसी कल दूसरों ने नहीं दिखाई थी? मैं बस इतनी इजाज़त चाहती हूँ कि मैं बिस्तर पर ही रहूँ।" "क्या आप चाहती हैं कि डॉक्टर को बुलाया जाए?" उस औरत ने पूछा। फिल्टन बिना एक शब्द बोले इस बातचीत को सुन रहा था। मिलेडी ने मन ही मन सोचा कि जितने ज़्यादा लोग उसके आसपास होंगे, उसे उतने ही ज़्यादा लोगों पर अपनी चालें चलनी होंगी और लॉर्ड डी विंटर पहरा और सख्त कर देंगे। इसके अलावा डॉक्टर उसकी बीमारी को नाटक भी करार दे सकता था। मिलेडी ने अपनी पहली चाल हार दी थी, वह दूसरी हारना नहीं चाहती थी। "डॉक्टर को बुलाना," उसने कहा। "उसका क्या फ़ायदा? उन सज्जनों ने कल ही कह दिया था कि मेरी बीमारी एक नाटक है। आज भी वे यकीनन वही कहेंगे, क्योंकि कल शाम से अब तक उनके पास डॉक्टर को बुलाने का काफ़ी वक्त था।" "तो फिर?" फेल्टन ने अधीर होकर कहा। "आप खुद ही बताइए मैडम, आप कैसा इलाज चाहती हैं?" "अरे! मैं क्या बता सकती हूँ? हे मेरे खुदा! मुझे बस इतना पता है कि मैं तड़प रही हूँ। आप जो चाहें ना मुझे दे दें। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाओ लॉर्ड डी विंटर को बुला लाओ," फेल्टन ने इन अंतहीन शिकायतों से थक कर कहा। "ओह! नहीं, नहीं!" मिलेडी चिल्लाई। "नहीं मोंसियर, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें मत बुलाइए। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें मत बुलाइए।" उसने अपनी इस चीख में इतनी तीव्रता और ऐसा जादुई खिंचाव भर दिया कि फेल्टन अनजाने में ही कमरे के अंदर कुछ कदम बढ़ाया। वह आ गया। मिलेडी ने मन ही मन सोचा, "खैर मैडम, अगर आपको वाकई तकलीफ है," फेल्टन ने कहा, "तो डॉक्टर को बुलाया जाएगा और अगर आप हमें धोखा दे रही हैं, तो यह आपके लिए बुरा होगा।
पर कम से कम हमें खुद को दोष देने का मौका नहीं मिलेगा। मिलेडी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना खूबसूरत सिर तकिए पर मोड़ा और फूट-फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ दिल को चीर देने वाली थीं। फ़िल्टन ने एक पल के लिए अपनी चिरपरिचित खामोशी के साथ उसे देखा। फिर, ये देखते हुए कि यह रोना लंबा खींच सकता है, वह बाहर चला गया। वह औरत भी उसके पीछे चली गई और लॉर्ड डी विंटर वहाँ नहीं आए। मुझे लगता है अब मुझे रास्ता दिखने लगा है। मिलेडी एक जंगली खुशी के साथ बुदबुदाई। उसने खुद को चादरों के नीचे छिपा लिया ताकि अगर कोई उसे देख रहा हो तो उसकी इस अंदरूनी जीत का पता न चल पाए। 2 घंटे गुजर गए। अब इस बीमारी का खत्म होना ही ठीक है, उसने खुद से कहा। मुझे अब उठना चाहिए और आज ही कुछ सफलता हासिल करनी चाहिए। मेरे पास सिर्फ 10 दिन है और आज शाम तक उनमें से 2 दिन गुजर चुके होंगे। सुबह जब वे मिलेडी के कमरे में आए थे तो वे नाश्ता लाए थे। उसने सोचा कि अब वे मेज साफ करने के लिए ज्यादा देर नहीं लगाएंगे और तब फेल्टन दोबारा जरूर आएगा। मिलेडी का अंदाजा सही था। फेल्टन वापस आया। उसने यह भी नहीं देखा कि मिलेडी ने खाना छुआ है या नहीं। उसने बस मेज को बाहर ले जाने का इशारा किया। फिल्टन पीछे ही रुक गया। उसके हाथ में एक किताब थी। मिलेडी चिमनी के पास एक आरामदायक कुर्सी पर टिकी थी। वह इतनी सुंदर, पीली और शांत दिख रही थी, जैसे कोई पवित्र देवी अपनी शहादत का इंतजार कर रही हो। फिल्टन उसके पास आया और बोला, लॉर्ड डी विंटर, जो आपकी तरह ही एक कैथोलिक है मैडम, उन्होंने सोचा कि अपने धर्म की रस्मों और प्रार्थनाओं से दूर रहना आपके लिए तकलीफदेह होगा। इसलिए उन्होंने इजाज़त दी है कि आप हर दिन अपनी मास प्रेयर की किताब पढ़ सकें। ये रही वह किताब। जिस अंदाज में फेल्टन ने वह किताब उस छोटी मेज पर रखी, जिस लहजे में उसने आपकी मास शब्द कहे और उसके साथ जो तिरस्कार भरी मुस्कान थी, उसे देखकर मिलेडी ने अपना सिर उठाया और उस अधिकारी को और गौर से देखा। बालों का वह सादा अंदाज, वो बेहद साधारण कपड़े, पत्थर की तरह साफ और सख्त माथा। वह समझ गई। उसने पहचान लिया कि यह उन गंभीर प्यूरिटन्स में से एक है जिनसे वह अक्सर मिली थी, न सिर्फ राजा जेम्स के दरबार में, बल्कि फ्रांस के राजा के दरबार में भी, जहां वे कभी कभी शरण लेने आते थे। तभी उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। ऐसी प्रेरणा सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो संकट के समय अपने भाग्य या अपनी जान का फैसला करने की ताकत रखते हैं। उन 2 शब्दों, आपकी मांस और फेल्टन पर डाली गई एक नज़र ने उसे समझा दिया कि उसे अब क्या जवाब देना है। अपनी उस तेज बुद्धि के साथ जवाब उसके होंठों पर तैयार था। मैं, उसने उसी तिरस्कार के साथ कहा जैसा उसने उस अधिकारी की आवाज में महसूस किया था। मैं मॉन्सियर, मेरी मांस, वह भ्रष्ट कैथोलिक लॉर्ड डी विंटर अच्छी तरह जानता है कि मैं उसके धर्म की नहीं हूं और यह एक जाल है जो वह मेरे लिए बिछाना चाहता है। तो फिर आप किस धर्म की हैं मैडम? फेल्टन ने हैरानी से पूछा। वह खुद पर काबू रखने के बावजूद अपनी हैरानी छिपा नहीं पाया। मैं ये तब बताऊंगी, मिलेडी एक बनावटी जुनून के साथ चिल्लाई, जिस दिन मैं अपने ईमान के लिए काफी कष्ट सह चुकी होंगी। फिल्टन की नजर ने मिलेडी को बता दिया कि इस एक शब्द से उसने उसके दिल में कितनी जगह बना ली है। वह नौजवान अधिकारी खामोश और अचल खड़ा रहा। सिर्फ उसकी आंखों ने बात की थी। मैं अपने दुश्मनों के हाथ में हूं, उसने उस जोशीले अंदाज में अपनी बात जारी रखी जिससे प्यूरिटन्स अच्छी तरह वाकिफ थे। खैर, या तो मेरा खुदा मुझे बचा ले या मैं अपने खुदा के लिए मिट जाऊं। यही वह जवाब है जो मैं चाहती हूं कि आप लॉर्ड डी विंटर को दें। और जहां तक इस किताब का सवाल है, उसने किताब की ओर उंगली से इशारा किया पर उसे छुआ नहीं, जैसे उसे छूने से वह अपवित्र हो जाएगी। आप इसे वापस ले जा सकते हैं और खुद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन आप लॉर्ड डे विंटर के बराबर के साझेदार हैं, उसके अत्याचारों में भी और उसके अधर्म में भी। फिल्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसी नफरत के साथ किताब उठाई जैसी उसने पहले दिखाई थी और गहरे विचारों में डूबा हुआ बाहर चला गया। शाम के करीब 5 बजे लॉर्ड डी विंटर आए। मिलेडी को पूरे दिन अपनी चाल तय करने का वक्त मिल गया था। उसने उनका स्वागत एक ऐसी औरत की तरह किया जो अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा चुकी हो। लगता है, बैरन ने मिलेडी के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए और लापरवाही से अपने पैर चिमनी की ओर फैलाते हुए कहा, लगता है हमने अपना धर्म बदल लिया है।
आपका क्या मतलब है मोंसियर? मेरा मतलब है कि जब हम पिछली बार मिले थे, तब से अब तक आपने अपना ईमान बदल लिया है। कहीं आपने तीसरे पति के रूप में किसी प्रोटेस्टेंट से तो शादी नहीं कर ली? साफ-साफ कहिए माय लॉर्ड, कैदी ने बड़े गौरव के साथ जवाब दिया। हालांकि मैं आपके शब्द सुन रही हूं, पर मैं कबूल करती हूं कि मैं उनका मतलब नहीं समझ पा रही। तो फिर आपका कोई धर्म ही नहीं है। मुझे यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई। लॉर्ड डी विंटर हंसते हुए बोले, यकीनन ये बात आपके अपने सिद्धांतों के साथ सबसे ज्यादा मेल खाती है। मिलेडी ने ठंडेपन से जवाब दिया। ओह, मैं कबूल करता हूं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, आपको अपनी इस धार्मिक उदासीनता को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है माय लॉर्ड। आपके ऐशो आराम और आपके गुनाह खुद इसकी गवाही देते हैं। क्या आप ऐशो आराम की बात कर रही हैं, मैडम मैसलिना, लेडी मैकबेथ? या तो मैं आपको समझ नहीं पा रहा, या फिर आप बहुत ही बेशर्म हैं। आप ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आपकी बातें सुनी जा रही हैं, मिलेडी ने शांति से जवाब दिया। और आप अपने जेलरों और अपने जल्लादों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हैं। मेरे जेलर और मेरे जल्लाद? अरे वाह मैडम, आप तो कवियों जैसा लहजा अपना रही हैं। कल का नाटक आज शाम तक त्रासदी में बदल गया है। रही बात बाकी चीजों की, तो 8 दिनों में आप वहीं होंगी जहां आपको होना चाहिए, और मेरा काम पूरा हो जाएगा। घिनौना काम, अधर्मी काम! मिलेडी चिल्लाई, जैसे कोई शिकार अपने शिकारी को उकसा रहा हो। मेरी मानो, डी विंटर खड़े होते हुए बोले, मुझे लगता है ये औरत पागल हो रही है। खैर, शांत हो जाइए मैडम प्यूरिटन, वरना मैं आपको कालकोठरी में डाल दूंगा। लगता है मेरी स्पेनिश शराब आपके सिर चढ़ गई है ना? पर कोई बात नहीं, ऐसा नशा खतरनाक नहीं होता, और इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। और लॉर्ड डी विंटर कसम खाते हुए बाहर निकल गए, जो उस दौर में सरदारों की एक आम आदत थी। फिल्टन वाकई दरवाजे के पीछे ही था, और उसने इस मंजर का एक एक शब्द सुना था। मिलेडी का अंदाजा बिल्कुल सही था। हाँ, जाओ, जाओ, उसने अपने भाई से मन ही मन कहा। असर तो अब शुरू होने वाला है, पर तुम, ओ बेवकूफ, तुम इसे तब तक नहीं देख पाओगे जब तक बहुत देर ना हो जाए। फिर सन्नाटा छा गया। 2 घंटे गुजर गए। मिलेडी का रात का खाना लाया गया, और उसे अपनी प्रार्थनाएं जोर जोर से पढ़ते हुए पाया गया। ये वही प्रार्थनाएं थीं जो उसने अपने दूसरे पति के एक बूढ़े नौकर से सीखी थी, जो एक बहुत ही सख्त प्यूरिटन था। वह मानो किसी समाधि में थी, और अपने आसपास की हलचल पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। फिल्टन ने इशारा किया कि उसे परेशान न किया जाए, और जब सब रख दिया गया, तो वह सैनिकों के साथ खामोशी से बाहर चला गया। मिलेडी जानती थी कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उसने अपनी प्रार्थना पूरी की। उसे महसूस हुआ कि दरवाजे पर तैनात संतरी के कदमों की आवाज बदल गई है, और वह सुन रहा है। वह यही तो चाहती थी। वह उठी, मेज पर आई, थोड़ा सा खाना खाया और सिर्फ पानी पिया। 1 घंटे बाद मेज साफ कर दी गई, पर मिलेडी ने गौर किया कि इस बार फेल्टन सैनिकों के साथ नहीं आया था। वह शायद उससे बार बार मिलने से डर रहा था। वह दीवार की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में जीत का ऐसा भाव था कि अगर कोई देख लेता तो वह पकड़ी जाती। उसने आधा घंटा बीतने दिया। पुराने किले में अब खामोशी थी। सिर्फ लहरों का अंतहीन शोर सुनाई दे रहा था। अपनी सुरीली और प्रभावशाली आवाज में उसने वह भजन गाना शुरू किया जो प्यूरिटन्स का पसंदीदा था। तू अपने सेवकों को छोड़ता है, मेरे मौला, ये देखने के लिए कि वे मजबूत हैं या नहीं, पर जल्द ही तू अपना हाथ बढ़ाता है उन्हें सही राह पर ले जाने के लिए। ये पंक्तियां कोई बहुत महान कविता नहीं थी, पर जैसा कि सब जानते हैं, प्यूरिटन्स को कविता से कोई खास लगाव नहीं था। गाते हुए मिलेडी कान लगाकर सुन रही थी। दरवाजे पर तैनात सिपाही ऐसे रुक गया, जैसे वह पत्थर का बन गया हो। वह समझ गई कि उसकी आवाज ने असर दिखाया है। फिर उसने और भी ज्यादा जुनून और एहसास के साथ गाना जारी रखा। उसे लगा कि उसकी आवाज किले की छतों के नीचे दूर तक फैल रही है, और अपने साथ एक जादुई आकर्षण लेकर उसके जेलरों के दिलों को पिघला रही है। पर तभी ऐसा लगा कि वह सिपाही, जो यकीनन एक कट्टर कैथोलिक था, उस जादू से बाहर निकल आया। उसने दरवाजे के बाहर से ही चिल्लाकर कहा, अपनी जुबान बंद रखिए मैडम। आपका ये गाना तो मौत के मरसिए जैसा है। अगर यहाँ पहरा देने के साथ साथ हमें ये सब भी सुनना पड़ा, तो कोई इंसान यहाँ टिक नहीं पाएगा। खामोश,
तभी एक और सख्त आवाज़ गूंजी, जिसे मिलेडी ने फेल्टन के रूप में पहचान लिया। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, ओ मूर्ख? क्या किसी ने तुम्हें हुक्म दिया था कि उस औरत को गाने से रोको? नहीं, तुम्हें उसकी निगरानी करने को कहा गया था। अगर वह भागने की कोशिश करे तो गोली मारने को कहा गया था। अपनी ड्यूटी करो। अगर वह भागे तो उसे मार डालो, पर अपने हुक्म से ज्यादा कुछ मत करो। मिलेडी के चेहरे पर एक अनकही खुशी की चमक आई, पर यह बिजली की कौंद की तरह ही क्षणिक थी। यह जाहिर किए बिना कि उसने उनकी बातचीत सुन ली है, उसने फिर से गाना शुरू किया। उसने अपनी आवाज में वह सारा जादू और खिंचाव भर दिया जो शैतान ने उसे बख्शा था। मेरे आंसुओं, मेरी चिंताओं के बदले, मेरी इस कैद और मेरी जंजीरों के बदले, मेरे पास मेरी जवानी है, मेरी दुआएं हैं, और वह खुदा है जो मेरे दुखों को गिनता है। उसकी आवाज की गहराई और उस अंदाज ने उन साधारण भजनों को एक जादुई असर दे दिया था। फेल्टन को ऐसा लगा जैसे वह उस फरिश्ते का गाना सुन रहा हो जिसने आग की भट्टी में उन 3 यहूदियों को सुकून पहुंचाया था। मिलेडी ने आगे गाया, एक दिन हमारे दरवाजे खुलेंगे, खुदा के साथ हमारी मुराद पूरी होगी, और अगर वो उम्मीद भी टूट गई तो मौत ही हमारी आखिरी मंजिल होगी। इस छंद में उस जादुई औरत ने अपनी पूरी रूह झोंक दी थी। इसने उस युवा अधिकारी के दिल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उसने झटके से दरवाजा खोला और मिलेडी ने उसे वहां खड़ा पाया। वह हमेशा की तरह पीला था, पर उसकी आंखें जुनून से भरी और लगभग पागल सी लग रही थीं। आप इस तरह और ऐसी आवाज में क्यों गा रही हैं? उसने पूछा। माफ कीजिएगा मोन्सियर, मिलेडी ने बड़ी कोमलता से कहा। मैं भूल गई थी कि मेरे गाने इस किले के लिए सही नहीं हैं। शायद मैंने आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई है, पर मैं कसम खाती हूं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे उस गलती के लिए माफ कर दें, जो शायद बड़ी है, पर यकीनन अनजानी थी। मिलेडी उस वक्त इतनी सुंदर लग रही थी, और उसके चेहरे पर वो धार्मिक सुकून ऐसा था कि फेल्टन की आंखें चौंधिया गईं। उसे लगा कि वह उसी फरिश्ते को देख रहा है जिसकी आवाज उसने अभी सुनी थी। हाँ हाँ, उसने कहा, आप इस किले में रहने वाले लोगों को विचलित कर रही हैं, उन्हें बेचैन कर रही हैं। वह बेचारा समझहीन नौजवान यह भी नहीं जानता था कि वह क्या कह रहा है, जबकि मिलेडी अपनी पैनी नजरों से उसके दिल की गहराई तक पढ़ रही थी। तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगी, मिलेडी ने अपनी आंखों को झुकाते हुए कहा। उसकी आवाज में समर्पण और सादगी का गहरा एहसास था। नहीं नहीं मैडम, फिल्टन ने कहा, बस इतना ऊंचा मत गाइए, खासकर रात के वक्त। और ये शब्द कहकर फिल्टन यह महसूस करते हुए कि वह अब अपनी सख्ती बरकरार नहीं रख पाएगा, कमरे से बाहर भाग गया। आपने सही किया लेफ्टिनेंट, उस सिपाही ने कहा। ऐसे गाने दिमाग को हिला देते हैं, पर फिर भी इसकी आदत पड़ जाती है। उसकी आवाज वाकई बहुत खूबसूरत है। अध्याय 54। कैद। तीसरा दिन। फेल्टन गिर चुका था, लेकिन अभी एक और कदम उठाना बाकी था। उसे अपने वश में रोके रखना जरूरी था, या यूं कहें कि उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देना जरूरी था। और मिलेडी को अभी यह साफ नहीं दिख रहा था कि इस नतीजे तक कैसे पहुंचा जाए। अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी था। उसे बोलने पर मजबूर करना था ताकि उससे बात की जा सके, क्योंकि मिलेडी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी आवाज ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी आवाज, जो बड़ी कुशलता से इंसानी बोली से लेकर देवलोक की भाषा तक हर सुर में ढल सकती थी। लेकिन इस सब के बावजूद मिलेडी नाकाम हो सकती थी, क्योंकि फेल्टन को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। उस पल से वह उसकी हर हरकत, उसके हर शब्द पर नजर रखने लगी। उसकी आंखों की एक मामूली झलक से लेकर उसके इशारों तक, यहाँ तक कि उसकी एक ठंडी सांस तक, जिसे आह समझा जा सके। संक्षेप में कहें तो उसने हर चीज का बारीकी से अध्ययन किया, बिल्कुल उस मंझे हुए कलाकार की तरह जिसे एक ऐसी नई भूमिका दी गई हो जिसका वह अभ्यस्त न हो। लॉर्ड डी विंटर के सामने उसकी चाल ज्यादा आसान थी। उसने पिछली शाम ही इसे तय कर लिया था। उनकी मौजूदगी में खामोश और गरिमापूर्ण बने रहना, समय समय पर दिखावटी तिरस्कार और अपमानजनक शब्दों से उन्हें उकसाना, उन्हें धमकियों और हिंसा पर उतारू करना, ताकि उनकी तुलना में उसकी अपनी बेबसी साफ नजर आए। यही उसकी योजना थी। फेल्टन ये सब देखेगा। शायद वह कुछ न कहे, लेकिन वह देखेगा जरूर। सुबह फेल्टन हमेशा की तरह आया,
लेकिन मिलेडी ने नाश्ते की तैयारियों के दौरान उससे एक शब्द भी नहीं बोला। जब वह जाने वाला था, तो उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। उसे लगा फेल्टन कुछ बोलेगा, लेकिन उसके होंठ हिले और कोई आवाज़ नहीं निकली। खुद पर काबू पाने की एक मजबूत कोशिश करते हुए उसने उन शब्दों को वापस दिल में दबा लिया और बाहर चला गया। दोपहर के आसपास लॉर्ड डी विंटर अंदर आए। सर्दियों का एक सुहावना दिन था और उस फीकी अंग्रेजी धूप की एक किरण, जो सिर्फ रोशनी देती है पर गर्मी नहीं, जेल की सलाखों से होकर अंदर आ रही थी। मिलेडी खिड़की से बाहर देख रही थी और उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ को अनसुना करने का नाटक किया। आ आ लॉर्ड डी विंटर बोले, कॉमेडी और ट्रेजेडी खेलने के बाद अब हम उदासी का नाटक कर रहे हैं। कैदी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ, लॉर्ड डी विंटर ने अपनी बात जारी रखी। मैं समझता हूँ, तुम उस समुद्र तट पर आजाद घूमना चाहती हो। तुम चाहती हो कि एक अच्छे जहाज पर सवार होकर उस नीले हरे समुद्र की लहरों पर नाचो। तुम चाहती हो कि जमीन या समंदर पर कहीं भी मेरे लिए वैसा ही जाल बिछाओ जैसा बिछाने में तुम माहिर हो। सब्र करो, सब्र। 4 दिनों में वो किनारा तुम्हारे पैरों के नीचे होगा, समंदर तुम्हारे लिए खुला होगा। शायद उतना खुला जितना तुम्हें पसंद ना आए, क्योंकि 4 दिनों में इंग्लैंड को तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। मिलेडी ने अपने हाथ जोड़े और अपनी सुंदर आंखें आसमान की ओर उठाकर कहा, परमेश्वर, परमेश्वर। उसने बड़े ही मासूम अंदाज में कहा, इस आदमी को माफ कर दे जैसे मैं इसे माफ करती हूँ। हाँ, दुआ कर ओ बदकिस्मत औरत, बैरन चिल्लाया। तेरी दुआ और भी महान है, क्योंकि तू एक ऐसे आदमी के कब्जे में है जो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और वह बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर गया, दरवाजे की दरार से एक पैनी नजर अंदर झांकी। मिलेडी ने देखा कि वह फेल्टन था, जो उसकी नजर से बचने के लिए तुरंत एक तरफ हट गया। तब वह अपने घुटनों के बल बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। मेरे खुदा, मेरे खुदा, उसने कहा, तू जानता है कि मैं किस नेक काम के लिए दुख झेल रही हूं। मुझे यह सब सहने की शक्ति दे। दरवाजा धीरे से खुला। उस सुंदर प्रार्थना करने वाली महिला ने आहट को अनसुना करने का नाटक किया और आंसुओं से भरी आवाज में कहती रही, प्रतिशोध के देवता, दया के सागर, क्या तू इस आदमी के खौफनाक मंसूबों को पूरा होने देगा? तभी उसने फेल्टन के कदमों की आवाज सुनने का नाटक किया। वह बिजली की तेजी से उठी और उसके चेहरे पर वैसी लाली छा गई जैसे प्रार्थना करते हुए पकड़े जाने पर शर्म महसूस हो रही हो। मुझे प्रार्थना करने वालों को परेशान करना पसंद नहीं है, महोदया, फेल्टन ने गंभीरता से कहा। मेरी वजह से खुद को तकलीफ न दें। मैं आपसे विनती करता हूं। आपको कैसे पता कि मैं प्रार्थना कर रही थी, मोंसियर? मिलेडी ने सिसकते हुए कहा। आपको गलतफहमी हुई है। मैं प्रार्थना नहीं कर रही थी। क्या आपको लगता है, महोदया, फेल्टन ने उसी गंभीर लेकिन थोड़े नरम लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं किसी जीव को उसके रचयिता के सामने झुकने से रोकने का अधिकार रखता हूं? ईश्वर न करे। इसके अलावा पछतावा गुनहगारों को शोभा देता है। उन्होंने चाहे जो भी जुर्म किया हो, मेरे लिए ईश्वर के चरणों में पड़ा हुआ गुनहगार पवित्र होता है। गुनहगार? मैं? मिलेडी ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो प्रलय के फरिश्ते को भी पिघला दे। गुनहगार? ओह मेरे ईश्वर, तू जानता है कि क्या मैं गुनहगार हूं। अगर आप चाहें तो मुझे दंडित कह सकते हैं, मोंसियर, लेकिन आप जानते हैं कि ईश्वर, जो शहीदों से प्यार करता है, कभी कभी बेगुनाहों को भी सजा मिलने देता है। चाहे आप दंडित हों, निर्दोष हों या शहीद, फेल्टन ने जवाब दिया, प्रार्थना की जरूरत और भी ज्यादा है, और मैं खुद अपनी प्रार्थनाओं से आपकी मदद करूंगा। ओह, आप एक न्यायप्रिय इंसान हैं, मिलेडी उसके पैरों पर गिरते हुए चिल्लाई। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मुझे डर है कि जब मुझे संघर्ष करने और अपने ईमान को कबूल करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तब मेरी शक्ति जवाब न दे दे। तो फिर? एक हताश औरत की विनती सुनिए। आपको गुमराह किया गया है, मोंसियर। मैं आपसे सिर्फ एक एहसान मांगती हूँ, और अगर आप इसे पूरा कर दें, तो मैं आपको इस दुनिया और अगली दुनिया में भी दुआएं दूंगी। अपने मालिक से बात कीजिए, महोदया, फेल्टन ने कहा। खुशकिस्मती से मुझे न तो माफ करने का अधिकार है और न ही सजा देने का। ईश्वर ने यह जिम्मेदारी मुझसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को सौंपी है। नहीं, आपसे, सिर्फ आपसे। मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि मेरा विनाश हो जाए, इससे पहले कि मेरी इज्जत खाक में मिल जाए। महोदया, अगर आप इस शर्म की हकदार हैं, तो आपको इसे ईश्वर के चरणों में भेंट समझकर स्वीकार करना होगा। आप ये क्या कह रहे हैं? ओह, आप मुझे नहीं समझ रहे।
जब मैं बेइज्जती की बात करती हूँ, तो आपको लगता है कि मैं किसी सज़ा, जेल या मौत की बात कर रही हूँ। काश ऐसा ही होता। मेरे लिए जेल या मौत की क्या अहमियत है? अब मैं आपको नहीं समझ पा रहा महोदया, फेल्टन ने कहा। या यूँ कहें कि आप मुझे न समझने का नाटक कर रहे हैं, मोंसियर। कैदी ने अविश्वास की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं महोदया, एक सैनिक के सम्मान और एक ईसाई के विश्वास की कसम। क्या आप वाक़ई लॉर्ड डी विंटर के मेरे खिलाफ इरादों से अनजान हैं? हाँ, मैं अनजान हूँ। नामुमकिन, आप उनके विश्वास पात्र हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता महोदया। ओह! वे अपने इरादे इतनी कम छिपाते हैं कि आप उन्हें भाँप न सकें। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कुछ भी भाँपने की कोशिश नहीं करता महोदया। मैं तब तक इंतज़ार करता हूँ जब तक मुझे कुछ बताया ना जाए। और जो लॉर्ड डी विंटर ने आपके सामने कहा है, उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर? मिलेडी ने सच्चाई के अविश्वसनीय लहज़े में चिल्लाकर कहा, आप उनके साथी नहीं हैं। आप नहीं जानते कि वे मुझे एक ऐसी शर्मनाक हालत में भेजने वाले हैं, जिसके आगे दुनिया की कोई भी सज़ा कम है। आप गलत कह रही हैं महोदया, फेल्टन ने शर्माते हुए कहा। लॉर्ड डी विंटर ऐसा जुर्म करने के काबिल नहीं हैं। बेहतरीन, मिलेडी ने मन ही मन कहा। बिना ये सोचे कि वह क्या है, उसने इसे जुर्म कह दिया। फिर ऊंची आवाज में बोली, उस नीच का दोस्त कुछ भी कर सकता है। आप उस नीच किसे कह रही हैं? फेल्टन ने पूछा। क्या पूरे इंग्लैंड में दो ऐसे आदमी हैं जिन पर यह शब्द फिट बैठता हो? आपका मतलब जॉर्ज विलियर्स से है? फेल्टन ने पूछा। उसकी आंखों में उत्तेजना साफ दिख रही थी। जिसे काफिर और अधर्मी लोग ड्यूक ऑफ बकिंगहैम कहते हैं, मिलेडी ने जवाब दिया। मैंने सोचा नहीं था कि पूरे इंग्लैंड में कोई ऐसा अंग्रेज भी होगा जिसे ये समझाने के लिए इतनी लंबी बात की जरूरत पड़े कि मैं किसकी बात कर रही हूं। ईश्वर का हाथ उस पर है, फिल्टन ने कहा। वह उस सज्जा से नहीं बचेगा जिसका वह हकदार है। फिल्टन ने बकनगैम के प्रति वही नफरत जाहिर की जो उस समय पूरा इंग्लैंड महसूस कर रहा था। कैथोलिक उसे लुटेरा और व्यभिचारी कहते थे और प्यूरिटन्स उससे सिर्फ शैतान के नाम से बुलाते थे। ओह, मेरे ईश्वर! मिलेडी चिल्लाई। जब मैं तुझसे विनती करती हूँ कि इस आदमी को उसके कर्मों की सजा दे, तो तू जानता है कि मैं अपना इंतकाम नहीं मांग रही, बल्कि मैं पूरे राष्ट्र की आज़ादी की भीख मांग रही हूँ। क्या आप उसे जानती हैं? फेल्टन ने पूछा। आखिरकार उसने मुझसे सवाल किया। मिलेडी ने मन ही मन कहा, वह इतनी जल्दी बड़ी सफलता पाकर बहुत खुश थी। ओह! क्या मैं उसे जानती हूँ? हाँ, हाँ, मेरी बदकिस्मती से, मेरी अनंत बदकिस्मती से। और मिलेडी ने अपने हाथ ऐसे मरोड़े जैसे वह गहरे दुख में हो। फिल्टन को महसूस हुआ कि उसकी हिम्मत जवाब दे रही है और वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन कैदी ने, जिसकी नज़र उस पर टिकी थी, झपट कर उसे रोक लिया। मॉन्सियर! वह चिल्लाई। रहम कीजिए, दयालु बनिए, मेरी विनती सुनिए। वह चाकू जिसे बैरन ने अपनी चालाकी से मुझसे छीन लिया, क्योंकि वह जानता है कि मैं उसका क्या इस्तेमाल करूंगी। ओह! मेरी पूरी बात सुनिए। वह चाकू सिर्फ़ 1 मिनट के लिए मुझे दे दीजिए। दया के लिए, रहम के लिए, मैं आपके पैर पकड़ लूँगी। आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए ताकि आपको यकीन रहे कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। हे मेरे ईश्वर! आपको, जो इकलौते सच्चे, भले और दयालु इंसान हैं जिनसे मैं आज तक मिली हूँ। आपको, जो शायद मेरे रक्षक हैं। सिर्फ़ 1 मिनट वो चाकू, 1 मिनट, सिर्फ़ 1 मिनट, और मैं उसे दरवाज़े की जाली से वापस कर दूँगी। सिर्फ 1 मिनट मिस्टर फेल्टन, और आप मेरी इज्जत बचा लेंगे। खुद को मारने के लिए? फेल्टन खौफ में चिल्लाया। वह कैदी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाना भी भूल गया। खुद को मारने के लिए? मैंने अपना राज बता दिया है मोंसियर। मिलेडी ने धीमी आवाज में जमीन पर गिरते हुए बुदबुदाया। उसे सब पता चल गया। हे ईश्वर! मैं बर्बाद हो गई। फिल्टन वहीं खामोश और असमंजस में खड़ा रहा। उसे अब भी शक है, मिलेडी ने सोचा। मैं उतनी गंभीर नहीं लगी। तभी गलियारे में किसी की आहट सुनाई दी। मिलेडी ने लॉर्ड डे विंटर के कदमों को पहचान लिया। फिल्टन ने भी उन्हें पहचाना और दरवाजे की ओर बढ़ा। मिलेडी उसकी ओर लपकी। ओह! एक शब्द भी नहीं। उसने अपनी आवाज को दबाते हुए कहा, मैंने जो कुछ आपसे कहा है, उसका एक शब्द भी उस आदमी से मत कहना, वरना मैं मारी जाऊंगी और उसका जिम्मेदार आप होंगे। आप। फिर जैसे ही कदम पास आए, वह पकड़े जाने के डर से चुप हो गई और बड़े खौफ के साथ अपना सुंदर हाथ
फेल्टन के मुंह पर रख दिया। फिल्टन ने धीरे से मिलेडी को पीछे हटाया और वह एक कुर्सी पर ढह गई। लॉर्ड डी विंटर बिना रुके दरवाजे के सामने से गुजर गए और उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। फिल्टन, जो मौत की तरह सफेद पड़ गया था, कुछ पलों तक कान लगाकर सुनता रहा। फिर जब आवाज पूरी तरह खत्म हो गई तो उसने किसी सपने से जागने वाले आदमी की तरह गहरी सांस ली और कमरे से बाहर भाग गया। आह! मिलेडी ने फेल्टन के कदमों की आवाज सुनते हुए कहा, जो लॉर्ड डे विंटर की विपरीत दिशा में जा रहे थे। आखिरकार तुम मेरे वश में हो। फिर उसका माथा सिकोड़ा। अगर उसने बैरन को बता दिया, उसने कहा, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, क्योंकि बैरन, जो अच्छी तरह जानता है कि मैं खुद को नहीं मारूंगी, मुझे चाकू हाथ में लेकर उनके सामने खड़ा कर देगा और उसे पता चल जाएगा कि यह सारी निराशा सिर्फ एक नाटक था। वह आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को गौर से देखा। वह पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लगी थी। ओह हाँ, वह मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन हम उसे नहीं बताएंगे। शाम को लॉर्ड डी विंटर नाश्ते के साथ आए। मॉन्सियर, मिलेडी ने कहा, क्या आपकी मौजूदगी मेरी कैद का एक जरूरी हिस्सा है? क्या आप मुझे उस तकलीफ से नहीं बचा सकते जो आपकी मुलाकातों से मुझे होती है? कैसे प्यारी बहन? लॉर्ड डी विंटर बोले, क्या तुमने अपने इसी सुंदर मुंह से बड़े प्यार से मुझे नहीं बताया था कि तुम इंग्लैंड सिर्फ मुझे देखने की खुशी के लिए आई हो? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी जुदाई इतनी शिद्दत से महसूस कर रही थी कि तुमने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। समंदर की बीमारी, तूफान और कैद। खैर, मैं यहाँ हूँ। खुश हो जाऊं। वैसे इस बार मेरी मुलाकात का एक मकसद है। मिलेडी कांप उठी। उसे लगा फेल्टन ने सब बता दिया है। शायद अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी अपने दिल की धड़कन इतनी तेज महसूस नहीं की थी। वह बैठी थी। लॉर्ड डी विंटर ने एक कुर्सी ली और उसके पास बैठ गए। फिर अपनी जेब से एक कागज निकालकर उसे धीरे धीरे खोला। देखिए, उन्होंने कहा, मैं आपको वो पासपोर्ट दिखाना चाहता हूँ जो मैंने तैयार किया है और जो अब से आपकी उस जिंदगी का नियम होगा जिसे मैं बख्शने के लिए राजी हुआ हूँ। फिर मिलेडी से नजरें हटाकर वे कागज पढ़ने लगे। ले जाने का आदेश। नाम की जगह खाली है, लॉर्ड डे विंटर ने बीच में कहा। अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो, और अगर वो लंदन से 1000 कोस की दूरी पर ना हो तो तुम्हारी इच्छा का ख्याल रखा जाएगा। मैं फिर से शुरू करता हूँ। चार्लेट बैक्सन नाम की महिला को निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने का आदेश, जिस पर फ्रांस के साम्राज्य के न्याय ने दाग लगाया है, लेकिन सज्जा के बाद उसे रिहा कर दिया गया है। उसे इसी जगह रहना होगा और कभी भी यहाँ से 3 कोस से ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। अगर भागने की कोशिश की तो मौत की सजा दी जाएगी। उसे रहने और खाने के लिए हर दिन 5 शिलिंग दिए जाएंगे। वो आदेश मेरा नहीं है, मिलेडी ने ठंडेपन से जवाब दिया, क्योंकि उस पर मेरा नाम नहीं है। नाम? क्या तुम्हारा कोई नाम भी है? मैं आपके भाई का नाम धारण करती हूँ। हाँ, पर तुम्हारी गलत फहमी है। मेरा भाई तो तुम्हारा दूसरा पति है और तुम्हारा पहला पति अब भी जिंदा है। मुझे उसका नाम बताओ और मैं उसे शार्लेट बैक्सन की जगह लिख दूंगा। नहीं, तुम नहीं बताओगी? तुम खामोश हो? खैर, तो फिर तुम्हें शार्लेट बैक्सन के नाम से ही दर्ज किया जाएगा। मिलेडी खामोश रही, पर इस बार यह दिखावा नहीं था, बल्कि डर था। उसे लगा कि आदेश तामील होने के लिए तैयार है। उसने सोचा कि लॉर्ड डी विंटर ने उसके जाने की तैयारी तेज कर दी है। उसे लगा कि उसे आज शाम ही रवाना होना होगा। एक पल के लिए सब कुछ खत्म होता सा लगा। तभी अचानक उसने देखा कि उस आदेश पर कोई हस्ताक्षर, सिग्नेचर नहीं थे। इस खोज से उसे जो खुशी मिली, वह उससे छिपा नहीं सकी। हाँ हाँ, लॉर्ड डी विंटर बोले, जो उसके मन की बात समझ गए थे। हाँ, तुम दस्तखत ढूंढ रही हो और खुद से कह रही हो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उस आदेश पर दस्तखत नहीं है। ये सिर्फ मुझे डराने के लिए दिखाया गया है। तुम गलत हो। कल ये आदेश ड्यूक ऑफ बकिंघम के पास भेजा जाएगा। परसों ये उनके दस्तखत और उनकी मुहर के साथ वापस आएगा, और उसके 24 घंटे के भीतर मैं इसके पूरा होने की गारंटी देता हूँ। खुदा हाफिज महोदया। मुझे आपसे बस इतना ही कहना था। और मैं आपको जवाब देती हूँ मॉन्सियर, की शक्ति का ये दुरुपयोग एक झूठे नाम के सहारे, ये निर्वासन घिनौना है।
क्या तुम अपने असली नाम के साथ फांसी पर लटकना ज्यादा पसंद करोगी मिलेडी? तुम जानती हो कि शादी के दुरुपयोग पर अंग्रेजी कानून बहुत सख्त है। खुलकर बोलो। हालांकि मेरा नाम या यूं कहें कि मेरे भाई का नाम भी इस मामले से जुड़ेगा। पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने के लिए एक सार्वजनिक मुकदमे का तमाशा सहने का जोखिम भी उठा लूंगा। मिलेडी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लाश की तरह सफेद पड़ गई। ओह, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें यात्रा करना पसंद है। ये अच्छी बात है महोदया। और एक पुरानी कहावत है, यात्रा युवाओं को सिखाती है। कसम से तुम गलत नहीं हो। जिंदगी मीठी होती है। यही वजह है कि मैं इतनी सावधानी बरत रहा हूं कि तुम मेरी जान ना ले सको। अब बस वो 5 शिलिंग का सवाल बाकी रह गया है। तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा कंजूस हूं, है ना? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपने जेलरों को रिश्वत देने का मौका नहीं देना चाहता। वैसे भी तुम्हारे पास उन्हें रिझाने के लिए तुम्हारी खूबसूरती तो है ही। उसका इस्तेमाल करो। अगर फेल्टन के मामले में मिली हार ने तुम्हें ऐसी कोशिशों से डराया नहीं है। फिल्टन ने उसे नहीं बताया, मिलेडी ने मन ही मन कहा। तो फिर अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। और अब महोदया फिर मिलेंगे। कल मैं आकर आपको अपने संदेशवाहक की रवानगी की खबर दूंगा। लॉर्ड डी विंटर उठे, व्यंग्य से सलाम किया और बाहर चले गए। मिलेडी ने चैन की सांस ली। उसके पास अब भी 4 दिन थे। फेल्टन को पूरी तरह अपने जाल में फंसाने के लिए 4 दिन काफी थे। हालांकि उसके मन में एक खौफनाक विचार आया। उसने सोचा कि शायद लॉर्ड डे विंटर फेल्टन को ही बकिंघम से दस्तखत कराने के लिए भेज दें। उस स्थिति में फेल्टन उसके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि सफलता के लिए निरंतर मोह लेने का जादू जरूरी था। फिर भी जैसा कि हमने कहा, एक बात ने उसे तसल्ली दी। फेल्टन ने मुंह नहीं खोला था। चूंकि वह लॉर्ड डी विंटर की धमकियों से परेशान नहीं दिखना चाहती थी, वह मेज पर बैठी और उसने खाना खाया। फिर जैसा उसने पिछली शाम किया था, वह अपने घुटनों के बल बैठ गई और अपनी प्रार्थनाएं जोर जोर से दोहराने लगी। पिछली शाम की तरह सिपाही उसकी बात सुनने के लिए रुक गया। जल्द ही उसने संतरी के कदमों से भी हल्के कदमों की आवाज सुनी, जो गलियारे के अंत से आ रहे थे और उसके दरवाजे के पास आकर रुक गए। ये वही है, उसने कहा, और उसने वही भजन गाना शुरू किया जिसने पिछली शाम फेल्टन को बुरी तरह विचलित कर दिया था। लेकिन हालांकि उसकी सुरीली और प्रभावशाली आवाज पहले की तरह ही गूंज रही थी, दरवाजा बंद रहा। फिर भी मिलेडी को लगा कि जब उसने दरवाजे की जाली की ओर एक सरसरी नजर डाली, तो उसे उस छोटी सी झिड़ी में से उस नौजवान की जलती हुई आंखें दिखाई दीं। लेकिन चाहे ये हकीकत थी या उसका भ्रम, इस बार उसने खुद पर इतना काबू रखा कि वह अंदर नहीं आया। फिर भी भजन खत्म करने के कुछ ही पलों बाद मिलेडी को एक गहरी आह सुनाई दी। फिर वही कदम जो पास आए थे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, मानो कोई बड़े अफसोस के साथ दूर जा रहा हो। अध्याय 55। कैद। चौथा दिन। अगले दिन जब फेल्टन मिलैडी के कमरे में दाखिल हुआ, तो उसने उसे एक कुर्सी पर खड़ा पाया। उसके हाथों में मलमल के रुमालों से बनी एक रस्सी थी, जिसे उसने रुमालों को फाड़कर और उनके सिरों को आपस में जोड़कर बड़ी कुशलता से तैयार किया था। फेल्टन के आने की आहट सुनते ही मिलैडी फुर्ती से नीचे कूदी और उस काम चलाऊ रस्सी को अपने पीछे छिपाने की कोशिश करने लगी। नौजवान अधिकारी पहले से कहीं ज्यादा पीला दिख रहा था। उसकी आंखें नींद की कमी से लाल थीं, जो इस बात का सबूत थी कि उसकी रात किसी बुखार की तरह गुजरी है। फिर भी उसके माथे पर एक ऐसी कठोरता थी, जो पहले से कहीं अधिक सख्त और गंभीर थी। वह धीरे धीरे मिलेडी की ओर बढ़ा। मिलेडी अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उस जानलेवा रस्सी का एक सिरा अनजाने में, या शायद जानबूझकर, बाहर दिख रहा था। यह क्या है महोदया? उसने ठंडे स्वर में पूछा। वह कुछ भी तो नहीं, मिलेडी मुस्कुराई। उस मुस्कान में वही दर्दनाक भाव था जिसे वह जब चाहे अपने चेहरे पर ला सकती थी। बेजारी और उकताहट कैदियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं बस बोर हो रही थी, तो इस रस्सी को बुनकर अपना मन बहला रही थी। फिल्टन ने अपनी नजरें दीवार के उस हिस्से की ओर घुमाईं जहां मिलेडी खड़ी थी। उसके सिर के ठीक ऊपर दीवार में एक सुनहरी मुठिया वाला पेंच लगा था, जो कपड़े या हथियार लटकाने के लिए था। वह अचानक चौंक गया। कैदी ने उसकी उस घबराहट को ताड़ लिया, क्योंकि भले ही उसकी नजरें झुकी हुई थीं, पर उसकी पैनी दृष्टि से कुछ भी बचता नहीं था।
आप उस कुर्सी पर खड़ी क्या कर रही थीं? उसने पूछा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मिलेडी ने जवाब दिया। लेकिन फेल्टन ने ज़ोर देकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ। मुझसे सवाल मत कीजिए, कैदी ने कहा। आप जानते हैं कि हम सच्चे ईसाइयों के लिए झूठ बोलना वर्जित है। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर रही थीं, या आप क्या करना चाहती थीं। फेल्टन बोला। आप उस खौफनाक इरादे को पूरा करने जा रही थी जो आपके मन में पल रहा है। याद रखिए महोदय, अगर हमारा ईश्वर झूठ बोलने से मना करता है तो वह आत्महत्या की कहीं अधिक कड़ी निंदा करता है। जब ईश्वर अपने किसी बंदे को इस तरह बेसहारा देखता है, जहां उसे आत्महत्या और अपमान के बीच किसी एक को चुनना हो, तो यकीन मानिए मोन्सियर, मिलेडी ने गहरे विश्वास के साथ कहा, तब ईश्वर आत्महत्या को क्षमा कर देता है, क्योंकि तब वह मौत शहादत बन जाती है। आप या तो बहुत ज्यादा कह रही हैं या बहुत कम। बोलिए महोदया, खुदा के वास्ते साफ साफ कहिए, ताकि मैं अपनी बदकिस्मती की दास्तां सुनाऊं और आप उसे एक मनगढ़ंत कहानी समझें, ताकि मैं अपनी योजनाएं बताऊं और आप जाकर मेरे दुश्मन को सब बता दें। नहीं मोन्सियर, वैसे भी आपके लिए एक अभिशप्त कैदी की मौत या जिंदगी की क्या अहमियत है। आप तो बस मेरे शरीर के लिए जिम्मेदार हैं, है ना? और जब तक आप उन्हें मेरी लाश दिखा पाएंगे, उन्हें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि शायद आपको तो इसके लिए दोगुना इनाम मिले। मैं, महोदया, मैं, फेल्टन चिल्लाया। आपको लगता है कि मैं आपकी जान की कीमत स्वीकार करूंगा? ओह, आप जो कह रही हैं उस पर आपको खुद भी यकीन नहीं हो सकता। मुझे वह करने दीजिए जो मैं चाहती हूँ, फेल्टन, मुझे करने दीजिए, मिलेडी उत्तेजित होकर बोली। हर सिपाही महत्वाकांक्षी होता है ना? आप अभी लेफ्टिनेंट हैं। खैर, आप कप्तान के पद के साथ मुझे कब्र तक छोड़ने आएंगे। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? फेल्टन विचलित होकर बोला। कि आप खुदा और इंसानों के सामने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हैं। कुछ ही दिनों में आप यहां से दूर चली जाएंगी। महोदय, तब आपकी जिंदगी मेरी निगरानी में नहीं होगी, उसने एक आह भरकर कहा। और तब आप अपनी जिंदगी के साथ जो चाहें कर सकती हैं। तो मिलेडी चिल्लाई, मानो वह अपनी पवित्र नाराजगी को अब और दबा नहीं सकती थी। आप जैसा धार्मिक व्यक्ति, जिसे लोग न्यायप्रिय कहते हैं, वह बस एक ही चीज चाहता है कि मेरी मौत का इल्जाम आप पर ना आए। आपको सिर्फ अपनी सुविधा की चिंता है। मेरा फर्ज आपकी जान की हिफाजत करना है महोदया, और मैं करूंगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आप किस मिशन को पूरा कर रहे हैं? अगर मैं गुनहगार हूं तो ये काम काफी क्रूर है, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो आप इसे क्या नाम देंगे? ईश्वर इसे क्या नाम देगा? मैं एक सिपाही हूं महोदया, और मुझे मिले हुए आदेशों का पालन कर रहा हूं। तो क्या आपको लगता है कि कयामत के दिन ईश्वर अंधे झल्लादों और अन्यायी जजों के बीच कोई फर्क करेगा? आप नहीं चाहते कि मैं अपने शरीर का अंत करूं, और खुद उस शख्स के गुर्गे बन रहे हैं जो मेरी रूह को मारना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, फेल्टन ने भावुक होकर कहा, आपको कोई खतरा नहीं है। मैं लॉर्ड डी विंटर की उतनी ही गारंटी लेता हूं जितनी अपनी खुद की। नादान, मिलेडी चीखी। नादान, जो दूसरे इंसान की गारंटी लेने की हिम्मत करता है, जबकि सबसे बुद्धिमान लोग भी खुद की गारंटी लेने से हिचकिचाते हैं। और तुम ताकतवर और खुशनसीब लोगों का साथ दे रहे हो ताकि ये कमजोर और बदकिस्मत को कुचल सको। नामुमकिन महोदया, नामुमकिन, फिल्टन बुदबुदाया। उसे इस दलील की सच्चाई अपने दिल की गहराई में महसूस हो रही थी। एक कैदी के तौर पर आप मेरी वजह से आज़ाद नहीं होंगी, और जीवित रहते हुए आप मेरी वजह से अपनी जान नहीं खोएंगी। हाँ, मिलेडी चिल्लाई, लेकिन मैं वह खो दूंगी जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। मैं अपनी इज्जत खो दूंगी फेल्टन, और इसके लिए ईश्वर और इंसानों के सामने मैं आपको जिम्मेदार ठहराती हूँ। इस बार फेल्टन, चाहे वह जितना भी सख्त दिखने की कोशिश करता, उस गुप्त प्रभाव का सामना नहीं कर सका जो उस पर हावी हो रहा था। इस बेहद खूबसूरत महिला को देखना, जो कभी दुख में डूबी दिखती थी तो कभी चुनौती देती हुई, उसकी खूबसूरती और उसके दर्द के प्रभाव को एक साथ रोकना उस जैसे धार्मिक कट्टरपंथी के लिए बहुत ज्यादा था। ये उस दिमाग के लिए बहुत ज्यादा था जो पवित्र आस्था के सपनों से कमजोर हो चुका था। मिलेडी ने उसकी घबराहट देख ली। उसने भांप लिया कि उस नौजवान के भीतर भावनाओं की कैसी जंग चल रही है। एक कुशल सेनापति की तरह,
जो दुश्मन को हारता देख जीत की हुंकार भरता है। वह खड़ी हो गई। वह किसी प्राचीन पुजारिन की तरह सुंदर और किसी ईसाई कुमारी की तरह प्रेरित लग रही थी। उसके हाथ फैले हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, और उसकी नज़रों में वही आग थी जिसने पहले ही उस नौजवान प्यूरिटन की रगों में खलबली मचा दी थी। उसने अपनी सुरीली, लेकिन इस बार एक भयानक ऊर्जा से भरी आवाज में गाना शुरू किया। बाल के इस शिकार को भेज दिया जाए, शहीद को शेरों के सामने फेंक दिया जाए। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें पछताना सिखाएगा। गहराइयों से वह मेरी कराह सुन लेगा। फिल्टन उस अद्भुत नज़ारे के सामने पत्थर सा खड़ा रह गया। कौन हो तुम? तुम आखिर कौन हो? वह अपने हाथ जोड़कर चिल्लाया। क्या तुम ईश्वर का कोई संदेशवाहक हो, या नर्क की कोई दूत? तुम फरिश्ता हो या शैतान? तुम खुद को एलोवा कहती हो या एस्टार्ट? क्या तुम मुझे नहीं जानते फेल्टन? मैं न फरिश्ता हूं न शैतान। मैं इसी धरती की एक बेटी हूं और तुम्हारे ईमान की एक बहन हूं। बस इतना ही। हाँ हाँ, फेल्टन बोला, मुझे शक था, पर अब मुझे विश्वास है। तुम्हें विश्वास है, और फिर भी तुम उस बेलियल की औलाद के साथ ही बने हुए हो, जिसे लॉर्ड डी विंटर कहा जाता है। तुम्हें विश्वास है, और फिर भी तुम मुझे मेरे दुश्मनों के हाथ में छोड़ रहे हो। उस इंग्लैंड के दुश्मन के हाथ में, खुदा के दुश्मन के हाथ में। तुम्हें विश्वास है, और फिर भी तुम मुझे उसे सौंप रहे हो जो अपनी अय्याशियों और अधर्म से दुनिया को गंदा कर रहा है। उस नीच सारडानापलस को, जिसे अंधे लोग ड्यूक ऑफ बकिंघम कहते हैं, और विश्वास करने वाले उसे दज्जाल बुलाते हैं। मैं आपको बकिंघम को सौंप रहा हूं। मैं? आपके कहने का मतलब क्या है? उनकी आंखें हैं, मिलेडी चिल्लाई, पर वे देखते नहीं। उनके कान हैं, पर वे सुनते नहीं। हाँ हाँ, फेल्टन ने अपने पसीने से भरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, मैं उस आवाज को पहचानता हूं जो मेरे सपनों में मुझसे बात करती है। हाँ, मैं उस फरिश्ते के चेहरे को पहचानता हूं जो हर रात मुझे दिखता है और मेरी रूह से कहता है, प्रहार करो, इंग्लैंड को बचाओ, खुद को बचाओ, क्योंकि तुम ईश्वर को प्रसन्न किए बिना ही मर जाओगे। बोलिए, बोलिए, फेल्टन चिल्लाया, अब मैं आपको समझ सकता हूं। मिलेडी की आंखों में एक भयानक जीत की चमक कौंधी, जो सोच जितनी ही तेज थी। भले ही वह चमक पल भर के लिए थी, पर फेल्टन ने उसे देख लिया। वह ऐसे चौंका मानो उस रोशनी ने इस औरत के दिल की गहराइयों को उजागर कर दिया हो। उसे अचानक लॉर्ड डी विंटर की चेतावनियां याद आ गईं। मिलेडी के बहकावे याद आ गए। वह एक कदम पीछे हटा और अपना सिर झुका लिया, लेकिन वह उसे देखता रहा, मानो उस अजीब जीव के जादू में फंसा हो और अपनी आंखें उसे हटा ना पा रहा हो। मिलेडी इस हिचकिचाहट का मतलब समझने वाली औरत थी। अपनी तमाम भावनाओं के बावजूद उसकी बर्फीली शांति ने उसे कभी नहीं छोड़ा। इससे पहले कि फेल्टन कोई जवाब देता, उसने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए, और जैसे एक महिला की कमजोरी किसी कट्टरपंथी के जोश पर भारी पड़ती है, वह बोली, लेकिन नहीं, मैं वह जुडिथ नहीं हूं जो बेथुलिया को आजाद कराए। ईश्वर की तलवार मेरी बाहों के लिए बहुत भारी है। मुझे मौत के जरिए अपना अपमान टालने दीजिए। मुझे शहादत की शरण लेने दीजिए। मैं आपसे आज़ादी नहीं मांग रही, और न ही बदला मांग रही हूं। बस मुझे मरने दीजिए। मैं आपके घुटनों के बल गिरकर मिन्नत करती हूं। मुझे मरने दीजिए, और मेरी आखिरी सांस मेरे रक्षक के लिए दुआ होगी। उस सुरीली और विनती भरी आवाज को सुनकर, उस डरी हुई और झुकी हुई नजर को देखकर, फेल्टन खुद को अपराधी महसूस करने लगा। धीरे धीरे उस जादूगरनी ने अपनी सुंदरता, नम्रता और आंसुओं का वह जादुई कवच फिर से ओढ़ लिया, जिसे वह अपनी मर्जी से पहन और उतार सकती थी। अफसोस, फेल्टन ने कहा, मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूं, और वह है आप पर तरस खाना, अगर आप मुझे साबित कर सकें कि आप वाकई एक शिकार हैं। लेकिन लॉर्ड डी विंटर आप पर बहुत क्रूर इल्जाम लगाते हैं। आप एक ईसाई हैं। आप धर्म में मेरी बहन हैं। मैं आपकी ओर खिंचाव महसूस कर रहा हूं। मैं, जिसने आज तक अपने संरक्षक के अलावा किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन आप, जो असलियत में इतनी सुंदर है, आपने जरूर कुछ बड़े गुनाह किए होंगे कि लॉर्ड डे विंटर आपके पीछे इस तरह पड़े हैं। उनकी आंखें हैं, मिलेडी ने गहरे दुख के साथ फिर दोहराया, पर वे देखते नहीं। उनके कान हैं, पर वे सुनते नहीं। लेकिन, नौजवान अधिकारी चिल्लाया, तो फिर बोलिए, कहिए। अपनी शर्म की दास्तां आपको सुनाऊं?
मिलेडी ने अपने चेहरे पर हया की लाली लाते हुए कहा, क्योंकि अक्सर एक का जुर्म दूसरे की शर्म बन जाता है। अपनी शर्म आपको सुनाऊं? आप एक पुरुष हैं और मैं एक महिला। ओह! उसने अपनी सुंदर आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझसे एक भाई से भी नहीं? फेल्टन ने पूछा। मिलेडी ने कुछ देर तक उसे ऐसे देखा जैसे उसे संदेह हो, लेकिन असल में वह उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। फिल्टन अब खुद विनती कर रहा था। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, तो फिर, मिलेडी ने कहा, मैं अपने भाई पर भरोसा करती हूँ। मैं हिम्मत करूंगी। तभी लॉर्ड डी विंटर के कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार वह भयानक देवर सिर्फ दरवाजे के सामने से गुजरा नहीं, बल्कि वह रुका। उसने संतरी से कुछ बात की और फिर दरवाजा खुला और वह अंदर आ गया। उन दो शब्दों के आदान प्रदान के दौरान फेल्टन फुर्ती से पीछे हट गया। जब लॉर्ड डी विंटर अंदर आए तो वह कैदी से काफी दूर खड़ा था। बैरन धीरे धीरे अंदर आए। उनकी पैनी नजर मिलेडी और उस नौजवान अधिकारी के बीच घूम रही थी। तुम यहाँ बहुत देर से हो, जॉन, उन्होंने कहा। क्या ये औरत तुम्हें अपने जुर्मों की कहानियां सुना रही है? अगर ऐसा है तो मैं समझ सकता हूँ कि बातचीत इतनी लंबी क्यों चली। फिल्टन चौंक गया। मिलेडी को लगा कि अगर उसने इस समय उस घबराए हुए प्यूरिटन की मदद नहीं की तो सब बर्बाद हो जाएगा। आह, आपको डर है कि कहीं आपकी कैदी भाग न जाए, उसने कहा। खैर, अपने इस काबिल जेलर से ही पूछ लीजिए कि मैंने अभी इनसे किस एहसान की भीख मांगी थी। तुमने कोई एहसान मांगा? बैरन ने शक के साथ पूछा। हाँ, माय लॉर्ड, नौजवान ने घबराते हुए जवाब दिया। और कैसा एहसान? जरा मैं भी तो जानूं, लॉर्ड डी विंटर ने पूछा। एक चाकू जिसे वह मुझे दरवाजे की जाली से वापस कर देती, उसे पाने के 1 मिनट बाद ही, फेल्टन ने जवाब दिया। तो यहाँ कोई छिपा हुआ है जिसका गला ये प्यारी महिला काटना चाहती है, डी विंटर ने तंज कसते हुए कहा। वह इंसान मैं खुद हूं, मिलेडी ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें अमेरिका और फांसी के बीच चुनाव करने को कहा था, लॉर्ड डे विंटर ने उत्तर दिया। फांसी चुन लो महोदया। यकीन मानो, रस्सी चाकू से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होती है। फिल्टन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया कि जब वह अंदर आया था तो मिलेडी के हाथ में एक रस्सी थी। आप सही कह रहे हैं, उसने कहा। मैंने अक्सर इस बारे में सोचा है। फिर उसने धीमी आवाज में जोड़ा, और मैं फिर से इस बारे में सोचूंगी। फिल्टन की हड्डियों के गूदे तक एक सिहरन दौड़ गई। शायद लॉर्ड डी विंटर ने उसकी इस घबराहट को ताड़ लिया था। खुद पर काबू रखो, जॉन, उन्होंने कहा। मैंने तुम पर भरोसा किया है मेरे दोस्त। सावधान, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, पर हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। 3 दिनों में हमें इस बला से छुटकारा मिल जाएगा, और जहां मैं इसे भेजूंगा वहां यह किसी का नुकसान नहीं कर पाएगी। सुना आपने? मिलेडी चिल्लाई। उसने अपनी आवाज में ऐसी तीव्रता भरी मानो वह खुदा को पुकार रही हो, पर वह चाहती थी कि फेल्टन उसकी बात समझे। फिल्टन ने अपना सिर झुका लिया और सोचने लगा। बैरन ने नौजवान अधिकारी की बांह पकड़ी और उसे बाहर ले जाने लगे। वे मुड़ मुड़कर मिलेडी को देख रहे थे जब तक कि वे बाहर नहीं निकल गए। खैर, दरवाजा बंद होने पर कैदी ने खुद से कहा, मैं उतनी आगे नहीं बढ़ी जितना मुझे लगा था। डी विंटर की बेवकूफ़ी अब एक अजीब सी सावधानी में बदल गई है। यह प्रतिशोध की आग ही है जो इंसान को बदल देती है। रही बात फेल्टन की, तो वह हिचकिचा रहा है। आह! वह उस कमबख्त डार्टेनन जैसा मर्द नहीं है। एक प्यूरिटन सिर्फ हाथ जोड़कर पूजा करना जानता है, जबकि एक मस्कटियर वह बाहों में भरकर प्यार करना जानता है। मिलेडी बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसे डर था कि कहीं दिन बीत जाए और वह फेल्टन से दोबारा न मिल पाए। आखिर 1 घंटे बाद उसे दरवाजे पर धीमी आवाज में किसी के बोलने की आहट मिली। दरवाजा खुला और फेल्टन दिखाई दिया। नौजवान तेजी से कमरे के अंदर आया। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया और मिलेडी को खामोश रहने का इशारा किया। उसका चेहरा बहुत विचलित था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने पूछा। सुनिए, फेल्टन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने संतरी को हटा दिया है ताकि मैं यहाँ किसी को पता चले बिना रह सकूं और आपसे बात कर सकूं। बैरन ने अभी मुझे एक खौफनाक कहानी सुनाई है। मिलेडी ने एक बेबस शिकार की तरह अपनी मुस्कान ओढ़ ली और सिर हिलाया। या तो तुम एक शैतान हो, फेल्टन ने आगे कहा, या बैरन,
जो मेरा उपकारी है, मेरा पिता है, वह एक राक्षस है। मैं तुम्हें 4 दिन से जानता हूँ, उन्हें 4 साल से प्यार करता हूँ। इसलिए मैं तुम दोनों के बीच फैसला नहीं कर पा रहा। मेरी बात से घबराओ मत। मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। आज रात 12 बजे के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा और तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा। नहीं फ़िल्टन, नहीं मेरे भाई, उसने कहा। यह बलिदान बहुत बड़ा है। मैं जानती हूँ कि इसकी तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। नहीं, मैं तो बर्बाद हो ही चुकी हूँ। तुम मेरे साथ बर्बाद मत हो। मेरी मौत मेरी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा असरदार होगी और एक लाश की खामोशी तुम्हें मेरी बातों से कहीं ज़्यादा यकीन दिला देगी। खामोश रहिए महोदया, फ़ेल्टन चिल्लाया। मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। मैं आपसे यह वादा लेने आया हूँ। अपनी इज़्ज़त की कसम खाइए कि आप अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगी। मैं वादा नहीं करूँगी, मिलेडी ने कहा, क्योंकि मैं वादे और कसम की बहुत इज़्ज़त करती हूँ और अगर मैंने वादा किया, तो मुझे उसे निभाना पड़ेगा। ठीक है, फ़ेल्टन बोला, बस तब तक का वादा कीजिए जब तक हम दोबारा ना मिलें। अगर मिलने के बाद भी आप अपनी बात पर अड़ी रहीं, तो ठीक है, तब आप आज़ाद होंगी और मैं खुद आपको वह हथियार दूँगा जो आप चाहती हैं। ठीक है, मिलेडी ने कहा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। कसम खाइए। मैं अपने खुदा की कसम खाती हूँ। क्या अब आप संतुष्ट हैं? ठीक है, फ़िल्टन ने कहा, आज रात तक। और वह कमरे से बाहर भाग गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और गलियारे में ही रुक गया। उसने संतरी का हथियार अपने हाथ में ले लिया, मानो वह उसकी जगह पहरा दे रहा हो। जब असली संतरी वापस आया तो फ़ेल्टन ने उसे उसका हथियार लौटा दिया। फिर दरवाजे की जाली से मिलेडी ने देखा कि वह नौजवान एक अजीब से जुनून के साथ इशारा कर रहा है और एक गहरी खुशी के साथ वहां से चला गया। रही बात उसकी, तो वह अपने होंठों पर एक जंगली हिकारत भरी मुस्कान लिए वापस अपनी जगह पर बैठ गई। उसने खुदा के उस नाम को फिर दोहराया जिसकी उसने अभी कसम खाई थी जबकि वह उसे जानती तक नहीं थी। हे मेरे ईश्वर, उसने कहा, कितना मूर्ख है यह कट्टरपंथी। हे मेरे ईश्वर, ये मैं हूं, मैं और ये लड़का जो मेरा इंतकाम लेने में मेरी मदद करेगा। अध्याय 56। कैद। 5वां दिन। मिलेडी ने हालांकि एक आधी जीत हासिल कर ली थी और इस कामयाबी ने उसकी ताकत को दोगुना कर दिया था। उन मर्दों को जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी जिन्हें वह अब तक जीतती आई थी, जो खुद को आसानी से बहकने देते थे, जिन्हें दरबार की चकाचौंध ने खुद ही उसके जाल की ओर धकेल दिया था। मिलेडी इतनी सुंदर थी कि शायद ही कोई पुरुष उसके शारीरिक आकर्षण का विरोध कर पाता और वह इतनी चतुर थी कि मन की हर बाधा को पार करना बखूबी जानती थी। लेकिन इस बार उसका सामना एक बहुत ही कठोर स्वभाव से था, एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक संयम के कारण संवेदनाहीन हो चुका था। मजहब के कड़े नियमों ने फेल्टन को एक ऐसा इंसान बना दिया था जिस पर साधारण प्रलोभन असर नहीं करते थे। उस शुद्ध मस्तिष्क में इतनी विशाल योजनाएं और उथल पुथल चल रही थीं, यह कि वहां किसी क्षणिक या शारीरिक प्रेम के लिए कोई जगह नहीं बची थी। फिर भी मिलेडी ने अपनी झूठी मर्यादा के जरिए उस व्यक्ति के मन में दरार पैदा कर दी थी जो उसके खिलाफ भयंकर पूर्वाग्रह रखता था। उसने अपनी सुंदरता से उस हृदय में सेंध लगा ली थी जो अब तक निष्पाप था। संक्षेप में कहें तो प्रकृति और धर्म के सबसे विद्रोही पात्र पर प्रयोग करके उसने उन भावनाओं को भी माप लिया था जिनसे वह अब तक अनजान थी। शाम को कई बार वह भाग्य और खुद से निराश हुई। वह ईश्वर को याद नहीं कर रही थी, बल्कि उसे बुराई की उस महान शक्ति पर अटूट विश्वास था जो मानव जीवन के हर पहलू पर राज करती है। वही शैतानी शक्ति जिसके बारे में अरबी कहानियों में कहा गया है कि एक अनार का दाना ही पूरी उजड़ी हुई दुनिया को दोबारा बसाने के लिए काफी है। मिलेडी ने फेल्टन के आने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था। वह जानती थी कि उसके पास केवल 2 दिन बचे हैं। एक बार बकिंघम ने उस आदेश पर दस्तखत कर दिए तो सब खत्म हो जाएगा और बकिंघम उस पर साइन जरूर कर देगा क्योंकि उस पर एक झूठा नाम लिखा था। वह उस औरत को पहचान नहीं पाएगा। एक बार वह आदेश साइन हो गया तो बैरन उसे तुरंत यहाँ से रवाना कर देगा। मिलेडी अच्छी तरह जानती थी कि निर्वासन की सजा काट रही महिला की तुलना में एक मर्यादापूर्ण महिला की सुंदरता
कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होती है। गरीबी उसे नापसंद थी और अपमान उसकी गरिमा को कुचल देता था। मिलेडी केवल रानियों के बीच रहकर ही खुद को रानी महसूस करती थी। दूसरों पर हुक्म चलाना उसके लिए कोई सुख नहीं बल्कि एक ज़रूरत थी। उसे अपने निर्वासन से वापस तो आना ही था, इसमें उसे कोई शक नहीं था। लेकिन यह निर्वासन कब तक चलेगा? मिलेडी जैसी महत्वाकांक्षी महिला के लिए वे दिन व्यर्थ थे जो ऊंचाइयों को छूने में न बीते हों। 1 साल, 2 साल या 3 साल खोना उसके लिए अनंत काल जैसा था। कार्डिनल की मृत्यु या पतन के बाद वापस आना, जब डार्टेनन और उसके दोस्त रानी से इनाम पाकर खुशियां मना रहे हों, यह विचार उससे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसके भीतर जो तूफान गरज रहा था, उसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। अगर उसका शरीर उसकी रूह जितना बड़ा होता, तो वह जेल की दीवारों को चीर कर बाहर निकल आती। इस सब के बीच उसे कार्डिनल की याद सता रही थी। वह संदेही और बेचैन कार्डिनल उसकी खामोशी के बारे में क्या सोच रहा होगा? वही कार्डिनल जो इस समय उसका इकलौता सहारा था और उसके भविष्य के इंतकाम का मुख्य हथियार भी। वह जानती थी कि अगर वह नाकाम होकर लौटी, तो कार्डिनल उसकी किसी तकलीफ पर गौर नहीं करेगा। वह तो बस अपनी उसी ठंडी मुस्कान के साथ कहेगा, तुम्हें खुद को पकड़े जाने ही नहीं देना चाहिए था। समय बीतता गया। घड़ी की हर टिक टिक कैदी के दिल पर चोट कर रही थी। रात 9 बजे लॉर्ड डी विंटर हमेशा की तरह मुआयना करने आए। उन्होंने खिड़कियों और सलाखों की जांच की, फर्श और दीवारों को टटोला, चिमनी और दरवाजों को गौर से देखा। इस पूरी जांच के दौरान न तो उन्होंने और न ही मिलेडी ने एक शब्द बोला। दोनों ही समझ चुके थे कि हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। अब बेकार के शब्दों या गुस्से का कोई मतलब नहीं था। खैर, बैरन ने बाहर निकलते हुए कहा, तुम आज रात तो भाग नहीं पाओगी। रात 10 बजे फिल्टन आया और उसने संतरी को तैनात किया। मिलेडी ने उसके कदमों की आहट पहचान ली। वह अब उन कदमों से उतनी ही वाकिफ थी जितनी एक प्रेमिका अपने प्रेमी की आहट से होती है, लेकिन वह इस कमजोर कट्टरपंथी से नफरत भी करती थी और उसे तुच्छ भी समझती थी। आधी रात को संतरी बदला गया। यही वह समय था जिसका मिलेडी को इंतजार था। 10 मिनट बाद फेल्टन आया। मिलेडी पूरी तरह सतर्क हो गई। सुनो, उस नौजवान ने संतरी से कहा, किसी भी हाल में दरवाजा मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें पता है कि कल रात माय लॉर्ड ने एक सिपाही को सजा दी थी क्योंकि उसने एक पल के लिए अपनी पोस्ट छोड़ी थी। जी, मुझे पता है, सिपाही ने जवाब दिया। इसलिए बहुत सावधानी बरतना, मैं इस औरत की दोबारा जांच करने जा रहा हूँ। मुझे डर है कि वह अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती है। मुझे उसे देखने के आदेश मिले हैं। बहुत अच्छे, मिलेडी मन ही मन बुदबुदाई। ये कट्टर प्यूरिटन झूठ बोल रहा है। रही बात सिपाही की, तो वह सिर्फ मुस्कुराया। क्या बात है लेफ्टिनेंट, उसने कहा। आप वाकई किस्मत वाले हैं कि आपको ऐसी ड्यूटी मिली है, खासकर अगर माय लॉर्ड ने आपको उसके बिस्तर की जांच करने की भी इजाजत दी हो। फिल्टन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। किसी और मौके पर उसने सिपाही को इस मजाक के लिए डांटा होता, लेकिन उसका अपना जमीर इस समय उसे बोलने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने कहा, अगर मैं आवाज दूं तो फौरन आना, और अगर कोई और आए तो मुझे बुलाना। जी, लेफ्टिनेंट, सिपाही ने जवाब दिया। फिल्टन मिलेडी के कमरे में दाखिल हुआ। मिलेडी खड़ी हो गई। आप आ गए, उसने कहा। मैंने आने का वादा किया था, फिल्टन बोला, और मैं आ गया हूं। आपने कुछ और भी वादा किया था। क्या? मेरे ईश्वर, नौजवान बुदबुदाया। खुद पर काबू रखने की कोशिश के बावजूद उसके घुटने कांप रहे थे। उसके माथे पर पसीना आ गया था। आपने वादा किया था कि आप एक चाकू लाएंगे और हमारी बातचीत के बाद उसे मेरे पास छोड़ देंगे। महोदया, अब उस बारे में और बात मत कीजिए, फिल्टन ने कहा। कोई भी स्थिति इतनी भयानक नहीं हो सकती जो ईश्वर के किसी बंदे को खुद की जान लेने की इजाजत दे। मैंने बहुत सोचा है, मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। आह, तो आपने सोच लिया, कैदी ने तिरस्कार की मुस्कान के साथ कहा। और मैंने भी कुछ सोच लिया है। क्या सोचा है आपने? यही कि मुझे उस इंसान से कुछ नहीं कहना जो अपनी जुबान का पक्का ना हो। ओह, मेरे खुदा, फेल्टन बड़बड़ाया। आप जा सकते हैं, मिलेडी ने कहा। मैं कोई बात नहीं करूंगी। यह रहा वह चाकू। फेल्टन ने अपनी जेब से वह हथियार निकालते हुए कहा।
वह उसे देने में अब भी हिचकिचा रहा था। मुझे इसे देखने दीजिए, मिलेडी ने कहा। किस लिए? मेरे सम्मान की कसम, मैं इसे तुरंत आपको लौटा दूंगी। आप इसे उस मेज पर रख दीजिए और आप मेरे और उस मेज के बीच खड़े रह सकते हैं। फिल्टन ने वह हथियार मिलेडी की ओर बढ़ा दिया। उसने उसकी धार को गौर से देखा और उसकी नोक को अपनी उंगली के पोरों पर आजमाया। खैर, उसने चाकू वापस करते हुए कहा, यह बेहतरीन फौलाद है। फिल्टन, तुम एक वफादार दोस्त हो। फिल्टन ने चाकू वापस लिया और वादे के मुताबिक उसे मेज पर रख दिया। मिलेडी की आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि चमक उठी। अब, उसने कहा, मेरी बात सुनो। नौजवान अधिकारी उसके सामने सीधा खड़ा हो गया। वह उसके हर शब्द को जैसे पी जाने के लिए बेताब था। फिल्टन, मिलेडी ने गहरी उदासी के साथ कहा, कल्पना करो कि तुम्हारी अपनी बहन, तुम्हारे पिता की बेटी तुमसे बात कर रही है। जब मैं बहुत कम उम्र की थी और बदकिस्मती से सुंदर थी, मुझे एक जाल में फंसाया गया। मैंने विरोध किया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, मुझ पर हिंसा की गई, लेकिन मैं लड़ती रही। उस मजहब और उस खुदा का अपमान किया गया जिसकी मैं इबादत करती हूँ, पर मैं फिर भी अडिग रही। फिर मुझ पर जुल्मों के पहाड़ तोड़े गए और जब वे मेरी रूह को नहीं कुचल पाए, तो उन्होंने मेरे शरीर को हमेशा के लिए अपवित्र करने की साजिश रची और अंत में मिलेडी रुक गई। उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। अंत में? फेल्टन ने बेचैनी से पूछा। अंत में उन्होंने क्या किया? आखिरकार एक शाम मेरे दुश्मन ने उस प्रतिरोध को खत्म करने का फैसला किया जिसे वह जीत नहीं सका था। एक शाम उसने मेरे पानी में एक तेज नशीली दवा मिला दी। खाना खत्म करते ही मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी सुस्ती महसूस होने लगी। हालांकि मैं बेखबर थी, पर फिर भी एक अनजाना डर मुझे सताने लगा। मैंने नींद से लड़ने की कोशिश की। मैं उठी। मैं खिड़की की तरफ भागना चाहती थी ताकि मदद के लिए चिल्ला सकूं, लेकिन मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। ऐसा लगा मानो छत मेरे सिर पर गिर रही हो। मैंने हाथ फैलाए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ अस्पष्ट आवाजें निकलीं। एक असहनीय कमजोरी मुझ पर छा गई। मैंने कुर्सी का सहारा लिया, पर मेरी बाहें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैंने प्रार्थना करनी चाहिए, पर मेरी जुबान जम चुकी थी। ईश्वर ने शायद न मुझे देखा, न सुना, और मैं उस गहरी नींद में डूब गई जो मौत जैसी थी। उस नींद में मेरे साथ क्या हुआ या कितना समय बीत गया, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि जब मेरी आंख खुली तो मैं एक गोल कमरे के बिस्तर पर थी। वहां का फर्नीचर बहुत ही शाही था। रोशनी सिर्फ छत के एक छेद से आ रही थी। वहां कोई दरवाजा नहीं था। उसे एक शानदार जेल कहा जा सकता था। मुझे यह समझने में बहुत वक्त लगा कि मैं कहाँ हूँ। मेरा दिमाग उस अंधेरे को हटाने की कोशिश कर रहा था। मुझे धुंधला सा याद था कि मुझे एक बग्घी में ले जाया गया था। एक खौफनाक सपना जिसमें मेरी सारी ताकत खत्म हो गई थी। पर यह सब इतना धुंधला था कि लगा जैसे यह मेरी नहीं, किसी और की जिंदगी की कहानी हो। कभी कभी मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं कांपते हुए उठी। मेरे कपड़े पास की एक कुर्सी पर रखे थे। मुझे याद नहीं था कि मैंने कपड़े कब उतारे या मैं बिस्तर पर कब आई। फिर धीरे धीरे असलियत मुझ पर जाहिर हुई। एक खौफनाक हकीकत। मैं अब उस घर में नहीं थी जहां मैं रहती थी। सूरज की रोशनी से लग रहा था कि अगला दिन भी आधा बीत चुका है। यानी मैं पूरे 24 घंटे से सो रही थी। इस लंबी नींद के दौरान क्या हुआ था? मैंने जल्दी से कपड़े पहने। कमरा यकीनन किसी महिला के स्वागत के लिए सजाया गया था। वहां ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। लेकिन फिल्टन, वह जेल ही थी। मैंने दीवारों को टटोला, दरवाजा ढूंढने की कोशिश की, पर हर तरफ पत्थर की दीवारें थीं। मैं थककर और डरकर एक कुर्सी पर गिर पड़ी। रात तेजी से घिर आई और अंधेरे के साथ मेरा डर भी बढ़ गया। मुझे लगा कि मैं चारों ओर से अनजाने खतरों से घिरी हूं। हालांकि मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया था, पर डर की वजह से मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी। बाहर से कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था जिससे समय का अंदाजा हो सके। मुझे लगा कि शाम के 7 या 8 बज रहे होंगे। अचानक एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। छत के छेद से एक तेज़ रोशनी अंदर आई और मैंने देखा कि एक आदमी मुझसे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा है। मेज़ पर 2 लोगों का खाना सजा हुआ था,
जैसे कोई जादू हुआ हो। वह वही आदमी था जो 1 साल से मेरे पीछे पड़ा था, जिसने मेरी मर्यादा छीनने की कसम खाई थी और उसके पहले ही शब्दों ने मुझे बता दिया कि उसने पिछली रात अपना मकसद पूरा कर लिया है। नीच! फेल्टन बुदबुदाया। हाँ, नीच! मिलेडी चिल्लाई। उसने देखा कि वह नौजवान अधिकारी उसकी कहानी में पूरी तरह डूब चुका है। हाँ, नीच! उसे लगा कि मेरी नींद में उसने मुझ पर जो जीत हासिल की है, उससे सब खत्म हो गया। वह आया, ये उम्मीद लेकर कि मैं अपनी रुसवाई को स्वीकार कर लूँगी। वह मेरे प्यार के बदले अपनी दौलत देने आया था। एक औरत के दिल में जितनी नफ़रत और तिरस्कार हो सकता है, मैंने उस आदमी पर उड़ेल दिया। वह खामोश रहा, मुस्कुराता रहा। जब उसने सोचा कि मैं सब कह चुकी हूँ, वह मेरी ओर बढ़ा। मैंने झपट कर मेज़ से एक चाकू उठाया और अपनी छाती पर रख लिया। मैंने कहा, "एक कदम और आगे बढ़े, तो मेरी रुसवाई के साथ-साथ तुम्हें मेरी मौत का पाप भी ढोना पड़ेगा।" मेरे लहज़े में शायद ऐसी सच्चाई थी कि वह रुक गया। उसने कहा, "तुम्हारी मौत? ओह नहीं, तुम इतनी प्यारी माशूक़ा हो कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। विदा, मेरी सुंदरी। मैं अगली बार तब आऊँगा जब तुम्हारा मिज़ाज बेहतर होगा।" उसने एक सीटी बजाई, रोशनी गायब हो गई। मैं फिर से अंधेरे में थी। फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं अकेली थी। वह पल बहुत ही खौफ़नाक था। मेरी बर्बादी अब एक कड़वी हकीकत बन चुकी थी। मैं एक ऐसे आदमी के वश में थी जिससे मैं न केवल नफ़रत करती थी, बल्कि उसे तुच्छ समझती थी। वह आदमी कुछ भी कर सकता था। लेकिन वह आदमी कौन था? फ़िल्टन ने फिर पूछा। मैंने पूरी रात उस कुर्सी पर बैठकर गुज़ारी। आधी रात को रोशनी बुझ गई और मैं फिर अंधेरे में थी। पर उस रात उसने कोई और कोशिश नहीं की। सुबह हुई, मेज़ गायब थी, पर चाकू अभी भी मेरे हाथ में था। वह चाकू ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं थकान से चूर थी। नींद की कमी से मेरी आँखें जल रही थीं। पर मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाई थी। दिन की रोशनी ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। मैं बिस्तर पर गिर पड़ी, पर उस चाकू को मैंने अपने तकिए के नीचे छिपा लिया। जब मेरी आँख खुली, तो नया खाना रखा हुआ था। अब मुझे भयंकर भूख महसूस हो रही थी। 48 घंटों से मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने कुछ रोटी और फल खाए, पर उस पानी को मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे नशीली दवा का डर था। मैंने पास ही लगे एक फव्वारे से पानी पिया। अगले दिन फिर वही हुआ। शाम को मेज़ फर्श के नीचे चली गई और फिर खाना लेकर आई। इस बार मैंने सिर्फ 2 अंडे और फल खाए और फिर उसी फव्वारे से पानी पिया। पर पहले ही घूंट में मुझे स्वाद बदला हुआ लगा। मुझे तुरंत शक हुआ। मैंने आधा गिलास ही पिया था। मैंने बाकी पानी फेंक दिया और डर के मारे काँपने लगी। यकीनन किसी ने मुझे उस फव्वारे से पानी पीते देख लिया था और मेरी उस आखिरी उम्मीद को भी छीन लिया था। आधे घंटे के भीतर ही मुझ पर वही असर होने लगा। पर चूंकि मैंने सिर्फ वो आधा गिलास पिया था, मैं ज़्यादा देर तक लड़ पाई। मैं पूरी तरह नहीं सोई, पर मैं एक ऐसी सुस्ती में डूब गई जहां मुझे आसपास का सब महसूस हो रहा था, पर मुझ में हिलने की ताकत नहीं थी। मैं बिस्तर की ओर रेंगते हुए बढ़ी उस चाकू को ढूंढने के लिए, पर मैं तकिए तक नहीं पहुंच पाई। मैं घुटनों के बल गिर गई और मुझे महसूस हुआ कि अब मैं फिर से हार गई हूं। फिल्टन का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। और सबसे खौफनाक बात यह थी, मिलेडी ने गला रूंधते हुए कहा, कि उस वक्त मुझे सब पता था। मेरी रूह जागी हुई थी। मैंने सब देखा, सब सुना। वह किसी डरावने सपने जैसा था। मैंने देखा कि चिराग ऊपर उठ गया और फिर वही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आ रहा है, जैसे कोई अभागा इंसान रेगिस्तान में सांप के आने को महसूस करता है। मैंने चिल्लाने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से खुद को खड़ा किया, पर मैं तुरंत वापस गिर पड़ी उस दरिंदे की बाहों में। मुझे बताइए वो आदमी कौन था? नौजवान अधिकारी चीख पड़ा। मिलेडी ने देखा कि फेलिटन के दिल पर उसके शब्दों का गहरा घाव हो रहा है। वह उसे और तड़पाना चाहती थी। उसने बात जारी रखी, पर इस बार उसे एक बेजान शरीर से नहीं लड़ना था। मैंने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। वह चिल्ला उठा, ये कमबख्त प्यूरिटन्स! मुझे पता था कि ये जल्लादों को थका देते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ये अपने प्रेमियों के खिलाफ भी इतने मजबूत होते हैं। अफसोस, मेरी कमज़ोर ताकत ज़्यादा देर नहीं टिकी। मैं
बेहोश हो गई। फिल्टन खामोशी से सुन रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था और वह अपने कोट के नीचे अपनी छाती को खरोंच रहा था। जब मुझे होश आया, मैंने तकिए के नीचे चाकू ढूंढा। मैंने सोचा कि अगर मैं खुद को नहीं बचा पाई, तो कम से कम अपना प्रायश्चित तो कर ही सकती हूँ। पर उस चाकू को हाथ में लेते ही मेरे मन में एक भयानक विचार आया। फिल्टन, मैंने आपसे सच बोलने का वादा किया है, चाहे वह मुझे तबाह ही क्यों ना कर दे। आपके मन में उस आदमी से बदला लेने का ख्याल आया, है ना? फिल्टन चिल्लाया। हाँ, मिलेडी बोली। वह विचार एक ईसाई का नहीं था, मैं जानती हूँ, पर शैतान ने मेरे मन में वह बात डाल दी थी। मैं क्या कहूँ फिल्टन, आज मैं उसी खौफनाक विचार की सजा काट रही हूँ। कहिए, आगे कहिए, फिल्टन बोला। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने अपना इंतकाम कैसे लिया। मैंने तय किया कि मैं अगली रात का इंतजार करूंगी। दिन भर मुझे कोई खतरा नहीं था। मैंने सुबह का खाना खाया ताकि मुझ में ताकत रहे। शाम को मैंने खाने का नाटक किया, पर खाया कुछ नहीं। मैंने एक गिलास पानी छिपा लिया था, क्योंकि 48 घंटे प्यासा रहना बहुत बड़ी सजा थी। दिन भर मैं अपनी योजना मजबूत करती रही। मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मुझे पता था कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। फिल्टन, कई बार मैं मुस्कुराई, पर मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं किस बात पर मुस्कुरा रही थी। आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। कहिए, कहिए, फिल्टन ने कहा। मैं अंत जानना चाहता हूँ। शाम हुई, अंधेरे में मेरा खाना आया, फिर चिराग जलाया गया। मैंने सिर्फ थोड़े फल खाए। मैंने जुग से पानी डालने का नाटक किया, पर पिया वही पानी जो मैंने बचा कर रखा था। मैंने यह सब इतनी सफाई से किया कि जासूसों को शक न हो। खाने के बाद मैंने वही सुस्ती दिखाई जैसे कल दिखाई थी। मैं बिस्तर पर गई और लेट गई। चाकू तकिए के नीचे ही था। मैंने सोने का नाटक किया और मूंठ को कसकर पकड़ लिया। 2 घंटे बीत गए। मुझे डर लगने लगा कि शायद वह नहीं आएगा। तभी चिराग ऊपर उठ गया। कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस अंधेरे में देखने की कोशिश की। 10 मिनट बीत गए। मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने खुदा से दुआ की कि वह आए। तभी दरवाज़ा खुला। कालीन मोटा था, पर फिर भी फर्श की चरचराहट सुनाई दी। मैंने देखा कि एक साया मेरे बिस्तर की ओर बढ़ रहा है। जल्दी कहिए, फेल्टन चिल्लाया। आपका एक एक शब्द पिघले हुए शीशे की तरह मुझे जला रहा है। तब, मिलेडी ने कहा, तब मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई। मुझे लगा कि न्याय का समय आ गया है। मैं उठी, हाथ में चाकू लिए, और जैसे ही वह बिस्तर के पास आया और अपने शिकार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, मैंने अपनी पूरी नफरत और चीख के साथ वह चाकू उसके सीने के बीचों बीच घोंप दिया। लेकिन वह शैतान, उसने सब पहले से सोच रखा था। उसके सीने पर फौलादी कवच था। चाकू उससे टकराकर मुड़ गया। उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया और चाकू छीन लिया। वह हंसते हुए बोला, आह, तो तुम मेरी जान लेना चाहती हो, मेरी प्यारी प्यूरिटन। ये तो एहसान फरामोशी है। खैर, कल तुम आजाद हो जाओगी। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि वह मुझे मार डाले। मैंने कहा, सावधान रहना, मेरी आजादी तुम्हारी रुसवाई होगी। उसने पूछा, साफ साफ कहो मेरी सुंदरी। मैंने कहा, हाँ, यहाँ से निकलते ही मैं सब बता दूंगी। मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या जुल्म किया है। तुम ऊंचे पद पर हो मोन्सिर, पर थर्राओ। तुम्हारे ऊपर राजा है, और राजा के ऊपर खुदा। उसने गुस्से में मेरा हाथ कस लिया। उसने कहा, तो फिर तुम यहां से कभी नहीं जाओगी। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर यही जगह मेरी कब्र बनेगी। मैं यहां भूख से मर जाऊंगी, और तुम देखना कि एक साया जो तुम पर इल्जाम लगाएगा, वह जिंदा इंसान की धमकियों से कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं बचेगा। मैंने जवाब दिया, निराशा खुद एक हथियार है जो हर उस इंसान के पास होता है जिसमें हिम्मत हो। मैं खुद को भूखा मार दूंगी। उस नीच ने कहा, ए साकस, शांति से क्यों नहीं रहती? मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं दुनिया से कहूंगा कि तुम बेदाग हो, तुम इंग्लैंड की लुक्रीसिया हो। मैंने कहा, और मैं कहूंगी कि तुम सेक्सटस हो। मैं खुदा और इंसानों के सामने तुम्हारी असलियत बताऊंगी। और अगर मुझे अपने खून से
इस इल्ज़ाम पर दस्तखत करने पड़े तो मैं करूँगी। वह हँसा और बोला, "ख़ैर, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। तुम यहाँ मज़े से रहो, यहाँ सब कुछ है। और अगर तुम भूख से मरती हो, तो ये तुम्हारी अपनी गलती होगी।" इतना कहकर वह चला गया। मैं टूट चुकी थी, पर दुःख से ज़्यादा मुझे इस बात का मलाल था कि मैं अपना इंतकाम नहीं ले पाई। उसने अपनी बात रखी। पूरा दिन, पूरी रात वो नहीं आया, पर मैंने भी अपनी बात रखी। मैंने न कुछ खाया, न पिया। दूसरी रात दरवाज़ा खुला। मैं फ़र्श पर पड़ी थी क्योंकि मुझ में अब जान नहीं बची थी। आवाज़ सुनकर मैं उठी। उस भयानक आवाज़ ने मुझसे पूछा, "तो क्या हम थोड़े नरम हुए? क्या हम खामोश रहने का वादा करेंगे? मैं एक भला आदमी हूँ। मुझे प्यूरिटन्स पसंद नहीं, पर मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। चलो, क्रॉस, क्रॉस पर हाथ रखकर कसम खाओ। मैं और कुछ नहीं माँगूँगा।" मैंने उठकर कहा, "क्रॉस पर मैं कसम खाती हूँ कि कोई वादा, कोई धमकी, कोई ताकत मेरा मुँह बंद नहीं कर पाएगी। मैं दुनिया को बताऊँगी कि तुम एक कातिल हो, एक बुज़दिल हो। अगर मैं यहाँ से निकली, तो मैं पूरे इंसानियत से तुम्हारे लिए बदला माँगूँगी।" उसने ऐसी धमकी दी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कहा, "मेरे पास एक ऐसा तरीका है, जिससे मैं तुम्हारा मुँह हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ, या कम से कम यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन न करे।" मैंने अपनी पूरी ताकत से ठहाका लगाया। उसने कहा, "सुनो, मैं तुम्हें कल शाम तक का वक़्त देता हूँ। सोच लो, अगर खामोश रही तो दौलत और इज़्ज़त तुम्हारी होगी, और अगर बोलने की धमकी दी, तो मैं तुम्हें अनंत बदनामी की सज़ा दूँगा।" मैंने पूछा, "तुम? तुम मुझे बदनामी की सज़ा दोगे?" उसने कहा, "हाँ, मैं।" मैंने चिल्लाकर कहा, "चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना सिर इस दीवार से टकरा दूँ।" उसने कहा, "ठीक है, ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, तो फिर कल शाम तक।" मैंने जवाब दिया, "कल शाम तक।" और मैं गुस्से में कालीन को दाँतों से काटने लगी। फिल्टन फर्नीचर के सहारे टिका हुआ था। मिलेडी ने एक शैतानी खुशी के साथ देखा कि उसकी कहानी खत्म होने से पहले ही उस नौजवान की हिम्मत जवाब दे जाएगी। अध्याय 77। क्लासिक ट्रेजेडी के साधन। खामोशी के कुछ पलों के बाद, जिस दौरान मिलेडी उस नौजवान को गौर से देख रही थी जो उसकी बातें सुन रहा था, मिलेडी ने अपनी दास्तां फिर शुरू की। मुझे खाए पिए लगभग 3 दिन बीत चुके थे। मैं भयंकर यातनाएं झेल रही थी। कभी कभी मेरी आंखों के सामने धुंधला सा बादल छा जाता, जो मेरे माथे को जकड़ लेता, मेरी आंखों पर पर्दा डाल देता। वह किसी पागलपन जैसी स्थिति थी। जब शाम हुई, तो मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हर बार बेहोश होने पर मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती थी। मुझे लगता था कि अब मेरी मौत करीब है। ऐसी ही एक बेहोशी के बीच मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। खौफ ने मुझे वापस होश में ला दिया। उसने कमरे में प्रवेश किया। उसके पीछे एक नकाबपोश आदमी था। वह खुद भी नकाब पहने हुए था, लेकिन मैं उसके कदमों को जानती थी। मैं उसकी आवाज़ पहचानती थी। मैं उस दबदबे वाले अंदाज से उसे पहचान गई, जो नर्क ने उसे पूरी मानवता के अभिशाप के रूप में बख्शा है। उसने मुझसे कहा, "खैर, क्या तुमने वह कसम खाने का मन बना लिया है जो मैंने तुमसे मांगी थी? तुमने खुद कहा था कि प्यूरिटन्स की जुबान एक ही होती है। तुमने मेरा फैसला सुन लिया है, और वह फैसला है तुम्हारा पीछा करना, इस धरती पर इंसानों की अदालत तक, और स्वर्ग में ईश्वर की अदालत तक। तो तुम अपनी बात पर पक्की हो?" "मैं उस ईश्वर की कसम खाती हूँ जो मुझे सुन रहा है। मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे जुर्म का गवाह बनाऊंगी, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मुझे कोई इंतकाम लेने वाला नहीं मिल जाता।" तब वह बिजली की कड़क जैसी आवाज में गरजा, "तुम एक कुल्टा हो, और तुम्हें वही सजा मिलेगी जो कुल्टाओं को दी जाती है। जिस दुनिया को तुम गवाह बनाना चाहती हो, उसकी नज़रों में अब तुम दागदार होगी। अब आजमा कर देख लेना कि तुम उस दुनिया को कैसे यकीन दिलाती हो कि तुम न तो गुनहगार हो और न ही पागल।" फिर उसने अपने साथ आए आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, "जल्लाद, अपना फर्ज पूरा करो।" "ओह! उसका नाम, मुझे उसका नाम बताइए!" फिल्टन चिल्ला पड़ा। "उसका नाम क्या है? मुझे बताइए!" तब मेरी चीखों के बावजूद, मेरे विरोध के बावजूद, क्योंकि अब मैं समझने लगी थी कि यहाँ मौत से भी बदतर कुछ होने वाला है,
जल्लाद ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे फर्श पर पटक दिया। मुझे जंजीरों से जकड़ दिया। मैं सिसकियों में डूबी हुई थी। मेरी सुध-बुध लगभग खो चुकी थी। मैं उस ईश्वर को पुकार रही थी जो मेरी सुन नहीं रहा था। तभी अचानक मेरे गले से दर्द और शर्म की एक खौफनाक चीख निकली। एक जलती हुई आग, एक दहकता हुआ लोहा, जल्लाद का वह लोहा मेरे कंधे पर दाग दिया गया। फिल्टन के गले से एक कराह निकली। यहाँ देखो, मिलेडी ने एक रानी की गरिमा के साथ खड़े होते हुए कहा। यहाँ देखो फिल्टन, एक पवित्र कन्या के लिए ईजाद की गई एक नई शहादत, एक विलेन की दरिंदगी का शिकार। इंसानों के दिल को पहचानना सीखो। युप। और आज के बाद खुद को इतनी आसानी से उनके अन्यायपूर्ण प्रतिशोध का औजार मत बनने देना। मिलेडी ने एक तेज हरकत के साथ अपना लबादा खोल दिया। उसने अपने सीने को ढंकने वाले मलमल को फाड़ दिया और बनावटी गुस्से और शर्म से लाल होकर उस नौजवान को वह अमिट निशान दिखाया जिसने उस खूबसूरत कंधे को कलंकित कर दिया था। लेकिन फेल्टन चिल्लाया, वहां जो मैं देख रहा हूं वह तो एक फ्लोर डे लिस है। और यही तो सबसे बड़ी रुसवाई थी, मिलेडी ने जवाब दिया। अगर इंग्लैंड का निशान होता सुन दिया तो मुझे यह साबित करना पड़ता कि किस अदालत ने मुझे यह सजा दी है। मैं राज्य की सभी अदालतों में सार्वजनिक अपील कर सकती थी। लेकिन फ्रांस का निशान, ओह! इसके जरिए मुझे सच में दागदार कर दिया गया। यह फेल्टन के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वह पीला पड़ गया था, एकदम अचल। इस खौफनाक खुलासे ने उसे भीतर तक झकोर दिया था। वह उस औरत की अलौकिक सुंदरता से चौंधिया गया था, जिसने उसके सामने खुद को उस बेबाकी से उजागर किया था जो उसे दिव्य लग रही थी। वह आखिर में उसके सामने घुटनों के बल गिर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआती ईसाई उन पवित्र और महान शहीदों के सामने झुकते थे, जिन्हें सम्राटों के अत्याचारों ने जनता की खून प्यास बुझाने के लिए अखाड़ों में छोड़ दिया था। अब वह निशान गायब हो चुका था, सिर्फ सुंदरता बाकी थी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, फेल्टन चिल्लाया। ओ, मुझे माफ कर दीजिए। मिलेडी ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्रेम था, सिर्फ गैब प्रेम। किस बात के लिए माफी? उसने पूछा। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके सताने वालों के साथ मिल गया था। मिलेडी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। इतनी सुंदर, इतनी जवान, फेल्टन चिल्लाया और उस हाथ को अपने चुंबनों से सराबोर कर दिया। मिलेडी ने उस पर एक ऐसी नजर डाली जो एक राजा को भी गुलाम बना दे। फिल्टन एक प्यूरिटन था। उसने उस औरत का हाथ छोड़ दिया और उसके पैरों को चूमने लगा। अब वह उससे सिर्फ प्रेम नहीं करता था, वह उसकी इबादत करने लगा था। जब यह उन्माद थोड़ा कम हुआ, जब मिलेडी वापस शांत दिखने लगी, हालांकि उसने अपना आपा कभी खोया ही नहीं था, जब फेल्टन ने देखा कि उसने अपनी मर्यादा के पर्दे से उन प्रेम खजानों को फिर से ढंक लिया है जिन्हें सिर्फ उसे और भी ज्यादा तड़पाने के लिए दिखाया गया था, तो उसने कहा, आह! अब मुझे आपसे सिर्फ एक चीज पूछनी है, आपके असली जल्लाद का नाम। क्योंकि मेरे लिए जल्लाद सिर्फ एक ही है, दूसरा तो सिर्फ एक जरिया था। क्या भाई? मिलेडी चिल्लाई। क्या मुझे फिर से उसका नाम लेना होगा? क्या तुमने अब तक अंदाजा नहीं लगाया कि वह कौन है? क्या? फिल्टन चिल्लाया। वही, फिर से वही, हमेशा वही। क्या वही असली गुनहगार है? असली गुनहगार, मिलेडी ने कहा, वही है जिसने इंग्लैंड को उजाड़ दिया है, जो सच्चे विश्वासियों का उत्पीड़क है, जिसने न जाने कितनी औरतों की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। वह जो अपने भ्रष्ट दिल की हसरत पूरी करने के लिए इंग्लैंड का इतना खून बहाने वाला है, जो आज प्रोटेस्टेंट्स की रक्षा करता है और कल उन्हें धोखा देगा। बकिंघम, तो वह बकिंघम है! फेल्टन भयंकर उत्तेजना में चिल्लाया। मिलेडी ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया, मानो वह उस नाम से जुड़ी शर्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। बकिंघम, इस फरिश्ते जैसी रूह का जल्लाद, फेल्टन चीखा। और हे मेरे ईश्वर, आपने उस पर बिजली नहीं गिराई, आपने उसे कुलीन, सम्मानित और शक्तिशाली बने रहने दिया, ताकि वह हम सब का विनाश कर सके। ईश्वर उसे छोड़ देता है जो खुद को छोड़ देता है, मिलेडी ने कहा। लेकिन वह अपने सिर पर वही सजा बुलाएगा जो नरक के बागियों के लिए सुरक्षित है, फेल्टन ने बढ़ते हुए जोश के साथ कहा। वह चाहता है कि ईश्वरीय न्याय से पहले इंसानी इंतकाम अपना काम करे। लोग उससे डरते हैं और उसे बख्श देते हैं। मैं, फेल्टन बोला, मैं उससे नहीं डरता और न ही मैं उसे बख्शूंगा।
मिलेडी की रूह एक शैतानी खुशी में डूब गई। लेकिन लॉर्ड de विंटर, मेरे संरक्षक, मेरे पिता समान, फेल्टन ने पूछा, वे इस सब में कैसे शामिल हो सकते हैं? सुनो फेल्टन, मिलेडी ने फिर शुरू किया, क्योंकि नीच और घटिया आदमियों के बगल में अक्सर महान और उदार स्वभाव वाले लोग भी मिल जाते हैं। मेरा एक मंगेतर था, एक ऐसा आदमी जिससे मैं प्यार करती थी और जो मुझसे प्यार करता था। एक ऐसा दिल जैसा तुम्हारा है फेल्टन, एक ऐसा आदमी बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मैं उसके पास गई और उसे सब बता दिया। वह मुझे जानता था। उस आदमी ने एक पल के लिए भी शक नहीं किया। वह एक कुलीन व्यक्ति था, हर लिहाज से बकिंघम के बराबर। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी तलवार बांधी, खुद को लबादे में लपेटा और सीधा बकिंघम पैलेस की ओर चल दिया। हाँ हाँ, फेल्टन ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि उसने क्या किया होगा, लेकिन ऐसे आदमियों के खिलाफ तलवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खंजर यानी पोनियार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। बकिंघम एक दिन पहले ही इंग्लैंड छोड़ चुका था। उसे स्पेन के राजदूत के रूप में भेजा गया था, राजा चार्ल्स प्रथम के लिए इन्फेंटा का हाथ मांगने। मेरा मंगेतर वापस आया। उसने कहा, मेरी बात सुनो, वह आदमी चला गया है और फिलहाल मेरे इंतकाम से बच निकला है, लेकिन हम वैसे ही एक हो जाते हैं जैसे हमें होना था। और उसके बाद यह काम लॉर्ड de विंटर पर छोड़ दो कि वह अपनी और अपनी पत्नी की इज्जत की हिफाजत कैसे करता है। लॉर्ड डी विंटर! फेलेटन चिल्ला पड़ा। हाँ, मिलेडी ने कहा, लॉर्ड de विंटर। और अब तुम सब समझ सकते हो, है ना? बकिंघम लगभग 1 साल तक बाहर रहा। उसके लौटने से 1 हफ्ता पहले लॉर्ड de विंटर की मौत हो गई और वे मुझे अपनी इकलौती वारिस छोड़ गए। वह चोट कहाँ से आई? ईश्वर जो सब जानता है वही जानता होगा। पर जहां तक मेरी बात है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाती। ओह! कितनी गहरी खाई है, कितनी खौफनाक साजिश! फेल्टन चिल्लाया। लॉर्ड डी विंटर अपने भाई को कुछ भी बताए बिना मर गए। वह खौफनाक राज तब तक छिपा रहना था, जब तक कि वह गुनहगार के सिर पर बिजली बनकर न कड़के। तुम्हारे संरक्षक ने अपने बड़े भाई की इस बेसहारा लड़की से शादी को बड़े दुख के साथ देखा था। मुझे एहसास हो गया था कि जिस आदमी की विरासत की उम्मीदें टूट गई हों, उससे मुझे कोई सहारा नहीं मिलेगा। मैं फ्रांस चली गई, इस इरादे के साथ कि बाकी जिंदगी वहीं गुजारूंगी, लेकिन मेरी सारी जायदाद इंग्लैंड में है। युद्ध की वजह से रास्ते बंद थे। मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। 6 दिन पहले मैं पोर्ट्समouth में उतरी। फिर क्या हुआ? फेल्टन ने पूछा। खैर, बकिंघम को किसी तरह मेरे लौटने की खबर मिल गई। उसने लॉर्ड डी विंटर से मेरे बारे में बात की, जो पहले से ही मेरे खिलाफ थे। उसने उनसे कहा कि उनकी भाभी एक कुल्टा है, एक चरित्रहीन और दागी हुई औरत। मेरे पति की वह नेक और पाक आवाज़ अब मेरा बचाव करने के लिए यहाँ नहीं थी। लॉर्ड डी विंटर ने उन सब बातों पर बड़ी आसानी से यकीन कर लिया, क्योंकि यकीन करना उनके हित में था। उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवा लिया, मुझे यहाँ लाया गया और तुम्हारी निगरानी में डाल दिया गया। बाकी तुम जानते ही हो, परसों वे मुझे देश निकाला दे रहे हैं। वे मुझे दागदार लोगों के बीच भेज रहे हैं। ओह! ये जाल बहुत ही सफाई से बिछाया गया है। मेरी इज्जत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो तुम देख रहे हो फेल्टन, अब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फेल्टन, मुझे वह चाकू दे दो। और इन शब्दों के साथ मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, मिलेडी निढाल होकर उस युवा अधिकारी की बाहों में गिर गई। वह अधिकारी जो प्रेम, गुस्से और एक अनजानी वासना के उन्माद में डूबा हुआ था, उसने उसे पागलपन की हद तक बाहों में भर लिया। उसने उसे अपने दिल से लगा लिया। वह उस सुहावने मुंह से निकलती सांसों से कांप रहा था। उस धड़कते हुए सीने के स्पर्श से उसकी सुध बुद्ध खो चुकी थी। नहीं, नहीं, उसने कहा, नहीं, आप सम्मान के साथ और पवित्रता के साथ जिएंगी। आप अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करने के लिए जिएंगी। मिलेडी ने अपने हाथ से उसे धीरे से पीछे हटाया, लेकिन अपनी नजरों से उसे और करीब खींचा। पर फेल्टन ने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया। वह किसी देवी की तरह उसकी मिन्नतें कर रहा था। ओह! मौत! सिर्फ मौत! उसने अपनी आवाज और पलकें झुकाते हुए कहा। ओह! रुसवाई से बेहतर मौत है। फेल्टन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नहीं, फेल्टन चिल्लाया, नहीं, आप जिएंगे और आपका इंतकाम लिया जाएगा।
फ़िल्टन, मैं अपने आस-पास के सभी लोगों के लिए बदकिस्मती लेकर आती हूँ। फ़िल्टन, मुझे छोड़ दो। फ़िल्टन, मुझे मरने दो। तो फिर हम साथ जिएँगे और साथ मरेंगे, वह चिल्लाया और उसने अपने होंठ उस कैदी के होंठों से मिला दिए। तभी दरवाजे पर कई चोटें गूंजीं। इस बार मिलेडी ने सच में उसे खुद से पीछे धकेल दिया। सुनो, उसने कहा, किसी ने हमें सुन लिया है। कोई आ रहा है। सब खत्म हो गया। हम मारे गए। नहीं, फेल्टन ने कहा, यह सिर्फ संतरी है जो मुझे चेतावनी दे रहा है कि पहरा बदलने वाला है। तो दरवाजे की ओर दौड़ो और खुद उसे खोलो। फिल्टन ने हुक्म माना। ये औरत अब उसका पूरा विचार, उसकी पूरी रूह बन चुकी थी। वह बाहर खड़ी एक गश्ती टुकड़ी के सार्जेंट के सामने था। खैर, क्या बात है? युवा लेफ्टिनेंट ने पूछा। आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं किसी के चिल्लाने की आवाज सुनूं तो दरवाजा खोल दूं, सिपाही ने कहा। लेकिन आप मुझे चाबी देना भूल गए। मैंने आपके चिल्लाने की आवाज सुनी पर समझ नहीं पाया कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वह अंदर से बंद था। तब मैंने सार्जेंट को बुलाया। और मैं यहाँ हूँ, सार्जेंट ने कहा। फिल्टन पूरी तरह से सुध-बुध खोया हुआ, लगभग पागल सा बेजुबान खड़ा रहा। मिलेडी को साफ समझ आ गया कि अब इस दृश्य में हिस्सा लेने की उसकी बारी है। वह मेज की ओर दौड़ी और उस चाकू को झपट लिया जिसे फेल्टन ने वहां रखा था। वह चिल्लाई, और किस हक से तुम मुझे मरने से रोकोगे? हे भगवान! फेल्टन चिल्ला पड़ा जब उसने उसके हाथ में चाकू की चमक देखी। उसी समय गलियारे में एक व्यंग्यपूर्ण ठहाका गूंजा। शोर सुनकर खींचे चले आए बैरन, अपने गाउन में अपनी तलवार बांह के नीचे दबाए दरवाजे पर खड़े थे। आह! उन्होंने कहा, तो हम ट्रेजेडी के आखिरी सीन तक पहुंच ही गए। देखो फेल्टन, ड्रामा उन्हीं सब चरणों से गुजरा है जिनका मैंने नाम लिया था, पर बेफिक्र रहो, कोई खून नहीं बहेगा। मिलेडी समझ गई कि अगर उसने फेलेटन को अपनी बहादुरी का कोई तुरंत और खौफनाक सबूत नहीं दिया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आपको गलत फहमी हुई है माय लॉर्ड। खून बहेगा और भगवान करे कि वह खून उन लोगों के सिर पर चढ़े जो इसे बहने पर मजबूर कर रहे हैं। फिल्टन ने एक चीख मारी और उसकी ओर झपटा। वह बहुत देर कर चुका था। मिलेडी ने खुद को चाकू मार लिया था, लेकिन चाकू खुशनसीबी से, या हमें कहना चाहिए कि बड़ी चालाकी से, उस फौलादी पट्टी स्टील बस्क से जा टकराया जो उस द्वार में महिलाओं के सीने की कवच की तरह रक्षा करती थी। चाकू उस पर से फिसल गया। उसने कपड़ों को फाड़ दिया और खाल और पसलियों के बीच तिरछा अंदर धंस गया। फिर भी एक पल के भीतर ही मिलेडी का लबादा खून से तरबतर हो गया। मिलेडी नीचे गिर पड़ी और ऐसा लगा कि वह बेहोश हो गई है। फिल्टन ने झपट कर चाकू छीन लिया। देखिए माय लॉर्ड, उसने एक गहरी और उदास आवाज में कहा, यह महिला मेरी निगरानी में थी और इसने खुद को मार लिया है। बेफिक्र रहो फेल्टन, लॉर्ड डी विंटर ने कहा। वह मरी नहीं है। शैतान इतनी आसानी से नहीं मरते। शांत हो जाओ और मेरे कमरे में चलकर मेरा इंतजार करो। लेकिन माय लॉर्ड, जाओ मोन्सियर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। अपने वरिष्ठ अधिकारी के इस कड़े आदेश पर फेल्टन ने हुक्म माना, लेकिन बाहर जाते समय उसने वह चाकू अपने सीने के पास छिपा लिया। रही बात लॉर्ड डी विंटर की, तो उन्होंने सिर्फ मिलेडी की देखभाल करने वाली महिला को बुलाया। जब वह आ गई तो उन्होंने बेहोश कैदी को उसकी देखरेख में छोड़ दिया और खुद बाहर निकल गए। हालांकि उन्हें शक था, पर सब कुछ देखते हुए घाव गंभीर हो सकता था, इसलिए उन्होंने तुरंत एक घुड़सवार को डॉक्टर बुलाने के लिए भेज दिया। अध्याय 58। पलायन। जैसा कि लॉर्ड डी विंटर ने सोचा था, मिलेडी का घाव खतरनाक नहीं था। जैसे ही उसे उस महिला के साथ अकेला छोड़ा गया जिसे बैरन ने उसकी मदद के लिए बुलाया था, उसने अपनी आंखें खोल दी। हालांकि अब उससे कमजोरी और दर्द का दिखावा करना जरूरी था। मिलेडी जैसी मंजी हुई अभिनेत्री के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इस तरह वह बेचारी औरत पूरी तरह से कैदी के झांसे में आ गई। मिलेडी के कई संकेतों के बावजूद वह महिला रात भर उस पर पहरा देती रही, लेकिन इस महिला की मौजूदगी ने मिलेडी को सोचने से नहीं रोका। अब इसमें कोई शक नहीं था कि फेल्टन का मन बदल चुका था। फेल्टन अब उसका था। यदि कोई फरिश्ता भी उस नौजवान के सामने आकर मिलेडी पर आरोप लगाता
तो अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति में वह उसे शैतान का भेजा हुआ दूत ही समझता। इस विचार पर मिलेडी मुस्कुरा दी, क्योंकि अब फेल्टन ही उसकी एकमात्र आशा थी, उसकी सुरक्षा का इकलौता जरिया। लेकिन लॉर्ड डी विंटर उस पर शक कर सकते थे। हो सकता है कि अब खुद फेल्टन पर ही नजर रखी जा रही हो। सुबह के करीब 4 बजे डॉक्टर पहुंचा, लेकिन जिस समय मिलेडी ने खुद को चाकू मारा था, तब से अब तक घाव काफी हद तक भर चुका था। डॉक्टर न तो घाव की दिशा नाप सका और न ही उसकी गहराई। उसने मिलेडी की नब्ज टटोलकर बस इतना संतोष कर लिया कि मामला गंभीर नहीं है। सुबह के समय मिलेडी ने यह बहाना बनाया कि वह रात भर ठीक से सो नहीं पाई है और उसे आराम चाहिए। उसने अपनी देखभाल करने वाली महिला को वहां से भेज दिया। उसे एक उम्मीद थी कि फेल्टन नाश्ते के समय जरूर आएगा, लेकिन फेल्टन नहीं आया। क्या उसका डर सच हो गया था? क्या बैरन ने फेल्टन पर शक कर लिया था? और क्या वह इस निर्णायक मोड़ पर उसका साथ छोड़ देगा? उसके पास अब सिर्फ एक दिन बचा था। लॉर्ड डी विंटर ने 23 तारीख को उसे जहाज पर भेजने की घोषणा की थी और आज 22 तारीख की सुबह थी। फिर भी उसने दोपहर के भोजन के समय तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया। हालांकि उसने सुबह कुछ नहीं खाया था, लेकिन दोपहर का खाना अपने तय समय पर आ गया। तभी मिलेडी ने खौफ के साथ गौर किया कि उसका पहरा देने वाले सैनिकों की वर्दी बदल गई थी। तब उसने हिम्मत करके पूछा कि फेल्टन कहाँ है। उसे बताया गया कि वह 1 घंटे पहले ही घोड़े पर सवार होकर किले से जा चुका है। उसने पूछा कि क्या बैरन अभी भी किले में है। सिपाही ने जवाब दिया कि हाँ, वे यहीं हैं और उन्होंने हुक्म दिया है कि यदि कैदी उनसे बात करना चाहे तो उन्हें तुरंत इत्तला दी जाए। मिलेडी ने उत्तर दिया कि वह अभी बहुत कमजोर है और उसकी एकमात्र इच्छा ये है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। सिपाही खाना मेज पर लगाकर बाहर चला गया। फिल्टन को भेज दिया गया था। मरीन सैनिकों को हटा दिया गया था। इसका मतलब था कि विल्टन पर अब भरोसा नहीं किया जा रहा था। यह उस कैदी के लिए आखिरी और सबसे गहरा प्रहार था। अकेले रह जाने पर वह उठी। वह बिस्तर जिस पर वह सावधानीवश लेटी हुई थी ताकि लोग उसे गंभीर रूप से घायल समझें, अब उसे आग की सेज जैसा चुभ रहा था। उसने दरवाजे की ओर एक नजर डाली। बैरन ने जाली के ऊपर लकड़ी का एक तख्ता ठोक दिया था। उसे निस्संदेह यह डर था कि इस छोटी सी खिड़की से वह अपनी शैतानी चालों द्वारा पहरेदारों को फिर से भ्रष्ट कर सकती है। मिलेडी खुशी से मुस्कुरा उठी। अब वह बिना किसी की नजर में आए अपनी भावनाओं को खुलकर बहने दे सकती थी। वह अपने कमरे में किसी पागल या लोहे के पिंजरे में बंद शेरनी की तरह बेचैनी से चक्कर लगाने लगी। यकीनन यदि चाकू अभी भी उसके पास होता तो वह खुद को मारने के बारे में नहीं बल्कि बैरन की हत्या करने के बारे में सोचती। शाम 6 बजे लॉर्ड डी विंटर अंदर आया। वह पूरी तरह से हथियारों से लैस था। यह आदमी, जिसे मिलेडी ने अब तक एक बहुत ही साधारण सज्जन समझा था, अब एक अद्भुत जेलर बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर बात का अंदाजा लगा रहा था, हर साजिश को पहले ही भांप रहा था। मिलेडी की एक ही झलक ने उसे बता दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। हाँ, उसने कहा, मैं देख रहा हूं, लेकिन तुम आज मुझे नहीं मार पाओगी। तुम्हारे पास अब कोई हथियार नहीं है और इसके अलावा मैं पूरी तरह सतर्क हूं। तुमने मेरे बेचारे फेल्टन को बहकाना शुरू कर दिया था। वह तुम्हारे नर्क के प्रभाव में आ रहा था, लेकिन मैं उससे बचा लूंगा। वह तुम्हें फिर कभी नहीं देखेगा। अब सब खत्म हो चुका है। अपने कपड़े समेट लो, कल तुम्हें जाना है। बैरन ने अपनी बात जारी रखी। मैंने जहाज की रवानगी 24 तारीख के लिए तय की थी, लेकिन मैंने सोचा है कि यह काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही सुरक्षित होगा। कल दोपहर 12 बजे तक मेरे पास तुम्हारे निर्वासन का आदेश होगा, जिस पर बकिंघम के दस्तखत होंगे। यदि तुमने जहाज पर चढ़ने से पहले किसी से एक शब्द भी कहा तो मेरा सार्जेंट तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा। उससे यही हुक्म मिला है। और यदि जहाज पर चढ़ने के बाद तुमने कप्तान की अनुमति के बिना किसी से बात की तो कप्तान तुम्हें समुद्र में फूंक देगा। ये सब तय हो चुका है। तो फिर अलविदा। आज मुझे बस इतना ही कहना था। कल मैं तुमसे आखिरी बार विदा लेने आऊंगा। इन शब्दों के साथ बैरन बाहर चला गया। मिलेडी ने उसकी इन धमकियों को तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सुना, लेकिन उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। रात का खाना परोसा गया। मिलेडी को महसूस हुआ कि उसे अपनी पूरी ताकत बटोरनी होगी। वह नहीं जानती थी कि इस रात क्या होने वाला है।
जो इतनी डरावनी लग रही थी। आसमान में काले बादलों का डेरा था और दूर चमकती बिजली एक भयानक तूफान का संकेत दे रही थी। रात 10 बजे तूफान शुरू हुआ। मिलेडी को यह देखकर सुकून मिला कि प्रकृति भी उसके दिल की उथल-पुथल में शामिल हो रही थी। बादलों की गरज उसके विचारों के गुस्से जैसी थी। उसे लगा जैसे हवा के झोंके उसके माथे को सहला रहे हैं और पेड़ों की टहनियों को मोड़ते हुए पत्तों को उड़ा ले जा रहे हैं। तूफान की आवाज के साथ वह भी चीखने लगी और उसकी आवाज प्रकृति के उस विशाल शोर में खो गई, जो खुद भी निराशा में कराह रही थी। अचानक उसे अपनी खिड़की पर एक दस्तक सुनाई दी। बिजली की एक कौंध में उसने सलाखों के पीछे एक आदमी का चेहरा देखा। वह दौड़कर खिड़की के पास गई और उसे खोल दिया। फिल्टन! वह चिल्लाई। मैं बच गई। हाँ, फिल्टन ने कहा, लेकिन खामोश, बिल्कुल खामोश। मुझे इन सलाखों को आरी से काटने के लिए समय चाहिए। बस ध्यान रखना कि कोई मुझे दरवाजे की झड़ी से देख न ले। ओह! ये इस बात का सबूत है कि ईश्वर हमारे साथ है, फिल्टन, मिलेडी ने जवाब दिया। उन्होंने जाली को लकड़ी के तख्ते से बंद कर दिया है। ये अच्छा है, ईश्वर ने उन्हें मतिभ्रम दे दिया है, फिल्टन बोला। लेकिन मुझे क्या करना होगा? मिलेडी ने पूछा। कुछ नहीं, बस खिड़की बंद कर दो, बिस्तर पर जाओ या कम से कम अपने कपड़ों में ही लेट जाओ। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा, मैं खिड़की के कांच पर दस्तक दूंगा। पर क्या तुम मेरे पीछे आ सकोगी? ओह! हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा घाव दर्द देता है, पर चलने से नहीं रोकेगा। तो फिर पहले संकेत पर तैयार रहना। मिलेडी ने खिड़की बंद की, चिराग बुझाया और फेल्टन के कहे अनुसार बिस्तर पर लेट गई। तूफान के शोर के बीच उसे सलाखों पर आरी चलने की आवाज सुनाई दे रही थी और बिजली की हर चमक के साथ उसे कांच के पीछे फिल्टन का साया दिखाई देता था। 1 घंटा उसने बिना सांस लिए गुजारा। वह हाँफ रही थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना था। गलियारे में होने वाली हर आहट पर उसका दिल खौफ से भर जाता था। कुछ घंटे 1 साल जितने लंबे होते हैं। 1 घंटे बाद फिल्टन ने फिर से दस्तक दी। मिलेडी बिस्तर से उछली और खिड़की खोली। 2 सलाखें हट चुकी थीं, जिससे एक आदमी के निकलने भर की जगह बन गई थी। क्या तुम तैयार हो? फेल्टन ने पूछा। हाँ, क्या मुझे अपने साथ कुछ ले जाना चाहिए? पैसे, अगर तुम्हारे पास हैं। हाँ, खुशकिस्मती से उन्होंने मेरा सारा पैसा मेरे पास ही छोड़ दिया है। ये और भी अच्छा है, क्योंकि मैंने अपना सारा धन जहाज बुक करने में खर्च कर दिया है। ये लो! मिलेडी ने लुईस सोने के सिक्कों से भरी एक थैली फेल्टन के हाथों में थमा दी। फिल्टन ने थैली ली और उसे दीवार के नीचे फेंक दिया। अब उसने कहा, क्या तुम आओगी? मैं तैयार हूं। मिलेडी एक कुर्सी पर चढ़ी और अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा खिड़की से बाहर निकाला। उसने देखा कि वह युवा अधिकारी रस्सी की एक सीढ़ी के सहारे उस गहरी खाई के ऊपर लटका हुआ था। पहली बार खौफ के एक एहसास ने उसे याद दिलाया कि वह एक महिला है। वह अंधेरा विस्तार उसे डरा रहा था। मुझे इसी की उम्मीद थी, फेल्टन बोला। कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मिलेडी ने कहा। मैं अपनी आंखें बंद करके नीचे उतरूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? फेल्टन ने पूछा। तुम ये पूछ रहे हो? अपने दोनों हाथ एक साथ लाओ, उन्हें आपस में जोड़ो। हाँ, ऐसे ही। फिल्टन ने अपने रूमाल से उसकी दोनों कलाइयों को बांध दिया और फिर रूमाल के ऊपर एक रस्सी बांध दी। तुम क्या कर रहे हो? मिलेडी ने हैरानी से पूछा। अपनी बाहें मेरे गले में डाल दो और डरो मत। लेकिन इससे तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा और हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। चिंता मत करो, मैं एक मल्लाह हूं। अब 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना था। मिलेडी ने अपनी दोनों बाहें फेल्टन के गले में डाल दी और खुद को खिड़की से बाहर सरका दिया। फेल्टन धीरे धीरे एक एक कदम नीचे उतरने लगा। 2 शरीरों के बोझ के बावजूद तूफान के झोंके उन्हें हवा में हिला रहे थे। अचानक फेल्टन रुक गया। क्या हुआ? मिलेडी ने फुसफुसाते हुए पूछा। खामोश, फेल्टन बोला। मुझे कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। हम पकड़े गए। वहां कई सेकंड तक सन्नाटा रहा। नहीं, फेल्टन ने कहा, कुछ नहीं है। लेकिन फिर वह शोर कैसा है? वह गश्ती दल है, जो चक्कर लगा रहा है। उनका रास्ता कहाँ है? ठीक हमारे नीचे।
वे हमें देख लेंगे। नहीं, अगर बिजली नहीं चमकी तो? लेकिन वे सीढ़ी के निचले हिस्से से टकरा जाएंगे। खुशनसीबी से सीढ़ी 6 फीट छोटी है। वे यहाँ आ गए। हे भगवान! खामोश। दोनों हवा में लटके रहे, बेजुबान और सांस रोके हुए। जमीन से वे महज 20 कदम की दूरी पर थे, जबकि गश्ती दल हंसते बात करते हुए ठीक उनके नीचे से गुजरा। उन दोनों के लिए वह पल अत्यंत खौफनाक था। गश्ती दल गुजर गया। उनके दूर जाते कदमों की आहट और उनकी आवाजें जल्द ही शांत हो गईं। अब, फेल्टन ने कहा, हम सुरक्षित हैं। मिलेडी ने गहरी सांस ली और बेहोश हो गई। फिल्टन नीचे उतरता रहा। सीढ़ी के अंत में जब उसके पैरों को कोई सहारा नहीं मिला, तो वह अपने हाथों के बल लटक गया। आखिरकार आखिरी पायदान पर पहुंचकर उसने अपनी कलाइयों की ताकत के सहारे खुद को नीचे लटकाया और जमीन को छू लिया। वह झुका, पैसों की थैली उठाई और उसे अपने दांतों के बीच दबा लिया। फिर उसने मिलेडी को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से उस दिशा की विपरीत ओर चल पड़ा जहां गश्ती दल गया था। जल्द ही उसने गश्ती दल का रास्ता छोड़ दिया और चट्टानों के बीच से होते हुए समुद्र के किनारे पहुंचा और एक सीटी बजाई। सामने से भी वैसा ही संकेत मिला। 5 मिनट बाद 4 आदमियों द्वारा खेई जाने वाली एक नाव दिखाई दी। नाव किनारे के जितना करीब हो सकती थी आई, लेकिन पानी इतना गहरा नहीं था कि वह जमीन को छू सके। फेल्टन अपनी कमर तक समुद्र के पानी में उतर गया। वह अपना कीमती बोझ किसी और को नहीं सौंपना चाहता था। सौभाग्य से तूफान अब थमने लगा था, लेकिन समुद्र अभी भी अशांत था। वह छोटी नाव लहरों पर एक अखरोट के छिलके की तरह उछल रही थी। स्लूप स्लैश जहाज की ओर चलो, फेल्टन ने कहा, और जल्दी चलाओ। चारों मल्लाहों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लहरें इतनी ऊंची थीं कि नाव को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उन्होंने किले को पीछे छोड़ दिया था। यही सबसे बड़ी बात थी। रात बहुत काली थी। नाव से किनारा देख पाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए किनारे से नाव को देख पाना और भी मुश्किल था। समुद्र पर एक काला बिंदु तैरता हुआ दिखा। वह स्लूप था। नाव जितनी तेजी से आगे बढ़ सकती थी, बढ़ रही थी। फेल्टन ने मिलेडी के हाथों को बांधने वाली रस्सी और रूमाल खोल दिया। जब उसके हाथ आजाद हुए तो उसने समुद्र का थोड़ा पानी लेकर उसके चेहरे पर छिड़का। मिलेडी ने एक आह भरी और आंखें खोली। मैं कहाँ हूं? उसने पूछा। सुरक्षित, युवा अधिकारी ने जवाब दिया। ओह, सुरक्षित, सुरक्षित! वह चिल्लाई। हाँ, वो आसमान है, यहाँ समुद्र है, ये हवा जिसमें मैं सांस ले रही हूं, आजादी की हवा है। आह, शुक्रिया फेल्टन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उस नौजवान ने उसे अपने दिल से लगा लिया। लेकिन मेरे हाथों को क्या हुआ है? मिलेडी ने पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कलाइयों को किसी शिकंजे में कुचल दिया गया हो। मिलेडी ने अपनी बाहें आगे बढ़ाईं। उसकी कलाइयों पर नील पड़ गए थे। अफसोस, फेल्टन ने उन खूबसूरत हाथों को देखते हुए अपना सिर दुख से हिलाया। ओह, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मिलेडी चिल्लाई। अब मुझे याद आया। मिलेडी ने अपने चारों ओर देखा, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। वह यहाँ है। फेल्टन ने अपने पैर से पैसों की थैली को छूते हुए कहा। वे स्लूप के करीब पहुंचे। पहरे पर तैनात एक मल्लाह ने नाव को आवाज दी। नाव से जवाब मिला। वह कौन सा जहाज है? मिलेडी ने पूछा। वही, जिसे मैंने तुम्हारे लिए किराए पर लिया है। यह मुझे कहाँ ले जाएगा? जहां तुम्हारी मर्जी, पर उससे पहले मुझे पोर्ट्समाउथ के किनारे उतारना होगा। तुम पोर्ट्समouth में क्या करने वाले हो? मिलेडी ने पूछा। लॉर्ड डी विंटर के आदेशों को पूरा करने, फेल्टन ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा। कौन से आदेश? मिलेडी ने पूछा। तुम नहीं समझी? फेल्टन ने सवाल किया। नहीं, मेहरबानी करके साफ बताओ। चूंकि उन्हें मुझ पर शक था, इसलिए उन्होंने खुद तुम्हारी निगरानी करने का फैसला किया और मुझे अपनी जगह बकिंघम के पास भेजा, ताकि मैं तुम्हारे निर्वासन के आदेश पर दस्तखत ले आऊं। लेकिन अगर उन्हें तुम पर शक था, तो उन्होंने तुम्हें इतना जरूरी आदेश कैसे सौंप दिया? मुझे खुद कहाँ पता था कि मैं अपने साथ क्या ले जा रहा हूं। ये सच है, और तुम पोर्ट्समाउथ जा रहे हो? मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। कल 23 तारीख है और बकिंघम कल अपने बेड़े के साथ रवाना हो रहा है। वह कल रवाना हो रहा है। कहाँ के लिए? ला रोशेल के लिए। उसे रवाना होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मिलेडी अपनी सामान्य सूझबूझ भूलकर चिल्ला उठी। निश्चिंत रहो, फेल्टन ने जवाब दिया। वह रवाना नहीं होगा। मिलेडी खुशी से कांप उठी। वह इस नौजवान के दिल की गहराइयों को पढ़ सकती थी। बकिंघम की मौत वहां साफ साफ लिखी थी। फिल्टन, वह चिल्लाई, तुम जुदास मैकेबियस की तरह महान हो। अगर तुम मरोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी। मैं बस इतना ही कह सकती हूं। खामोश, फेल्टन बोला। हम पहुंच गए। दरअसल वे स्लूप को छू चुके थे। फेल्टन पहले सीढ़ी चढ़ा और मिलेडी को अपना हाथ दिया, जबकि मल्लाहों ने उसे सहारा दिया, क्योंकि समुद्र अभी भी काफी उग्र था। एक पल बाद वे डेक पर थे। कप्तान, फेल्टन ने कहा, ये वही महिला है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। आपको इन्हें सुरक्षित फ्रांस पहुंचाना है। 1000 पिस्टोलेस के लिए, कप्तान ने कहा। मैंने उनमें से 500 आपको दे दिए हैं। ये सही है, कप्तान बोला। और बाकी के 500 यहाँ हैं। मिलेडी ने सोने की थैली पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, कप्तान बोला, मैं सिर्फ एक सौदा करता हूं। मैंने इस नौजवान के साथ यह तय किया है कि बाकी के 500 मुझे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम बुलोनी नहीं पहुंच जाते। और क्या हम वहां पहुंच जाएंगे? बिल्कुल सुरक्षित। मेरा नाम जैक बटलर है। ठीक है, मिलेडी बोली, यदि तुम अपना वादा निभाते हो तो 500 के बजाय मैं तुम्हें 1000 पिस्टोलेस दूंगी। तो फिर आपकी जय हो, मेरी सुंदर महोदया, कप्तान चिल्लाया। ईश्वर करे मुझे आप जैसी मुसाफिर अक्सर मिलें। इस बीच, फेल्टन ने कहा, मुझे फलां खाड़ी तक ले चलो। तुम्हें पता है कि हमारे बीच यह तय हुआ था कि तुम मुझे वहां उतार दोगे। कप्तान ने जरूरी आदेश दिए और सुबह करीब 7 बजे उस नन्ही सी कश्ती ने तयशुदा खाड़ी में लंगर डाल दिया। इस यात्रा के दौरान फेल्टन ने मिलेडी को सब कुछ बताया कि कैसे लंदन जाने के बजाय उसने यह छोटा जहाज बुक किया, कैसे वह वापस आया, कैसे पत्थरों के बीच की दरारों में लोहे के शिकंजे फंसाकर वह दीवार पर चढ़ा और कैसे खिड़की की सलाखों तक पहुंचकर उसने सीढ़ी बांधी। बाकी बातें मिलेडी पहले से जानती थी। अपनी ओर से मिलेडी ने फेल्टन को उसकी योजना के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से निकले शुरुआती शब्दों से ही उसने साफ देख लिया कि इस युवा कट्टरपंथी को उकसाने के बजाय शांत करने की ज्यादा जरूरत थी। यह तय हुआ कि मिलेडी 10 बजे तक फेल्टन का इंतजार करेगी। यदि वह 10 बजे तक वापस नहीं आता तो वह जहाज लेकर रवाना हो जाएगी। उस स्थिति में, और ये मानते हुए कि वह आज़ाद है, वह उसे फ्रांस में बैथून के कार्मेलिट्स के कॉन्वेंट में आकर मिलेगा। अध्याय 59। पोर्ट्समाउथ में क्या हुआ? 23 अगस्त 1628। फिल्टन ने मिलेडी से वैसे ही विदा ली, जैसे कोई भाई अपनी बहन से महज टहलने जाने के लिए विदा लेता है। उसने उसके हाथ को चूमा। उसका पूरा शरीर शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग धधक रही थी, जैसे किसी को तेज बुखार हो। उसका माथा हमेशा के मुकाबले कुछ ज्यादा ही पीला था। उसके दांत भिंचे हुए थे और उसकी आवाज में एक रूखापन था जो इशारा कर रहा था कि उसके भीतर कोई खौफनाक मंशा काम कर रही है। जब तक वह नाव में रहा जो उसे किनारे तक ले जा रही थी, उसका चेहरा मिलेडी की ओर था। मिलेडी जहाज के डेक पर खड़ी उससे अपनी नजरों से ओझल होने तक देखती रही। दोनों ही किसी पीछा किए जाने के डर से आजाद थे, क्योंकि सुबह 9 बजे से पहले मिलेडी के कमरे में कोई नहीं आता था और किले से लंदन तक पहुंचने में 3 घंटे लगते थे। फिल्टन किनारे पर उतरा। वह पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ा जो ऊपर तक जाती थी। उसने आखिरी बार मिलेडी को सलाम किया और शहर की ओर चल पड़ा। 100 कदम चलने के बाद जमीन ढलने लगी और अब उसे सिर्फ उस जहाज का मस्तूल ही दिखाई दे रहा था। वह तुरंत पोर्ट्समाउथ की ओर दौड़ा, जो करीब आधा कोस की दूरी पर था। सुबह के कोहरे में उसे शहर के घर और मीनारें साफ दिखाई दे रही थीं। पोर्ट्समाउथ के आगे समुद्र जहाज़ों से भरा हुआ था। उनके मस्तूल सर्दियों में उजड़े हुए पेड़ों के जंगल की तरह लग रहे थे, जो हवा के हर झोंके के साथ झुक जाते थे। अपनी तेज पैदल यात्रा के दौरान फेल्टन के मन में उन सभी आरोपों की यादें ताज़ा हो रही थीं, जो उसने राजा जेम्स और राजा चार्ल्स के पसंदीदा मंत्री बकिंघम के खिलाफ 2 सालों के चिंतन और प्यूरिटन्स के बीच रहने के दौरान इकट्ठे किए थे। जब उसने इस मंत्री के सार्वजनिक अपराधों की तुलना
जो पूरे यूरोप में मशहूर थे, उन निजी और अनजाने जुर्मों से कि जिनका इल्ज़ाम मिलेडी ने उस पर लगाया था, तो फेल्टन को लगा कि बकिंघम का सबसे खतरनाक रूप वह है जिसे दुनिया नहीं जानती। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका प्रेम इतना नया और तीव्र था कि वह मिलेडी के उन घिनौने और काल्पनिक आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा था। उसे वे छोटे से परमाणु भी किसी चींटी के सामने खड़े भयानक राक्षसों जैसे लग रहे थे। तेज चलने की वजह से उसका खून और भी खौलने लगा। ये विचार कि वह अपनी उस महिला को, जिसे वह एक संत की तरह पूजता था, एक भयानक इंतकाम के साये में छोड़ आया है, और उसकी थकान, इन सब ने मिलकर उसके दिमाग को इंसानी भावनाओं से ऊपर उठा दिया था। वह सुबह करीब 8 बजे पोर्ट्समथ में दाखिल हुआ। पूरी आबादी सड़कों पर थी। सड़कों और बंदरगाह पर ढोल बज रहे थे। वे सैनिक जो जहाज़ों पर चढ़ने वाले थे, समुद्र की ओर मार्च कर रहे थे। फिल्टन जब एडमिरल्टी पैलेस पहुंचा सा तो वह धूल से लथपथ था और पसीने में तरबतर था। उसका चेहरा, जो अक्सर पीला रहता था, अब गर्मी और जुनून की वजह से गहरा लाल हो गया था। संतरी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिल्टन ने चौकी के अधिकारी को पुकारा। अपनी जेब से वह खत निकालकर, जो वह साथ लाया था, उसने कहा, लॉर्ड डी विंटर का एक बेहद जरूरी पैगाम है। लॉर्ड डी विंटर का नाम सुनते ही, जिन्हें ड्यूक का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था, अधिकारी ने फेल्टन को अंदर जाने का हुक्म दे दिया। वैसे भी फेल्टन ने नौसेना अधिकारी की वर्दी पहन रखी थी। फिल्टन महल के भीतर दौड़ा। जैसे ही वह ड्योढ़ी में दाखिल हुआ, एक और आदमी भी अंदर आ रहा था। वह भी धूल से भरा था। उसकी सांस फूल रही थी। उसने गेट पर ही एक घोड़ा छोड़ा था, जो महल तक पहुंचते ही अपने घुटनों के बल गिर गया था। फिल्टन और उस अनजान आदमी ने एक ही समय पर पैट्रिक को पुकारा, जो ड्यूक का सबसे भरोसेमंद खादिम था। फिल्टन ने लॉर्ड डी विंटर का नाम लिया, लेकिन वह अनजान आदमी अपना नाम नहीं बताना चाहता था। उसने कहा कि वह सिर्फ ड्यूक के सामने ही अपनी पहचान बताएगा। दोनों ही एक दूसरे से पहले अंदर घुसना चाहते थे। पैट्रिक जानता था कि लॉर्ड डे विंटर सरकारी कामकाज और दोस्ती के मामले में ड्यूक के कितने करीब हैं, इसलिए उसने उन्हें प्राथमिकता दी जो उनके नाम से आए थे। उस दूसरे आदमी को इंतजार करना पड़ा, और यह साफ देखा जा सकता था कि वह इस देरी को कितना कोस रहा था। खादिम फेल्टन को एक बड़े हॉल से ले गया, जहां ला रोशेल के प्रतिनिधि इंतजार कर रहे थे, जिनका नेतृत्व प्रिंस डी सॉबिस कर रहे थे। फिर उसने उसे एक छोटे कमरे में पहुंचाया, जहां बकिंघम अभी अभी नहाकर अपनी वेशभूषा तैयार कर रहे थे। वे हमेशा की तरह अपने रूप रंग पर असाधारण ध्यान दे रहे थे। लेफ्टिनेंट फेल्टन लॉर्ड डे विंटर की ओर से आए हैं, पैट्रिक ने कहा। लॉर्ड डी विंटर की ओर से, बकिंघम ने दोहराया। उन्हें अंदर आने दो। फिल्टन अंदर गया। उस समय बकिंघम सोफे पर एक शानदार सोने की कढ़ाई वाला गाउन रख रहे थे, ताकि वे मोतियों से जड़ा हुआ नीले मखमल का जैकेट, डबलट पहन सकें। बैरन खुद क्यों नहीं आए? बकिंघम ने पूछा। मैं आज सुबह उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे अपनी अनुपस्थिति के लिए आपसे माफी चाहते हैं, फेल्टन ने जवाब दिया। वे खुद आना चाहते थे, लेकिन किले में कैदी पर नजर रखने की मजबूरी की वजह से नहीं आ सके। हाँ, मैं जानता हूँ, बकिंघम बोले। उनके पास एक कैदी है। मैं उसी कैदी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, माय लॉर्ड, फेल्टन ने कहा। ठीक है, तो कहो। मैं उसके बारे में जो कहना चाहता हूँ, वह सिर्फ आप ही सुन सकते हैं, माय लॉर्ड। हमें अकेला छोड़ दो, पैट्रिक, बकिंघम ने हुक्म दिया। पर घंटी की आवाज सुनाई दे, उतनी ही दूर रहना, मैं तुम्हें अभी बुलाऊंगा। पैट्रिक बाहर चला गया। हम अकेले हैं, मोन्सियर, बकिंघम बोले। कहिए, क्या बात है? माय लॉर्ड, फेल्टन ने कहा, बैरोन डी विंटर ने पिछले दिनों आपको खत लिखकर चार्लोट बैक्सन नाम की एक युवती के निर्वासन के आदेश पर दस्तखत करने की दरख्वास्त की थी। हाँ, मोन्सियर, और मैंने उन्हें जवाब दिया था कि वह आदेश मेरे पास भेज दें और मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। वो आदेश यहाँ है, माय लॉर्ड। मुझे दो, ड्यूक बोले। फिल्टन से कागज लेकर उन्होंने उस पर एक सरसरी नजर डाली। जब उन्हें यकीन हो गया कि यह वही कागज है, तो उन्होंने उसे मेज पर रखा, कलम उठाई और दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए। माफ कीजिएगा, माय लॉर्ड, फेल्टन ने ड्यूक को रोकते हुए कहा, पर क्या आप जानते हैं कि
चार्लोट बैक्सन उस युवती का असली नाम नहीं है। हाँ, मॉन्सियर, मैं जानता हूँ। ड्यूक ने कलम को स्याही में डुबोते हुए जवाब दिया। तो फिर आप उसका असली नाम भी जानते होंगे? फेल्टन ने तीखे स्वर में पूछा। मैं जानता हूँ। और ड्यूक ने कलम कागज पर टिका दी। फेल्टन का चेहरा सफेद पड़ गया। और वह असली नाम जानते हुए भी, माय लॉर्ड। फेल्टन ने फिर पूछा, क्या आप फिर भी दस्तखत करेंगे? यकीनन, बकिंघम बोले, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार करूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। फेल्टन की आवाज और भी रूखी और भारी हो गई। कि आपको पता है कि यह मामला मिलेडी डी विंटर से जुड़ा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हालांकि मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें यह कैसे पता चला। और क्या आप बिना किसी पछतावे के उस आदेश पर दस्तखत करेंगे? बकहम ने उस नौजवान की ओर बड़े घमंड से देखा। क्या तुम जानते हो मॉन्सियर कि तुम मुझसे बहुत ही अजीब सवाल पूछ रहे हो? और मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं जो उनका जवाब दे रहा हूं। उनका जवाब दीजिए माय लॉर्ड। फिल्टन बोला। हालात उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं जितना आप समझ रहे हैं। बकिंघम ने सोचा कि यह नौजवान लॉर्ड डी विंटर की ओर से आया है, तो यकीनन उन्हीं के नाम पर बोल रहा होगा। उनका लहजा थोड़ा नरम हुआ। बिना किसी पछतावे के उन्होंने कहा, बैरन भी मेरी तरह जानते हैं कि मिलेडी डे विंटर एक बहुत बड़ी गुनहगार औरत है। उसे सिर्फ देश से बाहर भेजना तो उसके प्रति बड़ी उदारता है। ड्यूक ने दस्तखत करने के लिए कलम आगे बढ़ाई। आप उस आदेश पर दस्तखत नहीं करेंगे माय लॉर्ड। फेल्टन ने ड्यूक की ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं इस आदेश पर दस्तखत नहीं करूंगा। और भला क्यों? क्योंकि आप अपने भीतर झांकेंगे और उस महिला के साथ न्याय करेंगे। मैं उसके साथ न्याय उसे फांसी पर लटकाकर करूंगा, बकिंघम बोले। वो औरत बदचलन और घिनौनी है। माय लॉर्ड, मिलेडी डी विंटर एक फरिश्ता है। आप जानते हैं कि वह फरिश्ता है, और मैं आपसे उसकी आज़ादी की मांग करता हूं। वाह, क्या तुम पागल हो गए हो जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? बकिंघम ने हिकारत से कहा। माय लॉर्ड, मुझे माफ करें। मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन माय लॉर्ड, सोचिए आप क्या करने जा रहे हैं, और सावधान रहिए, कहीं आप बहुत आगे ना निकल जाएं। तुम क्या कह रहे हो? खुदा मुझे माफ करे, बकिंघम चिल्लाए। मुझे लगता है यह मुझे धमकी दे रहा है। नहीं, माय लॉर्ड, मैं अभी भी विनती कर रहा हूं, और मैं आपसे कहता हूं, पानी की एक बूंद भी भरे हुए घड़े को छलका देती है। एक छोटी सी गलती उस सिर पर सज्जा बुला सकती है, जिसे कई जुर्मों के बावजूद अब तक बख्शा गया है। मॉन्सियर फेल्टन, बकिंघम बोले, तुम यहां से जाओ और खुद को तुरंत गिरफ्तारी के हवाले करो। आप मेरी बात पूरी सुनेंगे माय लॉर्ड। आपने उस युवती को बहकाया, आपने उसका अपमान किया, उसे अपवित्र किया। उसके प्रति अपने अपराधों का प्रायश्चित कीजिए, उसे आजाद कीजिए, और मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। तुम मांगोगे? बकिंघम ने हैरानी से फेल्टन की ओर देखा। उन्होंने इन शब्दों के एक एक हिस्से पर जोर दिया। माय लॉर्ड, फेल्टन उत्तेजित होता जा रहा था। माय लॉर्ड, सावधान रहिए। पूरा इंग्लैंड आपकी बदकारियों से थक चुका है। माय लॉर्ड, आपने शाही ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। आपने उसे लगभग हड़प लिया है। माय लॉर्ड, ईश्वर और इंसान आपसे नफरत करते हैं। ईश्वर आपको बाद में सजा देगा, लेकिन मैं आपको यहीं सजा दूंगा। आह! अब हद हो गई! बकिंघम चिल्लाए और दरवाजे की ओर बढ़े। फिल्टन ने उनका रास्ता रोक लिया। मैं बड़ी नम्रता से आपसे विनती करता हूं माय लॉर्ड, उसने कहा। मिलेडी डी विंटर की रिहाई के आदेश पर दस्तखत कर दीजिए। याद रखिए कि वह एक औरत है जिसकी इज्जत आपने लूटी है। पीछे हटो मोन्सियर, बकिंघम बोले, वरना मैं अपने खादिम को बुलाऊंगा और तुम्हें जंजीरों में जकड़वा दूंगा। आप किसी को नहीं बुला पाएंगे। फेल्टन ड्यूक और मेज पर रखी घंटी के बीच खड़ा हो गया। सावधान, माय लॉर्ड, आप ईश्वर के हाथों में हैं। तुम्हारा मतलब शैतान के हाथों में है, बकिंघम चिल्लाए। वे अपनी आवाज ऊंची कर रहे थे ताकि बाहर लोग सुन सकें, पर वे सीधा चीख नहीं रहे थे। दस्तखत कीजिए माय लॉर्ड, मिलेडी डी विंटर की रिहाई पर दस्तखत कीजिए। फेलेटन ने ड्यूक की ओर एक कागज बढ़ाया। जबरदस्ती? तुम मजाक कर रहे हो। ओए पैट्रिक, दस्तखत कीजिए माय लॉर्ड। कभी नहीं, कभी नहीं। मदद करो, ड्यूक चिल्लाए, और साथ ही वे अपनी तलवार की ओर लपके। लेकिन फेल्टन ने उन्हें संभलने का वक्त नहीं दिया। उसने वह चाकू जिससे मिल्डी ने खुद को घायल किया था
अपने कोट के भीतर छिपा रखा था। एक ही छलांग में वह ड्यूक पर झपटा। ठीक उसी पल पैट्रिक कमरे में दाखिल हुआ। वह चिल्ला रहा था, फ्रांस से एक खत आया है माय लॉर्ड। फ्रांस से। बकिंघम सब कुछ भूल गए, यह सोचकर कि वह खत किसकी ओर से आया होगा। फिल्टन ने इसी पल का फायदा उठाया और खंजर उनकी बगल में मूठ तक उतार दिया। आह! गद्दार! बकिंघम चिल्लाए, तुमने मुझे मार डाला। खून, खून! पैट्रिक चीखा। फिल्टन ने भागने का रास्ता ढूंढा। दरवाजा खुला देखकर वह अगले कमरे में भागा, जहां ला रोशेल के प्रतिनिधि इंतजार कर रहे थे। वह तेजी से हॉल को पार कर सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन पहली ही सीढ़ी पर उसकी टक्कर लॉर्ड डी विंटर से हो गई। बैरन ने देखा कि वह पीला पड़ा हुआ है, घबराया हुआ है, और उसके हाथ मुंह खून से सने हैं। उन्होंने उसका गला दबोच लिया और चिल्लाए, मुझे पता था, मैंने अंदाजा लगा लिया था, पर मैं 1 मिनट की देरी कर गया। बदनसीब, कितना बदनसीब हूं मैं। फिल्टन ने कोई विरोध नहीं किया। लॉर्ड डी विंटर ने उसे पहरेदारों के हवाले कर दिया, जो उसे समुद्र की ओर जाने वाली एक छोटी छत पर ले गए। फिर बैरन तुरंत ड्यूक के कमरे की ओर भागे। ड्यूक की चीख और पैट्रिक का शोर सुनकर वह आदमी भी कमरे में घुस आया जिसे फेल्टन ड्यूडी में मिला था। उसने देखा कि ड्यूक सोफे पर गिरे हुए हैं और उन्होंने अपना हाथ घाव पर दबा रखा है। लपोर्ट! ड्यूक ने मरती हुई आवाज में कहा। लपोर्ट, क्या तुम उसकी ओर से आए हो? हाँ मॉन्सिन्योर, एन ऑफ ऑस्ट्रिया के वफादार खादिम ने जवाब दिया, लेकिन शायद बहुत देर हो गई। खामोश, लपोर्ट, कोई सुन लेगा। पैट्रिक, किसी को अंदर मत आने देना। ओह, मैं नहीं जान पा रहा कि उसने मुझसे क्या कहा है। हे ईश्वर, मैं मर रहा हूं। और ड्यूक बेहोश हो गए। इस बीच लॉर्ड डी विंटर, प्रतिनिधि, अभियान के नेता और महल के अधिकारी सब कमरे में जमा हो गए। हर तरफ मातम छा गया। ये खबर, जिसने महल को आंसुओं और सिसकियों से भर दिया था, जल्द ही पूरे शहर में फैल गई। एक तोप दागी गई, जो इस बात का इशारा थी कि कुछ बहुत ही भयानक और अनहोनी घटना घटी है। लॉर्ड डी विंटर अपने बाल नोच रहे थे। सिर्फ 1 मिनट की देरी, वे चिल्लाए। सिर्फ 1 मिनट! हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, कैसी बदकिस्मती है। उन्हें सुबह 7 बजे खबर मिली थी कि किले की एक खिड़की से रस्सी की सीढ़ी लटक रही है। वे तुरंत मिलेडी के कमरे की ओर भागे थे। कमरा खाली था, खिड़की खुली थी और सलाखें कटी हुई थीं। उन्हें डार्टेनन की वह चेतावनी याद आई, जो उसने अपने संदेशवाहक के जरिए भेजी थी। वे ड्यूक के लिए थर्रा उठे। बिना घोड़े पर जीन कसे वे पहले मिले घोड़े पर सवार होकर हवा की तरह दौड़ पड़े थे। वे आंगन में उतरे, सीढ़ियां चढ़े, और जैसा कि हमने कहा, आखिरी सीढ़ी पर उनकी टक्कर फेल्टन से हुई। हालांकि ड्यूक अब भी मरे नहीं थे। उन्हें थोड़ा होश आया, उन्होंने आंखें खोली और सबके दिलों में उम्मीद की किरण जागी। सज्जनों, उन्होंने कहा, मुझे पैट्रिक और लपॉर्ट के साथ अकेला छोड़ दो। डे विंटर, क्या तुम यहाँ हो? तुमने आज सुबह मेरे पास एक अजीब पागल को भेजा था। देखो, उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। ओह माय लॉर्ड! बैरन चिल्लाए, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और तुम बहुत गलत करोगे, मेरे प्यारे डी विंटर। बकिंघम ने उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता जो किसी दूसरे आदमी की पूरी जिंदगी के पछतावे के काबिल हो। लेकिन अब मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दो। बैरन सिसकते हुए बाहर निकल गए। घायल ड्यूक के कमरे में अब सिर्फ लपोर्ट और पैट्रिक थे। डॉक्टर की तलाश की जा रही थी, पर अभी तक कोई मिला नहीं था। आप जिएंगे माय लॉर्ड, आप जरूर जिएंगे। रानी का वफादार सेवक सोफे के पास घुटनों के बल बैठकर दोहरा रहा था। उसने मुझे क्या लिखा है? बकिंघम ने बड़ी मुश्किल से पूछा। खून बह रहा था, पर वे अपनी उस प्रियतम माँ के बारे में पूछ रहे थे। उसने मुझे क्या लिखा है? मुझे उसका खत पढ़कर सुनाओ। ओह माय लॉर्ड, लापोर्ट ने कहा, हुक्म मानो। लपोर्ट, क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरे पास वक्त बहुत कम है? लपोर्ट ने मुहर तोड़ी और कागज ड्यूक की आंखों के सामने रखा, लेकिन बकिंघम लाख कोशिशों के बाद भी लिखावट नहीं पढ़ सके। पढ़ो, उन्होंने कहा, पढ़ो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पढ़ो, क्योंकि जल्द ही शायद मैं सुन भी नहीं पाऊंगा, और मैं यह जाने बिना ही मर जाऊंगा कि उसने मुझे क्या पैगाम भेजा है। लापोर्ट ने अब और मना नहीं किया और पढ़ना शुरू किया।
माय लॉर्ड, जब से मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपके कारण और आपके लिए जो कुछ भी सहा है, उसकी कसम खाकर मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आपको मेरे सुकून की ज़रा भी परवाह है, तो फ्रांस के खिलाफ उन बड़ी तैयारियों को रोक दीजिए। उस युद्ध का अंत कर दीजिए, जिसके बारे में दुनिया कहती है कि धर्म उसका कारण है, लेकिन दबी ज़ुबान में लोग कहते हैं कि मेरे लिए आपका प्रेम उसका असली कारण है। यह युद्ध न केवल इंग्लैंड और फ्रांस के लिए बड़ी तबाही ला सकता है, बल्कि आपके लिए भी बदकिस्मती ला सकता है, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अपनी जान की हिफाजत कीजिए, जिस पर खतरा मंडरा रहा है। आपकी जान मेरे लिए तब और भी कीमती हो जाएगी, जब मुझे आप में दुश्मन नहीं देखना पड़ेगा। आपकी स्नेहपात्र ANNE। बकिंघम ने अपनी बची कुची पूरी ताकत उस खत को सुनने में लगा दी। जब खत खत्म हुआ, तो मानो उन्हें बहुत बड़ी निराशा हुई हो। उन्होंने पूछा, क्या उसने इसके अलावा जुबानी तौर पर कुछ नहीं कहा? लपोर्ट, रानी ने मुझे आपको अपना ख्याल रखने को कहा था, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि आपकी हत्या की कोशिश की जाएगी। और क्या सिर्फ इतना ही? क्या सिर्फ इतना ही? बकनम ने बेचैनी से पूछा। उन्होंने यह भी कहा था कि वे अब भी आपसे प्रेम करती हैं। आह! बकिंघम बोले, ईश्वर का शुक्र है, मेरी मौत उनके लिए किसी अजनबी की मौत जैसी नहीं होगी। लपोर्ट फूट फूट कर रोने लगा। पैट्रिक, ड्यूक ने कहा, वह डिबिया, कास्केट लाओ, जिसमें हीरे के वो स्टड्स रखे थे। पैट्रिक वह डिबिया ले आया, जिसे लपोर्ट ने पहचान लिया कि वह रानी की थी। अब वह सफेद साटन का सेंट बैग लाओ, जिस पर मोतियों से उनका नाम जरा है। पैट्रिक ने फिर हुक्म माना। यहाँ देखो लपोर्ट, बकिंघम बोले, ये इकलौती निशानियां हैं जो मुझे उनसे मिली हैं। ये चांदी की डिबिया और ये 2 खत, तुम इन्हें महारानी को वापस लौटा देना। और आखिरी यादगार के तौर पर, उन्होंने कमरे में किसी कीमती चीज की तलाश की, तुम इसमें जोड़ देना। वे अभी भी ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें मौत के साये में धुंधली हो चुकी थीं। उनकी नज़र उस चाकू पर पड़ी, जो फेल्टन के हाथ से गिरा था। उस पर अभी भी ताज़ा खून लगा था। और तुम इसके साथ ये चाकू भी दे देना, ड्यूक ने लपॉर्ट का हाथ दबाते हुए कहा। उनमें सिर्फ इतनी ही जान बची थी कि उन्होंने वह खुशबू वाली थैली डिबिया में रखी और चाकू को भी उसके अंदर गिरने दिया। उन्होंने लपॉर्ट को इशारा किया कि वे अब और नहीं बोल सकते। फिर एक आखिरी मरोड़ उठी, जिसे रोकने की ताकत उनमें नहीं थी। वे सोफे से फिसलकर जमीन पर गिर पड़े। पैट्रिक के गले से एक चीख निकली। बकिंघम ने आखिरी बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मौत ने उनके ख्यालों को बीच में ही रोक दिया, जो उनके माथे पर प्रेम के आखिरी चुंबन की तरह अंकित रह गए। उसी समय ड्यूक का सर्जन पहुंचा। वह बहुत डरा हुआ था। उसे एडमिरल के जहाज से लाया गया था। वह ड्यूक के करीब गया, उनका हाथ थामा, एक पल के लिए नब्ज देखी और हाथ छोड़ दिया। सब बेकार है, उसने कहा, वे मर चुके हैं। मर गए, मर गए, पैट्रिक चीखा। उस चीख के साथ ही पूरी भीड़ कमरे में घुस आई। पूरे महल और शहर में मातम और अफरा तफरी मच गई। जैसे ही लॉर्ड डी विंटर ने देखा कि बकिंघम मर चुके हैं, वे तुरंत फेल्टन की ओर भागे, जिसे पहरेदारों ने छत पर पकड़ रखा था। नीच, उन्होंने उस नौजवान से कहा, जो बकिंघम की मौत के बाद फिर से वैसा ही शांत और अडिग हो गया था जैसे पहले था। नीच, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने अपना इंतकाम लिया है, उसने कहा। अपना इंतकाम, बैरन बोले। यूं कहो कि तुम उस शापित औरत के हाथों का खिलौना बन गए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि यह जुर्म उसका आखिरी जुर्म होगा। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं, फेल्टन ने बड़ी शांति से जवाब दिया। और मैं नहीं जानता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, माय लॉर्ड। मैंने ड्यूक ऑफ बकनहम को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने 2 बार आपको खुद मेरे प्रमोशन के लिए मना किया था। मैंने उन्हें उनके अन्याय की सजा दी है, बस इतना ही। डे विंटर दंग रह गए। वे सैनिकों को फेल्टन को बांधते हुए देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना संवेदनाहीन कैसे हो सकता है। लेकिन एक चीज थी जिसने फेल्टन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं। हर आहट पर उस भोले प्यूरिटन को लगता था कि वह मिलैडी के कदमों की आवाज़ है। उसे लग रहा था कि वह उसे अपनी बाहों में भरने आएगी, अपना जुर्म कबूल करेगी और उसके साथ मर जाएगी।
अचानक वह चौंका। उसकी नज़र समुद्र के एक बिंदु पर जम गई, जो उस छत से साफ दिखाई दे रहा था। एक मल्लाह की पैनी नज़रों से उसने पहचान लिया। जहाँ कोई और सिर्फ के एक परिंदे को देखता, वहाँ उसने एक छोटे जहाज़, स्लूप के पाल को देख लिया, जो फ्रांस के तट की ओर बढ़ रहा था। वह मौत की तरह पीला पड़ गया। उसने अपने टूटते हुए दिल पर हाथ रखा और उसे समझ आ गया कि उसके साथ कितनी बड़ी गद्दारी हुई है। एक आखिरी एहसान, माय लॉर्ड, उसने बैरन से कहा। क्या? बैरन ने पूछा। वक्त क्या हुआ है? बैरन ने अपनी घड़ी निकाली। 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, उन्होंने कहा। मिलेडी ने अपनी रवानगी का समय 1.5 घंटा पहले कर दिया था। जैसे ही उसने वह तोप की आवाज़ सुनी थी जिसने इस खौफनाक घटना का ऐलान किया था, उसने लंगर उठाने का हुक्म दे दिया था। जहाज़ नीले आसमान के नीचे किनारे से बहुत दूर निकल चुका था। ईश्वर की यही इच्छा थी, उसने एक कट्टरपंथी के संतोष के साथ कहा। लेकिन फिर भी वह उस जहाज़ से अपनी नज़रें नहीं हटा पाया, जिसमें उसे उस औरत की सफ़ेद परछाई दिख रही थी, जिसके लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। डेव विंटर ने उसकी नज़र का पीछा किया, उसकी भावनाओं को पढ़ा और सब समझ गए। सिर्फ तुम ही सज़ा भुगतोगे, ओ बदनसीब इंसान, लॉर्ड डी विंटर ने फेल्टन से कहा, जिसे सिपाही खींच कर ले जा रहे थे। लेकिन मैं अपने उस भाई की याद की कसम खाकर कहता हूँ, जिससे मैं इतना प्यार करता था, कि तुम्हारी वह साझीदार मिलेडी नहीं बच पाएगी। फिल्टन ने अपना सिर झुका लिया, बिना एक शब्द कहे। रही बात लॉर्ड डी विंटर की, तो वे तेजी से सीढ़ियों से उतरे और सीधे बंदरगाह की ओर चल दिए। अध्याय 66। फ्रांस में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को जब ड्यूक की मृत्यु की खबर मिली, तो उनका सबसे बड़ा डर यह था कि इस भयानक खबर से रोशेल के निवासियों का हौसला टूट जाएगा। रिचेली अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि राजा ने इस खबर को जितना संभव हो सके उतना छिपाने की कोशिश की। उन्होंने अपने राज्य के सभी बंदरगाह बंद कर दिए। उन्होंने बड़ी सावधानी से पहरा बिठाया, ताकि कोई भी जहाज तब तक समुद्र में न जा सके जब तक बकिंघम द्वारा इकट्ठा की गई सेना रवाना न हो जाए। बकिंघम की अनुपस्थिति में राजा ने खुद ही उस सेना की रवानगी की देखरेख का जिम्मा ले लिया। राजा ने इस आदेश का पालन इतनी सख्ती से किया कि उन्होंने डेनमार्क के उन राजदूतों को भी इंग्लैंड में रोक लिया जो विदा ले चुके थे। यहाँ तक कि हॉलैंड के नियमित राजदूत को भी रोक दिया गया, जिन्हें उन हिंदुस्तानी व्यापारी जहाज़ों को लेकर फ्लशिंग फ्लशिंग के बंदरगाह वापस जाना था, जिन्हें चार्ल्स वाई ने यूनाइटेड प्रोविंसेस को लौटाया था। लेकिन राजा को यह आदेश देने का ख्याल इस घटना के 5 घंटे बाद आया, यानी दोपहर के 2 बजे। तब तक 2 जहाज़ बंदरगाह से निकल चुके थे। जैसा कि हम जानते हैं, उनमें से एक जहाज़ पर मिलेडी सवार थी। वह पहले से ही इस अनहोनी का अंदाज़ा लगा रही थी, और जब उसने एडमिरल के जहाज़ के मस्तूल पर काला झंडा लहराते देखा, तो उसका शक यकीन में बदल गया। जहाँ तक दूसरे जहाज़ की बात है, वह किसे लेकर गया और कैसे रवाना हुआ, यह हम आगे बताएंगे। इस दौरान ला रोशेल के सैन्य शिविर में कुछ भी नया नहीं हुआ। केवल राजा, जो हमेशा की तरह ऊब रहे थे, और शायद शिविर में अन्य जगहों की तुलना में कुछ ज्यादा ही ऊब रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि वे गुप्त रूप से सेंट जर्मेन जाएंगे। वे वहां सेंट लुइस का उत्सव मनाना चाहते थे। उन्होंने कार्डिनल से कहा कि उन्हें सिर्फ 20 मस्किटियर्स का एक छोटा सा अंगरक्षक दल दिया जाए। कार्डिनल, जो कभी कभी राजा के साथ से थक जाते थे, उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपने शाही लेफ्टिनेंट को विदा किया। राजा ने वादा किया कि वे 15 सितंबर के आसपास लौट आएंगे। मस्यू द ट्रेवील को जब हिज एमिनेंस से यह जानकारी मिली, तो उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू किया। हालांकि उन्हें असली कारण नहीं पता था, लेकिन वे अपने दोस्तों की पेरिस लौटने की तीव्र इच्छा और अनिवार्य जरूरत को समझते थे। जाहिर है, उन्होंने इस अंगरक्षक दल का हिस्सा बनने के लिए अपने चारों दोस्तों को ही चुना। उन चारों नौजवानों ने यह खबर मस्यू de त्रेविल से मिलने के ठीक 15 मिनट बाद सुनी, क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने यह बात बताई थी। उस वक्त डार्टेनन ने महसूस किया कि कार्डिनल ने उसे आखिरकार मस्केटियर्स में शामिल करके उस पर कितना बड़ा उपकार किया है। अगर ऐसा ना होता, तो उसे शिविर में ही रुकना पड़ता, जबकि उसके साथी वहां से निकल जाते। पेरिस लौटने की इस बेचैनी का कारण
वह खतरा था जो मैडम बोनासिया पर मंडरा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं बेथून के कॉन्वेंट में उनकी मुलाकात उनकी जानी दुश्मन मिलेडी से ना हो जाए। इसीलिए एरामिस ने तुरंत टूर्स की उस दर्जन मरी मिशोन को खत लिखा था, जिसकी पहचान बड़े-बड़े लोगों से थी। एरामिस चाहता था कि रानी से मैडम बोनासियो को कॉन्वेंट छोड़ने की अनुमति मिल जाए, ताकि वे लॉरेन या बेल्जियम में शरण ले सकें। उन्हें जवाब के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 8-10 दिन बाद ही एरामिस को निम्नलिखित खत मिला। मेरे प्यारे कज़िन, यहाँ मेरी बहन की ओर से वह अनुमति पत्र है, जिसके ज़रिए हमारी छोटी सेविका को बेथून के कॉन्वेंट से निकाला जा सकता है। आपको लगता है कि वहाँ की हवा उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मेरी बहन बड़ी खुशी के साथ ये अनुमति भेज रही है, क्योंकि वह उस छोटी लड़की को बहुत पसंद करती है और भविष्य में उसकी और भी मदद करना चाहती है। आपका मरी मीकॉन। इस खत के साथ एक आदेश भी जुड़ा था, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे। लूव्र, लूव्र में 10 अगस्त 1628 बैतून के कॉन्वेंट की सुपीरियर उस व्यक्ति के हाथों में उस नौसिखिया लड़की को सौंप देंगी जो यह पत्र उनके सामने प्रस्तुत करेगा। यह लड़की मेरी सिफारिश और मेरे संरक्षण में कॉन्वेंट में दाखिल हुई थी। एने, यह कल्पना करना आसान है कि एरामिस और उस दर्जन के बीच का रिश्ता, जो रानी को अपनी बहन कहती थी, उन नौजवानों के लिए मनोरंजन का विषय बन गया। लेकिन पोर्थोस के भद्दे मजाक पर 2-3 बार शर्म से लाल होने के बाद एरामिस ने अपने दोस्तों से विनती की कि वे इस विषय को दोबारा न छेड़ें। उसने साफ कह दिया कि अगर इस बारे में एक शब्द भी और कहा गया, तो वह ऐसे मामलों में अपने कजिन्स से कभी मदद नहीं मांगेगा। इसलिए उन चारों मस्केटियर्स के बीच मैरी मिशोन का जिक्र फिर कभी नहीं हुआ। वैसे भी उनके पास वह था जो उन्हें चाहिए था, यानी बेथून के कर्मेलिट्स कॉन्वेंट से मैडम बोनासियो को निकालने का आदेश। ये सच था कि यह आदेश तब तक किसी काम का नहीं था जब तक वे ला रोशेल के शिविर में थे, यानी फ्रांस के दूसरे छोर पर। इसीलिए डार्टेनन मॉन्सिया डी ट्रिविल से छुट्टी मांगने ही वाला था और उन्हें अपनी रवानगी की अहमियत बताने वाला था। तभी उसे और उसके तीनों दोस्तों को यह खबर मिली कि राजा 20 मस्केटियर्स के दल के साथ पेरिस रवाना हो रहे हैं और वे भी उस दल का हिस्सा हैं। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। खादिमों को सामान के साथ पहले ही भेज दिया गया और वे 16 तारीख की सुबह पेरिस के लिए रवाना हो गए। कार्डिनल ने सुरजेर्स से मौजेस तक राजा का साथ दिया। वहां राजा और उनके मंत्री ने बड़ी गर्मजोशी और दोस्ती के दिखावे के साथ एक दूसरे से विदा ली। राजा, जो सफर के दौरान अपना मन बहलाना चाहते थे, जितना संभव हो सके उतनी तेजी से यात्रा कर रहे थे। वे 23 तारीख तक पेरिस पहुंचने के लिए उतावले थे। वे बीच बीच में मैगपाई पक्षी का शिकार करने के लिए रुक जाते थे। इस खेल का शौक उन्हें सालों पहले डी लुएन ने लगाया था और वे इसे बहुत पसंद करते थे। दल के 20 मस्केटियर्स में से 16 लोग इस ठहराव से बहुत खुश थे, लेकिन बाकी 4 दोस्त मन ही मन इसे कोस रहे थे। विशेष रूप से डार्टेनन के कानों में लगातार एक गूंज सुनाई दे रही थी, जिसका अर्थ पोर्थोस ने कुछ इस तरह बताया। एक बहुत बड़ी महिला ने मुझे बताया था कि इसका मतलब है कि कोई कहीं तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। आखिरकार 23 तारीख की रात को यह दल पेरिस पहुंचा। राजा ने मस्यो द त्रिवील का शुक्रिया अदा किया और उन्हें 4 दिनों की छुट्टी देने की अनुमति दी। शर्त यह थी कि छुट्टी पाने वाला व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नजर नहीं आएगा, वरना उसे बस्टील की जेल में डाल दिया जाएगा। जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, पहली 4 छुट्टियां में हमारे उन चारों दोस्तों को ही मिली। इतना ही नहीं, अथोस ने मस्यो द थ्रेवील से 4 के बजाय 6 दिनों की मोहलत ली। उन्होंने इन 6 दिनों में 2 रातें और जोड़ लीं, क्योंकि वे 24 तारीख की शाम 5 बजे रवाना हुए थे। अपनी उदारता दिखाते हुए मस्यो द थ्रेवील ने छुट्टी की तारीख बढ़ाकर 25 तारीख की सुबह कर दी। हे भगवान, डार्टेनन ने कहा, जो किसी भी मुश्किल काम से पीछे नहीं हटता था। मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही साधारण सी चीज को बहुत जटिल बना रहे हैं। 2 दिनों में और 2-3 घोड़ों का इस्तेमाल करके। घोड़ों की कोई बात नहीं, मेरे पास काफी पैसा है। मैं बैतून पहुंच जाऊंगा। मैं सुपीरियर को रानी का खत दिखाऊंगा और उस अनमोल खजाने को वापस ले आऊंगा जिसे मैं ढूंढने जा रहा हूं। मैं उन्हें लोरेन या बेल्जियम नहीं, बल्कि पेरिस लाऊंगा। यहाँ वे ज्यादा सुरक्षित रहेंगी, खासकर जब तक कार्डिनल रोशेल में हैं। एक बार शहर लौटने के बाद आधी उनकी कजिन की सुरक्षा
और आधी हमारे अपने प्रयासों से हमें रानी से वह सब मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। इसलिए आप लोग यहीं रुकिए और बेकार की थकान मत पालिए। इस साधारण मिशन के लिए मैं और प्लांशे ही काफ़ी हैं। इस पर अथोस ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हमारे पास भी पैसा बचा है, क्योंकि मैंने हीरे के अपने हिस्से की पूरी शराब अभी तक नहीं पी है और पोर्थोस और अरेमिस ने भी अपना हिस्सा पूरी तरह खर्च नहीं किया है। इसलिए हम भी एक के बजाय 4 घोड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डार्टेनन, ज़रा सोचिए, उन्होंने इतने गंभीर स्वर में कहा कि वह नौजवान काँप उठा। ज़रा सोचिए कि बेथून वह शहर है जहाँ कार्डिनल ने उस औरत को मिलने का बुलावा दिया है। वह औरत जो जहाँ भी जाती है, अपने साथ तबाही लाती है। डार्टेनन, अगर तुम्हारा सामना सिर्फ 4 पुरुषों से होता, तो मैं तुम्हें अकेले जाने देता। लेकिन तुम्हारा सामना उस औरत से है। हम चारों साथ चलेंगे और मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि अपने 4 खादिमों के साथ हमारी संख्या पर्याप्त होगी। आपने तो मुझे डरा ही दिया, अथोस, डार्टेनन चिल्लाया। मेरे खुदा, आपको किस बात का डर है? हर चीज का, आथोस ने जवाब दिया। डार्टेनन ने अपने साथियों के चेहरों को देखा। आथोस की तरह ही उन सबके चेहरों पर गहरी चिंता के भाव थे। वे बिना एक शब्द बोले जितनी तेजी से हो सके अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए रास्ते पर बढ़ते रहे। 25 तारीख की शाम को जब वे आरस में दाखिल हो रहे थे और डार्टेनन गोल्डन हैरो नामक सराय पर एक गिलास शराब पीने के लिए घोड़े से उतर रहा था, तभी डाकघर के आंगन से एक घुड़सवार बाहर निकला। उसने अभी अभी अपना घोड़ा बदला था। वह सरपट दौड़ते हुए पेरिस की राह पर निकल पड़ा। जिस पल वह फाटक से सड़क की ओर निकला, हवा के एक झोंके ने उसका लबादा उड़ा दिया। अगस्त का महीना होने के बावजूद उसने खुद को लबादे में लपेट रखा था। हवा ने उसकी टोपी भी उड़ा दी, जिसे उस यात्री ने तुरंत अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे अपनी आंखों तक खींच लिया। डार्टेनन की नजरें उस आदमी पर जमी थीं। वह अचानक पीला पड़ गया और उसके हाथ से गिलास गिर गया। क्या बात है मसियो? प्लांशे ने कहा। ओ, आइए सज्जनों, मेरे मालिक बीमार लग रहे हैं। तीनों दोस्त तुरंत डार्टेनन की ओर दौड़े, लेकिन वह बीमार होने के बजाय अपने घोड़े की ओर भागा। उन्होंने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। अरे, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? अथोस चिल्लाए। ये वही है, गुस्से से कांपते हुए डार्टेनन ने कहा। उसके माथे पर पसीना था। यह वही है, मुझे उसका पीछा करने दो। वह? कौन वह? अथोस ने पूछा। वह आदमी। कौन आदमी? वह शापित आदमी, मेरी बदकिस्मती का वह दुष्ट साया, जिससे मेरी मुलाकात हमेशा किसी मुसीबत के समय होती है। वह जो उस खौफनाक औरत के साथ था जब मैं उससे पहली बार मिला था। वह जिसे मैं तब ढूंढ रहा था जब मेरी टक्कर अथोस से हुई थी। वह जिसे मैंने उसी सुबह देखा था जब मैडम बोनासियो का अपहरण हुआ था। मैंने उसे देखा है। ये वही है। जब हवा ने उसका लबादा उड़ाया तो मैंने उसे पहचान लिया। शैतान! आथोस ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। जीन कसो सज्जनों, घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम उसका पीछा करेंगे और उसे पकड़ लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, एरामिस ने कहा, जरा याद रखो, वह हमसे विपरीत दिशा में जा रहा है। उसके पास ताज़ा घोड़ा है और हमारे घोड़े थक चुके हैं। हम उसे पकड़ने की संभावना के बिना ही अपने घोड़ों को मार डालेंगे। उस आदमी को जाने दो डार्टेनियन। चलो, हम उस औरत को बचाते हैं। मस्यö, मस्यö! एक अस्तबल का कर्मचारी बाहर दौड़ते हुए आया और उस अजनबी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, महोदय, आपकी टोपी से एक कागज गिर गया है। मोंसियर, सुनिए। दोस्त, डार्टनन ने कहा, उस कागज के बदले ये आधी पिस्तौल ले लो। मेरे ईमान पर मोंसियर, बड़ी खुशी से। ये लीजिए। कर्मचारी अपने दिन भर की इस कमाई से खुश होकर आंगन की ओर लौट गया। डार्टनन ने कागज खोला। क्या लिखा है? उसके तीनों दोस्तों ने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ एक शब्द, डार्टनन बोला। हाँ, एरमिस ने कहा, लेकिन वह एक शब्द किसी शहर या गांव का नाम है। आर्मेंथिएर, पोर्थोस ने पढ़ा। आर्मेंथिएर? मैं ऐसी किसी जगह को नहीं जानता। और उस शहर का नाम उस औरत के हाथ से लिखा गया है? आथोस चिल्लाए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, डार्टेनन ने कहा। इस कागज को बड़े संभाल कर रखो। शायद मेरी आधी पिस्तौल बेकार नहीं गई। घोड़ों पर सवार हो जाओ मेरे दोस्तों। घोड़ों पर सवार हो जाओ। और वे चारों दोस्त बेतून की सड़क पर सरपट घोड़े दौड़ाते हुए निकल पड़े। अध्याय
51 बेथून का कार्मेलाइट कॉन्वेंट बड़े अपराधियों के साथ एक तरह की नियति जुड़ी होती है, जो उन्हें हर बाधा को पार करने में मदद करती है और उन्हें हर खतरे से तब तक बचाती है जब तक कि वह पल ना आ जाए, जिसे थकी हुई नियति ने उनके अधर्मी भाग्य के विनाश के लिए तय कर रखा हो। मिलेडी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह दोनों देशों के जहाज़ी बेड़ों से बच निकली और बिना किसी दुर्घटना के भूलोगन पहुंच गई। जब मिलेडी पोर्ट्समथ में उतरी थी, तब वह एक अंग्रेज महिला थी, जिसे फ्रांसीसियों के जुल्मों ने ला रोशेल से भागने पर मजबूर किया था। और अब, जब वह 2 दिनों की यात्रा के बाद बुलोन्य में उतरी, तो उसने खुद को एक ऐसी फ्रांसीसी महिला के रूप में पेश किया, जिसे अंग्रेज़ों ने फ्रांस के प्रति अपनी नफ़रत के कारण पोर्ट्समथ में प्रताड़ित किया था। मिलेडी के पास सबसे अच्छे पासपोर्ट भी थे। उसकी सुंदरता, उसका कुलीन अंदाज़ और वह उदारता जिसके साथ वह अपनी पिस्तौल, सोने के सिक्के लुटा रही थी। बंदरगाह के एक बूढ़े गवर्नर, जिसने उसके हाथ चूमे थे, उसकी मुस्कान और शिष्टाचार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मिलेडी को दस्तावेजी औपचारिकताओं से भी मुक्त कर दिया। मिलेडी बुलोन में बस उतनी ही देर रुकी, जितनी देर में वह एक खत डाक में डाल सके। उस खत के शब्द कुछ इस प्रकार थे: ला रोशेल के सामने अपने सैन्य शिविर में मौजूद महामहिम कार्डिनल रिचेलियो की सेवा में। मॉन्सिन्योर, आप आश्वस्त रहें, ड्यूक ऑफ बकिंघम फ्रांस के लिए रवाना नहीं होगा। मिलेडी डे, बुलोन, 25 तारीख की शाम। पुनश्च, आपकी इच्छा के अनुसार मैं बैथून के कार्मेलिट्स कॉन्वेंट जा रही हूँ, जहाँ मैं आपके आदेशों की प्रतीक्षा करूंगी। उसी शाम मिलेडी ने अपनी यात्रा शुरू की। रात घिर आई तो वह रुकी और एक सराय में सो गई। अगली सुबह 5 बजे वह फिर से रवाना हुई और 3 घंटे बाद बैथून में दाखिल हुई। उसने कार्मेलाइट्स कॉन्वेंट का रास्ता पूछा और तुरंत वहां पहुंच गई। कॉन्वेंट की सुपीरियर सुपीरियर उससे मिली। मिलेडी ने उन्हें कार्डिनल का आदेश दिखाया। मठाधिपति अबैस ने उसे एक कमरा दिया और नाश्ता परोसा गया। इस महिला की आंखों के सामने से सारा बीता हुआ कल मिट चुका था। भविष्य पर टिकी उसकी नजरों को अब सिर्फ वह ऊंचा मुकाम दिख रहा था, जो कार्डिनल ने उसके लिए सुरक्षित रखा था। उसने सफलतापूर्वक अपना काम पूरा किया था और इस रक्त रंजित मामले में कार्डिनल का नाम कहीं भी बीच में नहीं आया था। उसके भीतर जलने वाला जुनून उसके जीवन को उन बादलों जैसा बना देता था जो आसमान में तैरते हैं। वे कभी नीले दिखते हैं, कभी आग की तरह लाल, तो कभी तूफान के गहरे कालेपन की तरह, और जो धरती पर अपने पीछे सिर्फ विनाश और मौत के निशान छोड़ जाते हैं। नाश्ते के बाद मठाधिपति उससे मिलने आई। मठ के भीतर मनोरंजन के साधन बहुत कम होते हैं और वह अच्छी सुपीरियर अपनी इस नई अतिथि से जान पहचान बढ़ाने के लिए उत्सुक थी। मिलाइडी भी मठाधिपति को खुश करना चाहती थी। उसके जैसी असाधारण महिला के लिए यह बहुत ही आसान काम था। उसने मिलनसार होने की कोशिश की और वह बेहद आकर्षक लगी। उसने अपनी विविध बातों और अपने व्यक्तित्व के जादू से सुपीरियर का दिल जीत लिया। मठाधिपति, जो एक कुलीन घराने की बेटी थीं, उन्हें दरबार की कहानियों में विशेष आनंद आता था। ऐसी कहानियां राज्य के सुदूर कोनों तक बहुत कम पहुंचती थीं और मठ की दीवारों को भेदना तो उनके लिए और भी कठिन था, जहां दुनिया का शोर दहलीज पर ही दम तोड़ देता था। इसके विपरीत मिलेडी पिछले 5-6 सालों से दरबारी साजिशों के बीच ही रह रही थी। इसलिए उसने फ्रांस के दरबार के सांसारिक रिवाजों और राजा के अजीबोगरीब शौक की कहानियों से सुपीरियर का मन बहलाना शुरू किया। उसने दरबार के उन सामंतों और महिलाओं के बारे में चटखारे ले लेकर बातें की, जिन्हें मठाधिपति नाम से बखूबी जानती थीं। उसने रानी और ड्यूक ऑफ बकिंघम के प्रेम संबंधों का भी हल्का सा जिक्र किया। वह खुद बहुत बातें कर रही थी ताकि सुनने वाली महिला को भी थोड़ा बोलने के लिए उकसा सके, लेकिन मठाधिपति बिना एक शब्द कहे सिर्फ मुस्कुराहट के साथ सुनती रही। मिलेडी ने देखा कि यह सब उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए उसने अपनी बातों को जारी रखा। बस अब उसने अपनी बातचीत को धीरे से कार्डिनल की ओर मोड़ दिया, लेकिन यहाँ वह थोड़ी उलझन में थी। उसे नहीं पता था कि मठाधिपति शाही पक्ष में है या कार्डिनल के पक्ष में। इसलिए उसने एक सुरक्षित बीच का रास्ता अपनाया, लेकिन मठाधिपति ने अपनी ओर से और भी सावधानी बरती। हर बार जब यह सुंदर यात्री कार्डिनल का नाम लेती, तो वे सिर्फ अपना सिर झुका देती थी। मिलेडी को लगा कि वह जल्द ही कॉन्वेंट के जीवन से ऊब जाएगी,
इसलिए उसने अपनी अगली चाल चलने का जोखिम उठाया। वह देखना चाहती थी कि सुपीरियर की समझदारी किस हद तक जाती है। उसने एक कहानी शुरू की, जो शुरू में तो धुंधली थी लेकिन बाद में बहुत विस्तार से थी। उसने कार्डिनल के निजी प्रेम संबंधों और कई अन्य रंगीन मिजाज महिलाओं के बारे में बताना शुरू किया। मठाधिपति अब और भी ध्यान से सुन रही थी। वे धीरे धीरे उत्साहित होने लगीं और मुस्कुराने लगीं। बहुत अच्छे, मिलेडी ने सोचा, इससे मेरी बातों में मजा आ रहा है। अगर यह कार्डिनल की समर्थक भी है तो कम से कम कट्टर तो नहीं है। फिर उसने उन जुल्मों का जिक्र किया जो कार्डिनल अपने दुश्मनों पर करता था। मठाधिपति ने सिर्फ प्रार्थना के अंदाज में अपना हाथ सीने पर फिराया। न तो समर्थन किया और न ही विरोध। इससे मिलेडी को यकीन हो गया कि मठाधिपति कार्डिनल के बजाय राजा की अधिक पक्षधर थीं। इसलिए मिलेडी ने अपनी कहानियों में और भी रंग भरना शुरू कर दिया। मैं इन मामलों में बहुत अज्ञानी हूँ, आखिरकार मठाधिपति बोली। लेकिन हम दरबार से कितने ही दूर क्यों ना हों, दुनिया के हितों से कितने ही दूर क्यों ना हों, हमने आपके द्वारा सुनाई गई बातों के बहुत ही दुखद उदाहरण देखे हैं। हमारी एक अतिथि ने तो कार्डिनल के इंतकाम और जुल्मों की बहुत मार झेली है। आपकी एक अतिथि? मिलेडी ने पूछा। ओह मेरे ईश्वर, बेचारी महिला, मुझे उस पर तरस आता है। और आपको तरस आना भी चाहिए, क्योंकि वह सच में बहुत दुखी है। जेल, धमकियां, दुर्व्यवहार, उसने सब कुछ सहा है। लेकिन आखिरकार मठाधिपति ने अपनी बात जारी रखी। मॉन्सियर कार्डिनल के पास ऐसा करने के शायद कुछ ठोस कारण होंगे, और भले ही वह लड़की देखने में किसी फरिश्ते जैसी लगती है, पर हमें हमेशा बाहरी रूप से लोगों को नहीं आंकना चाहिए। बेहतरीन, मिलेडी ने मन ही मन कहा। किसे पता, शायद मैं यहाँ कुछ बड़ा खोजने वाली हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है। उसने अपने चेहरे पर पूरी मासूमियत लाने की कोशिश की। अफसोस, मिलेडी ने कहा, मैं जानती हूँ कि ऐसा ही है। कहा जाता है कि हमें चेहरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना पर भी भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर किस पर करेंगे? जहाँ तक मेरी बात है, शायद मैं पूरी उम्र धोखा खाती रहूंगी, लेकिन मैं हमेशा उस व्यक्ति पर विश्वास करूंगी जिसका चेहरा मेरे मन में सहानुभूति जगाता है। तो क्या? मठाधिपति ने पूछा। आप ये मानने को तैयार हैं कि वह युवती निर्दोष है? कार्डिनल सिर्फ अपराधों का पीछा नहीं करता, मिलेडी ने कहा। कुछ ऐसी खूबियां भी होती हैं जिनका वह अपराधों से भी ज्यादा सख्ती से पीछा करता है। मैडम, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मठाधिपति ने कहा। किस बात पर? मिलेडी ने पूरी सहजता से पूछा। आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर। आपको मेरी भाषा में इतना आश्चर्यजनक क्या लगा? मिलेडी मुस्कुराते हुए बोली। आप कार्डिनल की मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको यहाँ भेजा है। और फिर भी मैं उनके बारे में बुरा बोल रही हूँ। मिलेडी ने सुपीरियर की बात पूरी करते हुए कहा। कम से कम आप उनके बारे में अच्छा तो नहीं बोल रही हैं। वह इसलिए क्योंकि मैं उनकी मित्र नहीं हूँ, उसने आह भर कर कहा, बल्कि उनकी शिकार हूँ। लेकिन यह खत जिसमें उन्होंने मेरी आपसे सिफारिश की है, यह मेरे लिए एक प्रकार की जेल में रहने का आदेश है, जहाँ से वह मुझे अपने किसी गुर्गे के जरिए ही छुड़ाएंगे। लेकिन आप भाग क्यों नहीं गई? मैं कहाँ जाती? क्या आपको लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहाँ कार्डिनल के हाथ नहीं पहुँच सकते? अगर मैं एक पुरुष होती तो शायद यह मुमकिन होता, लेकिन एक औरत क्या कर सकती है? आपकी वह युवा अतिथि, क्या उसने भागने की कोशिश की? नहीं, ये सच है। लेकिन वह, उसकी बात अलग है। मुझे लगता है कि वह किसी प्रेम संबंध की वजह से फ्रांस में रुकी हुई है। आह! मिलेडी ने आह भरते हुए कहा। अगर वह प्यार करती है, तो वह पूरी तरह से अभागी नहीं है। तो? मठाधिपति ने मिलेडी की ओर और भी दिलचस्पी से देखते हुए कहा। क्या मैं एक और बेचारी शिकार को देख रही हूँ? अफ़सोस, हाँ, मिलेडी ने जवाब दिया। मठाधिपति ने एक पल के लिए उसे बेचैनी से देखा, जैसे उनके मन में कोई नया विचार आया हो। आप हमारे पवित्र विश्वास, कैथोलिक धर्म की शत्रु तो नहीं हैं? उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। कौन? मैं? मिलेडी चिल्लाई। क्या मैं एक प्रोटेस्टेंट हूँ? ओह! नहीं, मैं उस ईश्वर को गवाह मानती हूँ जो हमें सुन रहा है, कि इसके विपरीत मैं एक कट्टर कैथोलिक हूँ। तो फिर मैडम, मठाधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहिए, जिस घर में आप हैं, वह आपके लिए कोई कठोर जेल नहीं होगा।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ की कैद अच्छी लगने लगे। इसके अलावा यहाँ आपको वह युवती भी मिलेगी जिसकी मैंने बात की थी। वह भी यकीनन किसी दरबारी साजिश का शिकार है। वह बहुत ही प्यारी और सुशील है। उसका नाम क्या है? उसे किसी उच्च पद वाले व्यक्ति ने मेरे पास भेजा था, किटी के नाम से। मैंने उसका दूसरा नाम जानने की कोशिश नहीं की। किटी! मिलेडी चिल्लाई। क्या क्या आपको यकीन है कि उसे इसी नाम से बुलाया जाता है? हाँ, मैडम। क्या आप उसे जानती हैं? मिलेडी मन ही मन मुस्कुराई। उसे लगा शायद यह उसकी पुरानी नौकरानी हो सकती है। उस लड़की की याद के साथ गुस्से की एक याद जुड़ी थी और इंतकाम की एक इच्छा ने मिलेडी के चेहरे के हाव भाव बिगाड़ दिए। लेकिन उस 100 चेहरों वाली औरत ने तुरंत खुद को संभाल लिया और वापस वही शांत और दयालु भाव ले आई। और मैं उस युवती से कब मिल सकती हूँ जिसके लिए मैं अभी से इतनी सहानुभूति महसूस कर रही हूँ? मिलेडी ने पूछा। क्यों, आज शाम को ही, मठाधिपति ने कहा। बल्कि आज ही। लेकिन जैसा कि आपने खुद बताया, आप पिछले 4 दिनों से यात्रा कर रही हैं। आज सुबह भी आप 5 बजे उठी थीं। आपको आराम की ज़रूरत होगी। जाइए, सो जाइए। दोपहर के खाने के वक्त हम आपको जगा देंगे। हालांकि मिलेडी बिना सोए भी रह सकती थी, क्योंकि एक नए रोमांच की उत्तेजना उसके दिल में साजिशों की प्यास जगा रही थी। फिर भी उसने सुपीरियर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पिछले 15 दिनों में उसने इतनी तरह की भावनाओं को झेला था कि भले ही उसका फौलादी शरीर थकान सह सकता था, लेकिन उसके मन को आराम चाहिए था। उसने मट्ठाधिपति से विदा ली और बिस्तर पर चली गई। किटी के नाम ने उसके मन में इंतकाम के विचारों की लहरें पैदा कर दी थीं। उसे कार्डिनल का वह असीमित वादा याद आया जो उन्होंने उसे काम पूरा करने पर दिया था। वह सफल हो चुकी थी। डार्टनन अब उसके वश में था। बस एक चीज उसे डरा रही थी, उसका पति कॉम्टे डी लाफेरे, जिसे वह मृत समझती थी, वह उसे आथोस के रूप में वापस मिल गया था, जो डार्टेनन का सबसे अच्छा दोस्त था। अगर वह डार्टेनन का दोस्त है तो उसने जरूर उसकी मदद की होगी, जिससे रानी ने कार्डिनल की योजना को नाकाम किया। अगर वह डार्टेनन का दोस्त है तो वह कार्डिनल का दुश्मन है। मिलेडी को यकीन था कि वह उसे भी उस इंतकाम की आग में झोंक देगी जिससे वह उस युवा मस्कटियर डार्टेनन को तबाह करना चाहती थी। इन सभी उम्मीदों के बीच मिलेडी को मीठे सपने आने लगे और वह जल्द ही सो गई। उसकी आंखें एक कोमल आवाज से खुलीं जो उसके बिस्तर के पास से आ रही थी। उसने देखा कि मठाधिपति वहां खड़ी थीं और उनके साथ एक सुनहरे बालों वाली और नाजुक रंगत वाली युवती थी। वह युवती मिलेडी को बड़ी उत्सुकता और सहानुभूति के साथ देख रही थी। उस युवती का चेहरा उसके लिए बिल्कुल अनजान था। दोनों ने एक दूसरे को बड़ी सावधानी से परखा और शिष्टाचार के शब्दों का आदान प्रदान किया। दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनकी सुंदरता का अंदाज बिल्कुल अलग था। मिलेडी ने मुस्कुराते हुए गौर किया कि अपने कुलीन अंदाज और दरबारी तौर तरीकों में वह उस युवती से कहीं श्रेष्ठ थी। हालांकि उस युवती ने एक नौसिखिए के कपड़े पहन रखे थे जो ऐसी किसी प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत ही साधारण थे। मठाधिपति ने उन दोनों का एक दूसरे से परिचय कराया। औपचारिकता पूरी होने के बाद उन्हें प्रार्थना के लिए चैपल जाना था, इसलिए उन्होंने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। वह नौसिखिया लड़की मिलेडी को बिस्तर पर लेटा देखकर जाने ही वाली थी, लेकिन मिलेडी ने उसे रोक लिया। अरे मैडम, मिलेडी ने कहा, मैंने तो आपको अभी देखा ही है और आप अभी से जाना चाहती हैं? सच कहूं तो यहाँ बिताए जाने वाले समय के लिए मैंने आपके साथ की काफी उम्मीद लगा रखी थी। नहीं मैडम, युवती ने जवाब दिया, मुझे लगा मैंने गलत समय चुना है। आप सो रही थी, आप थकी हुई हैं। खैर, मिलेडी बोली, सोने वाले और क्या चाहते हैं? एक अच्छी जागृति, और वह आपने मुझे दी है, तो मुझे इसका आनंद लेने दीजिए। उसने युवती का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर के पास वाली कुर्सी की ओर खींचा। वह नौसिखिया लड़की बैठ गई। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, युवती ने कहा। मैं 6 महीने से यहाँ हूँ और मनोरंजन की एक परछाई तक नहीं देखी। आप यहाँ आईं और आपकी मौजूदगी मुझे एक सुखद साथ देने वाली थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं किसी भी पल यह कॉन्वेंट छोड़ दूंगी। कैसे, आप जल्द ही जा रही हैं? मिलेडी ने पूछा। कम से कम मुझे ऐसी ही उम्मीद है, युवती ने बड़ी खुशी के साथ कहा, जिसे वह छिपा नहीं पा रही थी। मुझे पता चला है कि आपने कार्डिनल के जुल्म सहे हैं। मिलेडी ने अपनी बात जारी रखी।
ये हमारे बीच सहानुभूति का एक और कारण हो सकता है। तो हमारी मदर सुपीरियर ने जो कहा, वह सच है। आप भी उस दुष्ट पादरी की शिकार नहीं हैं। श्श! मिलेडी ने इशारा किया। यहाँ भी उसके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। मेरी सारी मुसीबतें इसलिए शुरू हुईं, क्योंकि मैंने एक ऐसी औरत के सामने यही सब कह दिया था जिसे मैं अपनी सहेली समझती थी और उसने मुझे धोखा दिया। क्या आप भी किसी गद्दारी का शिकार हुई हैं? नहीं, युवती ने कहा, बल्कि अपने समर्पण की एक ऐसी महिला के प्रति समर्पण जिसे मैं प्यार करती थी, जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकती थी और आज भी दे दूँगी। और उसने आपको छोड़ दिया, यही बात है ना? मैं इतनी गलत थी कि मैंने ऐसा ही सोचा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में मुझे इसके विपरीत सबूत मिले हैं। मैं ईश्वर का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि यह सोचना मेरे लिए बहुत दुखद होता कि वह मुझे भूल गई है। लेकिन आप मैडम, आप तो आज़ाद लगती हैं, युवती ने आगे कहा। अगर आप भागना चाहें, तो यह आप पर निर्भर है। मैं कहाँ जाऊँगी? बिना दोस्तों के, बिना पैसों के, फ्रांस के एक ऐसे हिस्से में जहाँ मैं किसी को नहीं जानती और जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई। ओह! युवती चिल्लाई। दोस्तों की जहाँ तक बात है, आपको जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ दोस्त मिल जाएँगे। आप बहुत ही भली और सुंदर जो हैं, उससे यह नहीं बदलता। मिलेडी ने अपनी मुस्कान को और भी मासूम बनाते हुए कहा कि मैं अभी अकेली हूँ और प्रताड़ित की जा रही हूँ। मेरी बात सुनिए, युवती बोली। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमेशा एक ऐसा समय आता है जब आपके द्वारा किए गए भले काम ईश्वर के सामने आपकी गवाही देते हैं। और देखिए, शायद यह आपकी खुशकिस्मती है कि आप मुझसे मिली। भले ही मैं अभी कमज़ोर और बेसहारा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से निकली, तो मेरे पास बहुत शक्तिशाली दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे लिए कोशिश की है और वे आपके लिए भी करेंगे। ओह! जब मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ, मिलेडी ने यह सोचकर कहा कि वह युवती को अपने बारे में बोलने के लिए उकसा सके। तो मेरा मतलब ये नहीं था कि ऊँचे पदों पर मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन ये दोस्त खुद कार्डिनल के सामने थर-थर काँपते हैं। खुद रानी भी उस भयानक मंत्री का विरोध करने की हिम्मत नहीं करती। मेरे पास सबूत है कि महारानी, अपने अच्छे दिल के बावजूद, कई बार अपने उन लोगों को बचाने में नाकाम रही हैं, जिन्होंने उनकी सेवा की थी। मुझ पर विश्वास कीजिए मैडम, रानी को देखकर लग सकता है कि उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया है, लेकिन दिखावे पर यकीन मत कीजिए। जितना ज़्यादा उन पर ज़ुल्म होता है, रानी उतना ही ज़्यादा उनके बारे में सोचती हैं और अक्सर जब उन्हें उम्मीद भी नहीं होती, उन्हें रानी की याद का सबूत मिल जाता है। अफ़सोस, मिलेडी बोली, मुझे यकीन है, रानी बहुत अच्छी हैं। ओह! आप उन्हें जानती हैं, उस प्यारी और नेक रानी को कि आप उनके बारे में ऐसे बात कर रही हैं? युवती ने जोश के साथ पूछा। मेरा मतलब है, मिलेडी ने अपनी बात सँभालते हुए कहा, कि मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन मैं उनके कई करीबी दोस्तों को जानती हूँ। मैं मुस्यो de पुतौंज को जानती हूँ। मैं इंग्लैंड में मुस्यो दुजार से मिली थी। मैं मुस्यो de ट्रेविल को जानती हूँ। मुस्यो de ट्रेविल? युवती चौंक गई। क्या आप मुस्यो de ट्रेविल को जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह, काफ़ी करीबी से। राजा के मस्कटियर्स के कप्तान? हाँ, वही। क्यों? फिर तो देखिए, युवती चिल्लाई। हम जल्द ही एक दूसरे को जान जाएंगे, लगभग सहेलियां बन जाएंगी। अगर आप मस्जिद त्रिवील को जानती हैं, तो आप जरूर उनके घर गई होंगी। अक्सर, मिलेडी ने कहा। वह देख रही थी कि झूठ काम कर रहा है, इसलिए उसने इसे अंत तक ले जाने का फैसला किया। तो फिर आपने उनके घर पर उनके कुछ मस्कटियर्स को भी देखा होगा? उन सभी को, जिनसे वे अक्सर मिलते हैं, मिलेडी ने जवाब दिया। अब इस बातचीत में उसकी दिलचस्पी सच में बढ़ गई थी। कुछ के नाम बताइए जिन्हें आप जानती हैं, और देखिए कि क्या वे मेरे दोस्त हैं। खैर, मिलेडी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं मस्जिद लूविनी, मस्जिद कुर्तिवरों, मस्जिद फेरुसाक को जानती हूँ। युवती ने उसे बोलने दिया। फिर जब मिलेडी रुकी, तो उसने पूछा, क्या आप अथोस नाम के किसी सज्जन को नहीं जानती? मिलेडी का चेहरा उन चादरों की तरह सफेद पड़ गया जिन पर वह लेटी थी। खुद पर नियंत्रण रखने के बावजूद उसके गले से एक चीख निकल गई। उसने उस युवती का हाथ पकड़ लिया और उसे घूरने लगी। क्या हुआ? हे भगवान, बेचारी युवती ने पूछा,
क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको दुःख पहुँचा? नहीं, लेकिन उस नाम ने मुझे चौंका दिया, क्योंकि मैं भी उस सज्जन को जानती हूँ। और मुझे यह जानकर अजीब लगा कि मैं एक ऐसी इंसान से मिली हूँ जो उन्हें अच्छी तरह जानती है। ओह! हाँ, बहुत अच्छी तरह। सिर्फ़ उन्हें ही नहीं, उनके दोस्तों को भी। मोंसियर्स पोर्थोस और अरामिस। सच में! आप उन्हें भी जानती हैं। मैं भी उन्हें जानती हूँ। मिलेडी चिल्लाई। उसे अपने दिल में एक बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी। खैर, अगर आप उन्हें जानती हैं, तो आप जानती होंगी कि वे कितने अच्छे और बहादुर साथी हैं। अगर आपको मदद चाहिए, तो आप उनके पास क्यों नहीं जातीं? मेरा मतलब है, मिलेडी हकलाते हुए बोली, मैं उनमें से किसी के भी बहुत करीब नहीं हूँ। मैं उन्हें सिर्फ़ इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने उनके एक दोस्त मसियो डार्टेनन से उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप मसियो डार्टेनन को जानती हैं? अब उस युवती ने मिलेडी के हाथ पकड़ लिए और उसकी ओर बड़ी गौर से देखने लगी। फिर मिलेडी के चेहरे के अजीब भाव देखकर उसने पूछा, माफ़ कीजिए मैडम, आप उन्हें किस नाते जानती हैं? क्यों? मिलेडी ने हिचकिचाते हुए कहा। क्यों? एक दोस्त के नाते। आप झूठ बोल रही हैं मैडम, युवती बोली। आप उनकी प्रेमिका रही हैं। प्रेमिका तो आप रही हैं मैडम, मिलेडी भी चिल्ला पड़ी। मैं? युवती ने कहा। हाँ, आप। अब मैं आपको पहचान गई हूँ। आप मैडम बोनासी हैं। वह युवती हैरानी और खौफ से पीछे हट गई। ओह! इससे इनकार मत कीजिए, जवाब दीजिए, मिलेडी ने कहा। हाँ मैडम, युवती बोली। क्या हम एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हैं? मिलेडी के चेहरे पर एक ऐसी वहशी खुशी चमकी कि किसी और मौके पर मैडम बोनासियो डर के मारे भाग जाती, लेकिन इस समय वे जलन और शक में डूबी थीं। बोलिए मैडम। मैडम बोनासी ने उस जोश के साथ कहा जिसकी उनसे उम्मीद नहीं थी। क्या आप उनकी प्रेमिका रही हैं या अब भी हैं? ओह नहीं, मिलेडी ने ऐसे अंदाज में कहा कि शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आप पर यकीन करती हूँ, कॉन्स्टेंस ने कहा। लेकिन फिर आप इतना चिल्लाई क्यों? क्या आप नहीं समझती? मिलेडी बोली। उसने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था और अब वह पूरी तरह से सचेत थी। मैं कैसे समझूं? मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या आप नहीं समझ सकती कि मॉन्सियर डार्टेनन मेरे दोस्त होने के नाते मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? उन्होंने मुझे अपने राज बताए होंगे। सच में? क्या आपको नहीं दिखता कि मैं सब जानती हूँ? सेंट जर्मेन के उस छोटे घर से आपका अपहरण, उनकी निराशा, उनके दोस्तों का दुख और अब तक की उनकी नाकाम कोशिशें। मुझे हैरानी क्यों नहीं होगी जब बिना किसी उम्मीद के मैं आपसे आमने-सामने मिल रही हूँ। वही, कॉन्स्टेंस, जिसके बारे में हमने साथ बैठकर इतनी बातें की हैं, जिससे वह अपनी पूरी रूह से प्यार करता है और जिससे उसने मुझे आपसे मिलने से पहले ही प्यार करना सिखा दिया था। आह! प्यारी कॉन्स्टेंस, तो आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। मिलेडी ने अपनी बाहें मैडम बोनासियो की ओर बढ़ा दीं। कॉन्स्टेंस अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी। उसे इस महिला में, जिसे वह एक पल पहले अपनी प्रतिद्वंद्वी समझ रही थी, अब एक सच्ची और वफादार दोस्त दिखाई दे रही थी। ओह! मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। वह मिलेडी के कंधों पर गिरकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उससे इतना प्यार जो करती हूँ। उन दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यकीनन अगर मिलेडी की शारीरिक ताकत उसकी नफ़रत के बराबर होती, तो मैडम बोनासियो उस आलिंगन से कभी ज़िंदा बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन उसे मार न पाने की स्थिति में वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। ओह! तुम कितनी प्यारी और भोली लड़की हो, मिलेडी ने कहा। मैं तुम्हें पाकर कितनी खुश हूँ। मुझे देखने दो तुम्हें। वह उसे अपनी नज़रों से मानो खा जाने के अंदाज में देख रही थी। हाँ, तुम वही हो, जैसा उसने मुझे बताया था। अब मैं तुम्हें पूरी तरह पहचान गई हूँ। वह बेचारी युवती अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी कि उस साफ माथे के पीछे कितनी खौफनाक क्रूरता छिपी है। उन चमकती आंखों के पीछे, जिनमें उसे सिर्फ सहानुभूति और दिलचस्पी दिख रही थी, कितनी नफ़रत थी। तो आप जानती हैं कि मैंने क्या सहा है, कॉन्स्टेंस बोली, क्योंकि उन्होंने आपको बताया होगा कि उन्होंने क्या सहा। लेकिन उनके लिए दुःख सहना भी सुख है, मिलेडी ने यंत्रवत जवाब दिया। हाँ, वह सुख है। वह कुछ और ही सोच रही थी। और अब
कॉन्स्टेंस ने अपनी बात जारी रखी। मेरी सज़ा ख़त्म होने वाली है। कल या शायद आज शाम को ही मैं उनसे फिर मिलूँगी। और तब ये बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखेगा। आज शाम को? मिलेडी अपनी सोच से बाहर निकलकर चौंक गई। आपका क्या मतलब है? क्या आपको उनकी ओर से कोई खबर मिली है? मैं खुद उनका इंतज़ार कर रही हूँ। उनका खुद का डाटेनन यहाँ आ रहे हैं। हाँ, वे खुद। लेकिन ये तो नामुमकिन है। वे तो कार्डिनल के साथ ला रोशेल के घेराव में हैं। वे शहर जीतने के बाद ही लौटेंगे। आह! आपको ऐसा लगता है। लेकिन क्या मेरे डार्टेनन के लिए कुछ भी नामुमकिन है? वह बहादुर और वफ़ादार सज्जन। ओह! मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा। खैर तो फिर खुद पढ़ लीजिए। उस भोली युवती ने अपने गर्व और खुशी के उन्माद में मिलेडी को एक खत थमा दिया। मैडम डी चेवरेज की लिखावट? मिलेडी ने मन ही मन कहा। आह! मुझे हमेशा से शक था कि उस तरफ भी कोई साजिश चल रही है। उसने उत्सुकता से वे कुछ पंक्तियां पढ़ीं। मेरी प्यारी बच्ची, तैयार रहो। हमारा दोस्त जल्द ही तुमसे मिलेगा। वह तुम्हें आज़ाद कराने के लिए आ रहा है। अपनी रवानगी की तैयारी रखो और कभी निराश मत होना। हमारे हमारे उस प्यारे गैस्कॉन ने फिर साबित कर दिया है कि वह हमेशा की तरह बहादुर और वफादार है। उससे कहना कि कुछ लोग उसकी उस चेतावनी के लिए बहुत आभारी हैं जो उसने दी है। हाँ, हाँ, मिलेडी ने कहा। खत बिल्कुल स्पष्ट है। क्या आप जानती हैं कि वह चेतावनी क्या थी? नहीं, मुझे बस शक है कि उसने रानी को कार्डिनल की किसी नई साजिश के खिलाफ आगाह किया है। हाँ, यकीनन यही होगा, मिलेडी ने खत वापस करते हुए कहा और अपना सिर सोच में झुका लिया। उसी पल उन्हें किसी घोड़े के सरपट दौड़ने की आवाज सुनाई दी। ओह! कॉन्स्टेंस खिड़की की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई। क्या यह वही हो सकते हैं? मिलेडी बिस्तर पर ही जमी रही। वह हैरानी से पत्थर बन चुकी थी। एक साथ इतनी सारी अनहोनी बातें हो रही थीं कि पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह 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 बुदबुदाई। क्या यह वही हो सकता है? उसकी आंखें एक जगह ठहर गईं। अफसोस नहीं, कॉन्स्टेंस ने कहा। यह कोई ऐसा आदमी है जिसे मैं नहीं जानती। हालांकि वह यहीं आ रहा है। हाँ, उसने रफ्तार कम की है। वह फाटक पर रुका है। वह घंटी बजा रहा है। मिलेडी बिस्तर से बाहर निकली। तुम्हें यकीन है कि वह नहीं है? उसने पूछा। हाँ, हाँ, पूरा यकीन है। शायद तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। ओह! अगर मुझे उसकी टोपी का पंख या उसके लबादे का कोना भी दिख जाए, तो मैं उसे पहचान लूंगी। मिलेडी इस बीच अपने कपड़े ठीक कर रही थी। हाँ, वह अंदर आ गया है। वह तुम्हारे या मेरे लिए आया होगा। हे भगवान! आप इतनी विचलित क्यों लग रही हैं? हाँ, मैं मानती हूँ। मुझे तुम्हारी तरह खुद पर यकीन नहीं है। मुझे कार्डिनल से डर लगता है। श्श! कॉन्स्टेंस ने कहा। कोई आ रहा है। तुरंत दरवाज़ा खुला और सुपीरियर अंदर आईं। क्या आप बुलोनी से आई हैं? उन्होंने मिलेडी से पूछा। हाँ, मिलेडी ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। मुझसे कौन मिलना चाहता है? एक आदमी जो अपना नाम तो नहीं बता रहा, पर वह कार्डिनल की ओर से आया है। और वो मुझसे बात करना चाहता है? वह उस महिला से बात करना चाहता है जो अभी-अभी बुलोनी से आई है। तो कृपया उन्हें अंदर आने दीजिए। ओह! मेरे ईश्वर! मेरे ईश्वर! कॉन्स्टेंस चिल्लाई। क्या ये कोई बुरी खबर हो सकती है? मुझे भी यही डर है। मैं आपको इस अजनबी के साथ छोड़ देती हूँ, लेकिन जैसे ही वह चला जाए, अगर आप इजाज़त दें, तो मैं वापस आऊँगी। इजाज़त? मैं तो आपसे विनती करती हूँ। सुपीरियर और मैडम बोनासियो बाहर चली गईं। मिलेडी अकेली रह गई। उसकी नज़रें दरवाजे पर जमी थीं। एक पल बाद सीढ़ियों पर जूतों के स्पर्श की आवाज़ सुनाई दी। कदम नज़दीक आए। दरवाज़ा खुला और एक आदमी सामने खड़ा था। मिलेडी के मुंह से खुशी की एक चीख निकली। वो आदमी कॉम्टे डी रोशेफोर्ट था, कार्डिनल का वह शैतानी मोहरा। अध्याय 62। दो अलग किस्म के शैतान। आह! मिलेडी और रोशफोर्ट एक साथ चिल्लाए। तो ये आप हैं? हाँ, मैं ही हूँ। और आप कहाँ से आ रहे हैं? मिलेडी ने पूछा। ला रोशेल से। और आप? मैं इंग्लैंड से आ रही हूँ।
बकिंघम का क्या हुआ? या तो वह मर चुका है या फिर मौत के करीब है। जब मैं वहां से निकली तो उसके बारे में पक्की खबर नहीं मिल पाई थी। एक कट्टरपंथी ने उसकी हत्या कर दी है। आह! रोशेफोर्ट मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बहुत ही खुशनसीबी की बात है। हिज एमिनेंस ये जानकर बेहद खुश होंगे। क्या आपने उन्हें इस बारे में बताया? मैंने बुलोनी से ही उन्हें खत लिख दिया था। पर आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हिज एमिनेंस थोड़े बेचैन थे। उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा था। मैं तो कल ही यहाँ पहुंची हूँ। और कल से अब तक आपने क्या किया? मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया है। ओह! मुझे इसमें कोई शक नहीं है। क्या आप जानते हैं मेरी यहाँ किससे मुलाकात हुई? नहीं। अंदाज़ा लगाइए। मैं कैसे बता सकता हूँ? वही युवती जिसे रानी ने कैद से छुड़ाया था। उस डियार्डगन की माशूका? हाँ, वही मैडम बोनासी जिसके ठिकाने के बारे में कार्डिनल को भी पता नहीं था। वाह, वाह! रोशेफोर्ट ने कहा, ये तो एक साथ दो-दो खुशियों वाली बात हो गई। मॉन्सियर कार्डिनल वाकई किस्मत के धनी हैं। मेरी हैरानी की कल्पना कीजिए, मिलेडी ने बात जारी रखी, जब मैंने अचानक खुद को उस औरत के आमने-सामने पाया। क्या वो आपको जानती है? नहीं। तो वह आपको एक अजनबी समझती है? मिलेडी मुस्कुराई। मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। ईमान की बात है, रोशेफोर्ट बोला। मेरी प्यारी काउंटेस, आप जैसे चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकती हैं। और ये अच्छाई है कि मैं यह कर सकती हूँ, शेवलिए, मिलेडी ने कहा, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है? नहीं। कल या परसों वे उसे यहाँ से ले जाने के लिए आएंगे, रानी के हुक्म के साथ। सच में? और कौन आएगा? डार्टेनन और उसके दोस्त। सच, वे लोग इतनी दूर तक निकल आएंगे। हमें उन्हें बेस्टिल की जेल में ही डाल देना चाहिए। तो अब तक ऐसा किया क्यों नहीं गया? मैं क्या कहूँ? कार्डिनल के दिल में उन लोगों के लिए एक अजीब सी नरमी है जो मेरी समझ से बाहर है। अच्छा। हाँ। तो फिर रोशेफोर्ट, उन्हें ये बात जरूर बताइएगा। उन्हें बताइएगा कि रेड डवकोट की सराय में हुई हमारी बातचीत को उन 4 आदमियों ने सुन लिया था। उन्हें बताइएगा कि उनके जाने के बाद उनमें से एक मेरे पास आया और उसने ज़बरदस्ती मुझसे वह सेफ कंडक्ट छीन लिया जो कार्डिनल ने मुझे दिया था। उन्हें बताइएगा कि उन्होंने ही लॉर्ड डे विंटर को मेरी इंग्लैंड यात्रा के बारे में सचेत किया था। इस बार भी उन्होंने मेरे मिशन को लगभग नाकाम ही कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हीरों के स्टड्स वाला मामला बिगाड़ा था। उन्हें बताइएगा कि उन 4 आदमियों में से सिर्फ 2 ही खतरनाक हैं, डार्टेनन और अथोस। तीसरा, एरामिस, वह मदम द शेवरोज का प्रेमी है। उसे छोड़ दीजिए। हम उसका राज जानते हैं और वह हमारे काम आ सकता है। रही बात चौथे की, पोर्थोस, वह तो एक बेवकूफ़ है, बुद्धू है। बस डींगे हाँकना जानता है। उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। पर वे चारों आदमी तो इस वक्त ला रोशेल के घेराव में होंगे। मुझे भी यही लगा था। पर एक खत जो मैडम बोनासी को मैडम द कांस्टेबल की ओर से मिला है और जिसे दिखाने की उसने बेवकूफ़ी की, उसे पढ़कर मुझे यकीन हो गया है कि वे चारों यहाँ की ओर ही आ रहे हैं। शैतान, अब क्या किया जाए? कार्डिनल ने मेरे बारे में क्या कहा? मुझे आपके पैगाम लेने थे, चाहे वे लिखित हों या ज़ुबानी, और तुरंत डाक के घोड़े से वापस लौटना था। जब उन्हें पता चलेगा कि आपने क्या हासिल किया है, तब वे तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो क्या मुझे यहीं रुकना होगा? यहीं या फिर इसके आसपास कहीं? क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? नहीं, आदेश बहुत सख्त है। शिविर के पास आपको कोई भी पहचान सकता है और आप भी जानती हैं कि आपकी मौजूदगी से कार्डिनल पर आँच आ सकती है। तो फिर मुझे यहीं कहीं इंतज़ार करना होगा। बस मुझे पहले से ये बता दीजिए कि आप कार्डिनल के संदेश का इंतज़ार कहाँ करेंगी, ताकि मुझे पता रहे कि आपको कहाँ ढूँढना है। देखिए, ये मुमकिन है कि मैं यहाँ ना रुक पाऊँ। क्यों? आप भूल रहे हैं कि मेरे दुश्मन किसी भी पल यहाँ पहुँच सकते हैं। ये तो सच है, पर क्या वह छोटी औरत हिज एमिनेंस के हाथ से निकल जाएगी? हम्म। मिलेडी एक ऐसी मुस्कान के साथ बोली जो सिर्फ उसी की थी। आप भूल रहे हैं कि मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। आह! ये तो सच है। तो मैं कार्डिनल से उस औरत के बारे में कह सकता हूँ कि वे बेफ़िक्र रहें। बस इतना ही।
वे इसका मतलब समझ जाएँगे। वे अंदाज़ा तो लगा ही लेंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? तुरंत लौट जाइए। मुझे लगता है जो खबर आप लेकर जा रहे हैं, वह काफ़ी बड़ी है। लिलियस में घुसते वक़्त मेरी बग्घी टूट गई थी। शानदार! क्या? शानदार कैसे? हाँ, मुझे आपकी बग्घी की ज़रूरत है। तो फिर मैं कैसे सफ़र करूँगा? घोड़े पर। आप तो बड़ी आसानी से कह रही हैं। 180 कोस का सफ़र है। तो क्या हुआ? ठीक है, किया जा सकता है। और उसके बाद? उसके बाद जब आप लिलियर्स से गुज़रें, तो अपनी बग्घी मेरे पास भेज दीजिएगा और अपने ख़ादिम को हुक्म दीजिएगा कि वह मेरे आदेश का पालन करे। ठीक है। आपके पास कार्डिनल का कोई हुक्मनामा तो होगा ही? मेरे पास पूर्ण अधिकार पत्र है। उसे मठाधिपति को दिखाइए और उनसे कहिए कि आज या कल कोई मुझे लेने आएगा और मुझे उस व्यक्ति के साथ जाना है जो आपके नाम से आएगा। ठीक है, समझ गया। और हाँ, मठाधिपति के सामने मेरे बारे में बात करते वक़्त थोड़े सख्त रहिएगा। किस लिए? मैं कार्डिनल की शिकार हूँ। उस बेचारी मैडम बोनासियो का भरोसा जीतने के लिए यह ज़रूरी है। बात तो सही है। अब क्या आप मुझे अब तक की बातों की कोई रिपोर्ट देंगी? अरे! मैंने सब तो बता दिया है। आपकी याददाश्त अच्छी है। जो मैंने कहा है उसे दोहरा दीजिएगा। कागज़ तो खो भी सकता है। आप सही कह रही हैं। बस मुझे यह बता दीजिए कि आपको ढूँढना कहाँ है, ताकि मैं बिना बात इधर-उधर न भटकूँ। हाँ, रुकिए, क्या आपको नक्शे की ज़रूरत है? ओह! मैं इस इलाके को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप? आप यहाँ कब आई थीं? मैं यहीं पली-बड़ी हूँ। वाक़ई? देखिए, कहीं न कहीं पलना-बढ़ना कभी तो काम आता है। तो आप मेरा इंतज़ार कहाँ करेंगी? सोचने दीजिए। हाँ, सही रहेगा। अरमेंतियर्स में। ये अरमेंतियर्स कहाँ है? लाइस नदी के किनारे बसा एक छोटा-सा शहर। मुझे बस नदी पार करनी होगी और मैं विदेशी ज़मीन पर पहुँच जाऊँगी। बेहतरीन, पर याद रहे आप नदी सिर्फ़ खतरे की सूरत में ही पार करेंगी। हाँ, ये तय रहा। और उस स्थिति में मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हैं? क्या आपको अपने ख़ादिम की ज़रूरत है? क्या वह भरोसेमंद है? पूरी तरह। तो उसे मुझे दे दीजिए। उसे यहाँ कोई नहीं जानता। मैं उसे वहीं छोड़ दूँगी जहाँ से मैं निकलूँगी और वह आपको मुँह तक ले आएगा। और आपने कहा कि आप अरमेंतियर्स में मेरा इंतज़ार करेंगी? हाँ, अरमेंतियर्स में। उसका नाम कागज़ पर लिख दीजिए, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। किसी शहर के नाम में तो कोई खतरा नहीं है, है ना? अरे! किसे पता? ख़ैर, कोई बात नहीं। मिलेडी ने एक आधे कागज़ पर नाम लिखते हुए कहा। मैं खुद को खतरे में डाल ही देती हूँ। ठीक है, रोशेफ़ोर्ट ने कागज़ लिया, उसे मोड़ा और अपनी टोपी की अस्त्र में छिपा लिया। अब आप बेफ़िक्र रहिए, मैं बच्चों की तरह रास्ते भर इस नाम को रटता रहूँगा ताकि भूल ना जाऊँ। अब, क्या और कुछ बाकी है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो देखिए, बकनिगम मर गया या बुरी तरह घायल है। कार्डिनल के साथ आपकी बातचीत उन 4 मस्केटियर्स ने सुन ली थी। लॉर्ड डी विंटर को आपके पोर्ट्समाउथ पहुँचने की खबर लग गई थी। डार्टेनन और अथोस को बस्टील भेजना है। एरामिस मदाम द शेवरोज़ का प्रेमी है। पोर्थोस एक गधा है। मदाम बोनासियो मिल गई है। आपको जल्द से जल्द बग्घी भेजनी है। मेरा खादिम आपके पास रहेगा। आपको कार्डिनल की शिकार साबित करना है ताकि मठाधिपति को कोई शक ना हो। और आर्मेंटियर्स लाइस नदी के किनारे। क्या यही सब है? सच में मेरे प्यारे शवलिये, आपकी याददाश्त का जवाब नहीं। वैसे एक चीज़ और जोड़ लीजिए। क्या? मैंने यहाँ कुछ बहुत ही सुंदर जंगल देखे हैं जो कॉन्वेंट के बागीचे से सटे हुए हैं। कह दीजिएगा कि मुझे उन जंगलों में टहलने की इजाज़त है। किसे पता, शायद मुझे पीछे के दरवाजे से भागने की ज़रूरत पड़ जाए। आप वाक़ई हर चीज़ का ख़्याल रखती हैं। और आप एक चीज़ भूल रहे हैं। क्या? मुझसे ये पूछना कि क्या मुझे पैसों की ज़रूरत है? ओह! ये तो सच है। आपको कितने चाहिए? जितना भी आपके पास सोना है, सब दे दीजिए। मेरे पास लगभग 500 पिस्तौल स्लैश मुद्रा हैं। मेरे पास भी उतने ही हैं। 1000 पिस्टोलेस के साथ इंसान किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। अपनी जेबें खाली कीजिए। यह लीजिए, सही है। और आप कब निकल रहे हैं?
1 घंटे में बस कुछ खाने भर का वक़्त, उतनी देर में मैं घोड़े का इंतज़ाम करता हूँ। शानदार, खुदा हाफ़िज़ शेवलिए, खुदा हाफ़िज़ काउंटेस, कार्डिनल को मेरा सलाम कहिएगा और शैतान को मेरा सलाम दीजिएगा। मिलेडी और रोशफोर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अलग हो गए। 1 घंटे बाद रोशफोर्ड तेज़ रफ्तार से घोड़ा दौड़ाते हुए निकल पड़ा। 5 घंटे बाद वह अराज से गुज़रा। हमारे पाठक जानते ही हैं कि कैसे डार्टेनन ने उसे पहचान लिया था और कैसे उस पहचान ने चारों मस्कटियर्स के मन में डर पैदा कर दिया था, जिससे उनकी यात्रा में और भी तेज़ी आ गई थी। अध्याय 63। पानी की एक बूंद। रोशफोर्ट अभी गया ही था कि मैडम बोनासियो कमरे में वापस आईं। उन्होंने मिलेडी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी। खैर, उस युवती ने कहा, वही हुआ जिसका आपको डर था। आज शाम या शायद कल कार्डिनल आपको यहाँ से ले जाने के लिए किसी को भेजेंगे। तुम्हें यह किसने बताया मेरी प्यारी? मिलेडी ने पूछा। मैंने खुद उस संदेशवाहक के मुंह से यह बात सुनी है। आओ, मेरे पास बैठो, मिलेडी ने कहा। मैं यहीं हूं। ठहरो, जरा मैं देख लूं कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा। इतनी सावधानी क्यों? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मिलेडी उठी, दरवाजे तक गईं, उसे खोला और गलियारे में झांका। फिर वापस लौटकर मैडम बोनासी के पास बैठ गईं। तो उन्होंने कहा, उसने अपना किरदार बखूबी निभाया। किसने? उसने जो अभी अभी मठाधिपति के सामने कार्डिनल के संदेशवाहक के रूप में आया था। तो क्या वह सिर्फ नाटक कर रहा था? हाँ, मेरी बच्ची, तो वह आदमी वह नहीं था। वह आदमी, मिलेडी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मेरा भाई है। आपका भाई? मैडम बोनासियो चौंक गईं। ये राज मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने दुनिया में किसी को भी यह बताया तो मैं मारी जाऊंगी और शायद तुम भी। ओह, मेरे ईश्वर! सुनो, क्या हुआ है? मेरा भाई, जो मुझे यहाँ से जबरदस्ती ले जाने के लिए आ रहा था, उसे रास्ते में कार्डिनल का असली दूत मिल गया। उसने उसका पीछा किया। एक सुनसान जगह पर उसने अपनी तलवार निकाली और संदेशवाहक से वे कागज मांगे जो वह लाया था। उस आदमी ने विरोध किया और मेरे भाई ने उसे मार डाला। ओह! मैडम बोनासियो कांप उठी। याद रखो, वह इकलौता रास्ता था। फिर मेरे भाई ने ताकत के बजाय चालाकी का सहारा लिया। उसने वे कागज ले लिए और यहाँ कार्डिनल का दूत बनकर आया। अब 1-2 घंटे में एक बग्घी मुझे ले जाने के लिए यहाँ आएगी। मैं समझ गई। वह बग्घी आपके भाई ने भेजी है। बिल्कुल, लेकिन इतना ही नहीं है। वह खत जो तुम्हें मिला है और जिसे तुम मैडम डी चेवरेज का खत समझ रही हो, हाँ, वह नकली है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, वह नकली है। वह एक जाल है ताकि जब वे तुम्हें लेने आएं तो तुम कोई विरोध ना करो। लेकिन डार्टेनन तो आने वाले हैं। धोखे में मत रहो। डार्टेनन और उनके दोस्त ला रोशेल के घेराव में फंसे हुए हैं। आपको यह कैसे पता? मेरे भाई को रास्ते में कार्डिनल के कुछ दूत मिले जिन्होंने मस्कटियर्स की वर्दी पहन रखी थी। तुम्हें गेट पर बुलाया जाता। तुम्हें लगता कि तुम्हारे दोस्त आए हैं और वे तुम्हें अगवा करके वापस पेरिस ले जाते। ओह मेरे खुदा! मेरी अक्ल जवाब दे रही है। चारों तरफ सिर्फ जुल्म और साजिशें हैं। मैडम बोनासिए ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर यह सब चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। रुको, क्या हुआ? मुझे घोड़े के कदमों की आवाज आ रही है। ये मेरा भाई है। वह वापस जा रहा है। मैं उसे आखिरी बार सलाम करना चाहती हूँ। आओ। मिलेडी ने खिड़की खोली और मैडम बोनासियो को अपने पास बुलाया। वह युवती उनके पास गई। रॉशफोर्ड सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से गुजरा। अलविदा भाई! मिलेडी चिल्लाई। शेवेलियर ने अपना सिर उठाया, उन दोनों महिलाओं को देखा और बिना रुके मिलेडी की ओर हाथ हिलाया। प्यारा जॉर्ज, उन्होंने प्यार और उदासी भरे चेहरे के साथ खिड़की बंद करते हुए कहा। फिर वे वापस बैठ गईं, जैसे अपनी ही सोच में डूबी हों। प्यारी महोदया, मैडम बोनासियो बोली, आपको बीच में टोकने के लिए माफी चाहती हूं, पर आप मुझे क्या सलाह देती हैं? हे भगवान, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं।
कहिए, मैं सुन रही हूँ। पहली बात तो ये है, मिलेडी ने कहा, मुमकिन है कि मुझसे गलती हुई हो और डार्टनियन और उनके दोस्त सच में तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हों। ओह! ये तो बहुत बड़ी बात होगी, मैडम बोनासियो चिल्लाईं। इतनी खुशी मेरी किस्मत में कहाँ। तो तुम समझ रही हो कि ये सब सिर्फ समय का खेल है, एक तरह की दौड़, कि कौन पहले पहुंचता है। अगर तुम्हारे दोस्त तेज निकले तो तुम बच जाओगी, लेकिन अगर कार्डिनल के गुर्गे पहले आ गए तो तुम मारी जाओगी। ओह! हाँ, हाँ, पूरी तरह बर्बाद। तो फिर मैं क्या करूं? एक बहुत ही सीधा रास्ता है, बहुत ही स्वाभाविक। बताइए। यहीं पास में कहीं छिपकर इंतजार करना और खुद देख लेना कि तुम्हें लेने कौन आया है। पर मैं कहाँ इंतजार कर सकती हूँ? ओह! इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ से कुछ मील दूर रुककर छिप जाऊँगी, जब तक मेरा भाई मुझसे न मिल जाए। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगी। हम साथ छिपेंगे और साथ इंतज़ार करेंगे। पर मुझे जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मैं लगभग एक कैदी हूँ। चूँकि सबको लगता है कि मैं कार्डिनल के आदेश पर जा रही हूँ, तो किसी को शक नहीं होगा कि तुम मेरे पीछे आ रही हो। फिर? फिर क्या? बग्घी दरवाज़े पर खड़ी होगी, तुम मुझे विदा करोगी, तुम आखिरी बार गले मिलने के लिए सीढ़ी पर चढ़ोगी। मेरे भाई का खादिम, जिसे पता है कि क्या करना है, वो कोचवान को इशारा करेगा और हम सरपट निकल जाएंगे। लेकिन डार्टेनन, अगर वे आए तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? कैसे? बेहद आसान है। हम मेरे भाई के खादिम को वापस बैतून भेज देंगे, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। वह भेस बदलकर कॉन्वेंट के सामने खड़ा हो जाएगा। अगर कार्डिनल के लोग आए तो वह चुप रहेगा, लेकिन अगर मोंसियर डार्टेनन आए तो वह उन्हें हमारे पास ले आएगा। क्या वह उन्हें जानता है? यकीनन। क्या उसने मोंसियर डार्टेनन को मेरे घर पर नहीं देखा? ओह! हाँ, हाँ, आप सही कह रही हैं। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं जाएँगे। 7 या 8 मील ज़्यादा से ज़्यादा। हम सीमा के पास रहेंगे और अगर कोई खतरा हुआ, तो हम फ्रांस छोड़ देंगे। और वहाँ हम क्या करेंगे? इंतज़ार। लेकिन अगर वे आ गए तो? मेरे भाई की बग्घी यहाँ सबसे पहले पहुँचेगी। अगर बग्घी आने के समय मैं आपसे थोड़ी दूर हुई तो? जैसे खाने या रात के खाने के समय? एक काम करो। क्या? अपनी मठाधिपति से कहो कि तुम मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताना चाहती हो, इसलिए वे तुम्हें मेरे साथ खाना खाने की इजाज़त दे दें। क्या वे मानेंगी? इसमें हर्ज ही क्या है? ओह! ये तो बहुत बढ़िया होगा। इस तरह हम एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो नीचे जाकर उनसे इजाज़त ले लो। मेरा सिर थोड़ा भारी लग रहा है। मैं बागीचे में टहल कर आती हूँ। जाइए, मैं आपको कहाँ ढूँढूँ? यहीं, 1 घंटे में। यहीं, 1 घंटे में। ओह! आप कितनी दयालु हैं। तुम्हें कौन पसंद नहीं करेगा? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक की प्रियतमा जो हो। प्यारे डार्टेनन, वे आपका कितना शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। चलो, अब तय रहा। नीचे चलते हैं। आप बागीचे में जा रही हैं? हाँ, इस गलियारे से जाइए, नीचे एक छोटी-सी सीढ़ी है, वहाँ से आप पहुँच जाएँगी। बहुत अच्छे, शुक्रिया। और दोनों महिलाएँ एक-दूसरे को मुस्कुराते हुए विदा हुईं। मिलेडी ने सच कहा था। उनका दिमाग चकरा रहा था। उनकी योजनाएँ आपस में टकरा रही थीं। उन्हें अकेला होना ज़रूरी था, ताकि वे अपनी सोच को व्यवस्थित कर सकें। उन्हें भविष्य धुंधला-सा दिख रहा था। सबसे ज़रूरी काम था मैडम बोनासियो को यहाँ से निकालना, उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना और ज़रूरत पड़ने पर उसे बंधक, हॉस्टेज बना लेना। मिलेडी को अब इस भयानक द्वंद्व के नतीजे पर शक होने लगा था। उनके दुश्मन भी उतने ही ज़िद्दी थे, जितनी वे खुद नफ़रत से भरी थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि एक तूफ़ान आने वाला है और उसका अंत भयानक होगा। उनके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मैडम बोनासिय उनके कब्ज़े में रहे। वह डार्टेनन की जान थी, उसकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो समझौते के लिए वह एक बेहतरीन मोहरा साबित होगी। अब यह बात तय थी। मैडम बोनासिय बिना किसी शक के उनके साथ चलने को तैयार थीं। एक बार वो आर्मेंटियर्स में उनके साथ छिप गई, तो उसे यकीन दिलाना आसान होगा कि डार्टेनन बैतून नहीं आए। 15 दिनों में रॉशफोर्ट वापस आ जाएगा और उन 15 दिनों में
उनके पास उन चारों दोस्तों से इंतकाम लेने का काफ़ी समय होगा। वे बोर नहीं होंगी, क्योंकि इंतकाम को निखारना उनके जैसे चरित्र वाली महिला के लिए सबसे पसंदीदा शगल था। यह सब सोचते हुए उन्होंने बागीचे का मुआयना किया और उसकी बनावट को दिमाग में बिठा लिया। मिलेडी एक काबिल जनरल की तरह थीं, जो जीत और हार दोनों के लिए तैयार रहता है। 1 घंटे बाद उन्हें एक कोमल आवाज़ सुनाई दी। ये मैडम बोनासिया थीं। अच्छी मठाधिपति ने उनकी बात मान ली थी और शुरुआत के तौर पर वे साथ में रात का खाना खाने वाली थीं। जब वे आंगन में पहुंची तो उन्हें गेट पर एक बग्घी के रुकने की आवाज़ आई। मिलेडी ने ध्यान से सुना। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? उन्होंने पूछा। हाँ, एक बग्घी के पहियों की आवाज़। ये वही है जो मेरे भाई ने हमारे लिए भेजी है। ओह मेरे ईश्वर! चलो चलो, हिम्मत रखो। कॉन्वेंट के गेट की घंटी बजी। मिलेडी गलत नहीं थी। अपने कमरे में जाओ, उन्होंने मैडम बोनासी से कहा। शायद तुम्हें अपने कुछ गहने साथ लेने हों। मेरे पास उनके खत हैं, युवती ने कहा। ठीक है, उन्हें ले आओ और मेरे कमरे में आ जाओ। हम जल्दी से थोड़ा खाना खा लेंगे। शायद हमें रात भर सफर करना पड़े तो ताकत जरूरी है। हे भगवान! मैडम बोनासी ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि मैं चल भी नहीं पा रही। हिम्मत रखो। याद रखो कि 15 मिनट में तुम सुरक्षित होगी और सोचो कि तुम यह सब उसके लिए कर रही हो। हाँ हाँ, सब कुछ उसके लिए। आपके एक शब्द ने मुझ में जान फूंक दी है। जाइए, मैं आती हूँ। मिलेडी तेजी से अपने कमरे में गई। वहां उन्हें रोशेफोर्ट का खादिम मिला। उन्होंने उसे जरूरी हिदायतें दी। उसे गेट पर इंतजार करना था। अगर गलती से मस्कटियर्स वहां पहुंच जाते तो बग्घी को तेजी से निकलना था। कॉन्वेंट का चक्कर लगाकर जंगल के दूसरी तरफ वाले गांव में इंतजार करना था। उस स्थिति में मिलेडी बागीचा पार करके पैदल गांव तक पहुंचती। जैसा कि हमने पहले कहा है, मिलेडी फ्रांस के इस हिस्से से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर मस्कटियर्स नहीं आते तो सब कुछ योजना के मुताबिक चलना था। मैडम बोनासियो अंदर आईं। किसी भी शक को दूर करने के लिए मिलेडी ने खादिम के सामने अपनी हिदायतों का आखिरी हिस्सा फिर दोहराया। मिलेडी ने बग्घी के बारे में पूछा। ये 3 घोड़ों वाली चेज थी। रोशेफोर्ट का खादिम घुड़सवार संदेशवाहक के रूप में आगे चलेगा। मिलेडी को डर था कि कांस्टेंस को शक होगा, पर उनका डर बेबुनियाद था। वह बेचारी युवती इतनी मासूम थी कि वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई महिला इतनी गद्दार हो सकती है। वैसे भी कॉम्टेस डी विंटर का नाम उसके लिए बिल्कुल अनजान था। वह नहीं जानती थी कि उसके जीवन की तबाही में इस औरत का कितना बड़ा और खौफनाक हाथ रहा है। देखो, खादिम के जाने के बाद मिलेडी बोली, सब तैयार है। मठाधिपति को कुछ शक नहीं है। यह आदमी अपनी आखिरी तैयारी करने गया है। थोड़ा सा खाना खा लो, एक घूंट शराब पी लो और फिर हम निकलेंगे। हाँ, मैडम बोनासी ने यंत्रवत कहा। हाँ, चलिए, चलते हैं। मिलेडी ने उन्हें अपने सामने बैठने का इशारा किया। उन्होंने उनके लिए स्पेनिश शराब का एक छोटा गिलास भरा और चिकन का एक हिस्सा उनकी थाली में रखा। देखो, किस्मत भी हमारा साथ दे रही है। रात होने वाली है। सुबह होने तक हम अपनी सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे और किसी को खबर भी नहीं होगी। चलो, हिम्मत करो, कुछ खा लो। मैडम बोनासी ने बेमन से कुछ निवाले खाए और गिलास को बस अपने होंठों से छुआ। चलो, चलो, मिलेडी ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। जैसा मैं कर रही हूं वैसा करो। लेकिन जैसे ही गिलास उनके होंठों तक पहुंचा, उनका हाथ वहीं रुक गया। उन्हें सड़क पर किसी घोड़े के सर पर दौड़ने की दूर की आवाज सुनाई दी। आवाज नजदीक आती गई और लगभग उसी समय उन्हें घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज भी सुनाई दी। यह आवाज उनकी खुशी पर बिजली की तरह गिरी। वे पीली पड़ गईं और खिड़की की ओर दौड़ीं। मैडम बोनासियो कांपते हुए खड़ी हुईं और गिरने से बचने के लिए कुर्सी का सहारा लिया। अभी कुछ दिख नहीं रहा था, बस घोड़ों की आवाज नजदीक आ रही थी। ओह मेरे ईश्वर! कॉन्स्टेंस ने कहा, यह कैसा शोर है? ये या तो हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन। मिलेडी ने अपनी उसी भयानक ठंडक के साथ कहा। तुम वहीं रुको, मैं बताती हूँ। मैडम बोनासियो एक बुत की तरह खामोश, अचल और पीली पड़ी खड़ी रहीं। शोर और बढ़ गया। घोड़े अब 100-150 कदम की दूरी पर ही होंगे।
वे अभी तक दिखाई नहीं दिए थे क्योंकि सड़क पर एक मोड़ था। आवाज़ इतनी साफ थी कि घोड़ों के टापों की गिनती की जा सकती थी। मिलेडी पूरी एकाग्रता के साथ देख रही थी। इतनी रोशनी थी कि आने वालों को पहचाना जा सके। अचानक सड़क के मोड़ पर उन्हें टोपियों की चमक और पंखों की लहर दिखाई दी। उन्होंने गिना, 2, 5, फिर 8 घुड़सवार। उनमें से एक बाकी सबसे काफी आगे था। मिलेडी के गले से एक दबी हुई कराह निकली। उस पहले घुड़सवार को उन्होंने पहचान लिया था। वह डार्टेनन था। ओह! मेरे ईश्वर! क्या बात है? मैडम बोनासियो चिल्लाईं। ये कार्डिनल के गार्ड्स की वर्दी है। एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। भागो, भागो! हाँ, हाँ, चलिए, भागते हैं, कांस्टेंस ने दोहराया, पर खौफ की वजह से उनके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। उन्होंने घुड़सवारों को खिड़की के नीचे से गुजरते हुए सुना। आओ भी, जल्दी आओ! मिलेडी ने उस युवती का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। बागीचे के रास्ते हम अब भी भाग सकते हैं। मेरे पास चाबी है, पर जल्दी करो, 5 मिनट में बहुत देर हो जाएगी। मैडम बोनासी ने चलने की कोशिश की। 2 कदम बढ़ाया और घुटनों के बल गिर पड़ी। मिलेडी ने उन्हें उठाने की कोशिश की, पर वे नहीं उठा सकीं। उसी समय उन्हें बग्घी के पहियों की आवाज सुनाई दी, जो मस्कटियर्स को आते देख तेजी से भाग रही थी। फिर 3-4 गोलियां चलने की आवाज आई। आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम आओगी? मिलेडी चिल्लाई। ओह, मेरे ईश्वर! आप देख रही हैं मुझ में जान नहीं बची है। मैं नहीं चल सकती। आप अकेले भाग जाइए। अकेले भागूं और तुम्हें यहां छोड़ दूं? नहीं, कभी नहीं! मिलेडी चिल्लाई। अचानक वे रुकीं। उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक कौंधी। वे मेज की ओर दौड़ीं, अपनी एक अंगूठी खोली और उसकी सामग्री मैडम बोनासिए के गिलास में उड़ेल दी। वह एक लाल रंग का दाना था, जो तुरंत घुल गया। फिर मजबूत हाथों से गिलास उठाकर उन्होंने कहा, पी लो, यह शराब तुम्हें ताकत देगी। पी लो। और उन्होंने गिलास उस युवती के होंठों से लगा दिया, जिसने उसे यंत्रवत पी लिया। मैं इस तरह अपना इंतकाम नहीं लेना चाहती थी, मिलेडी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ गिलास मेज पर रखते हुए कहा, पर जो मुमकिन है वही सही। और वे कमरे से बाहर भाग गईं। मैडम बोनासिए ने उन्हें जाते हुए देखा, पर वे उनके पीछे नहीं जा सकीं। वे उन लोगों की तरह महसूस कर रही थीं, जो सपने में पीछा किए जाने पर भागना तो चाहते हैं, पर उनके पैर नहीं उठते। कुछ पल बीते। गेट पर भारी शोर सुनाई दिया। हर पल कांस्टेंस को लग रहा था कि मिलेडी वापस आएंगी, पर वे नहीं आईं। खौफ और जलन की वजह से उनके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। आखिरकार उन्होंने गेट के कब्जों के चरमराने की आवाज सुनी। सीढ़ियों पर जूतों और स्पर्स की आवाज गूंजी। बहुत सारी आवाजें नजदीक आ रही थीं, जिनमें उन्हें अपना नाम सुनाई दे रहा था। अचानक वे खुशी से चीख उठीं और दरवाजे की ओर बढ़ीं। उन्होंने डार्टन्यान की आवाज पहचान ली थी। डार्टन्यान! डार्टन्यान! वे चिल्लाई। क्या यह आप हैं? इधर! इधर! कांस्टेंस! कांस्टेंस! नौजवान ने जवाब दिया। तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? हे भगवान! उसी समय कोठरी का दरवाजा झटके से खुला। कई मर्द कमरे में घुस आए। मैडम बोनासियो बिना हिले डुले एक कुर्सी पर गिर पड़ी थीं। डार्टन्यान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल, जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था, नीचे फेंकी और अपनी प्रियतमा के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। अथोस ने अपनी पिस्तौल बेल्ट में वापस रख ली। पोर्थोस और अरामिस ने अपनी तलवारें म्यान में डाल लीं। ओह डार्टन्यन, मेरे प्यारे डार्टन्यन, आखिरकार तुम आ गए। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। यह सच में तुम ही हो। हाँ हाँ, कांस्टेंस, हम फिर मिल गए। ओह, उसने मुझसे कहा था कि तुम नहीं आओगे, पर मैं उम्मीद लगाए बैठी थी। मैं भागना नहीं चाहती थी। मैंने सही किया। मैं कितनी खुश हूं। इस बात पर अथास, जो चुपचाप बैठ गए थे, अचानक खड़े हो गए। उसने? कौन उसने? डार्टेनन ने पूछा। वही, मेरी साथी, जिसने मेरी दोस्ती के लिए मुझे मेरे दुश्मनों से बचाना चाहा। वह जो तुम्हें कार्डिनल के गार्ड समझकर अभी अभी यहां से भाग गई। तुम्हारी साथी? डार्टेनन का चेहरा उसकी प्रियतमा के सफेद नकाब से भी ज्यादा पीला पड़ गया। तुम किस साथी की बात कर रही हो, कांस्टेंस? वही, जिसकी बग्घी गेट पर खड़ी थी। वह महिला जो खुद को तुम्हारी दोस्त कहती है। वह महिला
जिसे तुमने सब कुछ बताया है। उसका नाम क्या है? डार्टन चिल्लाया। हे भगवान, क्या तुम्हें उसका नाम याद नहीं? हाँ, मैंने एक बार सुना था। रुको, पर यह बहुत अजीब है। ओह! मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मदद करो दोस्तों, इसके हाथ बर्फीले ठंडे हो रहे हैं, डार्टेनन चिल्लाया। ये बीमार है। हे भगवान, इसकी सुध-बुध खो रही है। जब पोर्थोस अपनी भारी आवाज में मदद के लिए पुकार रहा था, अरमिस पानी लेने के लिए मेज की ओर दौड़ा, लेकिन वह अथोस के चेहरे के खौफनाक भाव देखकर रुक गया। अथोस मेज के सामने खड़े थे। उनके बाल खड़े हो गए थे। उनकी आंखें एक गिलास पर जमी थीं। वे किसी भयानक शक के घेरे में थे। ओह! अथोस बोले, नहीं, यह नामुमकिन है। ईश्वर ऐसा जुर्म होने की इजाजत नहीं दे सकता। पानी! पानी! डार्टन्यन चिल्लाया। पानी लाओ! ओह! बेचारी औरत! बेचारी औरत! आथोस एक टूटी हुई आवाज में बुदबुदाए। कॉन्स्टेंस ने डार्टेनन के चुंबनों के बीच अपनी आंखें खोली। होश आ रहा है इसे, नौजवान चिल्लाया। हे मेरे ईश्वर, तेरा शुक्रिया। मैडम! अथोस ने कहा, मैडम, खुदा के वास्ते बताइए, यह खाली गिलास किसका है? मेरा है मोन्सियर, युवती ने मरती हुई आवाज में कहा। लेकिन इस गिलास में शराब किसने डाली थी? उसने। लेकिन वह कौन है? ओह, मुझे याद आया, मैडम बोनासियो बोली, कंटेस डी विंटर। चारों दोस्तों के गले से एक साथ एक चीख निकली, पर एथोस की चीख सबसे ऊपर थी। उसी पल कॉन्स्टेंस का चेहरा गहरा पड़ गया। उनके पूरे शरीर में एक भयानक मरोड़ उठी और वे पोर्थोस और अरामिस की बाहों में ढह गईं। डार्टेनन ने एथोस के हाथ थाम लिए। उनके चेहरे पर एक ऐसी पीड़ा थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। और तुम्हें क्या लगता है? उनकी आवाज सिसकियों में दब गई। मुझे सब सच लग रहा है। अथोस ने अपने होंठों को खून निकलने तक दबा लिया ताकि वे सिसक ना सकें। डार्टेनन, डार्टेनन! कॉन्स्टेंस चिल्लाई। तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर मत जाना। देखो, मैं मर रही हूं। डार्टेनन ने एथोस के हाथ छोड़ दिया और उनके पास दौड़ा। उनका सुंदर चेहरा पीड़ा से बिगड़ गया था। आंखों की चमक जा चुकी थी। पूरा शरीर कांप रहा था। खुदा के वास्ते, दौड़ो, बुलाओ! एरमिस पोर्थोस, मदद के लिए बुलाओ! बेकार है, ओथोस बोले, बेकार है। वो जो झर देती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, हाँ, मदद, मदद! कॉन्स्टेंस बुदबुदाई। मदद करो! फिर अपनी पूरी ताकत बटोरकर उन्होंने उस नौजवान का सिर अपने हाथों में लिया। उसे एक पल के लिए ऐसे देखा जैसे उनकी पूरी रूह उस एक नजर में समा गई हो, और एक सिसकती हुई चीख के साथ अपने होंठ उसके होंठों से मिला दिए। कॉन्स्टेंस! कॉन्स्टेंस! डार्टेनन चिल्लाया। एक आह उनके मुंह से निकली और एक पल के लिए डार्टेनन के होंठों पर ठहरी। वह आह उनकी वह पवित्र और प्रेमी रूह थी जो स्वर्ग की ओर उड़ गई थी। डार्टेनन की बाहों में अब सिर्फ एक लाश थी। वह नौजवान एक चीख के साथ अपनी प्रियतमा के पास गिर पड़ा। वह खुद भी उतना ही पीला और बर्फीला हो गया था जितनी वह। पोर्थोस रो रहा था। एरामिस आसमान की ओर इशारा कर रहा था। आथोस ने दुआ मांगी। उसी समय दरवाजे पर एक आदमी दिखाई दिया, जो उतना ही पीला था जितने कमरे में मौजूद लोग। उसने चारों ओर देखा, मृत कॉन्स्टेंस को देखा और बेहोश डार्टेनन को। मुझसे गलती नहीं हुई, उसने कहा। यहाँ मोन्सियर डार्टेनन हैं और आप उनके दोस्त हैं। मोन्सियर्स अथास, पोर्टोस और अरामिस। जिनके नाम लिए गए थे, उन्होंने उस अजनबी को हैरानी से देखा। उन तीनों को लगा जैसे वे उसे जानते हैं। सज्जनों, उस नए आए व्यक्ति ने कहा, आप भी मेरी तरह एक ऐसी औरत की तलाश में हैं जो। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, जरूर यहां से गुजरी होगी क्योंकि मुझे यहां एक लाश दिख रही है। तीनों दोस्त खामोश रहे, क्योंकि आवाज और चेहरा किसी की याद दिला रहे थे, पर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वे उससे कहाँ मिले थे। सज्जनों, अजनबी ने अपनी बात जारी रखी, चूंकि आप उस आदमी को नहीं पहचान रहे जिसने शायद 2 बार अपनी जान आप लोगों की वजह से बचाई है, तो मुझे अपना नाम बताना होगा। मैं हूं लॉर्ड डी विंटर, उस औरत का देवर। तीनों दोस्तों के गले से हैरानी की एक चीख निकली। अथोस खड़े हुए और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, स्वागत है माय लॉर्ड, आप हम में से ही एक हैं। मैं उसके रवाना होने के 5 घंटे बाद पोर्ट्समथ से निकला था।
लॉर्ड डे विंटर बोले। मैं उसके 3 घंटे बाद बुलॉइन पहुंचा। सेंट ओमर में मैं महज 20 मिनट से उसे पकड़ नहीं पाया और आखिरकार लिलियर्स में मैंने उसका सुराग खो दिया। मैं बस यूं ही भटक रहा था कि मैंने आप लोगों को सरपट घोड़े दौड़ाते देखा। मैंने मोंसियर डार्टेनियन को पहचान लिया। मैंने आवाज़ दी, पर आपने सुना नहीं। मैं आपका पीछा करना चाहता था, पर मेरा घोड़ा बहुत थक चुका था। और फिर भी ऐसा लगता है कि इतनी तेज़ी के बावजूद आप लोग बहुत देर से पहुंचे हैं। देखिए, आथोस ने मृत कांस्टेंस और डार्टेनियन की ओर इशारा करते हुए कहा, जिन्हें पोर्थोस और अरामिस होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। क्या वे दोनों मर चुके हैं? लॉर्ड डी विंटर ने कढ़ाई से पूछा। नहीं, एथोस ने जवाब दिया। खुशनसीबी से मोन्सियर डार्टेनन सिर्फ बेहोश हुए हैं। उसी पल डार्टेनन ने अपनी आंखें खोलीं। वह पोर्थोस और अरामिस की बाहों से खुद को छुड़ाकर एक पागल की तरह अपनी प्रियतमा की लाश पर गिर पड़ा। अथोस खड़े हुए, धीमी और गंभीर चाल से अपने दोस्त के पास गए, उसे प्यार से गले लगाया, और जब वह नौजवान फूट फूट कर रोने लगा तो उन्होंने अपनी उस प्रभावशाली आवाज में कहा, दोस्त, मर्द बनो। औरतें मरे हुए लोगों के लिए रोती हैं, मर्द उनका इंतकाम लेते हैं। ओह हाँ, डार्टेनन चिल्लाया। हाँ, अगर इंतकाम लेना है तो मैं आपके पीछे चलने को तैयार हूं। एथोस ने उस पल का फायदा उठाया जब इंतकाम की उम्मीद ने उनके बदनसीब दोस्त को थोड़ी ताकत दी थी। उन्होंने पोर्थोस और आर्मिस को इशारा किया कि वे मठाधिपति को बुला लाएं। वे दोनों मठाधिपति से गलियारे में मिले, जो इन घटनाओं से बहुत परेशान थी। उन्होंने कुछ ननों को बुलाया, जो मठ के नियमों के खिलाफ 5 मर्दों के सामने खड़ी थीं। मैडम, एथोस ने डार्टेनन का हाथ थामते हुए कहा, हम इस बदनसीब महिला के शरीर को आपकी देखरेख में छोड़ते हैं। वह स्वर्ग का फरिश्ता बनने से पहले इस धरती पर एक फरिश्ता थी। उसे अपनी बहनों की तरह सम्मान दीजिए। हम किसी दिन उसकी कब्र पर दुआ मांगने जरूर लौटेंगे। डार्टेनन ने अपना चेहरा एथोस के सीने में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। रो लो, एथोस ने कहा, रो लो। प्यार, जवानी और जिंदगी से भरे दिल। काश मैं भी तुम्हारी तरह रो पाता। और वे अपने दोस्त को वहां से ले गए, एक पिता की तरह प्यार देते हुए, एक पादरी की तरह तसल्ली देते हुए, और एक ऐसे इंसान की तरह गरिमा के साथ जिसने बहुत कुछ सहा है। वे पांचों अपने खादिमों और घोड़ों के साथ बेतून शहर की ओर चल दिए और पहली सराय के सामने रुक गए। लेकिन डार्टेनन ने पूछा, क्या हम उस औरत का पीछा नहीं करेंगे? बाद में, एथोस ने कहा, मुझे कुछ इंतजाम करने हैं। वह भाग जाएगी, नौजवान ने जवाब दिया। वह भाग जाएगी और ये आपकी गलती होगी, आथोस। वह कहीं नहीं जाएगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, एथोस ने कहा। डार्टेनन को अपने दोस्त की जुबान पर इतना भरोसा था कि उसने अपना सिर झुका लिया और बिना कोई सवाल किए सराय के अंदर चला गया। पोर्थोस और एरामिस एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें एथोस का यह भरोसा समझ नहीं आ रहा था। लॉर्ड डी विंटर को लगा कि वे डार्टेनन का दुख कम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब सज्जनों, एथोस ने कहा, जब उन्हें पता चला कि सराय में 5 कमरे खाली हैं, हर कोई अपने कमरे में आराम करे। डार्टेनन को अकेला छोड़ दो, रोने और सोने के लिए। मैं सब देख लूंगा, बेफिक्र रहो। लेकिन लॉर्ड डी विंटर बोले, अगर उस औरत के खिलाफ कोई कदम उठाना है तो वह मेरा हक है। वह मेरी भाभी है। और मेरा भी, एथोस ने कहा, वह मेरी पत्नी है। डार्टेनन मुस्कुराया, क्योंकि वह समझ गया था कि जब एथोस ने इतना बड़ा राज खोल दिया है तो वे अपने इंतकाम के लिए पूरी तरह पक्के हैं। पोर्थोस और अरामिस एक दूसरे को देखने लगे। वे पीले पड़ गए थे। लॉर्ड डे विंटर को लगा एथोस पागल हो गए हैं। अब अपने कमरों में जाइए, एथोस बोले, और मुझे अपना काम करने दीजिए। आप समझ सकते हैं कि एक पति होने के नाते ये मेरा मामला है। बस डार्टेनन, अगर वह खोया ना हो तो मुझे वह कागज दे दो जो उस आदमी की टोपी से गिरा था, जिस पर उस गांव का नाम लिखा है। आह, डार्टेनन ने कहा, मैं समझ गया, वह नाम जो उसके हाथ से लिखा गया था। तो देखिए, एथोस बोले, आसमान में अब भी खुदा है। अध्याय 64। लाल लबादे वाला आदमी। एथोस का वह गहरा शोक अब एक एकाग्र दुख में बदल चुका था।
इस दुख ने उस विलक्षण व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को और भी तेज और स्पष्ट कर दिया था। उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, वह वादा जो उसने किया था और वह जिम्मेदारी जो उसने अपने कंधों पर ली थी। वह सबसे अंत में अपने कमरे में गया। उसने सराय के मालिक से उस प्रांत का एक मानचित्र मांगा और उस पर झुककर हर एक लकीर का बारीकी से मुआयना किया। उसने देखा कि बैतून से आर्मेंटियर्स जाने के 4 अलग-अलग रास्ते थे। इसके बाद उसने सभी खादिमों को बुलवाया। प्लांचेट, ग्रिमाउड, बाजिन और मस्केटन हाजिर हुए और उन्हें एथॉस से बिल्कुल स्पष्ट और गंभीर आदेश मिले। उन्हें अगली सुबह तड़के ही निकलना था और अरमेंथियर्स पहुंचना था, हर एक को एक अलग रास्ते से। प्लांशे, जो उन चारों में सबसे बुद्धिमान था, उसे उस रास्ते पर जाना था जहां से वह बग्घी गुजरी थी, जिस पर उन चारों दोस्तों ने गोलियां चलाई थीं और जिसके साथ रोशफोर्ड का खादिम भी था। एथॉस ने सबसे पहले खादिमों को काम पर लगाया, क्योंकि जब से ये लोग उसकी और उसके दोस्तों की सेवा में आए थे, उसने उन सब में अलग-अलग और ज़रूरी खूबियां देखी थीं। इसके अलावा सवाल पूछने वाले खादिमों पर लोग उतना शक नहीं करते जितना उनके मालिकों पर करते हैं। सराय के लोगों और आम जनता के बीच उन्हें ज़्यादा सहानुभूति मिलती है। एक और बड़ी बात यह थी कि मिलेडी मालिकों को पहचानती थी लेकिन खादिमों को नहीं, जबकि इसके उलट खादिम मिलेडी को बखूबी पहचानते थे। उन चारों को अगले दिन 11 बजे मिलना था। अगर उन्हें मिलेडी के ठिकाने का पता चल जाता तो 3 को वहीं पहरे पर रुकना था और चौथे को एथोस को जानकारी देने और चारों दोस्तों का मार्गदर्शन करने के लिए वापस बैतून आना था। ये इंतजाम करने के बाद खादिम विदा हुए। एथोस अपनी कुर्सी से उठा, अपनी तलवार बांधी, खुद को लबादे में लपेटा और सराय से बाहर निकल गया। रात के करीब 10 बज रहे थे। ये सब जानते हैं कि रात के 10 बजे प्रांतीय शहरों की सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आते हैं। फिर भी एथॉस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए बेचैन था जिससे वह सवाल पूछ सके। आखिरकार उसे देर से घर लौटता हुआ एक मुसाफिर मिला। एथॉस उसके पास गया और उसे कुछ शब्द कहे। जिस आदमी से उसने बात की वह डर के मारे पीछे हट गया। उसने मस्कटियर के शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक दिशा की ओर इशारा कर दिया। एथॉस ने उसे साथ चलने के लिए आधी पिस्तौल देने की पेशकश की, लेकिन उस आदमी ने इनकार कर दिया। एथॉस फिर उसी गली में मुड़ गया जिसकी ओर उस आदमी ने इशारा किया था, लेकिन एक चौराहे पर पहुंचकर वह फिर रुक गया। वह साफ तौर पर उलझन में था। फिर भी चूंकि वह चौराहा किसी से मिलने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा। कुछ ही मिनटों में रात का पहरेदार वहां से गुजरा। एथॉस ने उससे भी वही सवाल पूछा जो उसने पहले आदमी से पूछा था। पहरेदार ने भी वही खौफ दिखाया। उसने भी एथोस के साथ जाने से मना कर दिया। उसने बस अपने हाथ से उस रास्ते की ओर इशारा किया जहां एथोस को जाना था। एथोस उसी दिशा में बढ़ा और शहर के उस बाहरी इलाके में पहुंच गया, जो शहर के उस प्रवेश द्वार के ठीक विपरीत था जहां से वे लोग शहर में दाखिल हुए थे। वहां वह फिर से बेचैन और परेशान दिखा और तीसरी बार रुक गया। खुशकिस्मती से वहां से एक भिखारी गुजरा। वह एथोस के पास खैरात मांगने आया। एथोस ने उसे आधा क्राउन देने का वादा किया अगर वह उसे उस जगह तक पहुंचा दे जहां उसे जाना था। भिखारी पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अंधेरे में चांदी के सिक्के की चमक देखते ही वह मान गया। वह एथोस के आगे आगे चलने लगा। सड़क के एक कोने पर पहुंचकर उसने एक छोटे से घर की ओर इशारा किया। वह घर बिल्कुल अलग थलग, अकेला और उदास सा था। एथोस उस घर की ओर बढ़ा और वह भिखारी, जिसे उसका इनाम मिल चुका था, जितनी तेजी से हो सके वहां से भाग खड़ा हुआ। एथोस ने उस घर का चक्कर लगाया। तब जाकर उसे वह दरवाजा दिखा जो घर के लाल रंग के बीच कहीं छिपा हुआ था। खिड़कियों की झिड़ियों से रोशनी की एक किरण भी बाहर नहीं आ रही थी। कोई शोर भी नहीं था जिससे लगे कि वहां कोई रहता है। वह घर किसी कब्र की तरह शांत और अंधेरा था। एथोस ने 3 बार दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी दस्तक के बाद भीतर कदमों की आहट सुनाई दी। आखिरकार दरवाजा खुला और एक आदमी सामने आया। वह ऊंचे कद का था, रंगत पीली थी और उसके बाल और दाढ़ी काली थी। एथॉस और उसने धीमी आवाज में कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। फिर उस लंबे आदमी ने मस्कटियर को अंदर आने का इशारा किया। एथॉस तुरंत अंदर चला गया और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। वह आदमी
जिसे ढूंढने के लिए एथॉस इतनी दूर आया था और जिसे उसने इतनी मुश्किल से ढूंढा था, वह उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया। वह लोहे के तारों से एक कंकाल की सूखी हड्डियों को आपस में जोड़ने के काम में लगा हुआ था। सारा ढांचा तैयार था, बस सिर बाकी था जो मेज पर रखा था। घर का बाकी फर्नीचर इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन में रुचि रखता है। वहाँ सांपों से भरी बड़ी बोतलें थीं, जिन पर उनकी प्रजाति के हिसाब से पर्चियाँ लगी थीं। सूखी हुई छिपकलियाँ काले रंग के लकड़ी के फ्रेमों में जड़े एमरल्ड्स की तरह चमक रही थीं। छत से जंगली सुगंधित जड़ी बूटियों के गुच्छे लटक रहे थे, जिनके औषधीय गुणों से शायद आम लोग वाकिफ नहीं थे। घर में न कोई परिवार था, न ही कोई नौकर। वह लंबा आदमी उस घर में बिल्कुल अकेला रहता था। एथॉस ने उन चीजों पर एक ठंडी और बेरुखी भरी नजर डाली और उस आदमी के बुलावे पर उसके पास बैठ गया। फिर उसने अपनी यात्रा का कारण बताया और वह सेवा मांगी जिसके लिए वह आया था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी दरख्वास्त रखी, वह अनजान आदमी जो मस्कटियर के सामने खड़ा था, खौफ के मारे पीछे हट गया और साफ मना कर दिया। तब एथॉस ने अपनी जेब से एक छोटा कागज निकाला, जिस पर दो पंक्तियां लिखी थीं। साथ में एक हस्ताक्षर और एक मोहर थी। उसने वह कागज उस आदमी के सामने रख दिया, जिसने अभी अभी अपनी अरुचि दिखाई थी। उस लंबे आदमी ने जैसे ही वे पंक्तियां पढ़ी, हस्ताक्षर देखे और मोहर को पहचाना, उसने अपना सिर झुका दिया। यह इस बात का संकेत था कि अब उसे कोई आपत्ति नहीं है और वह हुक्म मानने के लिए तैयार है। एथोस को अब और कुछ नहीं चाहिए था। वह उठा, सिर झुकाया और बाहर निकल गया। वह उसी रास्ते से वापस आया जिससे गया था, सराय पहुंचा और अपने कमरे में चला गया। तड़के ही डार्टेनन उसके कमरे में आया और पूछा कि अब क्या करना है। इंतजार, एथोस ने जवाब दिया। कुछ मिनटों बाद कॉन्वेंट की सुपीरियर ने मस्केटियर्स को संदेश भेजा कि दफन की रस्म दोपहर को होगी। जहां तक उस जहर देने वाली औरत की बात थी, उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। बस इतना पता चला था कि वह बागीचे के रास्ते भाग गई है। रेत पर उसके कदमों के निशान देखे जा सकते थे। बागीचे का दरवाजा बंद मिला था, लेकिन उसकी चाबी गायब थी। तय समय पर लॉर्ड डी विंटर और चारों दोस्त कॉन्वेंट पहुंचे। घंटियां बज रही थीं, चैपल खुला था, लेकिन मंडली की जाली बंद थी। मंडली के बीचों बीच उस पीड़ित महिला का शरीर रखा था, जिसे उसने नौसिखिया के कपड़े पहनाए गए थे। जाली के पीछे कार्मेलाइट्स की पूरी जमात इकट्ठा थी, जो ईश्वरीय सेवा के मंत्र सुन रही थी और पादरियों के साथ मिलकर प्रार्थना गा रही थी। वे बाहर के लोगों को नहीं देख सकती थीं और न ही बाहर के लोग उन्हें देख सकते थे। चैपल के दरवाजे पर पहुंचते ही डार्टेनन की हिम्मत फिर से जवाब देने लगी। उसने एथोस को ढूंढा, लेकिन एथोस गायब था, अपने इंतकाम के मिशन के प्रति वफादार। एथोस ने खुद को बागीचे तक ले जाने के लिए कहा, वहां रेत पर उस औरत के उन हल्के कदमों का पीछा करते हुए जो हर जगह अपने तीखे निशान छोड़ गई थी। वह उस फाटक की ओर बढ़ा जो जंगल की ओर जाता था। फाटक खुलवाकर वह जंगल के भीतर चला गया। वहां उसके सारे शक यकीन में बदल गए। जिस रास्ते से वह बग्घी गायब हुई थी, वह जंगल के चारों ओर घूम कर जाता था। एथोस कुछ देर तक जमीन पर नजरें गड़ाए उस रास्ते पर चलता रहा। खून के कुछ हल्के धब्बे सड़क पर बिखरे थे, जो शायद उस घायल खादिम के थे या किसी घोड़े के। पौने एक कोस चलने के बाद फेस्टुबर्ड से करीब 50 कदम पहले खून का एक बड़ा धब्बा दिखा। वहां जमीन घोड़ों के टापों से बुरी तरह कुचली हुई थी। जंगल और उस शापित जगह के बीच उन्हीं छोटे कदमों के निशान थे जैसे बागीचे में थे। बग्घी यहां रुकी थी। इसी जगह मिलैडी जंगल से बाहर आई थी और बग्घी में सवार हुई थी। इस खोज से संतुष्ट होकर, जिसने उसके हर संदेह की पुष्टि कर दी थी, एथोस वापस सराय पहुंचा। वहां प्लांशे बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा एथोस ने अंदाजा लगाया था। प्लांचेत ने उसी रास्ते का पीछा किया था। एथोस की तरह ही उसे भी खून के धब्बे मिले थे और वह जगह भी जहां घोड़े रुके थे। लेकिन वह एथोस से भी आगे निकल गया था। फेस्टुबर्ग गांव की एक सराय में शराब पीते समय उसे बिना पूछे ही पता चल गया कि कल शाम 8:30 बजे एक डाक बग्घी में एक महिला के साथ आ रहा एक घायल आदमी वहां रुकने को मजबूर हो गया था, क्योंकि वह आगे नहीं जा सकता था। लोगों ने इसे लुटेरों का हमला बताया था, जिन्होंने जंगल में बग्घी रोकी थी। वह आदमी गांव में ही रुक गया और वह महिला ताज़ा
घोड़े लेकर अपनी यात्रा पर आगे निकल गई। प्लांचेट ने उस कोचवान को ढूंढ निकाला जिसने उसे पहुंचाया था। वह उसे फ्रोमेल तक ले गया था और फ्रोमेल से वह आर्मेंटियर के लिए रवाना हुई थी। प्लांचेट ने छोटा रास्ता लिया और सुबह 7 बजे तक वह आर्मेंटियर पहुंच गया। वहां सिर्फ एक ही सराय थी, पोस्ट। प्लांशे वहां एक बेरोजगार खादिम बनकर गया जो काम की तलाश में था। 10 मिनट की बातचीत में ही उसे पता चल गया कि कल रात करीब 11 बजे एक महिला वहां अकेली आई थी। उसने एक कमरा लिया, सराय के मालिक को बुलवाया और उससे कहा कि वह कुछ समय तक इसी इलाके में रहना चाहती है। प्लांचेट को अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। वह तुरंत तय जगह पर पहुंचा जहां बाकी खादिम पहरे पर थे। उसने उन्हें सराय के हर रास्ते पर तैनात कर दिया और एथोस के पास लौट आया। एथोस को यह जानकारी तब मिली जब उसके बाकी दोस्त भी वापस आ चुके थे। उन सबके चेहरे उदास और गंभीर थे, यहाँ तक कि एरामिस का सौम्य चेहरा भी। अब क्या करना है? डार्टेनन ने पूछा। इंतजार, एथोस ने फिर वही जवाब दिया। हर कोई अपने कमरे में चला गया। शाम 8 बजे एथोस ने घोड़ों पर जीन कसने का हुक्म दिया। लॉर्ड डी विंटर और बाकी दोस्तों को खबर दी गई कि वे इस मिशन के लिए तैयार हो जाएं। पल भर में पांचों तैयार थे। हर किसी ने अपने हथियारों की जांच की और उन्हें व्यवस्थित किया। एथोस सबसे अंत में नीचे आया। उसने देखा कि डार्टेनन पहले से ही घोड़े पर सवार है और बेचैन हो रहा है। सब्र करो, एथोस चिल्लाया। अभी हमारे दल का एक सदस्य कम है। उन चारों घुड़सवारों ने हैरानी से चारों ओर देखा। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि वह छठा व्यक्ति कौन हो सकता है। उसी पल प्लांचेट एथोस का घोड़ा लेकर आया। मस्कटियर फुर्ती से जीन पर चढ़ गया। मेरा इंतजार करना, वह बोला। मैं अभी आता हूं। और वह सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए निकल गया। 15 मिनट बाद वह लौटा। उसके साथ एक लंबा आदमी था जो नकाब पहने हुए था और एक बड़े लाल लबादे में लिपटा हुआ था। लॉर्ड डी विंटर और तीनों मस्कटियर्स ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह आदमी कौन है। फिर भी उन्हें पूरा यकीन था कि सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि यह एथोस के हुक्म पर हो रहा था। रात 9 बजे प्लैंचेट की अगुवाई में वह छोटा सा घुड़सवार दल रवाना हुआ। वे उसी रास्ते पर बढ़ रहे थे जहां से वह बग्घी गई थी। वह एक बहुत ही गंभीर नजारा था। उन 6 लोगों का खामोशी से सफर करना। हर कोई अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें निराशा का दुख था और सज्जा की गंभीरता। अध्याय 65। मुकदमा। रात तूफानी और स्याह थी। विशाल बादलों ने आसमान को ढंक लिया था और सितारों को अपनी ओट में छिपा लिया था। चांद आधी रात से पहले निकलने वाला नहीं था। कभी कभी क्षितिज पर कौंधने वाली बिजली की रोशनी में वह रास्ता उनके सामने सफेद और सुनसान सा फैल जाता था और जैसे ही वह कौंध बुझती सब कुछ फिर से घोर अंधेरे में डूब जाता था। हर मिनट एथोस को डार्टेनन को रोकना पड़ता था। वह जोश में आकर बार बार इस छोटे से दल से आगे निकल जाता था। एथोस उससे कतार में रहने की विनती करता, लेकिन अगले ही पल वह फिर आगे बढ़ जाता। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, सिर्फ आगे बढ़ना। और वह बढ़ता रहा। वे खामोशी से फेस्टुबैर के छोटे से गांव से गुजरे जहां वह घायल खादिम रुका हुआ था। फिर वे रिचबूर्ग के जंगलों के किनारे किनारे चलते रहे। हेरलियर पहुंचकर प्लांशे ने, जो सबसे आगे चल रहा था, बाईं ओर रुख किया। सफर के दौरान कई बार लॉर्ड डी विंटर, पोर्टोस या अरामिस ने उस लाल लबादे वाले आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके हर सवाल के जवाब में उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर झुका दिया। मुसाफिर समझ गए कि इस अजनबी की खामोशी के पीछे जरूर कोई गहरा राज है और उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। तूफान बढ़ता गया। बिजलियां अब और भी तेजी से कौंधने लगी थीं। बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और हवा, जो किसी चक्रवात की आहट दे रही थी, उन घुड़सवारों की टोपियों के पंखों और उनके बालों में सीटी जैसी आवाज करने लगी। घुड़सवार दल अब और भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। फ्रोमेल्स पहुंचने से कुछ ही पहले तूफान पूरी शिद्दत से फूट पड़ा। सबने अपने लबादे ओढ़ लिए। अभी 3 मील का सफर बाकी था और उन्होंने यह रास्ता मूसलाधार बारिश के बीच पूरा किया। डार्टेनियन ने अपनी टोपी उतार दी थी और उसने अपना लबादा ओढ़ने से साफ मना कर दिया।
उसे अपने तपते हुए माथे और कांपते हुए शरीर पर बारिश की बूंदों का गिरना एक अजीब सा सुकून दे रहा था। जैसे ही यह छोटा सा दल गोसकाल से गुजरा और पोस्ट के करीब पहुंचा, अंधेरे में एक पेड़ के तने से सटा हुआ एक साया हरकत में आया। वह बाहर निकलकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपनी उंगली अपने होंठों पर रख दी। एथोस ने उसे पहचान लिया। वह ग्रिमाउथ था। क्या बात है? एथोस चिल्लाया। क्या वह अरमेंतियर्स छोड़ चुकी है? ग्रिमाऊ ने हाँ में इशारा किया। डार्टनन ने गुस्से में अपने दांत भींचे। खामोश, डार्टनन, एथोस ने कहा। इस मामले की जिम्मेदारी मैंने ली है, इसलिए ग्रिमाउथ से सवाल मैं करूंगा। कहाँ है वह? एथोस ने पूछा। ग्रिमाऊ ने लाइस नदी की दिशा में अपना हाथ फैलाया। यहां से दूर है? एथोस ने फिर पूछा। ग्रिमाउड ने अपनी तर्जनी उंगली को थोड़ा मोड़कर इशारा किया। अकेली है? ग्रिमाऊ ने सिर हिलाकर हाँ कहा। सज्जनों, एथोस बोला, वह हमसे महज आधा मील दूर है, नदी की दिशा में, और वह बिल्कुल अकेली है। बेहतरीन, डार्टनन ने कहा। ग्रिमाउड, रास्ता दिखाओ। ग्रिमाउड खेतों के रास्ते आगे बढ़ा और उस पूरे दल का मार्गदर्शक बना। लगभग 500 कदम चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी जलधारा मिली, जिसे उन्होंने घोड़ों पर सवार होकर पार किया। बिजली की कौंध में उन्हें अर्किनहेम का गांव दिखाई दिया। क्या वह वहां है, ग्रिमाउद? एथोस ने पूछा। ग्रिमौड ने ना में सिर हिलाया। तो फिर खामोश रहो, एथोस ने आदेश दिया, और वह दल आगे बढ़ता रहा। बिजली की एक और कौंध ने चारों ओर रोशनी भर दी। ग्रिमाउड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और उस नीली सी चमक के बीच उन्हें नदी के किनारे एक छोटा सा अकेला घर दिखाई दिया। वह नाव घाट से महज 100 कदम दूर था। उस घर की एक खिड़की से रोशनी आ रही थी। हम पहुंच गए, एथोस ने कहा। उसी पल एक नाली में दुबका हुआ एक आदमी उछलकर बाहर आया और उनकी ओर बढ़ा। वह मुंह सकेटन था। उसने उस रोशन खिड़की की ओर इशारा किया। वह वहीं है, उसने कहा। और बाजिन? एथोस ने पूछा। जब मैं खिड़की पर नजर रख रहा था, वह दरवाजे पर पहरा दे रहा था। बहुत अच्छे, एथोस बोला। तुम लोग वाकई वफादार सेवक हो। एथोस फुर्ती से अपने घोड़े से उतरा, लगाम ग्रिमाउथ को थमाई और खिड़की की ओर बढ़ा। उसने बाकी दल को दरवाजे की ओर जाने का इशारा किया। वह छोटा सा घर एक नीची बाड़ से घिरा हुआ था, जो महज 2-3 फीट ऊंची थी। एथोस ने बाड़ को पार किया और उस खिड़की तक पहुंच गया, जिस पर किवाड़ नहीं थे, लेकिन पर्दे कसकर खिंचे हुए थे। वह एक पत्थर दीवार पर चढ़ गया ताकि पर्दे के ऊपर से झांक सके। चिराग की मध्यम रोशनी में उसे एक महिला दिखाई दी। वह एक गहरे रंग के लबादे में लिपटी थी और बुझती हुई आग के पास एक स्टूल पर बैठी थी। उसकी कोहनियां एक पुरानी मेज पर टिकी थीं, और उसने अपना सिर अपने दोनों हाथों पर टिका रखा था, जो हाथी के दांत जैसे सफेद थे। वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन एथोस के होंठों पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। उसे धोखा नहीं हुआ था। वह वही थी जिसे वह ढूंढ रहा था। उसी पल एक घोड़ा हिनहिनाया। मिलेडी ने चौंक कर अपना सिर उठाया। उसने खिड़की के कांच के उस पार एथोस का पीला चेहरा देखा, और उसके गले से एक चीख निकल गई। एथोस ने देखा कि वह उसे पहचान चुकी है। उसने अपने घुटने और हाथ से खिड़की को धक्का दिया। खिड़की खुल गई। कांच के टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े, और एथोस इंतकाम के एक साये की तरह कमरे के भीतर कूद गया। मिलेडी दरवाजे की ओर झपटी और उसे खोल दिया, लेकिन वहां एथोस से भी ज्यादा खौफनाक और डरावना डार्टेनन दहलीज पर खड़ा था। मिलेडी एक चीख मारकर पीछे हट गई। डार्टेनन को लगा कि वह भागने की कोशिश करेगी, और कहीं वह फिर से बच ना निकले। इस डर से उसने अपनी बेल्ट से पिस्तौल निकाल ली, लेकिन एथोस ने अपना हाथ उठा दिया। उस हथियार को वापस रख दो, डार्टेनन, उसने कहा। इस औरत पर मुकदमा चलना चाहिए। इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। एक पल इंतजार करो मेरे दोस्त, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अंदर आइए सज्जनों। डार्टेनन ने हुक्म माना, क्योंकि एथोस की आवाज और उसके अंदाज में उस समय एक न्यायाधीश की गरिमा थी, जिसे मानो ईश्वर ने खुद भेजा हो। डार्टेनन के पीछे पोर्थोस, एरमिस, लॉर्ड डे विंटर और वह लाल लबादे वाला आदमी कमरे में दाखिल हुए। चारों खादिमों ने दरवाजे और खिड़की पर कड़ा पहरा बिठा दिया। मिलेडी एक कुर्सी पर ढह गई थी। उसके हाथ सामने की ओर फैले थे, मानो वह इस भयानक दृश्य को दूर भगाना चाहती हो।
अपने देवर को देखते ही उसकी रूह कांप उठी और एक चीख निकल गई। तुम लोग क्या चाहते हो? मिलेडी चिल्लाई। हम चाहते हैं, एथॉस ने दृढ़ता से कहा, शार्लेट बैक्सन, जो पहले कॉम्टेस de la Fère कहलाई और बाद में मिलेडी de विंटर और शेफील्ड की बैरोनेस बनी, वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं। मिलेडी खौफ के मारे बुदबुदाई। तुम लोग क्या चाहते हो? हम तुम्हारे अपराधों के हिसाब से तुम्हारा न्याय करना चाहते हैं, एथोस ने कहा। तुम्हें अपना बचाव करने की पूरी आज़ादी दी जाएगी। अगर तुम खुद को निर्दोष साबित कर सको तो करो। मिस्टर डार्टेनन, सबसे पहले इल्ज़ाम आप लगाइए। डार्टेनन आगे बढ़ा। ईश्वर और इंसानों के सामने, उसने भारी आवाज में कहा, मैं इस औरत पर कॉन्स्टेंस बोनासियो को जर देने का इल्ज़ाम लगाता हूँ, जिसकी कल शाम मृत्यु हो गई। वह पॉर्थोस और एरामिस की ओर मुड़ा। हम इस बात के गवाह हैं, दोनों मस्केटियर्स ने एक साथ कहा। डार्टेनन ने अपनी बात जारी रखी। ईश्वर और इंसानों के सामने, मैं इस औरत पर मुझे जहर देने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाता हूँ। इसने विलेरो से मुझे एक जाली खत के साथ शराब भेजी, मानो वह मेरे दोस्तों ने भेजी हो। ईश्वर ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरी जगह ब्रिस्मोंट नाम का एक बेगुनाह आदमी मारा गया। हम इसके गवाह हैं, पोर्थोस और अरेमिस ने पहले की तरह दोहराया। ईश्वर और इंसानों के सामने, मैं इस औरत पर बैरन डे वार्ड्स की हत्या के लिए मुझे उकसाने का इल्ज़ाम लगाता हूँ, और चूंकि इस बात का कोई और गवाह नहीं है, मैं खुद इसकी गवाही देता हूँ। मेरी बात पूरी हुई और डार्टेनन कमरे के दूसरी ओर चला गया। अब आपकी बारी है माय लॉर्ड, एथोस ने कहा। बैरन आगे आए। ईश्वर और इंसानों के सामने उन्होंने कहा, मैं इस औरत पर ड्यूक ऑफ बकिंघम की हत्या करवाने का इल्ज़ाम लगाता हूँ। ड्यूक ऑफ बकिंघम की हत्या? वहां मौजूद सभी लोग एक साथ चिल्ला उठे। हाँ, बैरन बोले, हत्या। आपका चेतावनी भरा खत मिलने पर मैंने इस औरत को गिरफ्तार कर लिया था और एक वफादार सेवक की निगरानी में रखा था। इसने उस आदमी को बहकाया, उसके हाथ में खंजर थमाया और उससे ड्यूक की हत्या करवाई। और इस समय शायद फेल्टन इस डायन के जुर्म की सजा अपनी जान देकर चुका रहा होगा। इन अनसुने अपराधों के खुलासे से जजों के बीच एक सिहरन दौड़ गई। इतना ही नहीं, लॉर्ड डी विंटर ने आगे कहा, मेरा भाई, जिसने तुम्हें अपनी वारिस बनाया था, उसकी महज 3 घंटे में एक अजीब सी बीमारी से मौत हो गई। उसके पूरे शरीर पर नीले निशान पड़ गए थे। मेरी बहन, तुम्हारा पति कैसे मरा था? खौफनाक। पोर्थोस और एरमेस बुदबुदाए। बकिंघम की कातिल, फेल्टन की कातिल, मेरे भाई की कातिल। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ की मांग करता हूं, और मैं कसम खाता हूं कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद इंसाफ करूंगा। और लॉर्ड डी विंटर डार्टेनन के बगल में जाकर खड़े हो गए और अगले इल्जाम के लिए जगह छोड़ दी। मिलेडी ने अपना सिर अपने दोनों हाथों के बीच छिपा लिया। उसका दिमाग चकरा रहा था। वह गहरे सदमे में थी। अब मेरी बारी है, एथोस बोला। वह खुद वैसे ही कांप रहा था जैसे सांप को देखकर शेर कांपता है। मेरी बारी। मैंने इस औरत से तब शादी की थी जब यह एक युवा लड़की थी। मैंने अपने पूरे परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर इससे निकाह किया। मैंने इसे अपनी सारी दौलत दी, अपना नाम दिया, और एक दिन मुझे पता चला कि यह औरत दागी हुई है। इस औरत के बाएं कंधे पर फ्लोर डेलिस का निशान था। ओह! मिलेडी खड़ी हुई और चिल्लाई, मैं तुम्हें चुनौती देती हूं कि तुम दुनिया की कोई भी ऐसी अदालत ढूंढ निकालो जिसने मुझे वह शर्मनाक सजा दी हो। मैं तुम्हें चुनौती देती हूं कि तुम उस शख्स को ढूंढो जिसने वह सजा दी थी। खामोश। एक भारी और खोखली आवाज गूंजी। इसका जवाब देना मेरा काम है। और वह लाल लबादे वाला आदमी आगे बढ़ा। यह कौन है? यह आदमी कौन है? मिलेडी खौफ से हाँफने लगी। उसके बाल खुल गए थे और उसके पीले चेहरे पर ऐसे लहरा रहे थे मानो जिंदा हों। सबकी नजरें उस आदमी पर टिक गईं, क्योंकि एथोस के अलावा वह सबके लिए अजनबी था। यहाँ तक कि एथोस भी उसे उतनी ही हैरानी से देख रहा था जितना बाकी सब। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी इस खौफनाक ड्रामे का हिस्सा कैसे बना। वह अजनबी धीरे धीरे और बड़ी गंभीरता से मिलेडी के करीब आया। अब उनके बीच सिर्फ वह मेज थी। फिर उसने अपना नकाब उतार दिया। मिलेडी ने बढ़ते हुए खौफ के साथ उस पीले चेहरे को देखा, जिसके चारों ओर काले बाल और दाढ़ी थी। उस चेहरे पर बर्फीली खामोशी के अलावा कोई भाव नहीं था। अचानक वह चीख उठी, ओह नहीं, नहीं! वह दीवार से जा सटी।
नहीं, नहीं, यह नर्क का कोई साया है, ये वह नहीं है। बचाओ, बचाओ। वह दीवार की तरफ मुड़कर उसे अपने हाथों से खुरचने लगी, मानो उसमें छेद करके भाग जाना चाहती हो। आखिर तुम कौन हो? वहां मौजूद सभी गवाहों ने पूछा। इस औरत से पूछिए, लाल लबादे वाले आदमी ने कहा, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं कि यह मुझे पहचानती है। लील का जल्लाद, लील का जल्लाद। मिलेडी पागलों की तरह खौफ में चिल्लाई और गिरने से बचने के लिए दीवार को पकड़ लिया। सब लोग पीछे हट गए और वह लाल लबादे वाला आदमी कमरे के बीचों बीच अकेला खड़ा रहा। ओह! रहम! रहम! मुझे माफ़ कर दो। वह बदनसीब औरत अपने घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। उस अजनबी ने सन्नाटा होने का इंतज़ार किया और फिर कहना शुरू किया, मैंने कहा था कि यह मुझे ज़रूर पहचानेगी। हाँ, मैं लिल का जल्लाद हूँ और यह मेरी कहानी है। सबकी आँखें उस आदमी पर जमी थीं और उसकी आवाज़ में एक अजीब-सा खिंचाव था। ये औरत कभी एक युवा लड़की थी, उतनी ही सुंदर जितनी आज है। ये टेम्पल मार के बेनेडिक्टीन्स कॉन्वेंट में एक नन थी, एक युवा पादरी, जिसका दिल बहुत सीधा और साफ था, उस कॉन्वेंट के चर्च की ज़िम्मेदारी सँभालता था। इस औरत ने उसे बहकाने की साज़िश रची और वह कामयाब रही। यह किसी संत को भी बहका देती। उनके वादे पवित्र थे और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। उनका रिश्ता दोनों को तबाह किए बिना ज़्यादा दिन नहीं चल सकता था। इसने उस पादरी को देश छोड़कर भागने के लिए उकसाया, लेकिन भागने के लिए फ्रांस के किसी दूसरे कोने में छिपकर रहने के लिए पैसों की जरूरत थी। उनके पास कुछ नहीं था। उस पादरी ने चर्च के पवित्र पात्र चुराए और उन्हें बेच दिया, लेकिन जैसे ही वे भागने की तैयारी कर रहे थे, दोनों पकड़े गए। 8 दिन बाद इसने जेलर के बेटे को बहकाया और वहां से भाग निकली। उस युवा पादरी को 10 साल की कैद और दागे जाने की सजा हुई। जैसा कि इस औरत ने कहा, मैं लीले शहर का जल्लाद था। मुझे उस गुनहगार को दागना था और सज्जनों, वह गुनहगार मेरा भाई था। तब मैंने कसम खाई कि जिस औरत ने उसे तबाह किया है, जो महज उसकी साथी नहीं बल्कि उस जुर्म की असली जड़ है, उसे भी सज्जा में हिस्सा मिलना चाहिए। मुझे शक था कि वह कहाँ छिपी है। मैंने उसका पीछा किया, उसे पकड़ा, उसे जंजीरों में बांधा और उसके कंधे पर वही शर्मनाक निशान दाग दिया जो मैंने अपने बेगुनाह भाई के कंधे पर दागा था। मेरे लीले लौटने के अगले दिन मेरा भाई भी जेल से भागने में कामयाब रहा। मुझ पर उसकी मदद करने का इल्ज़ाम लगा और मुझे उसकी जगह तब तक कैद में रहने की सज़ा दी गई जब तक कि वह दोबारा पकड़ा ना जाए। मेरा बेचारा भाई इस सज़ा से अनजान था। वह फिर से इस औरत से जा मिला। वे दोनों बेरी भाग गए और वहाँ उसे एक छोटी-सी पादरी की नौकरी मिल गई। ये औरत वहाँ उसकी बहन बनकर रहने लगी। उस इलाके का ज़मींदार, जहाँ वह चर्च था, इस नकली बहन को देख बैठा। वह उसके प्यार में इस कदर पागल हुआ कि उसने उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब इस औरत ने उस इंसान को छोड़ दिया जिसे वह तबाह कर चुकी थी और उस इंसान की ओर बढ़ गई जिसे उसे तबाह करना था, और वह कम्तेस de la Fère बन गई। सबकी नज़रें एथोस की ओर मुड़ गईं, जिसका असली नाम यही था। एथोस ने सिर हिलाकर इशारा किया कि जल्लाद जो कह रहा है, वह अक्षर-अक्षर सच है। फिर जल्लाद ने अपनी बात जारी रखी, पागलपन और निराशा में डूबा हुआ, अपनी उस जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए जिससे इस औरत ने सब कुछ, इज्जत और खुशी छीन ली थी। मेरा बेचारा भाई लील वापस आया। जब उसे पता चला कि उसकी वजह से मुझे सजा काटनी पड़ रही है, तो उसने खुद को कानून के हवाले कर दिया और उसी रात उसने अपनी जेल की कोठरी की लोहे की सलाख से लटक कर खुदकुशी कर ली। जिन्होंने मुझे सजा दी थी, उन्होंने अपना वादा निभाया। जैसे ही मेरे भाई की पहचान साबित हुई, मुझे आज़ाद कर दिया गया। यही वह जुर्म है जिसके लिए मैं इस पर इल्ज़ाम लगाता हूँ। यही वह वजह है जिसके लिए इसे दागा गया था। मसिeur डार्टेनन, एथोस ने पूछा, आप इस औरत के लिए क्या सज़ा चाहते हैं? मौत की सज़ा, डार्टेनन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। माय लॉर्ड डी विंटर, एथोस ने फिर पूछा, आप इस औरत के लिए क्या सज़ा चाहते हैं? मौत की सज़ा, लॉर्ड डी विंटर ने कड़ाई से कहा। मैसियो पोर्थोस और एरमिस, एथोस ने दोहराया, आप जो इसके जज हैं, आप क्या फैसला सुनाते हैं? मौत की सज़ा, दोनों मस्कटियर्स ने एक भारी आवाज़ में जवाब दिया।
मिलेडी के गले से एक भयानक चीख निकली और वह घुटनों के बल रेंगते हुए अपने जजों के पास आई। एथोस ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। चार्लेट बैक्सन, कॉमटेस डी लाफेरे, मिलेडी डी विंटर, उसने कहा, तुम्हारे जुर्मों ने इस धरती पर इंसानों को और स्वर्ग में ईश्वर को थका दिया है। अगर तुम्हें कोई प्रार्थना याद है तो पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारा न्याय हो चुका है और तुम्हें मरना होगा। इन शब्दों ने, जिनमें उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, मिलेडी को फिर से उसके घमंड में खड़ा कर दिया। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर उसकी आवाज ने साथ नहीं दिया। उसे महसूस हुआ कि एक मजबूत और बेदर्द हाथ ने उसे उसके बालों से पकड़ लिया है और उसे वैसे ही खींच कर ले जा रहा है जैसे नियति इंसान को मौत की ओर ले जाती है। उसने कोई विरोध नहीं किया और वह उस झोपड़ी से बाहर चली गई। एल लॉर्ड डी विंटर, डार्टेनन, एथोस, पोर्थोस और अरामिस ठीक उसके पीछे निकले। खादिम अपने मालिकों के पीछे चले गए और वह कमरा अब बिल्कुल सुनसान था। वहां सिर्फ वह टूटी खिड़की, खुला दरवाजा और मेज पर जलता हुआ वह धुएं वाला चिराग बाकी था, जो बड़ी उदासी के साथ टिमटिमा रहा था। अध्याय 66। मृत्युदंड। आधी रात का समय था। घटता हुआ चांद, जो तूफान के आखिरी निशानों से लाल पड़ गया था, अरमेंतियर्स के छोटे से कस्बे के पीछे उदित हुआ। उसकी फीकी रोशनी में कस्बे के घरों की काली रूपरेखा और ऊंचे चर्च के मीनार का ढांचा साफ दिखाई दे रहा था। उनके सामने लाइस नदी का पानी पिघली हुई रांगे की तरह बह रहा था, जबकि दूसरी ओर पेड़ों का एक काला झुंड था। आसमान तूफानी था और तांबे के रंग के बड़े बड़े बादलों ने उसे घेर रखा था, जिससे रात के बीच एक अजीब सा धुंधलका छाया हुआ था। बाईं ओर एक पुराना वीरान पंचक्की था, जिसके पंख थमे हुए थे। उसके खंडहरों में बैठा एक उल्लू रह रह कर अपनी तीखी, उबाऊ और एकसुरी आवाज निकाल रहा था। उस रास्ते के दाईं और बाईं ओर, जिस पर यह दुखद काफिला बढ़ रहा था, कुछ छोटे और ठिंगने पेड़ उगे थे। वे देखने में किसी कुरूप बौनों जैसे लग रहे थे, जो इस डरावनी रात में मुसाफिरों को देखने के लिए दुबक कर बैठे हों। समय समय पर बिजली की एक चौड़ी लहर पूरे क्षितिज को अपनी रोशनी से भर देती थी। वह पेड़ों के काले झुंड के ऊपर किसी सांप की तरह कौंधती और एक भयानक खंजर की तरह आसमान और पानी को दो हिस्सों में बांट देती थी। हवा का एक झोंका भी उस भारी वातावरण को हिला नहीं पा रहा था। पूरी प्रकृति पर एक कब्र जैसी खामोशी छाई हुई थी। हाल ही में हुई बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी और चमक रही थी, और तरोताजा हुई जड़ी बूटियां अपनी तेज खुशबू बिखेर रही थी। दो खादिम मिलेडी को खींच कर ले जा रहे थे। हर एक ने उसकी एक बांह पकड़ रखी थी। जल्लाद उनके पीछे चल रहा था और जल्लाद के पीछे लॉर्ड डे विंटर, डार्टेनन, एथोस, पोर्थोस और अरामिस चल रहे थे। प्लैंचेट और बैजन सबसे अंत में थे। वे दो खादिम मिलेडी को नदी के किनारे ले आए। उसका मुंह बंद था, लेकिन उसकी आंखें अपनी अवर्णनीय वाक्पटुता से बोल रही थीं। वह बारी बारी से हर उस व्यक्ति से विनती कर रही थी जिसकी ओर वह देख रही थी। कुछ कदम आगे होने पर उसने खादिमों से फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम मुझे भागने में मदद करोगे तो मैं तुम दोनों को 1,000 पिस्तौल दूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने मालिकों के हवाले कर दिया तो मेरे पास इंतकाम लेने वाले मौजूद हैं, जो तुम्हें मेरी मौत की बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। ग्रिमाउड हिचकिचाया। मस्केटॉन के शरीर का एक एक अंग कांपने लगा। एथोस ने, जिसने मिलेडी की आवाज़ सुन ली थी, तुरंत पास आकर कहा, लॉर्ड डी विंटर, इन खादिमों को बदल दीजिए। इसने उनसे बात की है। अब इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्लांचे और बैजन को बुलाया गया और उन्होंने ग्रिमाउड और मस्केटॉन की जगह ले ली। नदी के किनारे पहुंचकर जल्लाद मिलेडी के करीब आया और उसने उसके हाथ पैर बांध दिए। तब उसने अपनी खामोशी तोड़ी और चिल्ला उठी, तुम सब बुजदिल हो, नीच हत्यारे। 10 मर्द मिलकर एक औरत का कत्ल करने आए हैं। याद रखना, अगर मैं नहीं बची तो मेरा इंतकाम जरूर लिया जाएगा। तुम कोई औरत नहीं हो, एथोस ने ठंडे और सख्त लहजे में कहा। तुम इंसानी नस्ल से ताल्लुक नहीं रखती। तुम नर्क से निकली एक शैतान हो, जहां हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं। आह, तुम सब बड़े नेक इंसान बनते हो, मिलेडी बोली। याद रखना, जो कोई भी मेरे सिर के एक बाल को भी छुएगा वह खुद एक कातिल होगा। जल्लाद कत्ल कर सकता है, पर वह कातिल नहीं कहलाता।
उस लाल लबादे वाले आदमी ने अपनी विशाल तलवार पर हाथ मारते हुए कहा, यह आखिरी जज है, बस इतना ही, जैसा कि हमारे पड़ोसी जर्मन कहते हैं, नाचरिख्टर। और जब वह ये शब्द कहते हुए उसे बांध रहा था, मिलाइडी के गले से दो तीन वहशी चीखें निकली। वे चीखें रात के सन्नाटे में दूर तक गूंजी और जंगलों की गहराइयों में कहीं खो गईं। अगर मैं गुनहगार हूं, अगर मैंने वे जुर्म किए हैं जिनका तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो, मिलेडी चीखी, तो मुझे अदालत के सामने ले चलो। तुम न्यायाधीश नहीं हो, तुम मुझे सजा नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें फांसी के फंदे की पेशकश की थी, लॉर्ड डी विंटर ने कहा। तुमने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, संघर्ष करते हुए मिलेडी चिल्लाई। क्योंकि मैं मरने के लिए अभी बहुत जवान हूं। जिस औरत को तुमने बेथून में झर दिया था, वह तुमसे भी ज्यादा जवान थी, मैडम, और फिर भी वह मर चुकी है, डार्टेनन ने कहा। मैं कॉन्वेंट में चली जाऊंगी, मैं नन बन जाऊंगी, मिलेडी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम एक कॉन्वेंट में ही तो थी, जल्लाद ने कहा, और तुम उसे छोड़कर मेरे भाई को तबाह करने निकली थी। मिलेडी के मुंह से खौफ की एक चीख निकली और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। जल्लाद ने उसे अपनी बाहों में उठाया और नाव की ओर ले जाने लगा। ओह मेरे ईश्वर, वह चिल्लाई, हे भगवान, क्या तुम मुझे डुबोने जा रहे हो? उन चीखों में कुछ ऐसा था जो कलेजा चीर देता था। डार्टेनन, जो मिलेडी का पीछा करने में सबसे आगे था, एक पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया और अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी हथेलियों से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी उससे उसकी चीखें और धमकियां सुनाई दे रही थीं। डार्टेनन इन सब में सबसे छोटा था। उसका दिल बैठने लगा। ओह, मैं यह खौफनाक नज़ारा नहीं देख सकता, उसने कहा। मैं इस बात के लिए राजी नहीं हो सकता कि यह औरत इस तरह मरे। मिलेडी ने यह शब्द सुन लिए और उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। डार्टेनन, डार्टेनन, वह चिल्लाई, याद करो, मैंने तुमसे प्यार किया था। नौजवान उठा और उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन एथोस भी उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार निकाली और उसके रास्ते में आ गया। अगर तुम एक भी कदम और आगे बढ़े, डार्टेनन, उसने कहा, तो हमें आपस में तलवारें चलानी पड़ेंगी। डार्टेनन घुटनों के बल गिर गया और दुआ मांगने लगा। चलो, एथोस ने जारी रखा, जल्लाद, अपना फर्ज पूरा करो। बड़ी खुशी से मॉन्सिन्योर, जल्लाद ने कहा, क्योंकि मैं एक सच्चा कैथोलिक हूं और मेरा अटूट विश्वास है कि इस औरत पर अपना काम करके मैं न्याय कर रहा हूं। बहुत अच्छे। एथोस मिलेडी की ओर एक कदम बढ़ा। मैं तुम्हें माफ करता हूं, उसने कहा, उन दुखों के लिए जो तुमने मुझे दिए। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मेरे बर्बाद भविष्य, मेरी खोई हुई इज्जत, मेरे कलंकित प्रेम और मेरी उस मुक्ति के लिए जो हमेशा के लिए खतरे में पड़ गई, क्योंकि तुमने मुझे निराशा की गहरी खाई में धकेल दिया था। शांति से मरो। फिर लॉर्ड डी विंटर आगे आए। मैं तुम्हें माफ करता हूं, उन्होंने कहा, मेरे भाई को जहर देने और लॉर्ड बकिंघम की हत्या के लिए। मैं तुम्हें बेचारे फेल्टन की मौत के लिए माफ करता हूं। मैं तुम्हें उन कोशिशों के लिए माफ करता हूं जो तुमने मेरी जान लेने के लिए की। शांति से मरो। और मैं, मोंसियर डार्टेनन बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने एक सज्जन के लिए अनुचित चालाकी से आपको उकसाया था, और बदले में मैं आपको मेरे बेचारे कॉन्स्टेंस की हत्या और मेरे खिलाफ आपके क्रूर इंतकाम के लिए माफ करता हूं। मैं आपको माफ करता हूं और मैं आपके लिए रोता हूं। शांति से मरो। मैं अब बच नहीं सकती, मिलेडी अंग्रेजी में बुदबुदाई। मुझे मरना ही होगा। फिर वह खुद खड़ी हुई और उसने अपने चारों ओर एक ऐसी तीखी नजर डाली जो किसी जलती हुई आग की तरह लग रही थी। उसे कुछ नहीं दिखा। उसने सुना, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे कहाँ मरना है? उसने पूछा। दूसरे किनारे पर, जल्लाद ने जवाब दिया। फिर उसने उसे नाव में बिठाया और जैसे ही वह खुद उसमें पैर रखने वाला था, एथॉस ने उसे चांदी के सिक्कों की एक पोटली थमाई। यह लो, उसने कहा, यह सजा की कीमत है, ताकि यह साफ रहे कि हम न्यायाधीशों की तरह काम कर रहे हैं। यह सही है, जल्लाद ने कहा, और अब इस औरत को भी यह देखने दो कि मैं अपना पेशा नहीं बल्कि अपना कर्ज पूरा कर रहा हूं। और उसने वे पैसे नदी में फेंक दिए। नाव लाइज नदी के बाएं किनारे की ओर बढ़ गई, जिसमें वह गुनहगार औरत और जल्लाद सवार थे। बाकी सब दाएं किनारे पर ही रहे और वे घुटनों के बल गिर पड़े। नाव उस फेरी रस्सी के सहारे आगे बढ़ी।
उस समय पानी के ऊपर छाए एक फीके बादल के साये के नीचे दोस्तों के उस दल ने उसे दूसरे किनारे पर पहुंचते देखा। उनकी आकृतियां क्षितिज की लालिमा के बीच काली परछाइयों की तरह उभर रही थीं। सफर के दौरान मिलेडी ने किसी तरह वह रस्सी खोल ली थी जिससे उसके पैर बंधे थे। किनारे के करीब पहुंचते ही वह फुर्ती से कूदी और भागने लगी, लेकिन जमीन गीली थी। किनारे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचते ही उसका पैर फिसला और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। यकीनन उसे किसी अंधविश्वास ने झकझोर दिया होगा। उसे लगा कि स्वर्ग ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया है। वह उसी मुद्रा में पड़ी रही। उसका सिर झुका हुआ था और हाथ जुड़े हुए थे। तभी उन्होंने दूसरे किनारे से देखा। जल्लाद ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। तलवार की धार पर चांद की एक किरण चमक उठी। वे दोनों हाथ अचानक पूरी ताकत से नीचे गिरे। उन्हें खंजर की सरसराहट और शिकार की चीख सुनाई दी, और फिर उस वार के नीचे एक कटा हुआ धड़ गिर पड़ा। जल्लाद ने अपना लाल लबादा उतारा, उसे जमीन पर फैलाया, शरीर को उसमें रखा, कटा हुआ सिर भी उसमें डाल दिया। उसने चारों कोनों को बांध दिया, उसे अपनी पीठ पर लादा और फिर से नाव में चढ़ गया। नदी के बीचों बीच पहुंचकर उसने नाव रोकी और उस पोटली को पानी के ऊपर लटकाते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, ईश्वर का न्याय पूर्ण हो। और उसने वह शव पानी की गहराइयों में गिरा दिया और पानी उसके ऊपर से बंद हो गया। 3 दिन बाद चारों मस्कटियर्स पेरिस में थे। उन्होंने अपनी छुट्टी की सीमा पार नहीं की थी और उसी शाम वे हमेशा की तरह मॉन्सियर डी ट्रेवल से मिलने गए। खैर सज्जनों, उस बहादुर कप्तान ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस छोटी सी यात्रा में खूब मनोरंजन करके आए होंगे। बेहद ज्यादा, एथॉस ने अपनी और अपने साथियों की ओर से जवाब दिया। अध्याय 67। उपसंहार। अगले महीने की 6 तारीख को राजा ने कार्डिनल से किए गए अपने वादे के मुताबिक ला रोशेल लौटने का फैसला किया। वे अपनी राजधानी से रवाना हुए, जो अभी भी बकिंघम की हत्या की खबर से स्तब्ध थी। हालांकि रानी को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वह व्यक्ति जिससे वह इतना प्यार करती थी बड़े खतरे में है। फिर भी जब उसकी मौत की खबर आई तो उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्होंने बड़ी नादानी में यहाँ तक कह दिया, ये झूठ है, उसने अभी अभी मुझे खत लिखा है। लेकिन अगले ही दिन उन्हें इस दुखद खबर पर यकीन करना पड़ा। लापोर्ट, जिन्हें चार्ल्स प्रथम के आदेश पर बाकी लोगों की तरह इंग्लैंड में ही रोक लिया गया था, वे पेरिस पहुंचे। वे अपने साथ ड्यूक की ओर से रानी के लिए आखिरी विदा का उपहार लेकर आए थे। राजा की खुशी देखने लायक थी। उन्होंने अपनी खुशी छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि रानी के सामने उसका प्रदर्शन किया। लुई 13 हर कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति की तरह उदारता के गुणों से वंचित थे। लेकिन जल्द ही राजा फिर से उदास और बीमार रहने लगे। उनका माथा उन लोगों में से नहीं था जो लंबे समय तक साफ रह सकें। उन्हें महसूस हो रहा था कि शिविर में लौटने का मतलब है फिर से गुलामी में जाना। फिर भी वे वापस लौटे। कार्डिनल उनके लिए उस सम्मोहक सांप की तरह थे, और वे खुद उस पक्षी की तरह जो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ता तो है पर बच निकलने की ताकत नहीं रखता। ई इसलिए ला रोशेल की वापसी बेहद उदास रही। हमारे चारों दोस्तों ने विशेष रूप से अपने साथियों को हैरान कर दिया। वे एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। उनकी आंखें उदास थीं और सिर झुके हुए। सिर्फ एथोस ही समय समय पर अपना विशाल माथा ऊपर उठाता था। उसकी आंखों में एक चमक कौंधती और होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आती। फिर अपने साथियों की तरह वह भी फिर से ख्यालों में डूब जाता। जैसे ही यह अंगरक्षक दल किसी शहर में पहुंचता और राजा को उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया जाता, ये चारों दोस्त या तो अपने कमरों में चले जाते या किसी सुनसान सराय में। वहां न तो वे शराब पीते थे और न ही जुआ खेलते थे। वे सिर्फ धीमी आवाज में बातें करते थे और चारों ओर सावधानी से देखते थे कि कोई उन्हें सुन तो नहीं रहा। एक दिन जब राजा मैगपाई पक्षी का शिकार करने के लिए रुके थे और ये चारों दोस्त अपनी आदत के मुताबिक शिकार में जाने के बजाय सड़क किनारे एक सराय में रुके थे, तभी ला रोशेल की ओर से आता हुआ एक घुड़सवार दरवाजे पर रुका। वह एक गिलास शराब पीने के लिए उतरा और उसने उस कमरे में एक खोजी नजर डाली जहां चारों मस्केटियर्स बैठे थे। अरे मॉन्सियर डार्टेनन, वह बोला,
क्या ये आप ही हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ? डार्टेनन ने अपना सिर उठाया और खुशी से एक चीख मारी। ये वही आदमी था जिसे वह अपना साया कहता था। ये मोंग का वह अजनबी था जिसे उसने र्यू डे फोसोयूर और आरस में देखा था। डार्टेनन ने अपनी तलवार निकाली और दरवाजे की ओर झपटा, लेकिन इस बार भागने के बजाय उस अजनबी ने अपने घोड़े से छलांग लगाई और डार्टेनन की ओर बढ़ा। आह मोन्सियर, उस नौजवान ने कहा, तो आखिरकार आप मिल ही गए। इस बार आप मुझसे बच नहीं पाएंगे। और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है मोन्सियर, क्योंकि इस बार मैं खुद आपको ढूंढ रहा था। राजा के नाम पर मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। क्या? आप क्या कह रहे हैं? डार्टन चिल्लाया। मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी तलवार मेरे हवाले करनी होगी मोन्सियर, और वह भी बिना किसी विरोध के। मैं आपको चेतावनी देता हूं, यह आपकी जान का मामला है। आखिर आप हैं कौन? डार्टनन ने अपनी तलवार की नोक नीचे करते हुए पूछा, पर उसे सौंपा नहीं। मैं हूं शिवलिये द रोशफोर्ट, दूसरे ने जवाब दिया। कार्डिनल रिशलियो का घुड़सवार। मुझे आपको महामहिम के पास ले जाने का आदेश मिला है। हम खुद महामहिम के पास ही लौट रहे हैं, मसियो द शिवलिये, अथोस ने आगे बढ़ते हुए कहा। और आप मेहरबानी करके मसियो डार्टेनन की जुबान पर भरोसा करें कि वे सीधे ला रोशेल ही जाएंगे। मुझे उन्हें उन गार्ड्स के हवाले करना होगा जो उन्हें शिविर तक ले जाएंगे। हम उनके गार्ड्स बनेंगे मोन्सियर। एक सज्जन के नाते हमारी जुबान पर भरोसा रखिए। लेकिन साथ ही एक सज्जन के नाते ही मैं यह भी कह दूं, एथॉस ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्यू डार्टेनन हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शेवलियर डी रोशेफोर्ट ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि पोर्टोस और अरामिस फाटक और उसके बीच खड़े हो गए हैं। उसे समझ आ गया कि वह पूरी तरह से इन चार मर्दों के रहमो करम पर है। सज्जनों, उसने कहा, अगर मसियो डार्टेनन अपनी तलवार मुझे सौंप दें और अपनी जुबान आपकी जुबान से जोड़ दें, तो मैं आपके इस वादे से संतुष्ट हो जाऊंगा कि आप उन्हें मॉन्सिन्योर द कार्डिनल के ठिकाने तक पहुंचा देंगे। मॉन्सियर, मेरी जुबान आपके पास है और यह रही मेरी तलवार। यह मेरे लिए और भी अच्छा है, रोशेफोर्ट बोला, क्योंकि मैं अपनी यात्रा जारी रखना चाहता हूं। अगर आप मिलेडी से मिलने जा रहे हैं, एथॉस ने शांत भाव से कहा, तो वह बेकार है। वो आपको नहीं मिलेंगी। आखिर उसका क्या हुआ? रोशेफोर्ट ने उत्सुकता से पूछा। शिविर में लौटिए, आपको पता चल जाएगा। रॉशफोर्ट एक पल के लिए सोच में डूबा रहा। फिर चूंकि वे सुरजेर्स से महज एक दिन के सफर पर थे, जहां कार्डिनल राजा से मिलने आने वाले थे, उसने एथॉस की सलाह मानने और उनके साथ चलने का फैसला किया। इसके अलावा इस तरह उसे अपने कैदी पर नजर रखने का मौका भी मिल रहा था। वे फिर से अपने रास्ते पर बढ़ चले। अगले दिन दोपहर 3 बजे वे सर्जेर्स पहुंचे। कार्डिनल वहां लुई थारे का इंतजार कर रहे थे। मंत्री और राजा ने एक दूसरे का बड़े प्यार से स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को उस खुशकिस्मती की बधाई दी जिसने फ्रांस को उस कट्टर दुश्मन बकिंघम से आज़ाद करा दिया था, जो पूरे यूरोप को उनके खिलाफ भड़का रहा था। इसके बाद कार्डिनल को खबर मिली कि डार्टेनन गिरफ्तार हो चुका है। वे उसे देखने के लिए उतावले थे। उन्होंने राजा से विदा ली और उन्हें अगले दिन उस बांध पर किए गए काम को देखने के लिए आमंत्रित किया। शाम को ला पियरे पुल के पास अपने ठिकाने पर लौटते समय कार्डिनल ने देखा कि उनके घर के सामने डार्टेनन खड़ा है, बिना तलवार के, और उसके साथ तीनों मस्केटियर्स खड़े थे जो पूरी तरह हथियारों से लैस थे। इस बार चूंकि उनके साथ उनके अपने लोग थे, उन्होंने बड़ी सख्ती से उनकी ओर देखा। उन्होंने अपनी आंख और हाथ के इशारे से डार्टेनन को अपने पीछे आने को कहा। डार्टेनन ने हुक्म माना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे डार्टेनन, एथॉस ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि कार्डिनल सुन सकें। महामहिम ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वे एक पल के लिए रुके और फिर बिना एक शब्द कहे अंदर चले गए। डार्टेनन कार्डिनल के पीछे अंदर गया और उसके पीछे दरवाजे पर पहरा बिठा दिया गया। महामहिम उस कमरे में गए जो उनके अध्ययन के काम आता था। उन्होंने रोशेफोर्ट को इशारा किया कि उस युवा मस्केटियर को अंदर ले आए। रोशफोर्ट ने आज्ञा का पालन किया और बाहर चला गया। डार्टेनन अब कार्डिनल के सामने अकेला था। यह रिचेलियो के साथ उसकी दूसरी मुलाकात थी। उसने बाद में कबूल किया कि उसे पूरा यकीन था कि यह उसकी आखिरी मुलाकात होगी। रिचेलियो खड़े रहे। वे अंगीठी के सहारे टिके थे। उनके और डार्टेनन के बीच
एक मेज थी। मॉन्सियर, कार्डिनल बोले, तुम्हें मेरे आदेश पर गिरफ्तार किया गया है। मुझे ऐसा ही बताया गया है मॉन्सिन्योर। क्या तुम जानते हो क्यों? नहीं मॉन्सिन्योर, क्योंकि जिस इकलौती बात के लिए मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए वह अभी तक महामहिम को पता नहीं है। रिचेलियो ने उस नौजवान की आंखों में झांका। अरे, वे बोले, इसका क्या मतलब है? अगर महामहिम मेहरबानी करके पहले मुझे यह बता दें कि मुझ पर क्या जुर्म लगाए गए हैं, तो फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने असल में क्या-क्या किया है। तुम पर वे जुर्म लगाए गए हैं जिन्होंने तुमसे कहीं ऊंचे सिरों को धड़ से अलग कर दिया है, मॉन्सियर, कार्डिनल ने कहा। सब क्या जुर्म, मॉन्सिन्यर? डार्टनन ने उस शांति के साथ पूछा जिसने खुद कार्डिनल को भी हैरान कर दिया। तुम पर राज्य के दुश्मनों के साथ पत्र व्यवहार करने का आरोप है। तुम पर सरकारी राज जानने का आरोप है। तुम पर अपने जनरल की योजनाओं को नाकाम करने की कोशिश का आरोप है। और मुझ पर ये आरोप किसने लगाए हैं, मॉन्सिन्योर? डार्टेनन ने पूछा। उसे पूरा यकीन था कि यह इल्जाम मिलेडी ने ही लगाया है। क्या उस औरत ने जिसे इस देश के कानून ने दागदार घोषित किया है, उस औरत ने जिसने एक पति फ्रांस में किया और दूसरा इंग्लैंड में, उस औरत ने जिसने अपने दूसरे पति को जहर दिया और जिसने मुझे भी जहर देने और मेरी हत्या करने की कोशिश की। तुम यह क्या कह रहे हो मॉन्सियर? कार्डिनल हैरान होकर चिल्लाए। और तुम किस औरत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? मिलेडी डी विंटर के बारे में, डार्टनन ने जवाब दिया। हाँ, मिलेडी डी विंटर, जिसके जुर्मों से महामहिम यकीनन अनजान है। तभी आपने उसे अपने भरोसे के काबिल समझा। मॉन्सियर, कार्डिनल बोले, अगर मिलेडी डी विंटर ने वे जुर्म किए हैं जिनका तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो, तो उसे सजा मिलेगी। उसे सजा मिल चुकी है मॉन्सिन्योर। और उसे सजा किसने दी? हमने। क्या वह जेल में है? वह मर चुकी है। मर गई, कार्डिनल ने दोहराया। उन्हें बस अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मर गई? क्या तुमने कहा कि वह मर चुकी है? उसने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की और मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने उस महिला की हत्या कर दी जिससे मैं प्यार करता था। तब मेरे दोस्तों और मैंने उसे पकड़ा, उस पर मुकदमा चलाया और उसे सजा दी। तब डार्टेनन ने बेथून के कर्मेलिट्स कॉन्वेंट में मैडम बोनासियो को जहर दिए जाने, उस सुनसान घर में चले मुकदमे और लाइज नदी के किनारे उसे दी गई मौत की पूरी दास्तान सुना दी। कार्डिनल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वे उन लोगों में से नहीं थे जो आसानी से कांप जाएं, लेकिन अचानक जैसे उनके मन में कोई नया विचार आया हो, कार्डिनल का चेहरा, जो अब तक उदास था, धीरे धीरे साफ होने लगा और उस पर एक पूर्ण शांति छा गई। तो, कार्डिनल ने कहा, उनका लहजा अब उनकी बातों की कड़वाहट से बिल्कुल अलग और नरम था, तो तुम लोगों ने खुद को जज मान लिया, ये भूलकर कि जो लोग बिना अधिकार के सजा देते हैं वे हत्यारे कहलाते हैं। मॉन्सिन्योर, मैं आपके सामने अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करूंगा। महामहिम जो भी सजा देना चाहे, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। मुझे अपनी जिंदगी इतनी प्यारी नहीं है कि मैं मौत से डरूं। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम एक बहादुर इंसान हो मॉन्सियर, कार्डिनल ने लगभग प्यार भरी आवाज में कहा। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता सकता हूं कि तुम पर मुकदमा चलेगा और तुम्हें सजा भी सुनाई जाएगी। कोई और होता तो महामहिम को जवाब देता कि उसकी माफी उसकी जेब में है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हुक्म दीजिए मॉन्सिन्योर, मैं तैयार हूं। तुम्हारी माफी? रिश्लियो ने हैरान होकर पूछा। हाँ मॉन्सिन्योर, डार्टनन बोला। और उस पर किसके दस्तखत हैं? राजा के? कार्डिनल ने यह शब्द तिरस्कार के साथ कहे। नहीं महामहिम, आपके। मेरे? तुम पागल हो गए हो मॉन्सियर। महामहिम यकीनन अपनी लिखावट पहचान लेंगे। और डार्टेनन ने कार्डिनल को वह कीमती कागज थमा दिया जिसे एथॉस ने मिलेडी से छीना था और जिसे उसने डार्टेनन को उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। महामहिम ने वह कागज लिया और एक एक शब्द पर रुकते हुए उसे धीमी आवाज में पढ़ा। 3 दिसंबर 1627। यह मेरे आदेश से और राज्य की भलाई के लिए है कि इस पत्र के वाहक ने वह सब किया है जो उसने किया है। रिचेलियो। इन 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद कार्डिनल गहरी सोच में डूब गए, पर उन्होंने वह कागज डार्टेनन को वापस नहीं किया।
वे सोच रहे हैं कि मुझे किस तरह की मौत की सज़ा दी जाए। उस घासकन ने मन ही मन सोचा। खैर, वे देखेंगे कि एक सज्जन मौत का सामना कैसे करता है। वह युवा मस्केटियर वीरगति पाने के लिए पूरी तरह तैयार था। रिचेलियो अभी भी सोच रहे थे। वे उस कागज़ को अपने हाथों में लपेट रहे थे और फिर खोल रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपना सिर उठाया। उन्होंने अपनी चील जैसी पैनी नज़र उस वफ़ादार, खुले और बुद्धिमान चेहरे पर टिका दी। उन्होंने उस चेहरे पर आँसुओं की उन लकीरों को पढ़ा जो 1 महीने के दुखों ने वहाँ उकेरी थीं। उन्होंने फिर से सोचा कि उनके सामने खड़ा यह 21 साल का नौजवान कितनी काबिलियत रखता है। उसकी फुर्ती, उसकी बहादुरी और उसकी चतुराई एक अच्छे मालिक के लिए कितने काम आ सकती है। दूसरी ओर मिलेडी के जुर्मों, उसकी ताकत और उसके शैतानी दिमाग ने उन्हें कई बार डराया था। उन्हें एक गुप्त खुशी महसूस हुई कि वे हमेशा के लिए इस खतरनाक साथी से आज़ाद हो गए हैं। रिचेलियो ने धीरे से उस कागज़ को फाड़ दिया जिसे डार्टेनन ने बड़ी उदारता से उन्हें सौंप दिया था। मैं तो मारा गया, डार्टेनन ने खुद से कहा, और उसने कार्डिनल के सामने बड़ी गरिमा के साथ अपना सिर झुकाया, मानो कह रहा हो, हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। कार्डिनल मेज के पास गए। बिना बैठे ही उन्होंने एक परचेम पर कुछ पंक्तियां लिखीं, जिसका 2/3 हिस्सा पहले से भरा हुआ था। फिर उन्होंने उस पर अपनी मोहर लगाई। यह मेरी मौत का फरमान है, डार्टेनन ने सोचा। वे मुझे बस्टील की बोरियत या मुकदमे की थकावट से बचा लेंगे। यह उनकी बड़ी मेहरबानी है। ये लीजिए मोन्सियर, कार्डिनल ने उस नौजवान से कहा। मैंने आपसे एक कार्ट ब्लैंच यानी एक कोरा अधिकार पत्र लिया है और बदले में आपको दूसरा दे रहा हूं। इस कमीशन में नाम की जगह खाली है, आप उसे खुद भर सकते हैं। डार्टेनन ने हिचकिचाते हुए वह कागज लिया और उस पर नजर डाली। वह मस्केटियर्स के लेफ्टिनेंट का नियुक्ति पत्र था। डार्टेनन कार्डिनल के पैरों में गिर पड़ा। मॉन्सिन्योर, वह बोला, मेरी जिंदगी आपकी है। अब से इसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें, लेकिन यह एहसान जो आप मुझ पर कर रहे हैं, मैं इसके काबिल नहीं हूं। मेरे 3 दोस्त हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा काबिल और इसके हकदार हैं। तुम एक बहादुर नौजवान हो, डार्टेनन, कार्डिनल ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से उसके कंधे पर हाथ रखा। वे इस विद्रोही स्वभाव को जीतने में सफल रहे थे, जिससे वे बहुत खुश थे। इस कमीशन का जो चाहो वो करो, बस याद रखना, भले ही नाम की जगह खाली है, पर यह मैंने तुम्हें ही दिया है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, डार्टेनन ने जवाब दिया। महामहिम इस बात का यकीन रखें। कार्डिनल मुड़े और ऊंची आवाज में बोले, रॉशफोर्ट। वह शिवलिये जो यकीनन दरवाजे के पास ही था, तुरंत अंदर आया। रॉशफोर्ट, कार्डिनल बोले, तुम मॉन्सियर डार्टेनन को देख रहे हो। मैं उन्हें अपने दोस्तों की जमात में शामिल करता हूं, तो एक दूसरे का अभिवादन करो और समझदारी से काम लो, अगर तुम अपने सिर सलामत रखना चाहते हो। रॉशफोर्ट और डार्टेनन ने बड़ी बेरुखी से एक दूसरे का अभिवादन किया, लेकिन कार्डिनल वहीं थे, अपनी चौकस नजरों से उन्हें देख रहे थे। वे दोनों एक ही समय पर कमरे से बाहर निकले। हम फिर मिलेंगे, है ना मोन्सियर? जब आपकी मर्जी, डार्टेनन ने कहा। मौका जरूर आएगा, रॉशफोर्ट ने जवाब दिया। क्या? कार्डिनल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट दी, हाथ मिलाया और महामहिम को सलाम किया। हम तो बेचैन होने लगे थे, एथोस ने कहा। मैं आ गया हूं दोस्तों, डार्टेनन बोला। मैं न सिर्फ आजाद हूं, बल्कि अब महामहिम का खास भी हूं। हमें विस्तार से बताओ। आज शाम को, पर फिलहाल के लिए हम अलग होते हैं। उसी शाम डार्टेनन एथोस के ठिकाने पर पहुंचा। उसने देखा कि एथोस स्पेनिश शराब की एक बोतल खत्म करने ही वाले हैं, एक ऐसा काम जिसे वे हर रात बड़ी श्रद्धा के साथ पूरा करते थे। डार्टेनन ने वह सब बताया जो कार्डिनल और उनके बीच हुआ था। उसने अपनी जेब से वह नियुक्ति पत्र निकाला और कहा, यह लीजिए मेरे प्यारे एथोस, स्वाभाविक रूप से इस पर आपका हक है। एथोस ने अपनी उस मीठी और प्रभावशाली मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोस्त, उन्होंने कहा, एथोस के लिए यह बहुत ज्यादा है और कॉम्टे डी ला फेरे के लिए यह बहुत कम है। इस कमीशन को अपने पास रखो, यह तुम्हारा है। अफसोस, तुमने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है। डार्टेनन एथोस के कमरे से निकला और पोर्थोस के पास गया। उसने देखा कि पोर्थोस एक शानदार पोशाक पहने हुए है, जिस पर बेहतरीन कढ़ाई थी।
वह आईने के सामने खुद को निहार रहा था। आ तो तुम आ गए प्यारे दोस्त, पोर्थोस चिल्लाया। तुम्हें क्या लगता है ये कपड़े मुझ पर कैसे लग रहे हैं? अद्भुत, डार्टनन बोला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी पोशाक लेकर आया हूं जो तुम पर और भी ज्यादा फबेगी। क्या? पोर्थोस ने पूछा। मस्केटियर्स के लेफ्टिनेंट की पोशाक। डार्टेनन ने पोर्थोस को कार्डिनल के साथ हुई बातचीत का सारांश सुनाया। उसने अपनी जेब से कागज निकाला और कहा, ये लो मेरे दोस्त, इस पर अपना नाम लिखो और मेरे अफसर बन जाओ। पोर्थोस ने उस कागज पर नजर डाली और उसे डार्टेनन को वापस कर दिया, जिससे वह नौजवान बहुत हैरान हुआ। हाँ, उसने कहा, हाँ, इससे मुझे बहुत गर्व होता, लेकिन मेरे पास इस पद का आनंद लेने के लिए वक्त नहीं होगा। बैथून के हमारे सफर के दौरान मेरी डचेस के पति की मौत हो गई है, तो मेरे दोस्त, अब उस मृतक की तिजोरी बाहें फैलाकर मेरा इंतजार कर रही है। मैं उस विधवा से शादी करने जा रहा हूँ। देखो, मैं अपनी शादी का सूट ही पहनकर देख रहा था। तुम ही लेफ्टिनेंट बने रहो मेरे दोस्त, इसे अपने पास ही रखो। तब वह नौजवान एरामिस के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि वह एक प्रार्थना मेज के सामने घुटनों के बल बैठा है और अपना सिर एक खुली प्रार्थना पुस्तिका पर टिका रखा है। डार्टेनन ने उसे कार्डिनल वाली बात बताई। उसने तीसरी बार अपनी जेब से वह कागज निकाला और कहा, आप हमारे दोस्त, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे अदृश्य रक्षक, आप इस पद को स्वीकार करें। आपने अपनी समझदारी और अपनी सलाहों से, जिनके नतीजे हमेशा सुखद रहे, हम सब में सबसे ज्यादा इसे कमाया है। अफसोस प्यारे दोस्त, एरामिस बोला, हमारी हालिया घटनाओं ने मुझे सैनिक जीवन से विरक्त कर दिया है। इस बार मेरा फैसला अटल है। इस घेराव के बाद मैं लाजारिस्ट मठ में शामिल हो जाऊंगा। इस कमीशन को तुम ही रखो डार्टेनन। हथियारों का यह पेशा तुम पर ही जचता है। तुम एक बहादुर और साहसी कप्तान बनोगे। डार्टेनन की आंखें कृतज्ञता से नम थीं, पर चेहरा खुशी से दमक रहा था। वह वापस एथोस के पास गया। उसने देखा कि एथोस अभी भी मेज पर बैठे हैं और चिराग की रोशनी में अपने मलागा, शराब के आखिरी गिलास की खूबसूरती को निहार रहे हैं। खैर, एथोस बोले, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया। वह इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि तुमसे ज्यादा इसके लायक कोई और नहीं है। एथोस ने कलम उठाई, उस नियुक्ति पत्र में डार्टेनन का नाम लिखा और उसे वापस कर दिया। तो अब मेरा कोई दोस्त साथ नहीं रहेगा, उस नौजवान ने कहा। अफसोस, सिर्फ कड़वी यादें बाकी रह जाएंगी। उसने अपना सिर अपने हाथों में झुका लिया और दो बड़े आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। तुम अभी जवान हो, एथोस ने जवाब दिया, और तुम्हारी कड़वी यादों के पास मीठी यादों में बदलने के लिए अभी बहुत समय है।